मैं हूं नीति रावत और आपको बता दें कि आज 9th डे है एक्शन का, सिर्फ एक दिन बाकी है और ये तय हो जाएगा कि इस एडिशन में कौन सी टीम ने टॉप पोजीशन हासिल की है। जो कंपटीशन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे वो जारी है मेडल्स टैली में, लेकिन कुछ देर बाद हम दिखाएंगे। फिलहाल आज स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन एक बार फिर से किया है अमित खन्ना ने, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन 100 मीटर स्प्रिंट। और अमित, वेलकम बैक वंस अगेन। Thank you so much. It's always been a pleasure to be with you, Niti, and to be at this platform. It's amazing. तो यहाँ पर एथलेटिक्स जो है उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी थी परसों, और आज जो है आखिरी दिन है जहाँ पे मेडल्स डिसाइड होंगे और ये तय हो जाएगा कि एथलेटिक्स इवेंट में कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा मेडल्स हासिल किए हैं। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि ओवरऑल मेडल्स टैली किस तरह से नजर आ रही है। नंबर 1 पोजीशन पे बनी हुई इस समय जैन यूनिवर्सिटी फ्रॉम कर्नाटका विद 17 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज एंड देयर टोटल मेडल्स आर 28, whereas लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी just 4 gold medals behind them at the second position with 13 gold, 11 silver and 10 bronze medals. लेकिन उनके total number देखिए 34. This shows that कि they have shown a strong contention in the event. पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे पोजीशन पे थैंक्स टू हॉकी गोल्ड ऑल्सो कि वहां पर पंजाब ने कल कॉम्पिटिशन दिया, लेकिन उनको कोई मेडल हाथ नहीं लगा है। 12 गोल्ड, 6 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज के साथ वो तीसरी पोजीशन पे बने हुए हैं। वहां पे 4th नंबर पे है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। डोंट फॉरगेट दैट दिस यूनिवर्सिटी वाज एट द 8th पोजीशन डे बिफोर yesterday, बट नाउ दे आर at 4th पोजीशन विद 11 गोल्ड्स, 11 सिल्वर एंड 12 ब्रॉन्ज मेडल। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उनके 9 गोल्ड हैं और उन्होंने 5वीं पोजीशन पर अपनी जगह बनाई हुई है, वो कंटिन्यूअसली वहीं पर बने हुए हैं। सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी 6ठे पोजीशन पे 8 गोल्ड मेडल के साथ, लेकिन नंबर ऑफ मेडल्स दे हैव एडेड 36 नंबर ऑफ मेडल्स इन द मेडल्स टैली व्हिच इज जस्ट 3 मेडल्स behind Punjab University, as Punjab University have grabbed 39 medals in total. पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, उन्होंने 8 गोल्ड, 5 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 21 मेडल लिए। शिवाजी यूनिवर्सिटी विद 8 गोल्ड मेडल्स इज एट the 8th position. Kurukshetra University from Haryana 9th position with 7 golds, and Chaudhary Charan Singh University made it, is coming into the top 10 with 7 gold, 1 silver, 4 bronze and 12 gold medals. तो ये है मेडल्स टैली का हाल जो कि डे 8 के एक्शन के बाद आपको नजर आया है। आज सेकंड लास्ट डे है, पेनल्टीमेट डे, और ये तय करेगा कि जो कल के जो मुकाबले यानी कि कल जब फाइनल्स होंगे तो कौन सी टीम्स रह जाएंगी स्ट्रॉन्ग कंटेंशन के लिए और किन के पास आखिरी मौका होगा मेडल्स टैली में बदलाव करने का। अमित, इंटरेस्टिंग टू सी दीज यूनिवर्सिटी डूइंग रियली वेल इन दी मेडल्स टैली। रियली एक्चुअली, और ये जो हेल्दी कंपटीशन है, एक एक पॉइंट के लिए, एक एक मेडल के लिए जो लड़ाई है, वो बहुत ही आपको एक रोमांचक बनाती है किसी भी कंपटीशन को। और अगर आप देखें कि मतलब जैन यूनिवर्सिटी होम क्राउड का मैं एडवांटेज दूंगा, इज़ क्लियरली अहेड बाय 17 मेडल्स, बट सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए एक एक मेडल का अंतर है। तो कोई भी इवेंट, एथलेटिक्स में आज 200 मीटर भी है, एथलेटिक्स में कई इवेंट है, देयर इज लॉट ऑफ एक्शन हैपनिंग, 20 किलोमीटर वॉक इज ऑल्सो हैपनिंग। तो आई थिंक any team can upstage any team in the wee hours of the events. अमित, एथलेटिक्स की बात मैं आपसे जरूर करूंगी क्योंकि आपको एथलेटिक्स के बिना छोड़ नहीं सकते, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि कराटे। yesterday we didn't talk about karate because karate has been part of these games earlier also, but Olympics में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम कराटे हैज बीन इंट्रोड्यूस एंड नाउ इट्स पार्ट ऑफ ओलंपिक्स टू। तो आप कराटे को किस तरह से देख रहे हो? नाउ वी हैव चांस टू परफॉर्म बेटर एट द वर्ल्ड स्टेज टू। कितना कोऑर्डिनेशन चाहिए, मतलब हाउ अटेंटिव आर दे, माइंड और बॉडी का क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए। और आई थिंक दिस गेम नॉर्थ ईस्ट ने तो वैसे ही डोमिनेट किया हुआ है, बट इवन देन आई वुड से इट हैज़ गॉट ए ब्राइट फ्यूचर। और किस तरीके से कल पार्टिसिपेशन हमने देखने को मिली है, आई थिंक इन द कमिंग टाइम वी विल हैव ए ब्राइट फ्यूचर इन कराटे एज वेल। So coming time we have a bright future in karate as the karate has become the part of Olympics in 2020, introduced for the first time at Olympic stage in Tokyo, Japan. और यहाँ पर दिन की शुरुआत करने से पहले और चर्चा को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको जरूर बता दूं यहाँ पे कि आज के दिन में कौन कौन से एक्शंस आपके लिए लाइंड अप है। कराटे आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट,
और फुटबॉल का विमेंस फाइनल होगा, विद्यासागर यूनिवर्सिटी वर्सेस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब। टेबल टेनिस के जो है कुछ फाइनल्स होंगे, मेंस एंड विमेंस के फाइनल्स होंगे। कबड्डी में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे दोनों ही कैटेगरीज में, मेन एंड विमेन। ऑल्सो द रेसलिंग फ्री स्टाइल इन डिफरेंट कैटेगरी 61, 74, 92 एंड 125 किलोग्राम कैटेगरी, whereas ग्रीको रोमन में 67, 72 एंड 82 और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फेंसिंग के भी कुछ फाइनल्स आपके लिए लाइंड अप है, विमेंस फॉयल टीम, मेंस सेबर टीम और विमेंस एपी टीम। एथलेटिक्स की बात करते हैं अमित, आज फिर से मतलब सेकंड लास्ट डे है एथलेटिक्स में, आज भी काफ़ी मेडल्स जो है डिसाइड होने हैं, लेकिन कल जो बारिश हुई उसने काफ़ी कुछ चेंज किया। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स का जो इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, कंडक्ट किए जा रहे थे, उनको थोड़ा सा कल सफ़र करना पड़ा, काफ़ी डिले करना पड़ा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेंगलोर का वेदर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, 33 टेम्परेचर रहता है और कब बारिश हो जाए पता नहीं लगता। हालांकि फॉर ए नॉर्मल पर्सन यू एंजॉय रेन्स, बट फॉर एन एथलीट हु इज़ बीन प्रिपेयरिंग टू गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस विल हैव टू सफ़र। और उस समय पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यू जस्ट हैव टू कीप योर काम, स्टे फोकस्ड और अपने आप को वार्म रखें। लेकिन कल की बारिश ने अच्छा खासा, वन ऑफ माई एथलीट नरेश यादव वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द हर्डल्स और उसको इंसिडेंटली 110 हर्डल्स में पहली लेन मिल गई। सो पहली लेन इज़ ऑलवेज फ्लडेड व्हेन rain comes, so I think you just need to keep calm, you just need to stay focused। और बात करें अगर हम walking की, now again since it has rained it will be very humid और 20 kilometers walk के लिए it will be a tough job for the athletes। और you know देखने वाले दर्शकों को मैं बता दूं कि walking देखने में बड़ी simple और easy लगती है कि आप 20 किलोमीटर walk कर रहे हैं। एंड आई वॉज टच कि सुबह मैं मिलिंद वागले को सुन रहा था, कबन पार्क और सब कुछ, पूरा मेरी पुरानी यादें सामने आ गई। बट वॉकिंग में आप लोगों को बता दूं कि 20 किलोमीटर्स वॉक के बीच में आपको 3 वार्निंग्स मिलती हैं। नीति, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि आपको 3 वार्निंग्स मिलती है। अगर आपको 3 वार्निंग्स रेफरी ने दे दी या ट्रैक ऑफिशियल ने दे दी, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। सो डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रनिंग इज, वो ये नोट करते हैं कि अगर आपके दोनों पाँव हवा में हैं, दैट मीन्स यू आर रनिंग। सो इफ यू हैव टू वॉक, 1 foot हैज़ टू बी ऑन द ग्राउंड। तो अगर आपको 3 वार्निंग मिलेंगी पूरे 20 किलोमीटर वॉक में, आफ्टर दैट यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, दैट्स इट, ओवर फॉर यू। सो इट इज़ वेरी टेक्निकल, हमें देखने में बड़ा आसान लगता है, बट हैट्स ऑफ टू ऑल द एथलीट्स हु आर डूइंग 20 किलोमीटर्स वॉक। काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जो चीज़ आसान दिखती ज़रूरी नहीं कि वो आसान हो, और स्पेशली जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो चैलेंज हर पल बढ़ता ही जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कल के कुछ रिजल्ट्स भी बता देते हैं जिसने मेडल्स टैली में बदलाव लाया है। हॉकी के जो हैं फाइनल्स वहाँ पर खेले गए और मेंस कैटेगरी में बेंगलोर यूनिवर्सिटी रिटेन्ड देयर टाइटल। उन्होंने वहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को जो है फाइनल्स में शिकस्त दी और स्ट्रेट वहाँ पर 3-0 से उन्होंने शिकस्त दी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वाज लुकिंग फॉर दिस टाइटल एट 2021 गेम्स। या डेफिनेटली दे वर प्लेइंग सो वेल, बट अगेन होम क्राउड के सामने खेलते हुए बेंगलोर यूनिवर्सिटी हैज डोमिनेटेड, टुक एन अर्ली लीड 1-0, उसके बाद 2-0 और लास्ट में तो बेसिकली फोर्थ उस फाइनल क्वार्टर में तो डेस्परेशन सी हो गई थी। दे हैव लेफ्ट देयर गोल पोस्ट और द गार्ड्स वर ओपन फॉर Bangalore University to score a goal and they did that, और final score was 3-0, which is quite a convincing victory for the Bangalore University। अमित, कंटेंशन कंपटीशन किस तरह से देखने के मिला, क्योंकि जो सेमीफाइनल्स में जो है 2 मुकाबले हुए, ब्रॉन्ज मेडल, इनफैक्ट ब्रॉन्ज मेडल का भी जो मैच हुआ, 3 शूट ऑफ्स देखे हमने एक मेडल के लिए, तो दिस शोज की हाउ इंटरेस्टिंग दीज मैचेस वर। क्या कड़ी टक्कर रही होगी कि आप ये देखिए कि हर सेमीफाइनल्स में आप स्कोर बराबर है एंड द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन टू द पेनल्टी शूट आउट। तो इससे पता लगता है कि हर एक एथलीट की, हर एक प्लेयर की, पार्टिसिपेंट की कितनी कमिटमेंट रही होगी गेम के प्रति और अपनी टीम के प्रति। तो अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह का कंपटीशन, हैट्स ऑफ टू खेलो इंडिया हु हैज़ गिवन दिस इनिशिएटिव टू ऑल द यंगर एथलीट्स ऑफ द कंट्री। और ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है टू गेट न्यू चैंपियंस।
टू गेट न्यू चैंपियंस एट दीज गेम्स। और पहला एडिशन जो है वो 2020 में हुआ। मेडल्स ताली पे एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तय करेगा, ये आपको बताएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने इस 2021 में अपनी परफॉर्मेंसेस को बेटर किया है और कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कोशिश में है कि वो टॉप 10 में फिनिश करें। कल तक जो है 105 यूनिवर्सिटीज ऐसी थीं जिन्होंने मेडल्स ताली में अपनी जो है प्रेजेंस फील कराई है। उसके अलावा जो है 49 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने एक एक गोल्ड अपनी किटी में ऐड किया है। जैन यूनिवर्सिटी, वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे हैव 17 गोल्ड मेडल्स एंड दे आर लीडिंग एट द टॉप सिंस डे 1। अभी तक उनको कोई नहीं छेड़ पाया है पहली पोजीशन के लिए। द कंपटीशन एक्चुअली लुकिंग इंटरेस्टिंग बिटवीन जैन यूनिवर्सिटी एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बिकॉज दे आर जस्ट 4 गोल्ड मेडल्स बिहाइंड JNU। तो अमित, मेडल्स मेडल्स मेडल्स, रिजल्ट्स रिजल्ट्स रिजल्ट्स, क्योंकि कभी कभार इस स्टेज पे इतना बड़ा जब पार्टिसिपेशन होता है, 4000 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग, तो शायद कोई खिलाड़ी का नाम याद रहे या नहीं रहे। टॉप 8 एथलीट्स को हर कैटेगरी में यहाँ पे चूज किया गया है। टॉप 3 जो है वही याद रह जाएंगे किसने गोल्ड जीता। लेकिन ये मेडल्स ताली एटलीस्ट ये दिखाती है, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो मकसद है, जो मोटिव है, कि एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। एंड यस, इट शुड गो हैंड इन हैंड। स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक्स भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने बताया, आज जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पे कुछ नाम ऐसे मिलेंगे जो अपना नाम परमानेंटली हिस्ट्री में दर्ज कर देंगे। जैसे हम बात करें पवित्रा वेंकटेश की, जो अब इतिहास पे इतिहास बनाई जा रही है। पोल वॉल्ट में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बेटर किया है और दैट्स अ न्यू यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड 4.01 मीटर्स विच इज़ एन इनक्रेडिबल हाइट। तो देखिए, आपको कुछ डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा अगर आपने अपना नाम इतिहास में रजिस्टर कराना है। और आज शाम को अगर हम बात करें तो दूटी चंद विल अगेन बी इन एक्शन। आई डोंट नो इफ शी इज़ रनिंग और नॉट, लेकिन वेदर कंडीशन और ट्रैक कंडीशंस को देखते हैं, बिकॉज इन द कमिंग ईयर वी हैव एशियन गेम्स, वी हैव ऑल द बिग इवेंट्स कमिंग अप। So whether she's resting for that, but I think she will be competing in the 200 meters. We'll see a lot of action today in the field of athletics. और उधर हेप्टैथलन का भी मेडल डिसाइड होगा। और कल जैसा कि मैं फिर एक बता दूं, एक रूल है 100 मीटर स्प्रिंटर्स के लिए कि अगर आपने एक भी फाउल स्टार्ट ले लिया तो यू आर कंसिडर्ड एज डिस्क्वालीफाइड। लेकिन ये रूल हेप्टैथलीट्स और डेकाथलीट्स के लिए वैलिड नहीं है। डेकाथलीट्स और हेप्टैथलीट्स को एक चांस मिलता है, दे गेट ए फर्स्ट वार्निंग अगर वो फाउल स्टार्ट लेते हैं, और दूसरी वार्निंग विल बी फॉर ऑल द एथलीट्स। सो दूसरा कोई भी एथलीट अगर फाउल स्टार्ट लेता है, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। ये एडवांटेज डेकाथलीट्स को इसलिए दी गई है क्योंकि इस इवेंट पे उनके बाकी 9 इवेंट और 10 इवेंट भी निर्भर करते हैं। तो हमें दिन की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और देखेंगे कि दिन की शुरुआत किस तरह से हुई है, वो देखने वाली बात होने वाली है। चलिए सीधा चलते हैं एथलेटिक्स के लिए 5000 मीटर्स इन विमेंस कैटेगरी। This broadcast is brought to you by Canara Bank. Together we can. Mysore Sandal Soap, 100% शुद्ध प्राकृतिक चंदन तेल युक्त एकमात्र साबुन। Uh, 16 finals here on the third and the final day of the track and field as we come to you from the Continua Stadium here in Bangalore. The sun is yet to rise, the Cubbon Park outside and the Sri Continua Stadium. The women's 5000 meters is the first of the events here on the wonderful morning. It's slightly chilly with Ruby Kashyap, Bharti, Komal Jagdale, Nitya Raut, Poonam Sonune, Suprita Pachap, Bado and Ankita. That's the lineup for the women's 5000 meters. It's a wonderful day. You are the athletes all ready. 155 is the girl from the Dr. Ram Manohar Lohiya University, Ruby Kashyap. Next to her is Bharti from the Maharshi Dayanand. 256 is Bado of Maharshi Dayanand. 257 is Bharti of Maharshi Dayanand. So there are a total of 5 to start off with and not 8. So we'll try and tell you who all are there. Ruby Kashyap is there, Bharti is there, and Bado is there. So 3 obviously lined up here.
This is the final of the women's 5,000 meters. Early morning, exactly at the stroke of 6:15 a.m. as they set out here. Sunita Rani, one recollects, was the big name. Prija Sridharan holds the record. Prija Sridharan holds the record for both the 5,000 and the 10,000 meters. In the early lead is Bharti 257. Just behind her is Bado 256. We then have the girl from the Maharshi Dayanand. So it closely bunched together. 412 is Nikita Raut. Remember Kavita Raut, the big name. And then lagging behind in the initial part of the race at the far end of your picture frame. So the early lead taken by Bharti of the Maharshi Dayanand University. Early days, 12 and a half laps here in the women's 5,000 meters. Too close on her heels, but separated virtually by about 5 or 6 meters is Bado. They are at the back straight. Now will come around the bend. Plenty of time to go. 12 laps to go from here on. We've been going on now for just under a minute and 27 seconds to be precise. The clear leader standing out there is Bharti from the Maharshi Dayanand University. Now Nikita Raut of Rashtra Sant Tukadoji is slipped in second position, and closely bunched is Bado of Maharshi Dayanand, and absolutely behind her is Ruby Kashyap. So 5 starters here in the women's 5,000 meters. In the dust of defeat as well as the laurels of victory, there is glory to be found if one has done one's best. And if all the words written about distance running were to be laid end to end, they might well match the number of miles run by the athletes in training. In fact, when you talk of the 5,000 and the 10,000 meters, which has always been dominated by the Africans after the 1960s, we now have 11 laps to go here in the women's 5,000 meters. It's a long day, starting off with the 20-kilometer walk, which is actually outside the stadium in the Cubbon Park. We'll also try and give you the results of the other events which were held yesterday. Holding the lead is Bharti. Early days, because the first 4 are close together. In the end, it is Poonam Sonone of the Savitribai Pune University lagging behind. The pattern remains the same. Bharti with number 2 close on her shoulders, which is Nikita Raut. Now opening the gap, 1, 2, 3 gap opened up, 4 gap opened up, and then it is Poonam Sonone. Now suddenly 1 and 2 have decided to take a bit of a chance there, and it's Bharti, and with her is Nikita Raut. So Bharti and Nikita Raut, all of style, all of grace. And if one was to talk of the jogging boom, it has not only brought millions of people into the athletic orbit, it has also focused to an unparalleled degree the attention of researchers and coaches upon the physiology. Never have running and runners been so upon the lips of the public. 10 laps to go. I suspect that these 2 girls, Bharti 257 from the Maharshi Dayanand University, and with her 412 Nikita Raut of Rashtra Sant Tukadoji University, should open the gap further. The other 3 close together, the other 3 being Ruby Kashyap, Poonam Sonone, and Bado. Komal Jagdale, Supriti Kachap, and Ankita did not start in this event, although we are listed with 8 of them to start the women's 5,000 meters. We have plenty of time, so we'll try and
give you the results of yesterday's events, the finals, but the pattern of the 5000 meters with 9 laps to go is still the same. Bharti, and along with giving a company, is Nikita Raut. In fact, one remembers that distance running, which is the contest fought on the battleground of your own body, with specific demands upon the will which are different in nature from those experienced in the power events. However, although the will is central to distance events, there are activities which are capable of analysis in the same way as other athletic events. That's the reason as to why during training you increase these resources, while tactics make the better use of them, and the will takes the runner to the outer limits of his resources. Same pattern. It is Bharti in 1 and Nikita Raut in 2. The Sri Kantirwa Stadium here on a morning where the temperatures are a little better, and this is the second bunch, far behind the 1 and 2s. But these are the leaders, and virtually about 150 meters separate 1, 2, and then the rest of the bunch. And if this gap is any indication of what this race is all going to be about, then I can assure you that these two girls on your picture frame at the 200 bend will surely take it away. The question is, does Bharti have the stronger finish, or does Nikita Raut have the stronger finish? The women's 5000 meters, the national record, Prija Sridharan, set in Guangzhou, 15 minutes 15.89 seconds. That was set on the 26th of November 2010. The short diminutive girl, Prija Sridharan, and the Association of Indian Universities record is in the name of S. Jadhav of the Savitribai Phule University with 15 minutes 51.58 seconds set in 2018. This is the second bunch. Remember, these are not the leaders. 7 laps to go. Slowly but surely, Bharti, Nikita Raut. Some of the results of yesterday, because we have enough time with this race now halfway through, or a little over halfway through, 12 and a half laps. Yesterday in the 20-kilometer walk for men, it was Akashdeep Singh who took the gold with 1 hour 26 minutes 44. Anshul Daundial of Kumaon was second, and Paramjeet Bish third. The 20-kilometer walk for the women will also start at the Kaban Park outside the stadium. And we'll get you the pictures of that, the 20-kilometer walk for women, in a short while. But currently, this is the women's 5000 meters. The difference very clearly seen on your camera. 120 meters now separating 1, 2, and then the rest of the bunch. The games record, this is the second bunch with Ruby Kashyap, Poonam Sonune, and then along with Bado. And then when you look at the second event of yesterday, was the men's javelin throw, where Rishabh Nehra of the Dr. Ram Manohar Loya University threw the javelin to 76.64 meters, with Kanwar Rana took the silver, and Izhar Ahmad took the bronze. That was the men's javelin. We're still on the 5000 meters for women. It's a long day with 16 finals on the third and final day of track and field here in the second Khelo India University Games at the Sri Kantirwa Stadium. 20 disciplines over the last 8 days
And athletics being track and field surely takes the limelight in any international event. 5 laps from here on. 5 laps for these two girls. Who is going to wilt physically and mentally towards the end is the question. But very clear leaders out there, way ahead of the pack. Bharti, who started off, maintained the lead. Oh, now here she comes. Here she comes, Nikita Raut. Nikita Raut now slipping ahead for the first time. She's taken just about a meter of lead there. Looks as if she's going to stride away. Running speed in the 5000 meters is central to the success in distance running, and is at its most important in the 5000 meters, tapering in importance all the way to the marathon distance. And when you think of speed, 200 meters and 400 meters are the critical distances where you observe some of the big names capable of running inside 22 seconds for the 200 meters and 48 seconds approximately for the 400 meters. And the other technique of the 5000 meters, as we look at a lead changing hands but not too much, Nikita Raut has now slowly but surely slipped up the position at number 1. We are now virtually 300 meters separate these bunch. 300 मीटर की जो फासला है इन तीन एथलीट्स में. In third position is 256 Bado of the Maharshi Dayanand University. Behind her is Poonam Sonone, and in the third position you have Ruby Kashyap. These are the leaders. They are now at the far end of the track, now approaching the 100 meter mark, all on their own. When we consider that the foot hits the ground over 5,000 times in the 5,000 meters, we can see the need of each footwork that you are looking at to be very efficient. Each minor error in technique is multiplied by the factor of 5,000, and this had to be paid for dearly in energy in the later part of the race. The initial part of the century, the last century, it was the Europeans who dominated the event, both in the men's and the women's 5,000 meters and the 10,000 meters. Second bunch here, the second bunch. This is not the leaders pack. This is the second bunch in the women's 5,000 meters. Looking good there, Bado. And we now come back. The leaders change again. So Bharti once again taking over, getting Nikita into second position. This is going to be a cat and mouse game for sure. The two of them once again virtually over 300 meters between these two and then the rest of the pack. The 5,000 meters aerobic efficiency is also important. The ability of the muscle tissues to absorb and use oxygen, and that relates to the pumping ability of the heart, and at the muscular level to the oxygen transport system. 2 laps to go. 2 laps to go from here on. I doubt whether the games record or the AIU record is under threat. But at the end of the day, what's important is the medal. The million rupee question is between these two, who takes the gold or who takes the silver? This is a super race for these two. Both these girls psyching each other. It's a mind game going on.
We will now slowly but surely, in approximately a minute from now, come towards the last lap. The bell will go on. The women's 100 meters hurdles was won by Aparna Roy of the University of Kerala, 14.28. Nandini was second, and Anne Rose Tommy was third. So that's the third of the results that I've given you in the events which ended yesterday. There is absolutely no pain on the face of these two girls, Bharti and along with her Nikita Raut. And there goes the bell. There goes the bell. The last lap opening up now. Who is going to open up? Is it going to be Bharti? Is it going to be Nikita Raut? None of them pulling away from each other. 300 meters or little under 300 meters. They're at the back straight now. Bharti it is. Now trying to pull away. Nikita Raut strong. Bharti strong. This is surely a big mind game. Nikita Raut now trying from the outside to slip in. But Bharti is not giving anything away. She is now trying to pull off. Now trying to slip away. Nikita Raut on her heels. We're now coming to the last 100 meters. Oh, this is outstanding. What a start to the morning. What a start. Look at her going. Oh, she is like a gazelle. Nikita Raut. Is she going to? Is she going to? Oh, yes. Brilliant. Absolutely brilliant. Nikita Raut comes from behind and pips there the girl from the Maharshi Dayanand University. Nikita Raut. 4:12, 16 minutes 55.29, and now we are looking at the third position, which is coming from Poonam Sonone of the Savitribai Pune University. She is also alone by herself. She's got about 75 meters to go. Poonam Sonone, 4:23, bib number. The last 20 meters, and she now comes home in a little over 17 minutes. Behind her is this girl who ran wonderfully well, Bado, and now the fifth of the athlete, but this is the winner there on your picture frame. 4:12. Nikita Raut of the Rashtrasant Tukadoji University. So Nikita Raut gets the gold. She comes from the city of Nagpur, oranges that it is famous for, and of course some wonderful cuisine. Ruby Kashyap, who was the last of them to finish this event, and let's go across to listen to what the winner has to say. यस निकिता, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल इंडिया में मैं 6 पोजीशन पे थी। यहाँ पे 1 महीने की प्रैक्टिस में मैंने इतना कवर किया। बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस थोड़ा था, फिनिशिंग में बहुत अच्छा गया रेस। तो किस तरह की आपकी तैयारी थी इसके लिए? 5000 के मेरा इवेंट में न 5000 10,000 है, पर 5000 मुझे बहुत पसंद है। मतलब बहुत तैयारी की मैंने इसके लिए, तो मैंने कंटिन्यू वर्कआउट और कंपटीशन के बीच में, लगातार कंपटीशन के बीच में टाइम निकाल के अपना वर्कआउट कंप्लीट करें। जब आप भाग रहे थे, आपके जो प्रतिद्वंदी थे, आपको लग रहा था कि आप आगे रहें, पीछे रहें? कैसा आपको उस वक्त महसूस हुआ? वो तो स्ट्रैटेजी रहती है, भागने के वक्त ही मैं भागने के वक्त बनाती हूँ, ऐसे पहले से बना के नहीं रखती। तो क्या आगे के लिए आपकी क्या प्लान है? आगे के लिए एशियन गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में पहले गई थी 21 किलोमीटर में, 5 ट्रैक मीट में जाना चाहती हूँ।
बहुत बहुत मुबारक आपको, Thank बहुत you. बहुत बधाई, धन्यवाद। So this is the way the event finished. Bharti, I thought towards the end with 50 meters to go was to take it away, but look at now, Nikita Raut, very strong towards the last 20 odd minutes, and Nikita Raut just blazed the way to glory to take the gold on the third morning, the first goal of the morning, and that is Nikita Raut. Her aim obviously to take part in the Asian Games and the World University Games towards the last 100 meters here in the women's 5,000 meters. 16 minutes out there. And I for a moment, as I said, thought that the girl in front, Bharti, would take it away. But from here on, look at the finish. Look at the finish for Nikita Raut, who for most part of the event was in second position. She then just slipped in slowly but surely at the last 20 odd meters and romped home to take the first gold medal of the day in the women's 5,000 meters. We'll give you the results. Bharti a little jaded there towards the end, but right from the beginning till the end, and the 5,000 meters results coming in now for the first event of the morning. And the result there, Nikita Raut of the Rashtrasant Tukodoji Maharaj with 16:55.38, and Bharti second with 16:56.19, and Poonam Sonune 17:41.75. We'll of course come back for live action in the men's 5,000 meters, but for the moment it's back to the studios in Delhi. तो ये थी 5000 मीटर की विमेंस कैटेगरी की रेस और वहां पर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया निकिता राउत ने 16 मिनट्स 55.29 सेकंड्स। सिल्वर मेडल मिला है भारती को और थर्ड पोजीशन पे रही हैं पूनम। और शुरुआत अच्छी हुई थी, सिर्फ आखिरी के 20 मीटर्स में जो है इन तीनों एथलीट्स के मेडल का कलर चेंज हो गया। अमित, what an interesting action at the 5000 meters. Oh, definitely yes. It was fun to watch such a tough competition in the university games. And as Milan was talking, it was like a cat and dog race, क्योंकि एक समय पे तब शुरुआत की थी भारती ने लीड करते हुए, उसके बाद नितिका रावत आगे आई, उसके बाद फिर भारती आगे आई. So it was still the last 20 meters. It was a tough call for us to decide who will be winning. But yeah, Nitika Raut in the end had shown her nerves and she did well. हालांकि भारती का अगर आपने नोटिस किया हो तो उन्होंने अपनी नी को टेप किया हुआ था. Definitely there must have been some pain, but incredible race I would say. हालांकि 8 में से खाली 5 participants थे for whatever reason. 3 did not start. But it was fun to watch such a tough competition at university level. और अमित, एक और चीज़ है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है, आर यू satisfied with the kind of participation here at the track in 5000 meters, 10,000 meters, decathlon और heptathlon? See, definitely ये थोड़ा सा चिंताजनक ज़रूर है कि अगर आप फर्स्ट 8 पार्टिसिपेंट्स रख रहे हैं और अगर पहले 8 में से कोई 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यू शुड हैव ए फॉलो अप सो दैट एटलीस्ट व्हेन with such facilities more athletes get a chance to run. और अगर पहले 8 में से 2 किसी वजह से नहीं participate कर पा रहे, so give chance to the 9th or 10th position so that at least there are 8 lanes totally filled and the competition level will be tough.
तो कंपटीशन टफ हो सकता है। और एक बार फिर मैं आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी 194 गोल्ड मेडल्स जो है डिसाइड हो चुके हैं। 257 गोल्ड मेडल्स वर एट स्टेक इन दीज गेम्स। और जैन यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने कल एथलेटिक्स में एक गोल्ड मेडल लिया था, जिसकी वजह से अब नाउ दे हैव द 17 गोल्ड मेडल्स इन द किटी। इसके अलावा अमित, शूटिंग है, शूटिंग में आज जो है इवेंट है 10 मीटर एयर पिस्टल का मिक्स्ड टीम इवेंट। मिक्स्ड टीम इवेंट में जब बात होती है तो वी शुड नॉट फॉरगेट ओलंपिक्स, recent Olympics 2020, where Manu Bhaker and Saurabh Chaudhary failed in the qualification stage 1. Yeah, Manu Bhaker, it was sad because she had some issues with her gun, and at the last moment it was rarest of rare cases. Then then getting back into the focus again, it is a tough job, and I think that is what experience teaches you. और जैसा कि हम बात करें शूटिंग की, तो हम कहेंगे कि यार योग again will definitely help them in concentrating well, focusing on their targets, and I think they will do that. And we have, we will get, Manu Bhaker was supposed to compete here as well. I don't know whether she's participating or not, but yeah, it's a great experience for the younger. Yes, great experience for the youngest. Also, जब शूटिंग की बात होती है अमित, तो we always feel like कि shooting and Indians like कि shooting event में shooters have brought bigger laurels to the country. मतलब we have Olympic medals, not only 1, 2 or 3. We have 5 in fact Olympic medals in shooting. ये sport, how do you see the sport is going in the which direction when you watch all the action in university stage? So see, I would say in Olympics, shooting has always given us medal, and such great players. अगर हम गगन नारंग की बात करें या जसपाल राणा की बात करें, so we've got amazing shooters, and I think when you have stars already in front of you, so reaching that level is easy. For the younger generation, if they have already Olympic medals in their team, so the mindset goes to that level again कि या अगर ये जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते। तो डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर फॉर दीज यंग किड्स। और शूटिंग हो, हॉकी हो, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इट इज़ डेफिनेटली गिव अस, जैसे हम बात कर रहे हैं कि दूरी चंद अब 26 ईयर्स की हो गई है, तो हम क्या करें। सो नाउ वी प्रीति टू फॉलो अप, शी रन इन 11.6, 11.8. सो आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म वी वर वेटिंग फॉर, एंड वी आर देयर। शूटिंग में अमित कितना वजन फील होता है जब इंडिया की बात होती है। राजवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, देन विजय कुमार, देयर आर लॉट ऑफ शूटर्स जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया, नॉट एट द ओलंपिक स्टेज बट ऑल्सो एट द वर्ल्ड स्टेज टू। तो लेकिन यहाँ पर जो हैं जो एथलीट्स जो यूनिवर्सिटी स्टेज पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस ऐश्वर्य प्रताप सिंह हो गए या फिर दिव्यांश हो गए, वो इतना इफेक्टिव, और मनु भाकर भी अपने इनिशियल स्टेज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। तो शायद एक प्रेशर है इस साल बड़े इवेंट्स का आने वाले समय में। See, definitely they must be having off season and season issues, and concentration again is a big problem with shooters. So I think you have to actually do that, and I would say this level competition, इस तरह के competition अगर हमें मिल रहे हैं, so future is bright and we don't need to worry about it. तो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। और चलिए वापस चलेंगे ट्रैक की तरफ, जहाँ पे 5000 मीटर्स मेंस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। Simran Singh is not there. Gyan Sharma has been replaced by Ajay, so that's the change. Lokesh Chaudhary is there. Ram Yadav is not there. Rohit Kumar is there, and Vikas is not there. So the 7 of them listed, and that's the introduction, but I can see now only 4 of them as Charu Sharma joins me on a wonderful morning. Charu Sharma. Morning, Milind. Still plenty of clouds in the sky, but what a downpour last evening, disrupting our schedule massively, and which is why we have a very stuffed morning schedule, with the hope that we can get through by about 1 o'clock or so, maybe even earlier, to ensure that we don't get into the evening rains. Now in Bangalore, having lived here for the last 27 years, it rains almost always in the evening and very seldom, almost never, in the morning. Let's get to our 5,000 meters for men. The national record, Bahadur Prasad, created in Birmingham back in 1992. So, 30 years ago, a national record. On one hand, Bahadur Prasad might be quite pleased. On the other, we're all very disappointed that we haven't gotten there yet. That was 13:29 in terms of the All India University record. Prince from Kurukshetra University at 14:05. So that's about 35, 36 seconds over Bahadur Prasad's timing. And of course, the last time around in Bhubaneswar, when the Khelo India University Games were held, Narendra Pratap Singh from Mangalore University timed 14:18.
He's not here now, but let's see which one of these four can get somewhere near 14-18 to make this morning worthwhile. Otherwise, of course, it is all about the medals. Abdul Bari from Rabindranath Tagore University, Ajay from Lovely Professional, Lokesh Chaudhary from Maharishi Dayanand, and Rohit Kumar from Guru Nanak Dev University. They're all set. 5,000 meters is going to take a while, folks. It's a long distance race. We'll all have to be patient, as will these four. And sometimes it boils down, as it did for the women, the last 100 meters. So there they set off on a journey approximately of 14 odd minutes. Charu just mentioned the AIU record in the name of Prince of Kurukshetra University. Nice name to become the gold medal winner or hold the record at 14 minutes 05.48. But the king is Bahadur Prasad still. What a runner, yes, what a runner. 1992, Birmingham. And this is the early pattern which we saw also in the women's event, where of course 5 started off. Even in the men's 5 were listed, but we're now looking at only 4. And the names there: Abdul Bari, Ajay, Lokesh Chaudhary and Rohit Kumar. So after being through the first 200 meters, they start from behind on the back straight. And after completing the first 200, 12 laps. So when they come back around next time, which is going to be in about a minute or so, is going to be 11 more laps. Already just a little strung out, which is all right. They don't have to be too closely bunched. But they are led by Rohit Kumar, or they were the last time around. I don't think that's changed. In the red vest. There he is, 2-8. Let me clarify. Led by Ajay, who was a late replacement. He's from Lovely Professional. And right behind him, Rohit Kumar. So the early leaders, both in red, Ajay and Rohit Kumar, followed by Abdul Bari, and finally Lokesh Chaudhary. Very close yet, showing no signs of discomfort. In a sense, of course, for the long distance runners particularly, this is perfect weather, Milind. Nice and cool, cloudy. The sun, of course, will take a little time to peep through. And even if it does, I think there are too many clouds here to make it really hot. Yesterday's massive downpour certainly helped in lowering the temperatures, so it's very pleasant out there. The runners will be loving it. Yes, and now, early days of course, but Ajay seems to be in a bit of a hurry there. Some of the others are also in a bit of a hurry. But when he spoke of the downpour, it reminded me of the rains in Mumbai, where that's the type of downpour which goes on continuously for days together. Yesterday, of course, only for 2 hours, but those 2 hours took away a lot from these athletes, and that's why we saw a lot of those false starts, at least for half an hour. Yeah, it wasn't really the athletes' fault at all. You felt for them because they got ready for an event, almost started, they were called back again, then called in again, and of course, the starting gun was malfunctioning. Nobody's fault because it got wet. But here, 2-8. Ajay is happy to do the front running, and though Rohit Kumar was right behind him, he's now in 4th, as the two gentlemen in the yellow vests said, we want to stay close to Ajay. So Lokesh Chaudhary now broke through, doesn't want that distance to grow too early. We don't know if Ajay is happy to do the solo front running. Leads do change very often. It's a 5,000 meters. Already we have one man who doesn't seem to be wanting to take part at all in this race. Not in good shape. Number 4 has left the track. That's very unfortunate after only 2.5 rounds. After about 1,000 meters, he says no more. Wonder whether he entered the event thinking this is the 800 meters. Well, every once in a while people do crash out of these long distance events, but this is a little too early. And back at the track near the discus throw pit, we have already lost one. I think that's Abdul Bari. There he is. Yeah, Abdul Bari says, no, this morning's not for me. And one has to be understanding, because every once in a while these long distance runners do go through. They know their bodies and they feel, okay, today is not my day and I'm not going to stress or strain myself. So it's a 3-horse battle now. Began with 7, started with 4, and now we have only 3. Still being led marginally by Ajay. I think these 3 are very comfortably settled together. Yes, and that's one of the reasons as to why psychologically the 5,000 meters and the 10,000 meters largely
aerobic in nature and requires stamina as well as the mental strength. Charu, in the women's, we saw now here suddenly from the pack, one of them decides to move away. Ajay, fairly content to remain in the third position. But in the women, Charu, earlier on, right from the beginning, the two of them, Bharti and Nikita Raut, it was 1 and 2 with just about half a meter separating the two, and it was only the last 20 meters that we saw Nikita pull away to win that event. But this is a very different pack as we see them. Yeah, sometimes it does boil down to who has the best finishing kick. So much about middle and long distance running is who has the most energy in the last 100 meters. You said the last 20 for the women, and that must have been a spectacular finish. I'm sorry I wasn't here. But Ajay quickly deciding that he was tired of setting the pace, decided now to be third, but they're all very closely bunched. So there's nothing in between them, not showing too much sign of any stress right now, these 5,000 meter runners. I wonder what goal they have in mind in terms of timing, but already not having 7 or 8 or even more, sometimes 15 people on the track, it's not about the time anymore, it is about the medal. And Lokesh Chaudhary, 279 yellow vest, says, all right, I'm going to take up a bit of the front running and maybe I can get Maharishi Dayanand University another gold, but plenty of time still left. Rohit Kumar 2, and the early front runner Ajay content to be the third in the slipstream of the runners. Slipstream is very important for long distance running because you want to not face the breeze head on as much as you can. So you stay behind the lead runner and make sure that you feel less wind resistance and just save your energy to whatever little extent possible for that final kick Melindi was just talking about. Yes, the same pattern now with Ajay far behind. The way he started off, I really thought that he would continue to be there in the 5,000 meters. But now it's Lokesh Chaudhary. He was there in the 10,000 meters as well. Suddenly looks behind. I wonder with 7 laps to go, why? Oh, look at him now, pulling away. Well, he had to put in a special burst because he went for the water stall. And I don't think he drank any, but just poured it over the head. So that little extra effort, if you go to the side, move off to the side a bit for the water stall, you tend to lose distance. So a lot of these guys just spurt a bit, get to the water stall to make sure they don't lose their position. I think he'll be quite happy to allow the other two to catch up pretty quickly. But we've had another change as Ajay moves into second position and Rohit Kumar now lies third. But the distance between the three still not too much. They are spreading out a shade, and I wonder if 279 Lokesh Chaudhary from Maharishi Dayanand is now thinking, all right, I'm well ahead, I'll keep this pace, and the others are stringing out. If he can manage to shake them off this early, then he will be assured himself a goal, because if you stay within 10-20 meters, it's possible to catch up. If the distances increase, then it just becomes a little too much for those behind. However, Lokesh Chaudhary in the lead, and Ajay is the one who's trying to keep pace as Rohit Kumar falters. Yes, the 5,000 meters is all about improving aerobic fitness, which Charu did mention about, and increases the activity of the enzymes and the hormones that stimulate the muscle and the heart to work more efficiently. It's the same pattern, 1 and 2, slowly but surely. Lokesh Chaudhary from here on, just in a few seconds, it will be 5 laps to go, but he's got different ideas for sure, Charusha. Yeah, I think he's very content now to think of moving well ahead, keeping his own pace, not so concerned about his opponents, only an occasional glance at the back, and of course he sees everything on the big screen as well. All these athletes are very aware where the big screens are on the stadium, around the stadium, and they quickly check how far their opponents are. So now a very healthy 40 meters between the leader, 279, Lokesh Chaudhary from Maharishi Dayanand. Behind him, the early leader, Ajay, a late replacement here, by the way, from Lovely Professional. That's the gap between the two of them, increasing to now maybe even 50 meters. And the third place, for the moment, Rohit Kumar, who is another 20 meters, 25 or so behind. So
I'm willing to guess here that Rohit Kumar is not going to be thinking about overtaking anybody here. He's already seems to have settled for bronze. Always love to be proven wrong, but we'll see as this man here continues to look pretty strong. Lokesh Chaudhary sat back only to begin with. About 2 rounds ago, decided to take the lead and has only increased it with time. 4 laps to go. So yes, does he have the will along with the physical factor to which he has developed, I'm sure, in training, but he's now expressing it in the competition. The correlation, of course, between the training and the competition is often poor because training is physical and racing is emotional. That's one of the reasons as to why many runners capable of enduring massive fatigue in training seem to be doing the plenty in the competition, or they lose races with plenty of running still left in them. This is, of course, the phenomenon which no one can claim fully to understand. It also may be that competitive ability to be just as natural as many physical factors, and that a runner may be a minute plus in the 5,000 in physical terms. The 5,000 meters for men, slowly looks over his shoulder, and it's the same pattern now with Lokesh Chaudhary slowly but surely moving away. It's now 3 laps to go from here on, which means a little under 1,200 meters here in the men's 5,000 meters. Charu, the other point, 2 points which I wanted to get up with you is, one is some of the universities seem to be doing extremely well in swimming. For example, Jain University, they have a pool. Likewise in track and field, which all the universities have grounds of their own. This is number 2 and 3, so that's the way. But Lokesh Chaudhary, very, very clear leader. So the first question with what he's been doing, picking up the water, and you mentioned about losing those precious seconds. How important is it to keep on doing this lap after lap? He's done it the 4th time. Well, I think he's well aware of his abilities and when he needs what. So he's just better trained. I also think he's run in many professional races because that's where these water arrangements are more regular or regularly available. Of course, they're on the track as well, but not quite so often. Here at the Khelo India University Games, I'm delighted to see that they've got these water stands, sometimes not available on some tracks. But it does look like he's well aware. 2 rounds to go now for our leader, Lokesh Chaudhary. And that is just helping him plan his race a lot better. Sometimes, of course, they tend not to have such front running going on because it's a lone furrow. And as I said, you face a lot of headwind as well. But he trusts his abilities. Meanwhile, a bit of a change here in 2 and 3. So I will have to take my words back as the early leader, Ajay, seems to be wilting. He's the tallest in the field and maybe he has a finishing kick. We don't know. But Rohit Kumar has just overtaken off camera here as he goes again, once again, Milind, with a little bit of water on his head particularly. So he understands the value of remaining cool. And I don't see the other two doing this often enough. But you are right, Lokesh Chaudhary, well aware of the tactics involved in running. Not just the strength and the stamina and everything else, but the tactics too are very important. And I'm sure that his coach has said, whatever happens, you keep yourself cool, keep your temperature down. It's going to help you run better. Here he is. Yes, a different day from what we've been observing over the last 3 days. First 1 and 2 days were hot, humid and sultry in the morning, very different from Bangalore climate. And there goes the bell now. Final lap, 350 odd meters to go for Lokesh Chaudhary. Fairly certain that he will take away the gold in the men's 5,000 meters. Also the fact that he knows that he's a clear leader, the gold is mine, let me take a few chances. Yeah, well, I think by now he might be thinking of time as well because he's got, just over 200 meters. He's on the back straight and going along very well. 200 meters ahead of the pack, well, the two behind him. And I wonder if he will sprint towards the end, try and improve his timing to whatever extent possible. I don't think there's any record possible here, but who knows? We don't quite know the time to remind you. 14:18.19 in 2020, the last time around at Khelo University Games was the time. And 14:05 is the All India University record by Prince from Kurukshetra University. Around the final bend, ladies and gentlemen, your winner by over 200 meters, we think, Lokesh Chaudhary. What a fantastic run. I think I'm going to go down and try and have a chat with him, Milind. All yours.
Well done. And Maharishi Dayan University have another gold in athletics. It's coming up now. Lokesh Chaudhary, the last 5 odd meters, hands up there, an indication that I am the winner. I am supreme in this. And look at that. Amazing. Absolutely amazing. Again, Charu, perhaps you've been proved wrong for a change. And Ajay, slowly but surely, has got that finish between the 2 and the 3s. The tall, lanky, 228 is Ajay. And just behind him, coming slowly but surely, was Ajay in the second position. All 3 of them sprawled there. And here is Ajay, 279. Lokesh Chaudhary. Ajay, of course, came into the second, but Lokesh Chaudhary started off in the second position for virtually half of the event. And then after that, he just kept on increasing the lead. The lead was about 75 to 80 meters all the way after the 7th and the 8th lap, and then towards the end. त्वचा का एक वादा मैसूर सैंडल गोल्ड अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan, Canara Bank, together we can. He loved this race. He loved this race. The conditions ideal for him on the morning of day 3 of track and field, as we all know, called athletics. Gliding away slowly but surely. He doesn't have a very strong movement of the arms, the gentle way to go about. And towards the end, he knows that he is the winner. And from here on, as Lokesh Chaudhary finishes the event, let's go down to Charu, who is in conversation with Lokesh Chaudhary. Well, we have the winner of the men's 5,000 meters with us, Lokesh. Congratulations. बहुत बढ़िया रेस यार. Almost start to finish. शुरू में second third पे थे, लेकिन काफी पहले डिसाइड कर लिया कि मैं लीड रनिंग करूंगा. जी सर. कोई खास वजह? सर यही परफॉर्मेंस सही थी थोड़ी, तो इसलिए लीड रनिंग करी. और आपके सिर्फ 4 ने स्टार्ट किया और एक तो पहले ही निकल गए, तो थोड़ी सी निराशा भी कभी कभी होती है कि कम से कम 7, 8, 10, 20 न हो, सिर्फ 3 ही रन कर रहे हैं. तो अगर 7, 8 होंगे तो अच्छा लगेगा, हमें कंपटीशन मिलेगा. अब 3, 4 हैं तो थोड़ी निराशा होती है. लोकेश, आपने काफ़ी ये वाटर स्टॉप्स भी का इस्तेमाल किया, तो क्या वो एक स्ट्रैटेजी थी अपने आप को थोड़ा और ठंडा रखने के लिए? जी सर, बॉडी थोड़ी गर्म हो रही थी, इसलिए वाटर का इस्तेमाल किया. वैसे आपको बेंगलोर में जो आज मौसम है सुबह, वो तो पसंद ही आया होगा, बादल वगैरह और ठंडा. बेंगलोर का मौसम एक नंबर है. आज ठंडा है, कल शाम भी अच्छा था स्टीपल चेस में. बेंगलोर का मौसम भी अच्छा, आपकी दौड़ भी अच्छी, लेकिन टाइमिंग अगर आपने ध्यान दिया हो, करीब 14 और 35, तो आपके लिए कि आपकी बेस्ट टाइमिंग क्या है? ये मेरी बेस्ट नहीं हुई, 14:05 थी मेरी बेस्ट टाइमिंग थी. लेकिन आज कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए थोड़ा सा स्लोअर. हाँ, ये भी है, आज कोई कंपटीशन नहीं मिला तो ये स्लो लगी रेस. लोकेश, महर्षि दयानंद के लिए एक और गोल्ड मेडल, बड़ा यूनिवर्सिटी भी खुश होगी. हाँ सर. आप क्या सोच के आए थे कि मैं ज़रूर कुछ गोल्ड मेडल ला सकूंगा, या कुछ ऑपोजिशन के बारे में इतना मालूम नहीं था? पता था सर मुझे कि कॉम्पिटिटर थोड़े अभी इंजर्ड हो गए, तो विश्वास था सर अपने आप पे. लोकेश, यू आर वेरी टायर्ड मैन, वी अप्रिशिएट योर टाइम. थैंक यू सो मच, आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया आज सुबह. थैंक यू सर. Lokesh Chaudhary, of course, the winner of the men's 5,000. We had a wonderful, scintillating finish for the women's 5,000 before this, and we want to welcome you to our Khelo India University Games here in Bangalore this morning. It's the final morning of the athletics events, many in store, but we're fortunate to have the man who finished second with a final kick, Ajay. Welcome. Thank you so much for joining us. Now, you were, to begin with, in the lead for quite a while. फिर आपने lead छोड़ दी, कोई खास वजह? सर थोड़ी बारिश की वजह, क्लाइमेट की वजह से बॉडी वीक हो गई सर, इसलिए चली नहीं सर. थोड़ी वीक तो हो गई, लेकिन लास्ट में बहुत बढ़िया किक लगाई सिल्वर के लिए. तो सर लास्ट में थोड़ी जान तो लगानी फिनिशिंग के लिए.
इसलिए सर थोड़ी ये बात समझाइए, पहले ज्ञान शर्मा थे, फिर लास्ट में आपका नाम आया अजय अपनी यूनिवर्सिटी से। क्या ये लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट किस तरह से हुआ? तो सर मैंने पहले देखा था, पहले ही बोल दिया था सर, पर बाकी लास्ट टाइम पे किया इन्होंने, लास्ट टाइम पे चेंज हो गया सर। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए एक रजत पदक, गुड न्यूज़। बढ़िया सर, सर आगे डायरेक्टर हमारे कोच बहुत सपोर्ट करते हैं सर, वे हमें स्कॉलरशिप स्पाइक्स वगैरह, शूज़ वगैरह, किट वगैरह सब देते हैं सर। लवली यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी सर। अजय पास आओ यार, डोंट बाइट। अजय एक शुरू में लीड में थे, फिर लोकेश को तो आपने आगे जाने दिया, उसके बाद कुछ पकड़ने का मौका नहीं मिला? सर मन ही नहीं किया सर, पता नहीं क्लाइमेट की वजह से, इसलिए सर बॉडी बहुत वीकनेस हो गई थी, छोड़ने का मन कर रहा था, पर सर सोचा भागता रहूँ मेडल तो मिल ही जाएगा, ब्रॉन्ज तो। बिल्कुल सही बात। और लास्ट में जो आपने किक लगाई सिल्वर के लिए, वो बड़े फिर सोच के लगाई कि देखो ब्रॉन्ज नहीं चलेगा, सिल्वर तो लो नहीं। ले गोल्ड तो सर ऑलरेडी चले गया था आगे, तो सिल्वर के लिए फाइट तो कर ही लेते सर। बाकी ठीक, अच्छा खेलो इंडिया सर, वेरी अच्छी यहाँ पर फैसिलिटी है सर, सपोर्ट करती है, बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, ये अच्छा टूर्नामेंट सर। विदाउट डाउट यार, सब एथलीट्स ने यही कहा कि हमें बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा और ट्रीटमेंट भी अच्छी थी। और टाइमिंग के हिसाब से बताइए, क्योंकि लोकेश ने कहा कि वो करीब 14:05 भी कर चुके हैं, लेकिन शायद विनिंग टाइम 14:35 था, आपका करीब 14:40। हाँ 14:05 था सर, मेरा भी यूनिवर्सिटी में मेडल था सिल्वर, इनका लोकेश का ब्रॉन्ज था। यहाँ पर सर क्लाइमेट की वजह से अच्छा टाइमिंग भी नहीं आया सर, वीकनेस हो गई सर बॉडी में बहुत ज़्यादा। यार बेंगलोर में इतना ख़राब भी क्लाइमेट नहीं है। उमस हो गई सर बारिश की वजह से, नहीं अच्छा क्लाइमेट तो अच्छा सर। You're very right, Ajay. There's a bit of humidity, but congratulations for your silver. Thank you so much for your time. Thank you sir, very thank you. All the best. So once again, confirmation that Lokesh Chaudhary got gold in the men's 5,000 and Ajay took silver, and right behind them was Rohit Kumar with the bronze. But we want to once again welcome you formally for our coverage of the final day of the athletics events here at the Kantirabad Stadium in Bangalore. Last evening, a huge downpour completely created havoc with our schedule, and this morning, of course, it's stuffed. So I better not be here too long because there'll be an event happening pretty soon. But everything has been shifted to the morning. I don't think the organizers are happy to try and keep events in the evening because it almost always does rain, or there's a high likelihood of rain in the evening. Right now, it's very cool, lots of clouds. So I think most of the athletes will quite prefer this weather. There was some talk of humidity by Ajay, but I'm sure they don't mind it. So let's just confirm the results for you. It'll be up on the big screen as well. Confirmation of the 5,000 meters for men, Lokesh Chaudhary at 14:36, and Ajay, a last-minute sprint or last 50-meter sprint to get to silver, and just behind him, Rohit Kumar taking bronze. Abdul Bari, Simran Singh, Ramu Yadav, and Vikas unfortunately did not. Well, 3 of them did not start. Abdul Bari did not finish because he stopped after just about 1,000 meters or so. Of course, many events today. We have to complete our schedule, and we're completing it all in the morning. I have some with me. I can read for you that we now are coming up with the 800 meters for women, and the high jump, the pole vault, the shot put for men. So many events. Let me remind you that, as always, we'll end with the relays. Yesterday, the 4x100s, I don't know if they were held or not, but we will finish with 4x400 for the women, and finally the 4x400 for men. And of course, there will be many medal ceremonies from a short while from now. But we've had some wonderful performances, some new university records, no national record just yet. And let's see whether this cool weather here in Bangalore this morning will produce some other fantastic results, either on the track, more likely, or perhaps in the field as well. It's a lovely look here at Bangalore, UB City in the background, the Kantirabad Stadium. As you can see, plenty of clouds in the sky. We'll wait for the sun to burst through and see whether it can further improve the weather. But the athletes, of course, looking forward to showcase their best here at the Khelo India University Games. Okay, looking good. The stadium bathed in early morning, not sunshine, but just light. And we'll take you back now to either the studios or up to the commentary box as well to set up what else is to follow from the Kantirabad Stadium in our athletics program. Just one more day to go. Tomorrow, of course, the closing ceremony. Thank you so much for your company. थैंक यू सो मच चारू। वहां पर 5000 मीटर्स मेंस कैटेगरी का भी रिजल्ट सामने आ चुका है और लोकेश चौधरी ने जो है 14 मिनट्स 26.11 के साथ जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अमित, how do you see this timing? Because whenever we talk about swimming or athletics events, it's always about you're giving your personal best, giving your season best. कोई भी स्टेज हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, नेशनल हो, तो ये टाइमिंग इस मीटर में 5000 मीटर्स में, how do you see this? See, it's a decent performance by Lokesh Chaudhary. I would say शुरू में ट्रेल कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने
अपने आप को हाइड्रेट करते रहे, आप देखेंगे। और वेदर कंडीशंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे। देखिए मौसम बड़ा अच्छा है बैंगलोर में, बट फॉर ए रनर द ह्यूमिडिटी लेवल इज़ 87% एट 7 AM इन द मॉर्निंग। दिल्ली में इस समय जो ह्यूमिडिटी है वो 30% है। सो 87% ह्यूमिडिटी मीन्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्वेट लॉस, सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और लोकेश चौधरी, आप देखेंगे अगर रेस आपने देखी हो तो हर राउंड पे अपने ऊपर पानी डाल रहे थे, पानी पी रहे थे, विच द अदर रनर्स लाइक अजय से अभी चारू वॉज टॉकिंग टू अजय एंड ही वॉज सेइंग कि बीच में तो मेरे को लग रहा था मैं रेस छोड़ दूँ। सो इट हैज़ गॉट ए लॉट टू बी इंटेलिजेंट while running because you have to keep yourself hydrated, you have to keep yourself cool. वेदर अच्छा है एक आम इंसान के लिए, एक स्पेक्टेटर के लिए बैंगलोर वेदर इज़ अमेजिंग, but for a long distance runner when the humidity level is 87% early in the morning, then definitely you have to stay motivated, keep yourself hydrated. हालांकि ये समय काफ़ी अच्छा भागा, 14:35 14:36 is a very decent time. बहादुर प्रसाद के 13:29 से काफ़ी स्लो है। और मुझे याद है बहादुर प्रसाद और गुलाब चंद यूज्ड टू बी रनिंग इन आवर कैंप डेज टाइम, और बड़ा ही बेहतरीन कंपटीशन होता है। स्टिल होल्ड्स द नेशनल रिकॉर्ड एंड इट्स बीन 30 years now, so but decent performance by this boy. दिन की शुरुआत और 2 गोल्ड मेडल्स ऑलरेडी डिसाइड हो गए हैं। मेंस 5000 मीटर्स एंड विमेंस 5000 मीटर्स में 199 यूनिवर्सिटीज हैव वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। मेडल्स टाली में उन्होंने मेडल्स ग्रैब किए। 62 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल, कम से कम 62 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एक गोल्ड जो है अपनी किटी में ऐड किया है, और 118 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एटलीस्ट जो है मेडल्स जो है वहाँ पे अपने नाम के। आज के दिन यानी डे 9 के एक्शन में काफ़ी कुछ आपके लिए लाइंड अप है। और कितने मेडल्स वहाँ पे 55 मेडल्स जो है आज डिसाइड होंगे। टेबल टेनिस में 2 मेडल्स यानी 2 फाइनल्स खेले जाएंगे मेंस एंड विमेंस कैटेगरी में। एथलेटिक्स में 18 गोल्ड मेडल्स जो है डिसाइड होंगे, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, 5000 मीटर्स मेन एंड विमेन। रेसलिंग में 10 मेडल्स हैं, फेंसिंग में 3, शूटिंग में 6 गोल्ड मेडल, कराटे में 15 गोल्ड मेडल यानी 15 फाइनल्स, और फुटबॉल में 1 फाइनल। तो अमित, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एक्शन इज स्टिल लाइंड अप ऑन डे 9. Oh, definitely yes, and you cannot just relax now कि हम लीड कर रहे हैं, because there are a lot of medals are still lined up and you need to fight for each single medal. इस समय हम देख रहे हैं कि जैनी यूनिवर्सिटी लीड कर रही है, बट सिंस यू हैव मेंशन 55 medals are in contention, so और एथलेटिक्स और स्विमिंग, these are 2 events, these are 2 games in which the main medal tally lies. So athletics के काफ़ी events अभी हैं, there's a lot of action, so none of the teams can take it easy कि हम तो काफ़ी आगे हैं और हम जीत जाएंगे. No, till the last breath you have to fight to be in the lead, and I think that is the charm of being a sportsman, that you keep fighting till the end, stay positive and keep putting in efforts till the final stage. और अमित, ये चीज़ बहुत खूबसूरत मैं कह सकती हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिली है इस पूरे इवेंट में। 9 दिन निकल चुके हैं। डे 1 में ठीक है जैन यूनिवर्सिटी, बिकॉज दे आर होस्ट ऑल्सो, स्विमिंग में उन्होंने 14 मेडल्स गोल्ड मेडल्स जो है लिए हैं, जिसकी वजह से स्टिल लीडिंग एट द टॉप। लेकिन जो बाकी के, अगर आप सेकेंड से लेकर 10th पोजिशन तक देखें तो चेंजेस जो हैं हर दिन देखने को मिले हैं, और दिस चेंज शोज दैट कि जो यूनिवर्सिटीज़ पिछले एडिशन में कुछ खास नहीं कर पाए, दे ट्राइंग एंड लुकिंग फॉर सम प्लेस इन द टॉप 10, और ये दिखाता है कि पार्टिसिपेशन किस तरह से चेंज हुआ होगा। कुछ स्पॉट्स है जिसमें साउथ इंडिया डोमिनेट करता है, कुछ स्पॉट्स है जिसमें नॉर्दर्न इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज डोमिनेट इन डिफरेंट स्पॉट्स। तो नाउ आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो परफॉर्मेंस है इस यूनिवर्सिटी स्टेज पर, जो आने वाले समय में कुछ ऐसे बड़े नाम उभर के यहाँ से ज़रूर देखने को मिल सकते हैं जिनसे हमारी आने वाले समय में होप जो है ज़रूर जुड़ी रहेगी? डेफिनेटली यस नीति, मैं तो कहूँगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम जाते थे तब इस तरह का कंपटीशन देखने को मिलता था। और यूनिवर्सिटी के आई एम श्योर every evening after the event, after the day is over, they would be having meetings कि जब हम पुलिस गेम्स भी जाते थे तो हर फोर्स की मीटिंग होती थी कि यार चैंपियनशिप्स आने वाली है, किस तरीके से एक पॉइंट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और किस इवेंट में दे हैव टू पैम्पर द एथलीट सो दैट दे परफॉर्म देयर बेस्ट. सो आई थिंक amazing platform given by Khelo India, and I would say कि मतलब incredible thing for the younger talent to come up
and perform their best. So this is the right thing, and we are hoping to get many international stars from this platform. और अमित, हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और काफ़ी कुछ की हमेशा शिकायत रहती थी. क्या अब वो शिकायत पर एक पॉज लगा है जिस तरह से यहाँ पर ये इवेंट्स किए जा रहे हैं? डेफिनेटली येस, आई वुड से कि किसी भी गेम को आपने किसी भी गेम का स्तर ऊंचा करना है तो सबसे पहले तो आप टीवी पे टेलीकास्ट देना शुरू कीजिए. दूरदर्शन इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब कवरिंग एवरीथिंग लाइव. People can see themselves running immediately after the event, and the world and the country is watching them run. Number two, there's a lot of money involved in all the games now. So when there is money, people tend to get into that sport. You get jobs out of this, you get a lot of scholarships. Government top scheme बना रही है, इतनी अच्छी अच्छी schemes बना रही हैं. So I think sky should be the limit, because now they just have to perform well, they just have to win medals for the country, and rest the government will be taking care of. और अमित, आपने जिक्र किया कि ऐसे इवेंट्स को टेलीकास्ट किया जाना चाहिए, वो पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, वो माइलेज मिलनी चाहिए, ताकि प्लेयर का जो वो इंसेंटिव है कि मतलब आपको अगर प्रमोट किया जाएगा तो फिर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे. एंड दूरदर्शन इज ब्रिंगिंग टू यू द लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम बेंगलुरु ये दिन जो है, और 20 डिसिप्लिन में जो है कवरेज आप तक लेके आ रहे हैं. 18 डिसिप्लिन ऑलरेडी पिछले एडिशन में थे, लेकिन 2 नए स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया वहां पर, मलखम और योगा. तो इस 20 डिसिप्लिन का जो लाइव टेलीकास्ट है, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेडियम से वहां पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं सीधा. और साथ साथ अमित, अब पेनल्टीमेट डे है, तो एक दिन और सबको इंतजार है. जब ये इवेंट खत्म हो जाएगा तो लोग बातचीत करेंगे कि अभी ये हुआ, ये रिजल्ट रहा, क्योंकि 2 महीने पहले तक लोग इंटर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे. तो नाउ इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी विल बी द नेक्स्ट टॉपिक टू डिस्कस एंड ऑल. Oh, definitely yes. But one topic we all have noticed is कि only first 8 entries are been given. कि जिनकी भी top 8 performances रही है throughout the year will get an entry. बट इसके फ़ायदे भी हैं और एक नुकसान हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो जैसे अभी हमने 5000 मीटर में भी 4 एथलीट ने शुरू किया और 3 ने फिनिश किया. सो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा आने वाले समय में कि अगर पहली 8 एंट्रीज में से 6 ही आ रही हैं तो 9th 10th को चांस देके स्टैंड बाय को चांस फॉर वट एवर रीजन दे आर मिसिंग इट. सो हमें 2 एथलीट उसको फिल करके एटलीस्ट ऑल द 8 ट्रैक्स, इफ यू आर कंडक्टिंग ए डायरेक्ट फाइनल, ऑल द 8 ट्रैक्स are full so that we get to see some healthy competition, which is required. Otherwise, you know, it's such a beautiful platform. It's such an amazing platform which has been given to the athletes. If only 3 are getting benefit out of it, then I would say it's getting a little on the wasted part. So I would say at least 8 athletes in every event, every track and field event should be there so that they get the benefit out of it. तो यहाँ पर ट्रैक को थोड़ा सा खाली देके एक एथलीट के इमोशंस जो हैं वहाँ पर सामने आए हैं. फिलहाल आपको ले चलते हैं यहाँ पर सीधा एथलेटिक्स की 20 किलोमीटर वॉक के मेडल सेरेमनी के लिए. Just a quick look at the 20-kilometer walk for women held earlier this morning as they go past Cubbon Park. I'm Charu Sharma. I got Milind Wagle here with me. Milind, wonderful sights and sounds of early morning Bangalore as some of the usual walkers appreciate the Khelo India University Games. That's a quick look at 263, Bharti Badana, and well behind the pack at this point of time as they round the far end. In the lead for the moment, looks like it's Mansi Negi, but they've got a nice big bunch to begin with, and I'm sure the leads will change every once in a while. Right behind her, Baljit Kaur, and also in the leading pack, Payal. Yes, absolutely a fabulous area. I was lucky or blessed to stay there for 2 days. Shifted to another place. The Cubbon Park is such a wonderful place to be out there in the morning, particularly for someone like me who comes from Mumbai, where there's hardly any greenery. And that entire area, you know, I went for a walk on both the mornings and found the senior citizens and the youngsters and the parents all out there. And I'm sure, as you rightly mentioned, for these girls with the lead with Bharti Bandana of the Maharshi Dayanand University, a pleasant way to do.
Most times you have the walking events in the streets of a city, but this is fabulous, absolutely, to be in Cubbon Park. Well, Bangalore does have plenty of parks still. I mean, right now a lot of people are upset with the fact that the Garden City is no longer the Garden City, but there are a lot of gardens around still. That's right in the middle of one of our large parks. It's about 400 acres or so at one point of time. There are a few buildings in there, but not too many. Yes, areas like Lal Bagh, I also remember, which has plenty of greenery, and likewise the Cubbon Park too. This is the 20-kilometer women's walk. Yesterday we had the men doing the event. Guess who's out there in the middle, if I can see him correctly? Our very own Rajaram taking photographs. And, big help to all of us with all his posts and his information. So thank you, GR, for all your hard work. I've said it on tape now, so I hope somebody tells you that you earn very honorable mention. As we go ahead with our 20-kilometer walk. Payal now in the lead. Earlier it was Mansi Negi, but she's now a distant third, as in second position. There's Rakhi. So Payal, Rakhi, Mansi, that's the order as they start spreading out. 20-kilometer walk, not possible to be together all the time. Still, we might see a very exciting finish. For the moment, though, Payal well ahead. While the walkers, the women, go through the motion of the 20K walk, you also have some of the locals cycling away. At most international events in the walks, the 20 and the 50 kilometers, you have the locals. The area is absolutely cut off for the locals, but here the locals are allowed to walk and cycle. 156 Komal Pal of Dr. Ram Manohar Lohia. She's not the leader, but 8 of them started off. Mansi Negi of lovely professional, Baljit Kaur of Punjabi University, along with our compatriot Payal, Jyoti of Punjabi, so 3 of them from Punjabi University, Bharti Badana of Maharshi Dayanand, Komal Pal of Dr. Ram Manohar Lohia, Rakhi Singh of Professor Rajendra, and Anu of Maharshi Dayanand. So 3 of them, Charu, from the same university, Punjabi. First time that we've seen in this track and field over about 24 odd events. Most of the universities have had 2. The first time that we are seeing 3 of them. Well, I'm a little surprised. I thought there was a max of 2 per university, but I could be wrong. Or maybe one of them is from Punjab University, not Punjabi. They are 2 separate universities. As she continues to lead, Rakhi Singh, now opening up a 20-meter gap between her and Payal. So it's still Rakhi, Payal, and I'm sure there's Mansi Negi who's well behind. Some of their teammates also there to support the early morning walkers. Also enjoying our, there she is in 3rd spot for the moment, Baljit Kaur. Because she might have overtaken Mansi Negi. So in yellow, looks like Baljit Kaur is now taken 3rd position. And there she is. Mansi Negi now a poor 4th. She was leading for quite a while, but I think the rigors of the race just a little too much for her. I suspect we have only 4. There were 8 starters, but some of them, as has been the norm here, unfortunately did not start. So it looks like a 5-person. We can see 5 people here, or maybe even 6. So let me take that back, perhaps 5. Komal Pal. Behind her, Rakhi Singh. I wonder if Rakhi is actually lapping Komal here. A little unclear. Here in the women's 20-kilometer walk, the national record, Priyanka Goswami, set in Ranchi, 128.45 in the month of February 2021. And as we now shift from the 20-kilometer walk to the presentation, the first morning of the 3rd day with 16 events, and this is the first of the presentations. I must confess the PA system is overriding us all. But men's 5,000 meters medal ceremony.
here at the Kantirava Stadium. Taking bronze, Rohit Kumar from the Guru Nanak Dev University, who was pipped to third place by the man we will see next, who did a lot of front running, Ajay from Lovely Professional, and decided only in the last 50 meters or so that he's not going to give up his silver. And he raced through to take second. But of course, the man who took gold did most of the front running from about 4,000 meters onwards. Here he is, Lokesh Chaudhary from Maharshi Dayanand University. Gold here at the Khelo India University Games. Fine run, and most of it from the front. Yes, a super run there, and that's the way they finished. Lokesh Chaudhary, the gold, representing Maharshi Dayanand, and Ajay came in at the last minute, lovely. And then Rohit Kumar of Guru Nanak Dev University takes the bronze in the men's 5,000 meters. And Charu, it's good to see at most of the places, or all the places, the goodies, the sweets also being given to them. Everything counts, everything matters. And here's a little something to aid or to assist their memory of this fine event. And in true tradition, they all climb next to Lokesh on the top of the podium to take a photograph for the grandchildren. There I was at the Khelo India University Games in 2022 in Bangalore. I took gold in the middle, Ajay. Of course, on the left of the screen, silver. And Rohit Kumar taking bronze. Grueling race. And all of them were, of course. सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं. Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. And I'm sure the women race walkers will be quite happy that it's overcast. But apparently the humidity was something that at least the 5,000 meters men runners were not particularly delighted about. Still in front, Rakhi Singh. Behind her, Payal. And they're the top two. I suspect they've lapped Komal Pal. So she's not in third, Komal Pal. But she's going along very well, is Rakhi Singh from Professor Rajendra Singh University. Very focused. As a front, not quite bothering about the camera, very focused. And about 20 meters behind her is Payal. That's the top two. They have lapped this young lady, Komal Pal, from Dr. Ram Manohar Lohia University. Just to let you know once again, she's not third. I think it'll be Jyoti and then Mansi Negi. As we return to the stadium for one of the more important events, yet another blue ribbon event, the women's 800-meter run. I'm now joined by Sanjeev, who's come in his Monday finery to the stadium. Welcome, and you're just in time to let us know who's participating. Good morning, Charu, and of course, good morning, Milind. Of course, this is a very, very important dash. Tentu Luka, who holds the national record, 1:59.17, set way back in 2010. Chantani in lane 1, Apita EB from Bangalore City University, lane 3, 4 is Pooja, 5 is Sunita, lane 6 Snehalata Yadav, lane 7 is Nikita Sharma from Himachal Pradesh University, and of course lane 8 from Manipur University, Widrom Devi will be running from the far wide stretch. This will be certainly a very, very important race and something to certainly watch out. And of course, it remains to be seen what is the level of competition in this the Khelo India University Games, right now held by Harmila Bains from Punjabi University, set in way back in 2020. At a time of 2:06.40. This is a big day. And of course, as you can see, lane 2 is vacant. Bhagya Lakshmi from Osmania University is not starting. But the others are all on their mark. That's 367 Huidrom Devi from Manipur University. A lot of eyes on Huidrom Devi, and of course, Pooja from Lovely Professional University. I remember some of these names from the other races. Huidrom Devi, for instance, from the Manipur University, was there perhaps in the 3,000, not sure, maybe the 1,500.
And I wonder if she placed, I can't remember that much, but she was certainly in that race as well. So here we are, 7 runners, and all set for winning their university a medal here at the Khelo India University Games. Another quick check. Shantini from Mahatma Gandhi University, lane 1, nobody in lane 2. Bhagyalakshmi is not running. Lane 3, Arpita from Bangalore City University. Pooja, they're actually Bangalore University and Bangalore City University. They're different universities. Then we got Pooja in lane 4 from lovely professional. Sunita from Himachal Pradesh University. Snehalata from Mangalore. Nikita Sharma, Himachal Pradesh. And Huidram Devi, Manipur University. There we go. Off they go, a very smooth start there, Chantani. Running from the outside, Huidram Devi trying to build up the early lead, and remains to be seen what sort of stamina they have and when the final acceleration kicks in, because this is a very, very tough race, Charu. Yeah, but Pooja has taken off in lane 4. She's well ahead, and now, of course, they move into the center. And Pooja doing a lot of the early running. I wonder if she has the stamina to take it all the way through. Currently a 7-meter gap between her and the rest. The pack is pretty close, so anything can happen. But here she is, 209, Pooja, long strides, tall girl. Behind her, 187, Sunita. And behind her, of course, plenty of other runners, 112 as well in the fray. Arpita is going to be very close. Arpita trying to get to second position, but Pooja still out there. They're only about 100 meters away from the 400-meter mark, and just one more round after that. Showing no signs of wear and tear for this at this point of time, Pooja. About 8 meters ahead, the bell rings. Pooja clearly establishing a very, very fair pace, and of course Sunita in hot pursuit out there. Remains to be seen as they come to the next bend. When do the others accelerate, and whether Pooja is actually able to hold off what sort of reserves she does possess. Of course, with a long stride, and she seems very, very confident at this point of time. Sunita gradually trying to catch up there, and of course we can see a bunch of 2 runners right up behind Sunita who are trying to possibly focus and gather steam and pick up as they move towards the final bend. There they are, around the final bend. Pooja still ahead, long strides. Doesn't seem to be too worried, hasn't glanced at the back either. But Arpita is second, and maybe she can catch up there on the final straight now. Will Pooja be able to hold Arpita off? It's a 2-horse race at this point of time. Arpita taking the outside. I think she trusts her abilities to try and get the better of Pooja. It could be pretty close, but I suspect not. Pooja does have a good kick in the end, so it will be gold for Pooja. Congratulations from lovely professional. Arpita taking silver, and the bronze, well, see, that's 187, I think. Sunita taking bronze, but Pooja doing very well. Wire-to-wire finish. Fantastic talent. There she is. Well, it's been a big effort. The 800 meters is, well, they talk about 400 being the longest sprint, but the way things are now, I think 800 is moved into that category. It's almost a sprint, really. 2 rounds around the track. Most certainly, Huidram Devi, of course, disappointing out here, not managing to finish anywhere close to her best. And there at the final bend, this is where Pooja held off the late kick in from Arpita there from Bangalore City University, and lovely confident strides, holding her own on the initial lead she had built up. Pooja making sure that she had enough gas in the tank left when applying the final kick. Of course, the time closer to something around 2:07, nowhere close to the previous record, the Khelo India University Games record of Armila Benz, which was created in 2020, 2:06.40. That never really coming under threat. Perhaps it would have had she accelerated even more, but she decided to play it safe. And of course, there she is with the gold for the women's 800 meters. Pooja from the lovely professional university with a very well-timed, well-lapped race, Charu. Well, she doesn't seem to be worse for the wear. Not too much anyway. She did lay down the track for a while. But here are the final moments. Round the bend, Pooja still leads, but you can see Arpita is pretty close onto her heels. Tries to go on the outside because she knew that Pooja was not going to give the inside up. And took a quick look at the screen, did Arpita. How far am I? Of course, she could see her opponent right in front. Behind, you can see the battle for third heating up. It was ultimately Sunita who kept Nikita Sharma off. Nikita Sharma, 188, trying very hard at that point of time to get among the medals from Himachal Pradesh University, who wasn't to be. And Huidram Devi also trying to burst through for a bronze, but ultimately could not hold off Sunita. But here's a look at Pooja, our winner.
of the women's 800-meter run as we go into another medal ceremony. Once again, Mr. A. Muralidhar will be presenting him with a silver medal. Khelo India, saath mein hai. And the big one this morning, the gold, Prince Mishra, lovely professional university. Ladies and gentlemen, put your hands together. Mr. A. Muralidhar is going to be presenting him with the gold medal this morning. I now request Mr. Anand Kumar, the Chairman of Technical Committee, Karnataka Athletics, to please step forward and present them with the state souvenirs. Khelo India. We will be starting off with Siddhant Suresh Pujari from Shivaji University. And he'll be moving on to presenting the award to Lokesh Chaudhary from Maharshi Dayanand University. And a state souvenir will be handed out to Prince Mishra from Lovely Professional University as well. The winner of the gold medal this morning, the 3,000 meter steeplechase men category. I now request Mr. A. Muralidhar and Mr. Anand Kumar to please come forward for an official photograph. Thank you so much, Mr. Muralidhar. Thank you so much, Mr. Anand Kumar, for being with us this morning and gracing this occasion. Once again, congratulations to all. And that's the prize distribution ceremony for the men's 3,000 meter steeplechase, an event which was conducted yesterday. Another very, very tough event, of course. And as you could see on your screens, the winners are being awarded their medals at this ceremony. The women's long jump has started with a foul. That's for the heptathlon. I think that was Pooja to begin with. This is the 5th event out of 6 for the heptathletes. Deepika S. from University of Madras just passed the foul line. That little plasticine there was disturbed. We'll move on to find out who is going to be anointed the best all-round female athlete of the Khelo India University Games. 4 events already through. This is the long jump for the heptathlon. And only one more event after that for these ladies to finish up. That's right, it's a closely contested battle which we've seen here. And of course, tag 302, you can see on your screens, Tanu presently in the lead with 28.10, followed by Pooja with 2.756. Maria Thomas following closely on her heels with 2.696. And this is Helen Saji, presently trailing in the leaderboard, number 7 in a list of 7. Of course, she'll try to improve her performance in this event as we await slightly overcast conditions, certainly bringing down the temperature by a few degrees here in Bangalore. And Helen Saji of MGU, all set. Picture of concentration. How does she start early this morning? 3 more events to go before we discover who's the heptathlon champion of the Khelo India University Games this event. Helen Saji, she's prepared, she's all set. 3:02. We're also pretty close to the start of the men's 800 meters, which will take place in just a few seconds. But here she is, Helen Saji. That's a fair jump, but doesn't go too far. You can see the disappointment on her face. There she is. Not massive acceleration. Let's see where she takes off from. Yeah, that's a pretty good place to jump off from. I don't think she can go much further because she was just a couple of centimeters away from the foul line. Meanwhile, we are almost set for the 800 meters for men. Another blue ribboned event. These middle distance events are massive internationally. That's our starting lineup. A couple of people missing. Number 4, Irfan, is not there, lane number 4. Nor is in lane 8, Ajay Kumar from the University of Rajasthan. So we have only, how many does that leave? 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 participants here competing for gold, silver, bronze. Satyadev in lane 2, Maharshi Dayanand
Devaya from lane 3, Mangalore University. Akhil from University of Calicut in lane 5, and lane 6, Mariappan from Mananmaniam Sundaram, and Saifuddin from University of Calicut. Jensen Johnson holding the national record in this event, time 1:45.65, created way back in 2018, and the Khelo India University record, Gaurav Yadav with a run of 151.28. How close will they be able to do? Will they be able to eclipse the Khelo India University record? Remains to be seen. A five-man field competing for the 800 meter gold. They all set, and the two men in yellow at either end, Satya Dev lane 2 and Saifuddin T in lane 7, and they have the three men in blue, I would say, Devaya TH, Akhil K and Mariappan M in 3 of 6, 3, 5 and 6. Promise to be another interesting one. They're gearing up at the mark, even as the women's long jump event in heptathlon continues. That's supposed to be a very, very close affair. Tanu leading at this point of time, followed by Pooja and Maria Thomas. Akshata, the 2020 bronze medalist, she's number 4, and we're waiting for the starter. And of course, yesterday there were a few technical difficulties. It was raining very, very heavily. No more rain now. Far more pleasing weather. And I believe they're rearranging the starting blocks, because we could see 6 ahead of 5 at that point of time. Just a case of mathematics. Quick spot there by Milind Wagle, who seems as bright and cheery early in the morning. Charu. Well, a man for all seasons, Mr. Wagle. So the runners were pulled back as we also take you through to the lineup for the women's hammer throw. They're being introduced to the crowd. I think we're all set for our 800 meters run. Here we go, 2 laps, and they're off. The gun did not malfunction. A very, very good start from lane 6. Mariappan quickly ahead, but things can change as they hit the center a short while. All 4 abreast. Now, who's going to take the lead when it comes to running down to the center, to the inside lane? It seems that Mariappan, Akhil and Saifuddin actually running in the same bunch, and of course the two men in yellow, one ahead of the pack, one trailing. Sees how he does kick in. Of course, this looks to be a very, very steady start. The bunch of 5 runners basically packed together. Satya Dev now trying to establish his lead, a very, very slender one, and remains to be seen how he sets the pace. Satya Dev firm strides right ahead, of course, of the list, followed by Devaya, and looks as if the lane numbering seems to be indicating the way they run as of now. Of course, Saifuddin trailing from line 7 at the end of the pack, but it could be a close one between Satya Dev, Devaya, and of course Akhil. Satya Dev continues to lead. We've got Devaya right behind him, and Akhil 464 currently in 3rd, making a move on the back straight, but held off by Devaya for the moment. We also have another man sprinting, so this is going to be really close. Satya Dev still holding on to the front. Final bend, 364. Devaya making a big move from the outside. That's a lot of energy expended. You can see the effort in these two. It looks like a 2-horse race now. And Satya Dev doing enough. Running on the outside. That's a little strange. Normally they like to keep the inside, but he will hold off Devaya for gold here in the 800. Devaya silver. And a terrific finish there by Satya Dev. Devaya making sure he pushed very, very hard right at the end, but it certainly just wasn't enough as Satya Dev, bib number 280 from Maharshi Dayanand University, holding off the late burst out there. And of course Devaya clinching the gold for Mangalore University. I beg your pardon, this is Maharshi Dayanand University. That's Satya Dev on your screens.
Well, don't know about the university at this point of time, but 280 is listed as Satyadev. Well, here's a look at the final straight. Big effort from Devaya of Mangalore University. Wasn't to be. Satyadev doing well enough to hold him off. And at the back, Akhil K.A. from the University of Calicut in third. A distant third, that is. Fine run from Satyadev, if that is him. He's wearing a different singlet. But Devaya from Mangalore University taking silver. Men's 800 meter through. He's all smiles. He knows he's done a wonderful job. Is that a coach? Well done. And of course, the 20-year-old enjoying all the focus out there. And of course, that's the correction which we were mentioning about. Satyadev, bib number 280 from Maharshi Dayanand University with a time of 1:54.26. Far behind. That seems to be far behind the Khelo India University Games record there. And of course, that seems to be it. The 800 meters final. Of course, a host of events slotted for today. That's where it was at the final bend. Satyadev versus Devaya, trying to catch him on the inside, but certainly Devaya seemed to be struggling a little bit. But Satyadev, very firm strides, and never seemed to be in a hurry or in any sort of trouble to hang on to his lead. I must compliment Satyadev for what he did, because he realized that Devaya was trying to move in from the outside. And Satyadev moved to the outside, to the second lane, in a bid to prevent Devaya from going through. So that was a bit of tactics right there, because normally, of course, you like to keep the inside lane because that's the quickest. But Satyadev moved a little outside in some manner, killing the threat of Devaya trying to move through. So that was a bit of a smart run as well from Satyadev of Maharishi Dayanand University. Devaya had to settle for silver. And to remind you, Akhil K.A., the University of Calicut, finishing third in the men's 800. But there are other events going on. There's a long jump for the heptathletes. And there we are. We're back to the same lady. So Helen Saji managed only about 5 meters and just a bit in that first jump. Here she is readying herself again. Sanjeev, you mentioned she was lying 7th in terms of the points for the heptathlon. Hopefully she can improve her position. Here she goes. She needs to do really, really well. Just 3 events left in this discipline. The long jump followed by the javelin throw in an hour's time. And around 9:45, the 800 meter dash, which will decide the champion heptathlete of these games. Off she goes, springing forward. Leaps forward, but falls way, way short. That's not a satisfactory jump, as you will obviously see. That's a fair jump, of course, technically. She did try to put in her best, but certainly not the sort of jump that will take her up the point standings. That's about the 5 meter mark. And I suppose for heptathletes, we'll have to accept that. Helen Saji may not, as you said, Sanjeev, improve her ranking in the heptathlon, but the women's hammer throw is also on. Maybe we can get a look at that. 5:05 for Helen Saji. And here's our hammer throw lineup. We don't have Ritesh, who was listed as number 1, but we have Bhagwati Chaudhary, Sneha Jadhav, Amandeep Kaur, Lalita Rani, Divya Shandilya, and Surabhi Ved Pathak from Lovely Professional. Off she goes, a big swing and a revolution. How far does she throw? Of shade close to 44, I guess. Yeah, that's about 52. So she does go over the 50 meter mark. That's Divya Shandilya from Veer Bahadur Singh Professional University. Big lady, tall, well built, good hammer thrower. But all of them are very similar. 45-74. Well, they've got the markings all over the place, so I wonder what's going on. And that's Surabhi Ved Pathak from Lovely Professional University. The previous event, as we saw, the men's 800 meters, the final run time nowhere close to the previous game's record. We are hoping for a better one, at least in this event. The national record hold by Sarita Singh at 65.25, and the Khelo India University Games record held by Varsha 2020 in Mangalore University, 51.80. They'll need to certainly better this one.
just done 45.27. Of course, Surabhi Ved Pathak from lovely Professional University. Off she goes, a mighty throw. How far does this go? Whoa! That's a big one. Very close to nicking the 50-meter mark. Well, I suspect that's much more. Okay, 55 is my guess, 54. But we'll see. Just the way the markers have been placed, it's a little difficult from our angle. But I think that's well into the 50s. And Surabhi, to my mind, is the best thrower here. Fabulous hammer throw. Everything perfect about it. The ground's very soft, of course, so it's easy to make out where the hammer lands. Yeah, it is 53.07, so well past the 50-meter mark, and she might be in gold medal position this point of time as we go back right to the top. 190, Bhagwati Chaudhary from Jai Narayan Vyas University. Doesn't look to be the strongest, but you never know. Sometimes it's just form, style, technique. Bhagwati gearing up for that. A high pickup. A swing. Off it goes. Won't be anywhere close to, of course, the previous throw there. Yeah, it's not particularly far. That's also over the 50-meter mark. And although Surabhi Ved Pathak was 53 and a bit, I suspect this is around 52 or so. Not bad at all. And that might keep her in silver medal position at this point of time. They're all throwing in the early 50s. 50.44 for Bhagwati Chaudhary. Also over the 50-meter mark. And as the women's hammer throw event carries on, the women's high jump final is also being readied. You got Tejasvi Shankar here. She is the high jump record holder at 192. Meanwhile, Sneha Jadhav goes off with a big throw, or is it as big? Of course, this looks close to the 50-meter mark, of course. This one too, but certainly the previous ones have upped the ante and set the bar as far as this competition is concerned. Quick move, a couple of twirls, and of course, off it went. A substantial throw, and that's right, 50.06. Close competition there. The game's record, 51.80. Who betters it? Bib number 215, Amandeep Kaur from lovely Professional University. Come on, Amandeep. Well, they've already bettered the KIUG record, because this is only the second KIUG anyway, at 51.80 for Varsha from Mangalore, and Surabhi Ved Pathak's 53 and a bit. Oh, that goes into the net. So she'll be very disappointed. All that effort. And then the exit is fairly narrow, but you, at this level, need to make sure you don't get entangled in the net. So that's a poor one for Amandeep Kaur. Looks to be one of the stronger competitors here, and she'll be very disappointed. That's true, and as they say, the room at the top is never really crowded. Of course, she tried a technique there, but falling way short. And the winner of the bronze medal in the 5,000 meter women run category goes to Poonam Sonune from Savitribai Pune And that's the women's University. 5,000 And meter I'd like to call upon Mr. prize distribution ceremony, the medal ceremony, which just concluded a while back. That was the first race this morning on the track. Nice and cool. The ladies would have enjoyed the temperature, even though the men did claim that the humidity was a little higher than they might have wished for. So bronze going to Poonam Sonune from Savitribai Pune University. Silver going to Bharti from Maharshi Dayanand. And the gold, which we'll see soon. There's Bharti from Maharshi Dayanand. And the diminutive figure of Nikita Raut with 1655.38, taking gold from the Rashtra Sant Tukadoji University. There she is, congratulations. Tiny figure, but ran very well. I wonder how these winners are always so tiny, because remember Lakshmi too in the 10,000 meters being, well, almost just 4 foot and something. And here, Nikita Raut also, a tiny figure, but did well enough to get gold for herself and the university. Yes, we observed that when Charu was interviewing her yesterday. And of course, very proud winners here. As we wait for a bunch of other events to follow suit. There are 18 athletics medals, gold medals up for grabs
We're already done with 4 of them. The hammer throw final is presently on, and of course the heptathlon, it has got a couple of more events, and lots of exciting clashes. 2 of last evening's events, which were postponed due to the heavy rain, heavy downpour. The men's shot put final, and of course the high jump for men also slated to be held today. And athletics, a sizable chunk of medals to be won, 18 of them, 4 already out of the way, 14 more up for grabs. Very hectic schedule today, and I'm sure the athletes wouldn't mind. They're all here to compete, as the women's high jump has also started, the final. Sahana Kumari with 192, the national record. Gracina Murli, Manon Maniam, 184, All India University record. And at the KIUG in Bhubaneswar. Well, we'll talk about that later as we get to the women's hammer throw. Surabhi Ved Pathak. Just a short while ago, was it her? No, Divya Shantilia. I'm already forgetting. No, it was her. Fair throw. But yeah, just under the 50-meter mark. Well, certainly it seems that Bhagwati Chaudhary and has been perhaps one of the leaders here. Surabhi going big and strong with the big throw. Elevation there certainly. But the hammer shot falling way short of where she wanted it to land. And I think below 50 is not going to cut it here in terms of medals. And I think she walked out of the circle as well. So that's a foul throw as we get back to the top. Bhagwati Chaudhary from Jai Narayan Vyas University needs to throw over 50 for sure to try and be among the medals. We already have a throw of 53 odd. So that is for the moment good enough for gold. I think it came from Divya Shandilia. And what Divya's managed to do, at least for the timing, is smash the Khelo India University Games record, which is 51.8. So we'll have to see whether she can go one better. Well, that's a bit of a poor distance because the All India University's record, more important, by Dhiman is 61.93. So, well, I think it clipped the net, did it? Lost a bit of momentum there. Sometimes, depending on your size, you take 4 circles before releasing the hammer, and some actually get to 5. It's quite a fascinating discipline. There's the load up and the circles, and they get quicker and quicker, and then the release. I love watching hammer throw. And surely from a safe distance, Charu. Yeah, but I used to actually also enjoy throwing the hammer, not at these professional distances. But it's got something fabulously classic about it. The discus is, they say, one of the most classic sites in athletics, one of the oldest as well. But you multiply that into 5, and then you get the hammer throw, as Sneha Jadhav now prepares from Shivaji University. Also, big, tall, strong girl. Needs to get well over 50 to be in the medals. Sneha. Bhagwati threw just a shade over 46, 46.32 to be precise. So let's see how far Sneha can go there from Shivaji University. Of course, powerful customer. Up she goes. Couple of swings, 2, 3, 4, 5. There, Charu, she kept you on 5 swings, and that's a big one. Yeah, counted 4, matter of fact, but that's fine. It's just, you know, I love the motion. There she is, rehearsing it again as we get to the high jump. So well, let's get back to hammer throw. One or the other, but I think Sneha also walked out, so that was a foul. She didn't quite like her distance. Every once in a while, the throwers just walk out of their throwing arena to indicate that I'm quite happy to step out and have this declared a foul, as Sneha Jadhav did. Amandeep next from Lovely Professional. No, that hasn't gone anywhere. We're still in the arena though, just inside the line, so it will be measured if she wishes for it. That should be around the 45, 46 mark. And of course, seems they'll be staying somewhere close to 53, 54. One of the earlier throws.
which seems to have established the benchmark. So that's 45-46. And not medal category this one at a time. I wonder if she has a better throw as we get to the next, Lalita Rani. And although the rest of them were a lot heftier, Lalita just a little taller, but not the heftiest hammer throw we've seen. I hope the circle is nice and dry, because they start spinning at crazy speeds and you want to be very sure-footed. Here she goes. That's 4 revolutions and off she goes. Of course, could have done better. Yeah, 46 and a bit. Don't think she'll be delighted. The angle of release, if I can be a little technical, was a little lower than what is ideal. You can see the flight a little lower than 45. And 47 or so. Well, even less, 45. So that's not a particularly good throw for her. That's Lalita Rani from Maharshi Dayanand. As we get to our leader, Divya Shandelia from Veer Bahadur Singh. She's the one, I think, who threw 53 and change. We'll see if she can get another good throw in, because the last time she was only 46. It's amazing how much differential there is from one throw to the other. Just like the javelin, sometimes 15 meters in javelin. Here, maybe 10, 12 meters, which is a lot in terms of differential. Off she goes. How far does she go? Well, right into the net, trying to inject much more power into this throw, and of course failing to do so. Well, she berates herself, and well she might, although she might still already be in gold medal position, but never fun to throw the hammer into the net. So much effort, but the release has to be just right. It's a narrow shoot, a narrow alley through which the hammer goes. Unlike, say, shot put, where you get plenty of distance. But here, plenty of opening. In the hammer throw, it's very narrow, considering the amount of movement as we get back to our medal ceremonies. The winner of the gold medal from And we can see Pooja, who just won the 800 meters gold medal with a fine race a short while back on the podium. 1, 2, 3. Very good race there. Pooja from Lovely Professional University, followed by Arpita, Bangalore City University, and Sunita from the Himachal Pradesh University, Summer Hills, finishing off with bronze. Host of other events, for which we all said a very, very interesting battle out there in the long jump for the women's heptathlon. Sanjeev, you carry on. I'm going to take a short break as Milind Bagle is here. I'm sure you'll enjoy his company. And I will be back soon. Action at the track and field continues here at the Kantirava Stadium. Thank you all for being with us. The Khelo India University Games racing along. Final day's competition. And of course, do try and join us for the closing ceremony tomorrow as well. But for now, plenty to watch here at the Kantirava Stadium. Thank you, Charu. Thank you, Charu. As the presentation continues, these are all the presentations, some of course of this morning and some of yesterday evening. That heavy downpour actually made sure that all the presentations of the various events are packed off to the next day. That's day 3 of track and field here at the Sri Kantirava Stadium. As action here continues, we've had the 20k walk, we've had the 2 5,000 meters, and then we've had the 2 800 meters to start a super morning. We were here at 6:15 when the first of the events, in fact 2 of the events started off at 6:15, the 20k walk and the 5,000 meters for women. सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं. Canara Bank है ना. Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. The entire place as we shift to the long jump here, and the heptathlon also would continue, but the heptathlon which would have the leader as Tanu 2810, and some of the others 2756,
Pooja with Maria Thomas with 2.696 leading the pack in the heptathlon. That's right, bib number 4 at 1. Deepika S gearing up. And Deepika presently in the points table now at number 5 from the University of Madras with only 2.643. All set, all poised. Needs to have a good start. Off she goes, off she's about to go. Takes a deep breath, small little hustle. Back, shimmies down, and there she is. Off on the runway, takes off. Clips it away, shade over 5. Possibly not as good as she reckoned it could be. Way down in the standings. A good run out there. Of course, in launching well enough. But away behind the white line, possibly that's the reason she's losing out a little bit of ground there. And watching the replay of her jump there, that's Deepika S from the University of Madras, currently stationed at number 5. As we reiterated, 3 events left: the long jump, after this the javelin throw, and followed by the 800 meters to decide the champion. So the presentation of one more event, that's the 800 meters for men, with ended just a few minutes ago. It was a fabulous race, wasn't it, Sanjeev? Oh, absolutely, absolutely. And Satyadev, the way he paced himself and held off the challenge from Divya. There we go, the tall, strong lad, Satyadev, winning this race with the time. Not the sort of time he would be certainly happy, and not the sort of time one would expect at this level of the games, but Satyadev clipping there Divya to second place, holding firm and running a very, very steady and comfortable race. Satyadev won, Divya finishing with the silver, and of course Akhil K from the University of Calicut picking up the bronze. So yes, Satyadev from the Maharshi Dayanda University getting the better of Devaya of Mangalore University, and towards the end Satyadev made very sure that the gold was on his pocket. A very happy picture there as always. The gold looking so sweet to the winner and a little bitter to the runner-up, as one says, the same old saying at Wimbledon. The trophy looks sweet to the winner and bitter to the runner-up. Absolutely, a lot of effort put in over a fair period of time for these athletes to reach where they are. And of course, Satyadev holding his medal very, very proudly, along with Divya out there and Akhil K from the University of Calicut. We're done with the medal distribution ceremony out there, and a host of events on at this moment of time. And we'll be waiting to cut across to the women's high jump. And of course, the hammer throw still on. Off she goes, 2.64, Lalita Rani. And the youngest of the field, at just 19 years, athlete from Maharshi Dayananda University, went off with a throw. And of course, possibly getting it close to 44. We'll wait for a final confirmation on that. Lalita Rani. That's right, 43.79. My estimation wasn't much off the target. What do you say, Milind? And we have Amandeep Kaur, who's now on from the lovely professional university. Amandeep needs a big throw. 53 till now has been the best one so far. Amandeep all set. 1, 2, and she goes. How far does she go? Has it clipped the 50-meter mark? Yes, certainly one of the most technical and complex of the throwing events. Unique in that, as you now watch, repeating the movements more than once. Some of them do it 4 times, some 5. Used correctly, the turns in fact successively increase the velocity of the hammer. And however, if errors are committed, then they progressively magnified from one turn to the next. Amandeep
representing the lovely professional university, 11.36. Well, that was the earlier one. So I was surprised actually. Wouldn't be that figure at all. Which means machines do make mistakes some point of time, as we do. It's not that only humans who are. Babe 429 Sneha Jadhav, and of course we are there with the medal ceremony yet again. So while the hammer throw, the long jump and the pole vault are on, simultaneously we also have the presentation ceremony. The honors being done by Haridas, the tournament director. So we'll have plenty of these ceremonies going on during the course of the morning. In fact, 16 of the ceremonies of the earlier day. It's good to get that pack on the back. It's going to be a very, very busy day today. Milind, of course, with 18 medals up for grabs, 4 already off their way, and of course 14 more to go. And we are looking at a couple of presentation ceremonies from a couple of events yesterday, and the action is all slated to heat up with lots of competition out there. Of course, the women's high jump is on, the women's hammer throw is on, javelin throw is set to come in a bit. Of course, the heptathlon, very difficult to choose one. I know, Milind, heptathlon, certainly one of your most favored disciplines. Who are you favoring this time? You're talking about the heptathlon? Yes, certainly Tanu seems to be there. That's the decathlon winner. Stalin from the Tamil Nadu Physical Education and Sports University taking the gold. A. Suraj getting the silver there. And 10 of the events going through after 2 days, ending yesterday with the 1500 meter. But Stalin dominating the decathlon all the way right from day one. The move back to the hammer throw. Surabhi Ved Patak from the lovely professional Ved Patak, surname which reminds us of a shooter, Anjali Ved Patak. And here we are, claiming it to be one of the most satisfying of throwing events. 4 of them there. 1, 2, 3, 4. Suffers from being confined actually to the relative obscurity on the waste tracts of land, and to a large degree this rejection stems from the fact that the event can be dangerous. But yes, Sanjeev. And possibly Surabhi Ved Patak has come up with one of the biggest throws so far. An excellent throw. We'll have to wait for the reading. Certainly way over 50. Close to 54.40. So certainly she's on top of the leaderboard. What an excellent throw. The previous best right here was 53. And Surabhi Ved Patak going one better, and possibly better by more. Possibly upping the ante and setting the bar. 54.40. What a throw. Divya Shandilia, who had the previous best in this competition, around 53. Now Divya has to at least match Surabhi or better her. Who's it gonna be? What's it gonna be? Divya Shandilia from the Veer Bahadur Singh University. Throw number 5. Off she goes. From the edge of the rim. Well, certainly nowhere close to what Surabhi had thrown, and certainly looks to be a foul throw too. Yes, look at her now. The rotary motion exerting tremendous pressure, and increase the force there, but to no avail. This was Divya Shandilia, another name which international, Ashok Shandilia, Q Sports. Milind on cue as ever, from Anjali Ved Patak to Ashok Shandilia. Right now we have Lalita Rani. Well, of course, the youngest in the field, 19 years, hasn't started well enough. Must get a big one this time. Off she goes. Off she goes. Nope.
Nowhere close to Surabhi. Yes, they're accelerating just at the two motions and not good enough for her to get into the groove at all. In fact, Lalita Rani there, one of the six of them. Ritesh did not report, 44.51, way behind the mark of 54.6, which was achieved earlier on. And Amandeep Kaur, the earlier one was Divya Shandilia. And we're now coming up to the final throw out here in the women's hammer. Sarita Singh, the national record, 65.25. And we don't seem to be looking at either the university record or the games record under threat. Well, the university record has certainly gone for starters. Divya Shandile with 54. We had Surabhi with 53 a while back. So the Khelo India University Games record gone. But the All India University record, which Charu mentioned, they are way off the target, 61.93 still. And of course, Amandeep certainly won't be happy with this. Nowhere close to what Divya or even Surabhi have thrown so far. So the challenge firmly set down. The marker clearly set down by the two, Divya Shandile from Veer Bahadur Singh University, and of course Surabhi Ved Pathak. It's battle between these two. Who will be number 3? That's another question. Amandeep, very, very disappointing, I'm sure, by a standards 43.61. Sneha Jadhav from the Shivaji University rolls in, ambles in, and of course she needs a very, very big throw. Most of them do, certainly more so because after Divya and Surabhi have upped the game and thrown it very, very far as this particular competition is concerned. The game's record already gone. Let's see how far they can go. 4-2-9. Sneha Jadhav. Off she goes. It's in the air. Well, substantial throw. Not bad by standards. Should be clipping 47 or 48. What do you say, Milind? Yes, look at the throw out there, gripping the hammer handle with the left hand. 47.77. So that's the one for Sneha Jadhav of Shivaji University. And then we saw her wrapping the right hand over the top of the left hand. Typically the hammer thrower stands at the rear of the ring, back towards the direction of the throw, which you'll now watch Bhagwati Chaudhary of the Jai Narayan University, Bhagwati Chaudhary, Jai Narayan Vyas University. And then of course the direction of the throw with the feet approximately shoulder width apart. 1, 2, 3, 4 and 5. Where are we? That's the question. Placing the hammer, as you just saw there, on the ground, should be close to around 50 plus. And then of course she rotated the shoulder to the right so that it was straight. 50.78. So I was fairly close there. Fairly close, and of course it seems she might have settled for the bronze medal right behind Divya Shandile and Surabhi Ved Pathak. 50.78. Fair distance between the top two and the number 3. It remains to be seen the last round of throws, how the others do so far. And of course with one of the biggest throws so far, certainly, Surabhi Ved Pathak, number 221 from the lovely professional university. And she gears up. Are we in for a record-breaking throw? All set. Off she goes, high in the air. Where does she fall? Well, this is a big throw. Pretty big throw. But possibly not as good as 54. Could be around between 52 to 53. That was a good pickup. Ambling across, hurling it right in the air, and 53.17. That's another good one. Yes, beginning the preliminary swing there.
Always see the right hand thrower pulling the hammer upwards towards the left, and then the rotation as far to the left as possible. Divya Shandilia, as we now move to one more presentation, and this was the 100 meters for women, the fastest girl of the meet, the blue ribbon event all over the world, and that's the reason why I always ask this question. And the hurdlers, the 110 meters hurdlers, always say that we get left behind. So 100 meters hurdle for women, and not the 100, but it doesn't really matter at the end of the day. It is the 100 meters. This was the event which was run yesterday. The presentations all being done today with the heavy downpour over 2 hours. So they had to actually go through the motion of completing the events, and the presentations all shifted to this morning. But Sanjeev, that's the question which always a lot of hurdlers ask me. Why do we get the second preference? It's always the 100-meter sprint which stands out, and the hurdlers, the 100 and the 110, take the second thought for the spectators. That's right, Milind. Literally speaking, that's one hurdle they're possibly never going to overcome, because it's been well over, say 80, 90 years. 100 meters is considered the most classic, the rivalry, the dash to look forward to. 110 meters hurdles, 100 meter hurdles, as good as they are, of course, never really considered by the sport and the authorities itself. But that doesn't take anything away from the effort. But at this moment of time, as we see the medal winners, the hurdles, gold, silver and bronze medalists, a very, very interesting high jump competition is on at another corner of the field. We'd like to see some more of it and possibly get you on with the action. Very, very interesting battle there. And of course, that's the one big fight to look out for among a host of other events which we are prepared for. We're still on with the hammer throw. The last couple of participants with their last throws. Sneha Jadhav there, whip 4.29 from the Shivaji University. Sneha taking a deep breath, preparing for another big one from the Shivaji University. We'll soon see her with the hammer reaching its lowest point in the last of the preliminary swings. Quite a few action going on. The pole vault at the far left, the hammer out here, the high jump for men as well, and we also have the long jump for women, the heptathlon having been completed. As we now watch Sneha Jadhav taking her time, an event where you'll see her with the left foot rotated, and we have the women's high jump as well on. So there's plenty of action happening here at the Sri Kantirwa Stadium. Wonder why she's waiting there, Sneha Jadhav. This is the third day, the third and the final day, as she now steps into the arena. You find elite athletes normally perform with 3 or 4 turns. The athlete you'll now see rolls or rocks outer edge on the left foot at the midpoint of the turn, and then performing another 180 degrees of rotation on the ball of the left foot. Sneha Jadhav, she is controlled herself well, Sanjeev. That's right, she stayed way away, but of course she's clipped the 50-meter mark, 50.77. Good throw, no doubt, but certainly nowhere close to the 53s and the 54s which we've seen so far. So it's Bhagwati Chaudhary from Jain University, and let's see how much of a fight she puts in this, even as the women's high jump is on. Terrific battle out there, competition, and we're looking forward to a host of other events. Let's see how far Bhagwati Chaudhary goes. Quick revolution, off she goes. Will it be far enough? Certainly
doesn't look at this point of time possibly a shade under 50. And as it stands, the women's high jump right now at 1.68. The bar's been raised, the competition getting even tougher. And we have competitions in all corners of this magnificent stadium. And a man for all seasons, the all-rounder amongst all of us, Milind Wagle, is all prepared for that. So yes, it's always good to see activity in the entire stadium, which is very unique in sports. As I said, the discus on, the high jump for women on, the pole vault on, and a fourth event is going to be on as well. So one more presentation, plenty of them. And of course, a moment of reckoning for these very, very proud athletes of all the hard yards they've put in over the years. And of course, making sure they finish on top of the podium. A proud moment for their parents, for the people who've been in this long drive, in their long way to the podium. And of course, the proudest, the universities who made sure that their wards have excelled, been on top of their game, and made sure the university's color flies high and bright at the Khelo India University Games. This is supposed to unleash rather India's next generation sporting talent. We've certainly seen some very, very good potential across disciplines. And of course, there are a few names we're going to discuss through the course of this day as we look ahead to the other events which are remaining so far. Another 12 to 13 medal events. When we started early in the morning with the 20-kilometer race walk, of course, it was 18 medals in athletics to fight for, and finally I believe we've cut back to the women's high jump competition. It's presently going at 171, 171. That's where it stands now. Saliha Khan from the University of Calicut, jersey 454. Milind, so happy, so happy to see this event. Let's see how Saliha does. Off she goes, skips a bit. Oops, and she nicks the bar. Not the perfect start. We are also going to be coming up to the 200 meters for women. That's at the far end as the high jump continues out here. The Fosbury flop technique of the high jump, which has of course superseded the straddle. And we watch Gracina Merli. The drop from the height and the backward rotation, which you'll now see, is of course the Fosbury flop, the famous American high jumper who innovated that particular event. So the stage is also set for the women's 200 meters, but right now on the high jump. Attempting 1.72. And that's done with a fair bit of grace, 1.71. Gracina with a fair bit of grace, 1.71. Beautiful technique and looked very, very fluid. We weren't very sure when she came off the curve, inhaling to glory with a perfectly timed jump. And well done there, Rekha. Jersey number 211 from the lovely professional university. All set for the next one. Off she goes, bounding away. Leaps and clips it. Could have been a perfect jump. Unfortunately, her feet clipped the bar. Flop jumpers, as you watch her, Rekha, also tend to have a flight path that cause them to cross the landing pads diagonally and land in the corners, so that the corners have as much support as the center. 126 is Kevinia Ashwin
of the Bharati Southern University, attempting 1.71. We also will shift over very soon to the 200 meters for women. That's at the far end. They are getting ready as we now move to Saliha KH of the University of Calicut, which is picking up medals at will. That's right. She'd not done well in the previous jump, and this time too to follow suit a similar sort of jump. Take off possibly a little too close to the bars and failing to clear it with the ease. The second time though, she seemed to have cleared the arch, possibly very, very close, the arch of the back, very close to the bar, and the feet taking it off. And of course we'll get over to the other event in just a bit, even as the high jump competition continues, and this is going to be one of the most highly anticipated races. Of course, the women's 200-meter final, and of course we can see Duti Chand in lane 6. Of course, she's the one who holds the university record, the Khelo India University record. Saraswati Saha with a national record, 22.82, way back in 2002. That's a 20-year-old record waiting to be broken. Jeevanji Deepthi from Kakatiya University in lane 1, 201. Roshni K, University of Madras. Preeti from Guru Jambeshwar University. Madhumita Deb from the KIIT, Kalinga Institute of Technology, followed by Priya Mohan, who did very well in her race last evening, 192 from the Jain University, and then followed by Duti Chand, the reigning champion, the defending champion, 202 from Kalinga University. That's where she is, Duti Chand. This is where it all began for her. Her first medals won in her career ever. Duti, she won it here, of course, and followed by Florence Barla, Bib 408 from the Ranchi University, and Kamaljeet Kaur 402 from the Punjabi University. This one is expected to be a good battle there, and of course Duti Chand, the reigning champion, but you've got very, very good sprinters like a Priya Mohan there, Florence Bala, and of course Kamaljeet Kaur. What do you say? So here we are, the lineup. Jeevanji, Roshni, Preeti, Madhumita, Priya Mohan in lane 5, Duti Chand 6. Watch out for them, Florence and Kamaljeet. The national record, Saraswati Sa, Ludhiana, 22.82. The final of the women's 200 meters. They are on their blocks, all 8 of them, and once again, the hiccup of a false start. The lineup once again for you. In lane 1 is Jeevanji Dipti, in lane 2 is Roshni K, in lane 3 is Preeti, in lane 4 is Madhumita Deb, in 5 is Priya Mohan, in 6 is Duti Chand, the favorite. Needless to say, Priya Mohan is certainly going to push her, and this is the girl. Oh, she's got a warning there. And Florence Barla with Kamaljeet Kaur completing the 8 of them. The university record, Dhana Lakshmi, 23.24. The games record, this girl on your picture frame, Olympian, 23.66. She won the 100 meters earlier on. We all set to possibly watch Duti do the double. How good will the competition be? That's something which everybody is looking forward to. Duti Chand, a journey, a matter of fact, starting here at the Khelo India University Games. The first set of medals she picked up here, and she's returned to a place of glory. And she's a picture of poise and concentration. The runners are all set. Hopes to be a big battle. And off they go. Duti off immediately to a flying start. Duti there running through very, very clearly. Madhumita Deb there in hot pursuit. But will Duti be able to take it away? Of course, Duti running like the wind. Priya Mohan giving a good company. Duti and Priya. This could be a photo finish. And Priya Mohan it is who has emerged and has of course eclipsed Duti. And from her shadows. And what a sensational finish there from Priya Mohan. All hail the new champion of the 200 meters. Priya Mohan beating off the challenge of Duti Chand with an exceptional race there. What a race, what an upset out here. We all thought that with Duti Chand, but this girl there, Priya Mohan, second gold medal of these games for this wonder girl from the Jain University, Karnataka.
And this is the place. This is the place. Duty going strong. Priya Mon out here, even in lane 3. It was Preeti who was strong as well. Preeti now falling back. Duty now falling back. Priya Mon coming into her own. This is the time when she says, thank you, Duty. Olympian, it doesn't matter to me. I'm going to go on my own. I'm the local girl. You may be the favorite, but I am going to create an upset. And here, the upset has taken place. Oh yes, absolutely. Headline of this morning, Priya Mohan there, 19-year-old new track star of India. Priya Mohan picking up a second gold medal, and what a terrific race she raced. As we thought that Duti was possibly breaking clear of the pack with only Florence Bala giving a competition. Duti still all smiles there, but of course Priya Mohan coming back very, very strongly from the outside with very strong strides, and of course bursting through with a terrific finish. And as you rightly said, Milind, upsetting the apple cart and the established order, because that's the essence of sport. That's where she came right there from the bend. That's where Duti seemed to be facing some sort of competition from Florence Bala before 08. But then steaming in comes Priya Mohan, the youngster, the 19-year-old kid. And what a terrific race there, well inside her line, and literally leaving Duti trailing behind her by a margin she wouldn't forget in a hurry. This is a big defeat for Duti Chand, certainly the defending champion, but more importantly, a terrific result, a very, very big win here for Priya Mohan. Congratulations. Priya Mohan was like a 777 aircraft on runway 27, just taking off towards the final. You know, they say V1 rotate, V2 rotate, and then the takeoff. That's the way it finished. Duti Chand a few seconds back, raising the two fingers in victory. Perhaps she feels that she had won the event. Little does she know that this girl on your picture frame, Priya Mohan, outclassed her in the last 75 odd meters. That's the result then. Priya Mohan 23.90, Duti Chand 24.02, and Florence Barla, oh, the name Florence Barla, 24.13. I know who Florence Bala, the name Florence, as Milind says, certainly you're reminded of the late Flojo, Florence Griffith Joyner, but as we see, the Priya Mohan, sensational race there, 23.90, with a terrific race, falling a little short of the previous games record here at KIUG, which was set 23.66 by Duti herself way back in 2020. Duti coming back to do the double, but of course that's not to be the case, because this has been the upset of the day, the result of the day. कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो. पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल. ये है मेरा फेवरेट सोप. ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है. मैसूर सैंडल सोप. सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं. Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. Attempted at 1.74, the high degree of flexibility which we noticed on the part of Gracie Merley. Of course, the high degree of flexibility is developed slowly and systematically over the period. It's always important for the instructors, of course, as from the high jump, we are going to go to the men's 200 meters. So after the women, where there was an upset, and that's the lineup for you. In lane 1 is Kativaran, in lane 2 is Ashwin Shankar, 3 is Shashikant, Vignesh in 4, Aman Kokar in 5, Prasad Ahire in 6, T. Shetty in 7, and Tamilarasu, who got a silver in the 100 meters, is out there in the 200 meters for men. That's right. And let's remind you, Amlan Borgoen with the national record earlier this year, 20.52. The All India University record, Vidasan with 20.92, and of course the Khelo India University Games record, Rahul Kumar with 21.42. How fast will these boys, these men actually go? That's the question. Tamil Rasu from Bhartiyar having a quick
sip of water. Of course, a very, very challenging race in this one. Two is expected to be a very, very good fight there. Of course, on lane 4, Vignesh from Mangalore University, jersey 348, right behind him, Aman Kokar with Ju82 from MDU, Maharshi Dayanand University. That's Tirthesh Shetty, one of the faster ones, tipped to do well at the big stage from Mangalore University, 362, and they're just gearing up for what promises to be another classic. Yes, the 200 meters always overshadowed by the 100. The big names, the 200 meters, you all know what Usain Bolt did. Won the 100 meters on a day, beating the world record, and then won the 200 2 days later in Berlin. So the lineup here in the men's 200 meters is lane 1, Kathiraman. In lane 2 is Ashwin Shankar. In 3 is Shashikant Angadi. In lane 4 is Vignesh. In lane 5 is Aman Kokar. In lane 6 is Prasad Ahire. 7 is Tirthesh Shetty. And Timararasu is in lane 8. The national record, Amlan Borgohain, 20.52. The university record, Dasan Mangalore, 20.92. And the games record, Rahul Kumar. They're on their blocks now for the start of the men's 200 meters. That's right. We expect another photo finish, perhaps another fiery start, another explosive start to begin with, and a fiery finish. And off they go, immediately shooting off the blocks. Vignesh seems to be coming very, very strong from the inside. Aman Kokar challenging him inside. Very, very well. Tamil Rasu running well, but it's of course lane number 4, Vignesh, with a very, very strong run. Vignesh going there, and Shashikant Angadi is behind, right behind Vignesh. Who will it be? Vignesh holding forward, and of course with a sensational dip in right there at the end. Vignesh A, jersey 348 from Mangalore University, picking up from where he left off. Steaming run, ending off inside with a very, very comfortable finish there. Vignesh A is the new men's 200-meter champion. We'll have to wait for the final time. And as he also looks attentively at the giant scoreboard, that's the V sign, that's the V for victory. Vignesh is crowned the men's 200-meter champion. We'll wait for the time to see how fast he was. But coming off the curve and the bend, it was getting very, very close, especially with this Shashikant pushing him to the brink. Yes, lane 1 at one point of time till the 100 meters was going strong. Then it was Shashikant in lane 3, but Vignesh there. On the outside, it was also Tamilarasu, but towards the end, it was Vignesh from the Mangalore University, which came up with a beautiful one, and he's actually beaten the games record of 21.42, which was in the name of Rahul Kumar. Vignesh there clocking 21.22. And certainly a worthy winner. This is the time where they came towards the 100 meters after the bend. Then he turned around, looked for about a second over his shoulder towards lane 1, 2 and 3. 3, Shashikant Angadi was strong. Outside in lane 8, Tamilarasu was strong as well. But at this stage, with about 50 meters to go, Vignesh, wonderful strides there, his arms all over. And then finally, it was Vignesh all the way from here on, not to be stopped in his strides, as he now finishes the 200 meters victory with 21.22 and setting up a games record. That's right, a very, very good race there from Vignesh, making sure he pushed himself just when he needed an explosive kick there with the final timings, and that's a pretty good time, 21.28. He's clipped the earlier Khelo India University Games record of Rahul Kumar, 21.42. That's where Vignesh is a very fast 21.28, a fair way off still of the All India University record, but 21.28, followed by Shashikant Angadi with 21.39, and Tirthesh Shetty is tipped to be a fast one, of course, picking up the bronze, 21.51. Tamil Rasu, Kathiravan and the others are making up numbers 4 to 8. That was a very, very good race. So of course we have 2 new champions in the 200 meters. Of course in the women's we have Priya Mohan, who ran a steaming race, blitzing past Duti Chand to pick up the gold medal and be crowned champion. And of course Vignesh with a very strong run, picking up the gold in the men's division. We will shortly now cross over to the men's pole vault,
and the bar is set at 480. So this one also promises to be an interesting one. And Siddharth AK, Godwin Damien, beg your pardon, Prashant Singh Kanhaiya, Avnish Kumar, Dhirendra Kumar, Gautam Palani Kumar, Sakti Mahendran and Janana Sone from the University of Madras, all lined up, all slated to take on each other. The men's pole vault. And what are we looking at, Milind, today? Well, at 4.80, they are closing in at the university record of 4.92. In fact, they've gone past the national record as we come back to the high jump for women, which is to the right of us at 1.76. Gresina Merli. But just talking about the pole vault, they have surpassed the game's record of 4.60 and are now attempting at 4.80. But we are here at the high jump for women. Two non-starters in Mansi and Mira Shebu. Gracie Merli, who right now attempted 1.76, is the university record holder at 1.84. So she's quite capable of surpassing the height of 1.76 with ease, having achieved 1.84. The game's record 1.74, which has been broken or equaled as of now, because Rekha now attempting 1.76. The high jump, we keep on mentioning to you, which has really gone up in technique over the years, driving the thigh of the lead leg up to the horizontal or the above. You look at the athlete there, driving up into the toes of the supporting foot out here and working the arms vigorously. That's right, and we can see Helen Saji, who's presently trailing as far as the women's heptathlon is concerned, in number 7. Helen finished 7th in the women's long jump, held earlier this morning. And of course, the results are quickly confirming. Akshata making sure she was on top in the long jump in the heptathlon, followed by Tanu at 2, Deepika at 3, Sri Devika 4, Maria 5, Pooja at number 6, and of course Helen with 576 points at number 7. So still another couple of events there to decide who will be the heptathlete of the games, and of course a closely contested battle. And Milind, that's one tough, very, very tough battle which is going on for the period of the last 2 days. Difficult to predict a winner. I'm sure we all have our favorites. Difficult to predict this point of time. Oh yes, absolutely. The high jump at 1.76, there are 2 of them there. And then we also have the pole vault at 4.80 going on. So yes, you're absolutely right that the height being adjusted at 1.76. And while the events are on, we also have the presentation of some of the events which are going on of yesterday. But yes, talking of the pole vault, one of the events which of course was introduced way back in 1896. So it's one of the oldest events in the Olympic calendar. We are watching action here on day 3 of track and field at the Sri Kantirwa Stadium. A super view of the Sri Kantirwa Stadium with activity on at the women's high jump. And that's at the far right of the stadium. The left of the stadium is where the pole vault is on. Oh, you're back again to the high jump, which is Rekha at 1.76.
She's representing the lovely university, the lovely professional. Not successful at the height of 1.76. She was also a part of the event here. The high jump, which over the years has really caught on. Look at the stride there, driving both forward and then the upward to cover as much ground as possible. And then, of course, she drew the thigh of the leading leg up to the horizontal, working the arms vigorously throughout. That was Rekha at 1.76, but not successful. The pole vault is also hotting up. Just saw some of the athletes, one of the athletes clearing 4.80. This one is for 20 kilometers walk in the men category, and for which it is our honor and privilege to announce national record, Shiv Jalali at 5.30. And this is the presentation of the 20 kilometer walk held earlier in the morning at Kaban Park. Akashdeep Singh, who won the event yesterday. Today, this morning was the women's 20 kilometer walk. Akashdeep got a gold out there. He's had to wait for a long time. Last morning, Sanjeev, the event finished at about 7:30, so he's had to wait for a good 26 hours for receiving his gold medal. But nevertheless, the wait is going to be very sweet for him. Spoke to us immediately after the event was over. The bronze medal, Parmeet Bisht from Mangalore University, for which And I request Mr. Sanjay Ghosh the bronze medal in the event, the 20 kilometer walk. The winner of the silver medal goes to Anshul Daun. So Paramjeet Bisht there taking the bronze medal in the 20 kilometer walk. Paramjeet Bisht representing Mangalore University. 1 hour 29 minutes 33 seconds. Anshul Dondial of Kumar University 129.07 took the silver, and here's the man who won the gold medal, Akshdeep Singh from Punjabi University, 1 hour 26.44 seconds. So Akshdeep Singh 126.44, Anshul Dondial 129.07 the silver, and Paramjeet Bisht of Mangalore University taking the bronze 129.33. That's the 20k walk held yesterday early morning at 6:15, and they went on for an hour and 26 minutes for the winner, getting the goodies also, as has been the way over the last 8 days or 9 days. After the presentation and the gold medal looking so sweet, the yellow metal as it's called, in various parts of the world at various events, the winner actually kisses the gold medal, then bites into it because it tastes so sweet to the winner. Literally the taste of victory. And of course, off she goes, hurling into a fair distance. Not sure whether they'll be very, very happy, of course, with her effort there. We've crossed back to the heptathlon, the long jump. And the breakup as it stands after the long jump, right as we are into the javelin throw. Tanu, of course, with leading the pack with 3.481. Tanu out there. And
Tanu at number 1. Pooja, who was number 2, has fallen to 3. And interestingly, Akshata, who was at 4, has jumped up to claim the second spot right now in the reckoning for a podium finish. Maria Thomas, who was number 3 last evening, after the long jump has come down to number 4. So it's getting very, very interesting. And off we go. The men are ready, Milind, yet again. Yes, so here we are, 4.90 at the pole vault. This should be very close. 4.90 is, so 4.80 was bettered, the meet record. Manish Singh held it 4.60. They've cleared 4.80, now attempting 4.90. Oh, soaring high there, but not successful. Look at his wonderful run up there, then planting it well, and then the bar clearance, but not successful. The pole vault at 4.90 at the far end. The performer in the pole vault who starts, as we now shift to the javelin throw, which is the event in the heptathlon, Pooja. And if you look at Pooja in the heptathlon in the morning when they started off, she was in the second position, Sanjeev, with 2756 points, behind Tanu at 2810. But this is now the... beg your pardon there, Milind. Pooja actually came in 6th in the long jump earlier this morning with 6:23. Akshata won that. Currently overall number 3. Off she goes, launches into orbit. How far does it go? Falls a little flat. Should have wanted one better. She's certainly not happy. It's clearly written on her face. And the very, very interesting battle, as you might note, Pooja was number 2 yesterday, right behind Tanu. She slipped to 3, and Akshata, who was the defending bronze medalist, if I might say so. She won the bronze in 2020. She's climbed up to number 2 with 3.388. Tanu still the leader of the pack. 3.481. Akshata 3.388. Pooja 3.379. And how far has she thrown? Well, let's see. They're still waiting. A shade over 34, I guess. Of course, shade over 34. And this is a very interesting battle. Sri Devika from Mangalore University. A pretty disappointing throw there by all standards. Yes, mechanically speaking, the success in the javelin, very similar to all the other throwing events, actually depends largely on the speed of the spear-like implement. And the implement, the spear-like, leaves the hand. This is the favorite in the heptathlon, Tanu, who started this morning at 2810, and she will now attempt to better it so that she can go up in the ladder. There are a total of 8, all 8 of them. In fact, 7 of them. Aparna Roy did not start yesterday. If you now watch the throwing angle at 30 to 35% from Tanu, use the wind to her advantage and threw it into the wind, blowing in the opposite direction. As we move from the javelin to the medal ceremony, and this was the upset of the morning in the 200 meters, where Priya Mohan of Jain University, Bangalore, overcame a challenge from Dyuti Chand from the Kalinga Institute of Industrial Technology, with Florence Bala finishing in the bronze. So that was the big upset of the morning, and as Sanjeev said, it will be headlines in the newspapers all over.
and we were privileged to watch that upset of an Olympian. Absolutely. And of course, more than just upset, a very, very heartening result there. Of course, Deepika is going for a big one. A high throw, aimed at the heavens, falls a fair distance off. Certainly doesn't seem to be completely convinced about it. And we're still waiting for the flag. Certainly Deepika not very happy out there. There she launches in slow-mo. You can watch it even better. But the javelin just about managing to fall on its tip. Ding-dong battle there. And winning the top three, Akshata, Tanu and Priya. Of course, remains to be seen whether Sri Devika or Maria can break in, or even Deepika can break in for that matter. She's right now stationed in number 5. And that's a shade over 34, 35. And we see the next one. Another interesting battle. And so far in all the events, 100-meter hurdles, we've got 4 different winners. Helen Saji trailing at the end of the pack, 2.985. Off she goes. Helen, off she goes. Little high. Won't go far as far as she wanted it to. And looking back over her shoulder. And we've had 4 different winners of the first 5 events. Akshata has picked up the 100-meter hurdles as well as the long jump. We've seen Tanu winning the high jump, Pooja winning the short put, and the 200 meters dash has been Sri Devika. So 4 winners over the 4 different winners over the first 5 events. If you can see Milind, and we're waiting on the javelin. Who's it gonna be? Tanu still clearly the leader of the pack. 3.481. Akshata climbing back. Akshata is at 3.388. That's a very poor throw. 23.06. Previous one, of course, that was 34, in the range of 33, 34. Maria Thomas started very strong. Off she goes. Oops. Lift off. And falls possibly a little short of 35. And we'll have to see how good this throw has been from Maria. Yes, using her thumb there very clearly. The flight problem arisen for this girl. So yes, going into this event, the javelin, the Sanjeev, was it Tanu leading the pack with 3.481, Akshata with 3.388 and Pooja with 3.329. That was going into the javelin. 4.93 now at the pole vault. Dhirendra Kumar. So they seem to be going better and better in the pole vault. And Sanjeev is actually attempting to break the university record as well. The university record is 4.92. He's attempting 4.93. That's right, from Jaunpur, of course. Bib number 505, Dhirendra Kumar, Veer Bahadur Singh. Good technique there. And you could see the pole flapping in the air. Lift up. And the moment, even before he crossed his knees, of course, striking the bar. And there goes his chance of as far as this jump is concerned, he has to be careful. Shouldn't get off the podium. And Milind and I will take a quick little break. And of course, back in the hot seat, Charu Sharma and of course, Trupti Murgunde. Good morning, Trupti. Good morning, Charu. Once again, Mr. Arvind Kumar will be presenting her with a silver medal. The medal ceremony of the women's hammer throw. All the big ladies are here. Have done rather well. In the mid-50s. So no record-breaking effort today. We'll see what happens in the men hammer. We have some really good hammer throwers, but that will be later.
A 7-person field. And ultimately, Divya Shandilia doing really well. Ritesh, Bhagwati Chaudhary, Sneha Jadhav. Excuse me, Ritesh was not even taking part. What is this? Thank you so much, Major Dr. Arvind Ritesh was not even taking part in Ritesh gold medal. What's going on? Divya Shandilia. gracious enough and being part of this presentation ceremony. And also congratulations to all the winners. Once again, you people were absolutely magnificent. All right, then that's Somebody please tell them on the way out. Medal ceremony, all wrong names here. How can you have that? Huh? Ritesh was not even taking part. They've given a gold medal here. Yeah, Chakra. Batao. Jaldi se. In very bad form. When you sell us down the river here, we don't know what's going here. The men's pole vault reaching its final stages. The bar set at 493. Two not taking part today, Prashant Singh Kanhaiya and Gautam Prani Kumar from Bhartiya University did not start. So we are through with the women's high jump. There's a little bit of javelin going on for the heptathlon. We're almost through with that as well. There's the men's triple jump going on along with the pole vault. There's a triple jump also going on. Ranjit Maheshwari, the record, Indian record at 17:30, and the All India record at 16:53. And the University Games earlier on in Bhubaneswar, 15:27. That's the triple jump. But we've got the pole vaulter at this point of time on screen. Dhirendra Kumar from Veer Bahadur Singh University. Bar set at 493. 492, the All India University's record so far, created earlier this year. Obviously, a record-breaking attempt here. Dhirendra Kumar, all set. One final try. Up he goes. No, falls short. So that'll be the end of our pole vault competition. That was his third and final try. Probably just didn't have the energy. The sun's out now, slightly warmer, more humid as well. So with the pole vault over now, I think we'll switch our attention to triple jump. The men's hammer also about to start. Not started yet, but the triple jump has been on for a while. And already Krishna Singh of the University of Mumbai, with a fabulous jump of 16:10, has gone way past what happened at the University Games in Bhubaneswar, where Arun A of Mahatma Gandhi University jumped 15:27. And Krishna Singh here, 493, already jumping 16:10. That was much earlier. Let's see who we can have now. So up next is likely to be 248. That's Robinson Sekhar from the Madurai Kamraj University. It's a very tough event, very technical event, the triple jump. And you have to be absolutely on point. The kind of strength required off each leg, quite remarkable. So these guys are super athletes. They not only have to sprint, and then all the load taken on the jumping legs one after the other is just phenomenal. Okay, here we go, all set. Robinson Sekhar, just about 21 years old, from the Madurai Kamraj University. Bails out of it. But I did mention it's a very tough discipline. The kind of load on each leg when you do the triple jump is just at times unbearable. He too showing the ill effects of
not getting the right takeoff. We feel for him. Robinson Shaker. There can be shut something. Flying all over the place. There it is again. A nice big sprint, but and it was on the jump really that he bailed out. The hop and step were okay. Enormous load. So this is a no jump for him. I mean, it was okay. It was not a foul jump. He was well behind the foul line, but just bailed out. We're through with the pole vault competition for men. We'll try and show you that result soon. And the men's hammer throw about to begin. The triple jump, of course, is going on. In the men's hammer throw, we've got some really good competitors. Damneet Singh of Punjabi University is a world junior champion at the junior level and has thrown as much as 66 meters. So I just want to set up the hammer throw competition for all of you watching. It's going to turn up some fabulous numbers because the university record is is H. Singh of VBSP University, Jaunpur, 66.59. That may get broken today, we'll see, as the next triple jumper, Selva Prabhu from Bharatidasan University, takes his turn. Not much. So the triple jump's crashing. There he is again. Selva Prabhu bails out also. Well, it's remarkable how many times they bail out because you just have to be absolutely perfect with your takeoff, with the step, and finally with the jump as well. And these jumpers know when they haven't taken off just right, they tend to bail out rather than risk some form of injury. Instructions being given by his coach. The fifth attempt going on for most of them. Krishna Singh up next. Watch out for him. I have mentioned that he's jumped 16.10 already, wearing spectacles. There he is again, getting set. Can he better his 16.10? Fabulous already. There he is. Is that a fair jump? No, just oversteps. What a pity. Red flags up. Very slight in build, but a fabulous jumper. There it is, just passing the line. And one more step, please. Yeah, he's well over. Not just a little over, well over the foul line, which is a shame because he's clearly the best jumper that we've seen today. So this one's not to be. Perhaps they do have the final jump. That was Krishna's final jump, matter of fact. So I think 16.10 will remain his best. And we're nearing the end of the triple jump, but beginning our hammer throw. So we may quickly switch to the hammer throw. It has already started. There they are, the big boys. It's a fascinating event to watch. I am joined by my good friend, former badminton international Tripti Murgunde here with me in commentary. Tripti, today has been a hectic morning because yesterday, of course, due to that torrential rain, the events were torn asunder. The schedule was just completely torn apart. Today, they're trying to recover as much as possible. It started as a nice, cool, overcast morning, but the clouds have kind of dissipated a bit. The sun's come out. There's a fair amount of humidity. The long-distance runners were certainly a little unhappy about the humidity, although the temperatures have been a lot cooler. The rain did cool it all down. And I'm sure the athletes are enjoying this final day of athletics competition. Quite a few medals still at stake. Well, yes, it's been a colorful morning, you know, a lot of action going on after yesterday's evening, which was completely washed out. And we've got some good results. But I would like to mention, Charu, here one thing. You know, yesterday, though the weather was not with us, we've had some records been broken post that. Did you realize that? Well, they are the best athletes, at least at the university level. Here we go. Lovely shot of the hammer. All the big boys are out. The hammer goes flying, but that's not a very good throw at all.
Just a few practice throws being taken for the moment. And very soon we'll have the event start. Pole vault has ended. The triple jump about to end. I have just one or two jumps left. Akash, is there the triple jump pit? Well, we're just going through some of the practice spaces here at the hammer throw cage. And the men's high jump is also about to start. So too the shot put. Gosh, everything's happening out there on the field. No track event for right now. These are just some practice throws. कहते कि हमारे जो एलिमिनेशन है वो पहले हो चुके हैं और आज सिर्फ फाइनल और सेमीफाइनल है, तो उसके लिए प्लेयर्स ने, खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा तैयारियां की हैं। बाकी उसका रिजल्ट आप लोगों का भी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। जस्ट अभी इवेंट स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो बड़ी ही उम्मीदें हैं सभी को। देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में बाजी मारेगी, तो बस इसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। विजेता, एक चीज़ देखी जाए यहाँ पर हर स्पोर्ट में किसी ना किसी का डोमिनेंस रहता है और कुल मिला के देखा जाए जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग में हरियाणा जो डोमिनेट करता है, कराटे एक उभरता हुआ स्पोर्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में फर्स्ट टाइम आया है, तो इसमें किस यूनिवर्सिटी के पास थोड़ा बैकग्राउंड का एडवांटेज रहता है या रीजन का एडवांटेज रहता है कि हरियाणा से है, ये मणिपुर से हैं, ये चेन्नई से हैं, तो इसमें कोई एडवांटेज रहता है किसी के पास? सर अभी जैसे यहाँ चल रहा है, हर यूनिवर्सिटी अपनी साइड से बेस्ट कर रही है। आज कल जैसे है इवनिंग में था तो टीम कुमीते था, तो जैन यूनिवर्सिटी ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया। कल का अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पीचलेस उनकी परफॉर्मेंस थी। और पहले भी लेके चले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, या जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी या कहीं से भी कोई भी यूनिवर्सिटी आ रही है, कोई अपने आप में कम नहीं है। हर खिलाड़ी अपने आप में एक दमदार प्लेयर है और हर यूनिवर्सिटी अपनी साइड से परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है। बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर, जितने अच्छे यहाँ पर खिलाड़ी लगते हैं, कराटे के खिलाड़ी लगते हैं, उतने ही फिट और स्मार्ट आपके ऑफिशियल्स हैं, सूटेड बूटेड, और बहुत अच्छा इनका डिसीजन रहा। खास तौर से जो रिव्यू का सिस्टम शुरू हुआ है, इससे एक अच्छी चीज़ ये सामने आई है कि खिलाड़ियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। सर एक्चुअली ये इंडिया में पहली बार हो रहा है कि जो हमने WKF इंटरनेशनल लेवल के जो है टैब्स हमने यूज़ किए हैं, वो पहली बार, और खेलो इंडिया ने, साई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कराटे के इवेंट में इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने हर तरीके से हर कोशिश की है और आज तक जो कभी नहीं हुआ है कराटे के अंदर, वो अरेंजमेंट यहाँ इन्होंने प्रोवाइड करवाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, साई को, खेलो इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को और जैन यूनिवर्सिटी को भी। उन्होंने जो जैसा बोला हर अरेंजमेंट हमें प्रोवाइड करवाया है, तो थैंक यू सो मच। और आज फिक्चर्स की बात की जाए तो आज गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रोंज के फैसले होने, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आज सभी इवेंट के जो हमारे इवेंट चल रहे थे, उन सभी के फाइनल ऑर्डर पे चार्ज हो रहे हैं, तो आज बड़ा ही दमदार रहेगा हमारे लिए। तो एक भी इवेंट छोड़ने वाला नहीं होगा कि हम एक भी इवेंट को अवॉइड करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर फाइट इतनी दमदार होगी क्योंकि फाइनल्स हैं सर। दमदार फाइट्स की आपने बात की, कल जैन यूनिवर्सिटी का क्या ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। और कुल मिला के देखा जाए एक जो जीत मिलती है मेज़बान को अपने होम ग्राउंड पे, और एक पूरा उन्होंने मेहनत की, मशक्क़त की कल के मुकाबले में। कुल मिला के ओवरऑल मेडल्स की बात की जाए तो ये मेडल्स जो आज प्लेयर्स लेके जाएंगे, चाहे वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, चाहे जैन यूनिवर्सिटी है, ये इनकी ओवरऑल मेडल टैली में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और इनको इस बात का भी एहसास है कि एक एक मेडल इनकी जो रैंकिंग रहती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है वो मेडल, और उसी चीज़ को जहन में रखते हुए आज मैट पे उतरेंगे। बिल्कुल सर, आज बड़ा ही, जैसे मैंने बताया, बड़ा ही ज़बरदस्त मैचेस होने वाले हैं क्योंकि फाइनल्स हैं। और अब देखते हैं क्या होता है मैचेस में। बाकी सारी टीम्स को मेरी साइड से ऑल द बेस्ट, और आप लोग तो हैं ही इनको हर तरीके से रुझान देने के लिए, और देखते हैं, लेट्स सी। विजेता एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। ये कल का मुकाबला है जो देर रात तक चला था जैन यूनिवर्सिटी, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था इस मैच में जैन यूनिवर्सिटी का। और आपने भी देखा, मुझे लगता है कि शायद आप सारे काम छोड़ के आप भी इसी मुकाबले को देख रहे थे। इस मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? मेज़बान थी जैन यूनिवर्सिटी। सर काम तो बहुत थे, लेकिन ये इतना बढ़िया कंपटीशन चल रहा था ना,
मैं ही क्या, हर कोई यहाँ पहुँच गया था, हर कोई इधर उधर से, और यहीं के नहीं, कराटे के ही नहीं, हम देख रहे थे इधर उधर से जो और गेम के वॉलंटियर्स हैं, जजेस हैं, रेफरीज हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ही गेम के लिए, कराटे के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ थी। सभी प्लेयर्स भी इस पर डिस्कशन कर रहे थे, इतना हर तरीके से यहाँ क्राउड हो गया था और इतना मोटिवेशन दे रहे थे प्लेयर्स को, इतना डेडिकेशन के साथ प्लेयर्स भी कर रहे थे। तो सर मज़ा आ गया था, हर कोच, जज, हर कहीं से पहुंचे हुए थे सर, ये हर, और दूसरे इवेंट के, दूसरे गेम्स के भी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बहुत मज़ा आया कल के मुकाबले में। और विजेता, हम जानते हैं कि आपका समय बहुत कीमती है, बिकॉज आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एक अहम भूमिका अदा कर रही हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से 2 दिन निकले, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे जजमेंट, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, फैसिलिटीज़ की बात की जाए, और हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि आज का दिन एक सफल दिन रहे, न केवल परफॉर्मेंस के हिसाब से बल्कि मेडल टैली के हिसाब से भी यहाँ पर सब अपना अच्छा परफॉर्मेंस दें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साई, खेलो इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, जैन यूनिवर्सिटी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जो अपने कराटे को इंक्लूड किया और हर खिलाड़ी को इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने का आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विजेता। विजेता चौधरी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोच, कराटे की कोच हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये वो स्मार्ट ऑफिशियल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं आज के मुकाबले की शुरुआत के लिए। और कुल मिला के देखा जाए तो अभी फिलहाल मुकाबला बिल्कुल शुरू होने को है, जहां पर टीम इवेंट खेला जाएगा। अब आ जाना, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इन परिस्थितियों में अब टीम इवेंट की शुरुआत यहां पर होने वाली है। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर और साथ ही साथ आनंद श्रीवास्तव मौजूद है। आनंद, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बड़ा दिन है कराटे के लिए, मेडल टैली के लिए, अच्छे खासे मेडल आज डिसाइड होंगे और मुझे लगता है कि मुकाबले भी उतने ही बेहतर होने की उम्मीद है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आज कराटे का अंतिम दिन भी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में, और आज कई स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। खिलाड़ियों की यही कोशिश होगी कि यहाँ अपना बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता जाए, और जो भी मुकाबले होंगे बहुत कांटे की टक्कर होने की संभावना है। कल रात हमने देखा था कि जो सबसे अंतिम मुकाबला हुआ था जैन विश्वविद्यालय का, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय से कांटे की टक्कर हुई थी, लेकिन जैन विश्वविद्यालय ने स्थानीय समर्थकों के उत्साह के बीच न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता, बल्कि जो पदक तालिका में अपनी शीर्ष स्थान है उसको और मजबूती प्रदान की। तो आज भी उम्मीद करेंगे कि उसी तरह के मुकाबले हों, कांटे की टक्कर देखने को मिले। दर्शक भी इसी उम्मीद से यहाँ कराटे अरीना में उपलब्ध हैं कि उन्हें आज बहुत ज़ोरदार संघर्ष देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत होने में बहुत कम समय बाकी रह गया है, तो नजरें बनाए matters a lot, gives you that sort of confidence. Mohammad Tabis from the Veer Bahadur Singh University. Most of these hammer throwers are really big guys. So are the short putters, mind you, but maybe the short putters are generally bigger. The hammer throwers need to be a little more agile as well, because all the circles they take, you know, it's a very technical event, and very few people take to it because of the technical necessity, especially the release, because when you spun 4 or 5 times, you could easily go off a bit saying, where am I? Get swung away with that too. But yes, as you said, you know, the agility plays a lot of role in this. At the same time, even the stability, because you got to control, you got to be in that ring. Ah, a lefty thrower. How about that? Well, that's well below the 60-meter mark. But Mohammad Tabis, a lefty thrower. We don't see that too often, so the circles are spun the other way around. Makes no difference, of course. Well, yeah, in hammer throw it doesn't matter much, but if I have to talk about my sport, in badminton, it matters a lot.
True, and that's why Carolina Marin has done so well, because you just take that extra microsecond, 54.98 for Tabis, to figure out what's going on. Because, for instance, let's talk badminton for a while. For instance, you try and push people on their backhand deep, and suddenly, of course, if you're playing a lefty, it's the forehand, so the the shuttle comes back a lot stronger. Yeah, because majority of players are right-handed, and when you are playing a left-hander, you really have to mentally prepare yourself in that sense that, you know, the backhand is going to be a forehand for you. So you got to watch out. And yes, you know, that time it takes some time initially to get used to playing against a left-hander. And of course, every once in a while you might forget, and then, you know, a point or two goes when you say, "Ah, shucks, I should have remembered." There's not a particularly good throw for 4-8, Shantanu Chale from the Savitribai Phule University, Pune. 55.02, a little better than Mohammad Tabis, but I'm sure he's got much more in him. Shantanu Chale's turns were so slow that I was wondering, you know, normally they spin a lot faster. Shantanu's spin was very sedate, very quiet, very easy. I'm sure he'd want to look at that again, because the speed of the spin too is very important. Also in the mid-50s, that's the preferred distance for most of them, which is why I was saying Damneet is the man to watch out for. He's way ahead, streets ahead of the rest of the gang. Well, what I noticed is Damneet, the way Damneet started the first attempt, I think the first throw was aggressive compared to the others, and I probably think that could be their strategy. Some of them do have that, you know, they take a bit of time to start. Possible. Jayachand was only 53-55 as we get Nitin Malik. Although, of course, you start losing energy as well. So there's no given in the throws. Sometimes you get 6. Sometimes the first 1 or 2 are the best for you, and sometimes you pull it off in the last. So there's no telling. Nitin Malik. Not all tangled up, but that's not a bad throw. Once again, in the mid-50s. If you get above 55, you could be in silver medal position at this point of time. That's 55.90. So for me, it looks like he's into silver medal position. Nitin Malik from Indira Gandhi University. Good throw as we get Damneet again. He's one of the tiniest hammer throwers I've seen, and yet very powerful. Obviously, not just his strength, but the technique is very important. From Punjabi University, already way out in gold medal position, Damneet. Probably would be the right physique to have for hammer throw. Look at the kind of acceleration that he gets. And that's once again a very similar mark, about the 63-meter mark or so. Sometimes also you need stiffer competition to bring out the best, and Damneet knows he doesn't have to do too much more. He's way ahead of the pack. Well, he's looking pretty strong at the moment, so I think he may just carry on with the sort of results what he's showing. There was 63 and a bit to begin with, 63-27, so great consistency here. But I was having a chat with him earlier, and I know that he's capable of a lot more. 66 ordinarily. He is not likely to touch that height today. I say that only because the competition's a little weak for him. As we move on to 508, Mohammad Tabis, who got 53 and change first time around. Can he up that to 55 and a bit, move into a silver medal position? I really love, I've said this before, when the women were at it, I love the whole hammer throw motion, because it's like a discus come a shot put, which is what the metal's all about. And then those fast 4 or 5 spinning circles, and the release has to be so precise, because you can see from here, good angle, how narrow the exit is from the cage. And very often, quite a few of the women actually hit the cage rather than have the hammer exit. There we go. Big yell. And he might have done himself some good here. That was a good throw. Could be in the 55, 56 meter range. And that could push him into silver medal position. Mohammad Tabis from Veer Bahadur Singh University. Around the 55 meter mark for sure.
Well, let's ignore that. I think that's the default distance. On that screen, when it defaults, doesn't show us the right one, always shows 11:36. Shantanu, come on, you got to spin a lot faster, Shantanu. The last time around looked like slow motion. Shantanu Chale from Savitribai Phule University, Pune. Readies himself. Come on, Shantanu, faster spins. He's a big boy, much bigger than Damneet. Ah, there we are. That's what I thought. Made 55, 55, 49. Might push him to silver position. Tabis. Here's Shantanu. Oh, Yeah, that's what I was saying. You have the release has to be so precise. That's the first time you've seen one of the men hit the cage. So much effort, all gone to waste. Well, we have a tough contest at the silver medal position. If you see, it's been Nitin Malik with 55.90 leading at the moment. Then you have Mohammad Tabiz 55.49 and also Shantanu Uchale 55. I think it's going to be a close contest for the second position at the moment. Yeah, second and third. I think they're all fighting. If they can get past 56, we know that's going to push you into silver. We go back now to Jaychand. Yeah, poor throw. He might just want to walk out of the cage. Yeah, he does. Very often throwers, as you know, if they're dissatisfied with their throw, they just walk out of their circle, making it an illegal throw. It's just one of those habits. I mean, it can still be counted, but they are quite happy to not have it count. They just walk out illegally. Next up, Nitin Malik, Indira Gandhi University, who was at 55.90, currently at silver medal. Very narrow. No, from the second he started, I knew that he hadn't got his rhythm. He also crashes it into the cage. So his second throw, a bit of a waste. If you observed at the last spin, he was like just not too sure and just halted for a bit. And unfortunately, he it's lost the cage. his bearing. No question about that. And he then hesitated, saying, well, I don't know where I am, so I'm just going to softly release it into the cage. Here's the big boy now, Damneet Singh from Punjabi University. 63 and a bit, both his throws. And just to prove to himself that he can pull off something better, we certainly hope so. Can he cross the 65-meter mark at least? Damneet. No, into the cage. Just tried to do a little too much. The release was a little late. And he too crashes into the cage. So we know even the best can lose their bearings because the gap between the cage is not much. And that's also for safety. The hammer throw, if it goes all over the field, could be a serious weapon of mass destruction. Absolutely. I mean, if you see that, you know, every second, every step, every spin counts in this. Slightly you make mistake and there you go. Yeah, he was clutching his head, Damneet, saying, what have I done? But he's so far ahead of the field anyway. Now, Mohammad Tabis has also thrown past 55 meters. He's certainly a medal contender here. Not that there are too many left. We had just 1, 2, 3, 4, 5 competitors in the hammer throw. 3 of them haven't taken part. Farooq Ahmed, Ajay Kumar and Navdeep Singh from Veer Bahadur Singh University. Where are you guys? Why did you enter if you didn't want to participate? Because Khelo India University Games is only for the top 8. And if you're going to take a spot away from some other likely winners, that's just a little unfair. Our lefty, Mohammad Tabis, 55.90, I think has him in silver position for the moment. That looks good. Unleashes another big one, but it could be a minor improvement. It's still around the 55, 56 meter mark. I think could better his last attempt. I'm not so sure. Looks just about 55 or so. That seems to be the limit for most of the rest of the hammer throwers here this morning. While Damneet, of course, in a separate class.
Can he improve on his 55.49? Yes, he can. No, he can't. 55.20. So he stays at that 55-meter mark, as I suggested, but maybe he has a bigger throw in store. As you said, sometimes it comes later. Sometimes it's the very last throw when you put every ounce of your energy. Shantanu Chale. Last time a foul into the cage. Here we go, slow motion. Again into the cage. Shantanu. You've come such a long distance from Savitribai Phule University in Pune. Can't keep crashing it into the cage. But I don't want to be too critical. It's a very, very tough technical discipline. He released it far too soon. Yeah, I felt he didn't get into that momentum, what he wanted to be, because he looked slightly stiff to me, at least. Started off well with the first spin, but as slowly, gradually, as he graduated to the third one, I think he looked pretty stiff. Yeah, the first time he threw, his first throw was almost like a slow motion throw where now I understand, because he does tend to foul a lot. Perhaps he said, let me just get one throw out here. And it was a slow motion circle, but that was his only throw. The rest he's crashed. I think they need to just repair the cage a bit. It's taken a battering, and the ladder comes out while we move on to our high jump. For men, 190 is where the bar is at right now. And we have 7 competitors. Dipanshu couldn't make it from Maharshi Dayanand University. Right now it's Swadhin Majhi from Sambalpur University. The bar set at 190. Let's just talk about records. The Khelo India University Games at Bhubaneswar 2 years ago. Adarsh Ram of University of Madras at 214. But the All India University record, Srinit Mohan from Mangalore University at 220. And of course the Indian record, Tejaswin Shankar, 229. That was set 4 years ago. Are these guys going to get anywhere close to even the 2-meter mark? We'll see. Last time around 214 in Bhubaneswar for Adarsh Ram. There's also the men's shot put competition going on the opposite side of the field. And that's progressed quite a bit. Kaushik Jadhav, Maharaja Sayaji Rao University. Oh, just about clips it at 195. The bar has been increased to 195. And just will have to get better takeoff if he's to get past 195. Nice arch, but the hip still skimming against the bar. We may also try and get you the shot put competition going on for men on the opposite side of the field. Kostaba Jaiswal, lovely professional, 195. Oh, nice high springy action. Not a very tall boy, but wonderful spring in his feet. So good to see, because the high jumpers usually, Tripti, are very tall. Some of the taller people on the field. He's cleared that with a few centimeters to spare. Yeah, he was way above that pole and very swift. There was no sort of, check or anything. Very swift movement. Yep, well done there by Kaustubh Jaiswal. Well. But this is much more a high jumper's build, as Deva Karthik from the University of Madras is up next. Very tall, slim. And you see any really tall, slim guy, he's a high jumper. He's going to be up next. Probably several inches taller than Kaustubh Jaiswal. And which is why what Kaustubh did was fabulous. There's so much spring in Kaustubh's step. Little preparation time for Deva Karthik. With that kind of a build, I wouldn't be surprised if he is one of the favorites. The University of Madras, Deva Karthik D. Okay, Karthik, let's go. Or let's call him Deva. Deva, let's go. Well, he's about a meter above
And I'm going to quickly cement my anointment of Deva Karthik, likely to be the gold medal winner here. He was way over the bar. Great style, technique, speedy run-up. Very, very comfortable jump. Well done too. Next up, Swadhin Majhi. Yeah, watch out for that hip though, because that might skim the bar later on. He's done well. They're all at 195, was it? I think the bar will not be raised just yet, as Uchal Roy still has to get past from Adamas University. Oh, just about clips it right towards the end of the jump. देखा, एक टीम ने 30 सेकंड पहले ही अपना परफॉर्मेंस दे दिया, एक टीम ने 1 मिनट 23 सेकंड पहले ही अपना परफॉर्मेंस समाप्त कर दिया, तो उससे कुछ पॉइंट्स पे प्रभाव पड़ता है? यस, उससे पॉइंट में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिसने 23 सेकंड पहले खत्म किया है वो एक एक्यूरेट पूरा मूवमेंट है टाइमिंग को लेकर के ट्रेनिंग किया हुआ, और जो 1 मिनट 23 सेकंड या 27 सेकंड में ख़त्म हुआ है उसमें थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग की और ज़रूरत थी, उन्होंने टाइमिंग को लेकर के ट्रेनिंग नहीं किया था। सो ये प्लेयर्स को ध्यान रखना है कि हम जो टाइम निर्धारित है, उस जो WKF से निर्धारित है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही काता और बोंकाई करना है। मैक्सिमम टाइम कितना रहता है? अगर 5 मिनट का है, 5 मिनट यानी आप 4 मिनट और 50 सेकंड तक अपनी परफॉर्मेंस को 4 मिनट 59 सेकंड तक भी कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है, स्टॉप वॉच उनके सामने चल रहा है, थोड़ी मूवमेंट को अगर स्लो करते तो शायद वो टाइम भी कंज्यूम हो जाता, लेकिन वो उनकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर उन्होंने वो अपना मूवमेंट स्लो किया तो वो भी उनके लिए माइनस पॉइंट में जाएगा। बहुत ज़्यादा तालमेल चाहिए, टाइमिंग चाहिए आपकी मूवमेंट्स को सिंक करने के लिए। 5 मिनट का समय चाहिए होता है और अभी भी लगभग 2.5 मिनट बचे हुए हैं। और ये जो इनके There we are. Lane 2, Madurai Kamraj University. Lane 3, Punjab University. 4, Mahatma Gandhi. 5, Maharishi Dayanand. They've all done very well here. University of Calicut won plenty of medals. Lane 6, Lane 7, Veer Bahadur Singh. Lane 8, Bharatidasan University. So that's our lineup. Looks like all of them are there. Bam, here we go. Very slow on the outside. Wonder what's going on there. Now this is the heptathlon, I beg your pardon. Yeah, the final 800 for women's heptathlon. We kind of set it up separately, but here we go. The heptathlon final event, 800. And just like the men finish off with the 1500, which is a grueling event for the decathletes, for the women, it's heptathlon. And the 800 can be pretty grueling as well. It's the final event. We know that some of the leaders, Akshata Tanu was leading, Pooja, Sri Devika, Akshata, they're all in there. Here's the bell, right on top, Helen Saji. She didn't do too well in the rest of the events, currently leading, and I'm sure that she will have pretty stiff competition from the rest of the ladies. Tanu was doing very well so far, 161. Where is she? Right at the back here. So maybe running is not Tanu's favorite event. On the back straight now. So much depends on this.
Deepika from the University of Madras leads for now. Gets to the final bend. Maria Thomas, who's obviously very fond of track events, did very well in the 100 to begin with. Is in number 2. Maybe she'll catch up, maybe not, we'll see. Big effort being put in by 134 Pooja as well. But right up front, Deepika will win the 800 meters. Wonder where that will place her in the heptathlon. Maria Thomas finishes second. But as we focus on Deepika, oh gosh, it is a grueling event. 6 of them. And they give it everything. So once we tabulate the points, we'll let you know who is our best all-round female athlete. In number 2 position, Maria Thomas. Started out well. Wilted a bit in the middle, Maria Thomas. But she may have done enough here to push her into the medal bracket. Pooja led behind, well, she was behind Tanu in terms of points after the day 1. Don't quite have the results at the end of day 2. And a very, very poor finish by Sri Devika, who only now finishes way behind the pack. So she's certainly not going to be among the medals. But this is the end of our heptathlon event. Another look at 161. Tanu, who led earlier on. So there it is. Big finish by Deepika. Then Maria Thomas. And behind her, Pooja, the top 3 finishers in the 800 meters, the final event in the women's heptathlon. 100-meter hurdles to begin with, the high jump, shot put, 200 dash, long jump, javelin, and now the 800 meters. So in the 100-meter hurdles, Akshata began really well in the high jump. Tanu took it, then Pooja took over in the shot put. And Sri Devika in the 200 meters dash. What happened? त्वचा का एक वादा मैसूर सैंडल गोल्ड अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए सपनों को मिले उड़ाने नहीं अपने घर में खिले मुस्काने कहीं कैनरा बैंक है ना Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. So Deepika, how are you feeling winning this final heptathlon event? ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் என்னோட கேலோ இந்தியா யூனிவர்சிட்டி இது. ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு. Good. And the last पीछे इवेंट में लास्ट इवेंट उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? हिंदी. How was the performance on the last events? Heptathlon events. All India meet? No, this. Fourth. Overall. I don't know points. Overall heptathlon. No, this event only. 4,500 something. So it's okay. Thank you. Congratulations. Well, thanks. So we heard from Deepika. Couldn't quite hear what she was saying, but obviously very tired after that 800 meters. We end our heptathlon contest here. We'll try and update you on who won overall the title of the best all-round female athlete. But there's so much more going on here. The men's hammer throw will begin again. And the men's shot put has been going on for very long at the other side of the field, as well as the high jump. Here's the man who I thought is very well placed to take gold here in the men's high jump. Deva Karthik from the University of Madras, easily getting past the current mark, which is, I think, 2:00, 2 meters. Very tall, very fit, and I expect much more from Deva Karthik. Well clear of the bar.
Oh, yes. Well done, too. Fair jump. These guys are killing the 2-meter mark. From the Sambalpur University, Swadhin Maji. Nice, clean, high jump. Plenty of pace. Good takeoff. Great to see. Not quite as classic as Deva Karthik's jump, but he gets the job done. Uchal Roy from Adamas University up next. We're looking at 2 meters here. Big long strides. And well done too. Just remind you that 2:14 was the mark in the last Khelo India University Games at Bhubaneswar. 2:20, the All India University record by Srinit Mohan, Mangalore University. And of course the Indian record at 2:29. So in that sense we're well below the 2:15s which we expect them to jump to as we go along. And if we can somehow get a new All India University record, that'll be icing on the cake, a bonus for that. Deva Karthik, I think, who seems set for the gold medal. Oh yeah, well done. Him too. Peda Shrika Kulapu of Acharya Nagarjuna University getting past the 2-meter mark as well. Okay, time for me to take a short break. And of course, Tripti, Sanjeev, good morning. Welcome back. You've got the men's high jump going on. We've got the men's hammer throw now continuing because the cage had taken a bit of a battering. A lot of them were fouling into the cage. It's been repaired now as Dilshit comes in for the high jump at 2 meters. And we've got the men's shot put as well going on in another part. The relays are to follow much later. A little hesitation. And no wonder his heels clipped the bar. We'll get another opportunity, Dilshit. Alongside Sanjeev, it's also going to be Milind Wagle. Thank you, Charu. And as Milind and I take over, Dilshit heels clipping the bar out there. Bib number 323 course. It's a close battle and host of events going on at either part of this magnificent stadium. Kaushik Jadhav there. 253 from Maharaja Sayaji Rao University. How's it going to be? Kaushik Jadhav. Off he goes, ambles in. Ooh. Still manages to clip the bar. And the red flag, of course, up there. They're going at 2 meters. Good, nice, fluent action there. But possibly not being able to time the jump properly. And the back not arching as much as Kaushik would have wanted it to. Possibly that's the reason. He's managed to clip the bar and not sail over Dilshit, Mahatma Gandhi University. Milind Wagle is a big fan of Dilshit's hairstyle. Milind, welcome back. How was breakfast? And are we ready to go right to the end of the day? Super breakfast. Looking at TN Dilshit, the Mahatma Gandhi University. Oh yes, when you're in Bangalore, we are going on to 2 meters. It's got a super run up there. And then of course that vertical speed which you saw from TN Dilshit, and then of course the takeoff, the deciding factor. Bangalore, South Indian breakfast, obviously amazing. Kaushik Jadhav of the Maharaja Sayaji Rao University, and very interesting. I'll talk about that at the end of this jump from Kaushik Jadhav. Oh, he's done that. He's done too. So obviously, he's now going to put the pressure on the others. It depended on a very efficient combination of the run-up, then the powerful takeoff. That's the important one. Vertical as possible. And then finally cleared it. Super at 2. You know, talking of the national record holder, Tejaswini Shankar, 2.29, he trains and studies at the University of Kansas. Very active on social media, so I get to know all that he does there. He's won a few collegiate championships in the United States, and one of those very passionate academics as well. As we move to the event in the cage, it's called the Beast Slayer. That's what they call it, the Beast Slayer.
1, 2, 3, 4, and 5. Sanjeev, elite athletes normally do 3, 4, and we'll be seeing these guys doing 5. So I wonder whether the 5th is actually required. Maybe the acceleration comes for these guys at the 5th and not on the 3rd and the 4th. Right, possibly trying to inject some extra momentum, Jaychand there, of course, with the 5th roll. A quick swirl and heaving it heavenwards, upwards in the sky, and of course, making sure it's still in contention. This is a big one. Jaychand firmly in the race, and it remains to be seen. Of course, there have been the 3 who haven't started: Farooq, Ahmed, Jaykumar, and Navdeep Singh. And as we see the next, Damneet is here. Damneet Singh, a 4-6 from the Punjabi University. So this one's headed to be a close one. Let's see how far does Damneet go. 1, 2, 3, walls it, it goes, flies away, and that's a substantially good throw from Damneet. Way ahead of the pack. International exposure for this boy. At the hammer, Navdeep Singh representing the Veer Bahadur, and he's certainly a Veer Bahadur himself. Look at the technical aspect there from Navdeep Singh in a rotary event where he exerted tremendous centrifugal force in the throw, and then of course accelerated the hammer because the implement is far longer in the other throwing events. So here with about we started at 6:15 in the morning. We've been going on for a good 4 hours, and from the hammer throw there is the short putt, I suspect, which is on at the far side, and there was also the pole vault. So we've gone through the motions of the women's 200 meters, where we earlier saw a big upset in Priya Mon beating the fancied and the Olympian. And the shot put for men, Sayam, Manush, Samardeep Gill, Vanam Sharma, Manpreet Singh, Saib Singh, Praful Thorat and Aryan Tyagi. All 8 of them in the men's shot put, putting the shot. We'll later on, we're now watching in the shot put 379, which is the first of them, Sanyam of Punjab University. But the red flag goes up. So it's obvious that, and he was a southpaw. So we saw him actually stepping out from the front, and that's the reason why it was a no-show or a faulty one. So he threw it, and then of course went out. So now Sahib Singh of the Allahabad State University. These are the big men, and these big men of course hurl the putt, the Perry O'Brien technique that we did mention earlier on, using the Perry O'Brien technique, 1, 2 and then the third, relying on the swing of the left leg, shifting the body just now there, and the red flag again. Nothing going right for the 2 of them that we saw on the picture frame. First it was Sahib Singh, Praful Thorat getting ready. Praful Thorat is from the Shivaji University, university which has been famous for wrestling. Kolhapur is famous for wrestling. Kolhapur, of course, this is Praful Thorat from this 230, correction, 230 is Manpreet Singh. So we first saw Praful Thorat coming into the picture, and now it's Manpreet Singh.
lovely professional. He's got a better acceleration there, using the glide, emphasized the powerful backward thrust, then the left leg followed by the similar drive by the right leg. Has he gone out there at the impact of the throw? So this morning, Sanjeev, we had the 20-kilometer walk for women, which was held inside the Cubbon Park, and that's the time of the day when the locals, even if it's a weekday, a Monday, they all come in the morning early at about 5 o'clock. This was the one who did well, Rakhi Singh of the Professor Rajendra Singh University. So there were 8 starters at 6:15 in the morning, when a lot of you would have perhaps been sleeping after a Sunday night party. But it was the girl from Professor Rajendra, Rakhi Singh, and following her was Mansi Negi of the lovely professional university. So the important point in the walking events is that the contact of the foot has to be with the ground at any point of time, and you obviously can't raise one of the feet above the ground, or both, correction, which would mean a warning and then a subsequent disqualification. Sanjeev, Cubbon Park outside the stadium, a wonderful locale. Oh, absolutely, absolutely, Milind. And of course, we saw Pyle there with 398 from Punjab University. And of course, there we go. In another, we headed for another medal ceremony for the women's high jump. Lovely professional university. Once again, Mr. Gopal. And in third place, Presenting her with a silver medal. Ravina Ashwine, Rekha, picking up the silver medal from the lovely professional university. Manonmanyam Sundaran University. And from the Manorium Sundaram University, Gracina G. Murley, all full of grace. We saw very graceful performance there from Gracina, with a superlative sterling performance in the end to make sure she pockets the gold medal. That was quite an event, Milind. Very well fought. Yes, Gracina, incidentally, is the university record holder with 1.84, set recently at the InterVarsity Games in 2022, just held last month, and on the basis of which the athletes were selected from the respective universities to take part in the Khelo India University Games. A very happy picture there for the 3 of them. The winner there. So and back to the walking event with a very proud moment there this morning early, and that of course was the winner of Rakhi Singh. The walking event, Baljeet Kaur of Punjab University. Early morning, as a result of the overnight rains or the evening rains, the temperatures cooled down, so it was nice and easy for the walkers to go through the motion of the 20k walk. That's a long, long journey, Sanjeev, 20 kilometers, isn't it? Absolutely, extremely energy-sapping, nerve-sapping race, one might say. And of course, 398 Pyle there. My question, Sanjeev, is that this was a circuit. Now, how
easy or difficult is it? You know, when you're walking 20K at a stretch on a highway, for example, or in an open area, could be a little psychological easy. But when you're walking only on a circle, how easy would it be? Because you feel that you're only doing a circle of whatever, 400, 500, 800 meters. Good question there, Milind. Just trying to get me on the back foot. But Milind, my repartee with you will be, each has its own fair share of problems. Each is as tough as it could be. I can't imagine wandering around on a highway for 20 kilometers, even if I know where to go, what's the midway point. I'm not sure I'll be very comfortable with that. But of course, this is a circuit and is a different way. You can't lift your feet off the ground. And the cameras are on you. The focus is on you. And of course, you know what is at stake. The pride of representing your university, your state, your parents, your association, your coaches, and all that matters at this point of time, because these athletes are preparing for the big one. It's been a while. इसके पहले मेरा सिल्वर मेडल था, फर्स्ट टाइम मेरा गोल्ड मेडल आया है। आपका क्या माइंडसेट था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द गेम? बस गोल्ड मेडल लेके आना है। और अपने कोच वगैरह क्या क्या आपको सपोर्ट मिला है? गुरमीत से वर्कआउट करवाते हैं ना जी, और पूरी टीम हमारे स्टेडियम की आई थी सपोर्ट करने, और उन लोग की वजह से अच्छा कर पाया। आने वाले कोई नेक्स्ट इवेंट में आपका कुछ है कि मैंने नेक्स्ट आपको क्या नेक्स्ट वो करना है, अपना पर्सनल बेस्ट क्या रहेगा? और जैसे इस टाइम आप बता रहे हैं कि मुझे पर्सनल बेस्ट नहीं है, तो आने वाले टाइम पे क्या आपका रहेगा, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा कि मैं उसे कैसे कन्वर्ट करूँ अपने पर्सनल बेस्ट के साथ? जी, मेरी टाइमिंग, मैं जो माइंड सेट रखी हूँ वो 32 1 hour 32 minutes So the presentation for the javelin throw for women, which was one more presentation this morning, the event, and now the presentation. The javelin, of course, the Finns at one time used to be very good at the event in the men and the women. I now request Mr. Vilas Neelkanth to please step forward and present the winners with the state souvenirs. He'll be starting off with Pushpa Jhakar first up, and he'll move on to Karishma Sanil. And Jyoti will receive one as well from Vilas Neelkanth. I'd request Mr. Vilas Neelkanth and Mr. R.K. Pillai to please step by the podium for an official photo shoot. And the winners of the javelin, Harita getting the gold, Jyoti the silver, and Priya Atri getting a bronze. Harita from the Chaudhry Bansilal University. So the javelin, the spear hurled with aerodynamics. अच्छा था यहाँ पे क्लाइमेट। सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. का काता फिनिश हुआ यहाँ पर, और इन्होंने 2 मिनट पहले ही समाप्त किया अपना परफॉर्मेंस, या अभी 2 मिनट पहले फिनिश कर दिया। 2 मिनट बचे हैं इनकी, अभी और ले सकती थी ये, 2 मिनट और ले सकती थी अपने परफॉर्मेंस में, बट ये प्लेयर की तैयारी के ऊपर होता है कि उसने कितनी तैयारी में अपना खाता तैयार किया है और उसकी बोंकाई जो मीनिंग इसका शो करना होता है। तो ये टाइमिंग देखते हुए किया है या नहीं किया है, ये डिपेंड करता है प्लेयर्स की ट्रेनिंग और उनके कोचेस पर भी ये बहुत डिपेंड करता है। और
24-12 24.12 ये इनका स्कोर रहा है। यानी समय जो इनके पास बचा हुआ था उसकी डिडक्शन ज़्यादा नहीं हुई। जिस स्पीड से इन्होंने शुरू किया था और जो इनका कॉम्बिनेशन था, जो तालमेल था, जो लय थी, उसकी बदौलत इस टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इस इवेंट का पहला ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। बिल्कुल, इस इवेंट का पहला ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है और अब सेकंड ब्रॉन्ज मेडल और एक और बचा हुआ है। ये देखते हैं किस टीम को मिलता है। चौबीस 24.12 का स्कोर इन्होंने हासिल किया। मैक्सिमम पॉइंट्स जो रहते हैं वो 30 रहते हैं और इनको आज के दिन का मिला पहला ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने बीट किया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को, जिन्होंने 22.62 का स्कोर हासिल किया था। टीम इन ब्लू जो है वो विजय रही। चंडीगढ़ को मिला आज का वुमेन कैटेगरी का पहला ब्रॉन्ज मेडल। Mr. Satish Kumar again to please come forward and we're present seeing him the prize distribution ceremony, the medal ceremony for the men's pole vault event. Dhirendra Kumar from the V. Bahadur Singh University with a height of 4.80 getting the gold medal, and Nana Sone, BIP 491, University of Madras, pocketing the silver with 4.70. And interestingly, I believe none of the others finished. Very rarely do we see a bronze medal, position number 3 vacant. So a dream of a podium for the other competitors. What does it mean? They did not clear any of the heights. Does it mean that? Because even if they clear a height, which is the start, someone gets a bronze medal, isn't it? Well, not sure why this happened, and remains to be seen. But certainly what I can put it down to, certainly very, very poor performances, something they won't be very happy about. And quite a few more events left for the day as we are winding down the clock. The Khelo India University Games, which was held over the last 10 days, including this day, across 5 centers of excellence all over Bangalore. And we are presently at the magnificent Kantirava Stadium, right in the heart of the city. And Milind knows more than just a way or two about his way around this city. He's been here a number of times. I have been here a few times. And Milind has been regaling us with his anecdotes. But of course, as it comes to the end, there's a sense of, you feel this always when there's a big event, a big ceremony, a big occasion. When it goes off, as it winds down the clock, sort of felt a tinge of disappointment, but of course there is the expectation of things to come in the future, and possibly we've seen some fabulous potential as far as these athletes are concerned. And we are now heading towards the women's triple jump. Meera Shibu on your screens from the University of Calicut. The national record still held by Mayuka Johnny 11 years back, standing for a long time, 14.11. Meera Shibu should be targeting the Khelo India University Games record, 12.78, 2020. Off she goes, Meera. Wouldn't be a shade under 13, I guess. Yes, commonly known as the hop, step and jump. In our younger days, now the popular name of course is the triple jump. That's the hop, step and now into the jump. Starting off with 6 of the jumpers. We've seen so much of Mayuka Johnny we have covered. The record of 14.11 meters she set in Kobe, Japan, 2011. So it's been there for 11 long years. Aishwarya PR of the Mangalore University, Karnataka.
the triple jump, where once again, like the long jump, requiring both speed and the leg strength for good performances. And in many ways, it's very similar to the long jump, but the extra strength is required to perform the 3 consecutive phases: the hop, the step, and the jump. P.R. Aishwarya. Oh, she pulls back. She pulls back. Looked initially good on momentum, but suddenly pulling back on time. So this is the presentation of the heptathlon, is it? Or is the shot put? The shot put there for women. Congratulations on winning that one, Rekha. The winner of the silver medal, Jasmine B. Once again, that is from Lovely Professional University. Professor Rajesh Kumar, if you could please step forward and present. Remember in the heptathlon, I remember someone asking me, has the athlete won 7 gold medals in the heptathlon? Because the listener or the viewer or the spectator watched the heptathlons going and winning 7 of the events, so automatically said, "Har event mein gold medal hota hai kya?" So I had to correct and say, no, it's the heptathlon, which is a combination of 7 events. But here, this is the individual shot put for women. Of course, and the proud champions, they'll be looking to take their game forward in the days to come. Of course, as we watch the medal ceremony, a couple of more interesting events are going on at the same time. The men's high jump, requiring a very, very specific and precise skill sets, that's still on. And just a matter of time before I get to know who's been or who will become actually the high jumper of this competition. And a proud moment there for the athletes. This is exactly what they strive for over years in their quest for perfection. A bite of the medal. Of course, that's what, as you say, Milind, in pursuit of happiness, they certainly are. Their pursuit of happiness means at least they've got to one level. They've got the medal they desired. The triple jump, P. Babisha of the University of Madras. Good run up there. Hit the board at the fastest speed. And during the 3 phases, the final phase, which was the takeoff, the hop step, and the jump, which you now see, not to perfection. In fact, you gain the greatest distance in all the 3 phases and land in the pit for a long jumper in the best position without falling back. And 445 is Asha representing the Tamil Nadu physical education in the women's triple jump. In fact, there's so much written and said about the advantages of different ratios in the distances covered by the hop, step and jump. The triple jumper, of course, needless to say, has to land on the same leg. That's important. You'll watch that final one where the triple jumper has to land on the same leg as she took off from the takeoff leg in the second phase, the step, and on both legs in the final phase, the jump. Anju Bobby George used to do both the triple and the long jump, but then found it obviously to decide that I need to take up one, and how well she continued to do that in the long jump. Lucky to see her in the top 8 in Athens in the 2004 Olympic Games. The World Championships in Helsinki, where she missed a podium by of just a few fractions of a centimeter.
wonderful long jumper that she was. Started her career with the triple and the long jump. So along with the events which are on, and this is the presentation of the 200 meters for men held early in the morning, and that's the presentation of the 200 meters for men. That's right, we saw a blistering race out there. Of course, we obviously have new champions in both the men's as well as the women's 200 meter dash. Very, very strong races there. And of course, we are in anticipation for the prize distribution ceremony for both these. In the women's event, we saw Duti Chand was literally upstaged an outrun as a new champion emerged with a blistering run. That was Priya Mohan and Vignesh from Mangalore University. There he is. Bronze medal goes to Tesh Shetty from T. Mangalore Shetty, University. highly regarded, Mangalore University, finishing off with the bronze medal. Presenting him with the bronze medal. The winner of the silver medal is Shashikant Angadi from Bangalore University. Shashikant Angadi stepping up to collect his silver medal on the podium. Accelerated towards the end and really chased the leader of the pack very well. The gold medal. Good finish there, creditable. But the gold medalist and crowned the champion, the 200 meters champion at the 2021 Khelo India University Games from the Mangalore University, Vignesh A. Blistering run there from Vignesh, pacing himself very, very well. Powerful strides, holding off for whatever thrust and power Angadi could exert on him in the final stages. His kick literally proving too strong right there at the end. Vignesh, of course, the champion, 100 meters champion, Shashikant Angadi with the silver, and T. Shetty from Mangalore University. So Mangalore doing a 1-3. Mangalore University picking up the gold and bronze, and of course the silver picked up by Bangalore University. So it's basically all medals staying within the state. All medals staying within the state. A proud moment there. Bangalore University with the gold and bronze, and Mangalore University with the gold and bronze with Vignesh and Deeptesh Shetty and Shashikant Angadi with the silver coming in from Bangalore University. Very well done, boys. It'll now be the big test as they go literally from being boys to men. They'll get into the big stage. They'll have lots of competition all across India and different levels of competition. And we come back again. This time to the women's triple jump. Babisha P. Bib 479. University of Madras. Picture of concentration. Is she ready to rock it away on the runway? Taking a couple of steps backward. That's Babisha. Jersey 479. Picture of concentration. Deep breath. Waiting to exhale. And off she goes. Babisha. Oh, that's a jump. I think she's past 13, or will it be a shade under 13? But that was a substantially good jump there. Good, neat, very proper technique there. And that's the final lurch where she heaved herself over into the sandpit. We'll have to see. And we're still waiting for Babisha and how much she's achieved to come up. Milind? So the triple jump is on. The high jump also being attempted at 2.14 by Asha. The triple jump, one continuous action from the first stride of the run-up to the final landing in the pit. And for the triple jumper, it's actually, as you now watch, it's good to divide it when you're actually being coached
into separate phases of the run-up, the hop, the step and the jump. The aim, of course, for this girl, now Meera Shibu of the University of Calicut, she'll try to establish the maximum horizontal speed for all the three phases of the triple jump. And we all know that in the triple jump, the distance jump depends largely on the run-up speed, and this phase is as important as the approach run in the long jump. Meera Shibu. The high jump bar has been raised to 2.15. So from the triple jump, we will also try to see the high jump, but right now it's the triple jump on. Meera Shibu. A good run up there. Started well on the same foot, then reached the speed and a clear one. So the high jump at 2.15. This is the triple jump with Meera Shibu of the University of Calicut. Of course, seemed to be there in a bit of momentarily looked as if she'd withdrawn, and the first jump over 2.15 we can see from the other corner of the field. This is very, very interesting. The men's high jump, the bar has been raised to 2.15. That will be very, very interesting to watch. And of course, we are ready yet again for another medal ceremony. Even as the men's high jump competition seems to be hotting up, the bar has been taken up to 2.15. That's some height, certainly. And we also saw a short while back the heptathlon results. Moving on to the presentations then. The winner of the men's bronze triple medal, jump. Robinson Sekhar from Madurai Krishna Kamaraj Singh, University. jump I request 16:10. Shri KJ There he Eskalsi is. to please step forward and University of Mumbai, that's where I studied. Oh, now that gets Milind Wagle going. The University of Mumbai immediately makes a very, very happy man. Started off with a very good jump, finishing off 16.10. That's a terrific jump. Good performance there. And all the while we see the winners, and of course, congratulations to them. This was a tough competition too, Milind. And the big one this morning. Yes, gold surely medal, Krishna the Singh, triple University jump. of Mumbai. Shri KJ Eskalsi will be doing the honors. Far different, although very similar to the long jump. But remember, you got to do it in three phases, and that's why it becomes that much more difficult. If you actually mess up on either of the three, that's the hop, the step and the jump, you could find yourself in a spot of bother. Once again, the same story, very sweet, the gold to the winner. And obviously the other two should be fairly happy with a podium finish, because when you have a podium finish, you know that you've done your bit to be standing there. That's the dream of every young boy and girl at whatever level. It could be the school meet and up to the national level and the international level. The high jump again. No, but here we are at the presentation of the triple jump. Mayuka Johnny, the big name in women's triple jump. Also, and of course the bar set very, very high, 2.15, which means certainly take it past the Khelo India University Games record of Adarsh Ram. The last try, we are waiting. We'll try and get you the pictures as soon as possible. It's possibly the last try, and if he does sail over, he'll certainly smash the record and set a new games record here in Bengaluru. He's tried gamely for a couple of times, not been able to sail over clearly. Both times Zeals clicking the bar. So this time though, possibly taking a jiffy.
taking a small breather, finding the reserves inside. One big jump, one big high jump. That's all he needs to do to sail over the bar. That's where he is. 2.15. So we are there back to the preparation for the high jump. We're at 2.15. The big name there in the high jump, as I said, the man who trains at the University of Kansas, Tejaswin Shankar. But here we've got Deva Karthik of the University of Madras. He's the Lone Ranger in this field. The man who went to 2.8, went up to 2.12, 2.13 and now 2.15. Yes, certainly another DK in the Indian sporting ecosystem. Deva Karthik this time round. 4.89 from the University of Madras. Long-limbed, of course. High jumpers, I think it was Jawahar Sotomayor who started that trend of the long socks. Any idea why do they wear the long socks? I trust Milind to come up with this time. Good observation though. Milind will try and certainly do more on that. Javier Sotomayor certainly comes to mind with his long socks. All right, now DK. Deva Karthik hogging all the attention. Why shouldn't he? First two attempts, he's managed to nick the bar with his heel. His third and final attempt, 2.15. If he does so, he smashes the university record out here, the Khelo India University record, not the All India University record. That's 2.20. And the national record still at 2.29. Tejaswin Shankar, way back in 2018. Limbering up, DK. All set. All eyes on him. The cameras have zoomed in on Deva Karthik. And of course, all the rest of the field, the competitors, they are egging him on. It's a wonderful sight to see. What a spectacle. There he goes. DK flies through. Oh, again he nicks the bar. Unfortunate. Game trier though. Well done. But certainly not the result he would have wanted for himself, Milind. Oh yes, what a sight that was, that all the other high jumpers actually stood in one line to watch this boy attempt to 1.15. They started clapping the moment he was on the runway there, but sadly did not clear 2.15. So that is the end of the competition in the high jump, with victory there for Deva Karthik. As from the high jump, we will move to a presentation once again. 16 of the presentations of yesterday, and we are now going to the presentation of the 110 meters hurdles. That's right, we are all set for the men's 110 meter hurdles. Champions to be awarded their medals. The event taking place yesterday. Vikas Kodke with the gold, Yashwant Kumar Laveti with the silver, and Krishik M with the bronze medal. And of course they are here at the podium. A proud moment there. Vikas Kodke 14.40 for the gold. Yashwant clocking 14.55. And first up the bronze, Krishik M. Krishik M from the Vishveshwarya Technology University. 14.63, that's his timing. Kritik of the bronze. Loud round of applause for him there. And we are looking ahead to the 4 x 400 meter relays, which are going to come up very soon, very shortly. Two of the marquee events there. With 14.55 from the Acharya Nagarjuna University, Yashwant Kumar Laveti, and of course Vikas Kodke. Big congratulations from the Shivaji University, clocking 14.40. So there we have 1, 2, 3, a podium finish. Vikas Kodke, Yashwant Kumar Laveti, and of course Krishik M.
standing atop the podium. We will have a few more medal ceremonies, of course, primarily among them the heptathlon, a closely contested event there. The heptathlon in the women's. Of course, Tanu, Pooja and Deepika clinching gold, silver and bronze respectively. Maria coming fourth. Big shocker there was Akshata. Didn't finish her event. And here we are with the 110 meter hurdles champion. Gold, silver and bronze. Absolutely wonderful achievement there for the young champions there. And we're all set in preparing for the relays, the relay events, which are all set to take place very shortly. We're looking at winding down the clock. And that's the starting line. 400 meter relay. Madurai Kamraj University, Tamil Nadu in 1, Guru Nanak Dev University, Amritsar 2, Chaudhary Charan Singh University, Meerut 3, Bangalore 4, MGU Kottayam, Kerala 5, University of Calicut, Kerala 6, Punjab University in 7, and MGU, that's Maharshi Dayanand University, in number 8. Milind, in the meanwhile, has gone for a break, and he's pretty significant there, 400 meter relay. And Milind has handed over the baton right now to Charu Sharma. Charu, welcome back. We're looking for another cracker of a final. Thanks, Milind. Sanjeev, here we are, the final two events of the athletics program at the Khelo India University Games. We'll begin with the men's 4x400 and end with the women's 4x400. The last two medals to be won. I wonder if you have a list of all the universities that have done well, but many medals won by many universities here. It just goes on to show the depth of athletics around the country. I have some sort of an overall list just to give people an indication. Jain University at the start of the day were leading with 17 golds, but overall again it was Punjab University who did win the first edition of the Khelo India University Games. Lovely professional. But all that's a little later. Let's go to the men's javelin throw medal ceremony. The men's javelin throw was held last evening under terrible conditions. It was raining copiously at that point of time. So they started and stopped and started again and stopped, and the grip was very difficult, the javelin grip. They kept drying it, kept going on with it. Game trials for sure, Sanjeev, but I felt for the athletes last evening that some of the events that were carrying on despite the heavy rain. One of them was javelin, and you could almost anticipate a high danger level, what with the thunder and lightning. But eventually they did conclude. And here are the medalists. Bronze first. That's right, one of the very few events which has the competitors carrying on gamely, braving the incessant rain which suddenly struck Bengaluru in the process, bringing the temperatures down. Izar Ahmed with the bronze at 66.62 meters. Kamar Ajay Raj Rana with 71.76. The silver. And Rishabh Nehra with his final throw, 76.64, winning gold for Dr. Ram Manohar Loya University. Professor Rajendra S. University bronze, lovely professional silver. And the very last throw of the javelin competition amidst very trying wet conditions, Rishabh Nehra of Dr. Ram Manohar Loya throwing 76.64 to take gold. Well done, the champions, of course, braving the elements. Of course, that was an added feature.
to this big fight in the javelin throw. And the medalists and the other participants did very, very well to brave the blistering rain, make sure the conditions didn't get the better of them, as we finally ended with the winning throw, which was certainly the last throw out there, Rishabh. And the proud winners being felicitated after collecting their medals, being awarded their medals. This is where they step onto the big stage, of course, and a lot more, well, surely will be expected from them. And the country knows that there's a newfound interest in javelin, more so specifically after Neeraj Chopra's fabulous achievement at the Rio Olympics. And certainly he has set the stage alight for the next generation of javelin superstars to come forward and make sure they have what it takes to make it to the big stage. We're at the end of the medal ceremony out here, and we'll soon cut across back to the men's 400 meter relay. And there we see, of course, we're literally at the starting point. Madurai Kamraj in 1, Guru Nanak Dev University 2, Chaudhary Charan Singh 3, Mangalore 4, MGO Kottayam 5, University of Calicut Kerala 6, Punjab University 7, and MDU, that's Maharishi Dayanand University in lane 8, Charu. Back to our attention to the 4x400, the second last event in the athletics program. And because it's 4x400, it does look like we could have a little bit of separation, because the 4x100s go by very quickly and it's all just a blur. But it looks like we will get some breathing space in the 4x400, 1 lap each. To begin with, Madurai Kamraj University is going to be Ganesh Kumar for Guru Nanak Dev, Khan Sharoop for Chaudhary Charan, Sachin Kumar from Mangalore, Mahantez Helavi from Mahatma Gandhi, Anirudh will start for Calicut, Yabil Rash, Punjab University, Harpreet Singh and Maharishi Dayanand, Jatin. Almost ready. Those are the first runners. Of course, it depends on your strategy, and strategy plays such an important part in all the relays. Do you get your best man in first? Do you get your best man in last? Sometimes the best or the fastest runner is number 3 to ensure that he gives you a sufficient lead for the fourth, the anchor, to finish it off. Well, we don't quite know all these athletes that closely, but looks like some of the better runners will certainly be starting first. Almost set. 4x400 for men. And off they go, off to a blistering start. Madurai Kamraj with a good start there, but Mangalore University, keep your eyes on lane 4, and MGU on lane 5, coming up right against each other, coming up from inside. Of course, Madurai Kamraj going a little wide, but seems to be losing a little bit of seam at Guru Nanak Dev University, seems to be catching up. So is Punjab University right from the inside, Charu. Well, looks like for me, University of Calicut is doing very well, because they're on lane 6, and for them, Yabil Rash has started out really well. Of course, they might will, because 400 is a bruising race. In fact, it's the man from the outside, Maharishi Dayanand, Jatin, who continues to lead pretty handsomely at this point of time. And lane 7, lane 5 also right behind. That's right, MDU passing the baton very swiftly, but of course MGU and University of Calicut, it could look to be a photo finish as far as these two batons are concerned. They've quickly passed on and switched lanes to take the lead. Of course, it seems that MDU is trailing at this point of time as we speak. University of Calicut, MGU, and of course Mangalore University coming hard right through the centre, Charu. It's Mangalore University for me right now. Their number 2, Devaya, has taken the lead, and pretty handsomely so, 4 meters ahead of the nearest competitor. That's MDU coming in next, and very close thereafter. Nothing to pick from. This is going to be a messy exchange, but Mangalore has done very well to open up that slight gap, and that will help us to go along, because it's all in the exchange here after fabulous run by Mangalore's Devaya, who hands it over to Milan. And Milan is off in a flash. MDU in hot in pursuit, but it seems that MDU seems to have been overtaken. A little bit of a delay there at exchange with Baton, and Mangalore University opening up gradually a substantial lead as they approach the penultimate bend, and it remains to be seen how much of reserves Mangalore has going into the final Baton exchange. Of course, you can see the gap widening, but there coming in from the inside, Chaudhary Charan Singh, and of course University of Calicut hot in pursuit, and of course MDU seems to be struggling behind at this point of time, but Mangalore seems to be running for their
their lives, and it's just a matter of time if they can make sure that the beaten exchange is perfect. Possibly they are gonna pick this up, Charu. Well, the lead is whittling down. The others are catching up to Mangalore. They only have about 4 meters now. Not enough. We'll see what the next leg does for Mangalore. It's all very close thereafter for gold and silver. But Mangalore have started well. Remember, you can't burn yourself out. It's 400 meters. Sometimes the excitement gets the better of you. You begin hard and then start losing ground towards the end. On the back straight, they are beginning to catch up with Mangalore now, the rest of the pack. And it could all be very, very close hereafter. Absolutely, Mangalore seems to be, of course, trying to keep the distance, but of course the others seem to be catching up. There's a fair bit of movement at the end of the trail, and of course Chaudhry Charan Singh University, and of course Punjab taking long strides. Of course Punjab coming in from lane 7. Of course there seems to be a bottleneck out there, but Punjab this time has been, of course, overtaken, and it's long hard strides. Mangalore simply reserving his last kick for the final one, and of course he has done it. What a sensational, fabulous victory. Baton raised high in the air, Usain Bolt style, but finishing it off in style. Mangalore simply scorching the heat out here and making sure they did what they did right from the word go. Fabulous. सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। कैनरा बैंक है ना, Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. And Mahatma Gandhi taking silver. It was a dash for the bronze, very close. We'll try and find out who it was, but all eyes, of course, on the winner, taking gold medal, Mangalore University. Mahantes, Devaya, Milan, Nihal. Devaya was particularly spectacular. There we go. A dash towards the end. And the bronze was settled only in the last 4 or 5 meters. All smiles. Mangalore University, well done. One of the blue ribbon events of any athletics program. The 4x400, Mangalore take gold. Absolutely fabulous performance there from the Mangalore team. Very good and efficient in passing the baton, establishing the early lead. And look at that, hard and strong coming right through the center. Of course, MGU trying literally very, very hard. Punjab from the outside. Chaudhry Charan Singh fading away, and of course MDU, and look at that, pumping his chest with the baton and telling the entire world that look, here we are the champions here at the Khelo India University Games. And we cut back straight across to the heptathlon prize distribution ceremony, and number 3 Deepika S from the University of Madras finishing credibly third with 4.542. On number 2, somebody who was in the lead and was supposed to win it possibly, Pooja, missing there by a whisker, 4.728 points. And number 1, put your hands together for the new champion, the new heptathlon champion at the KIUG, Tanu, finishing it off with 4.805, over nearly 80-point difference her and Pooja. Very, very super finish there from Tanu, Pooja, and of course Deepika. Remember, we had at least 6 different winners of the 7 events in the heptathlon, but in the end it seemed to be Tanu who had started very, very strongly and finished on top of the leaderboard on day 1, managing to make sure her lead stayed intact, Charles. Well, it's a big accolade. Applause for the best all-round female athlete here at the Khelo India University Games, and Tanu it is. Not much of a lead, but just sufficiently over Pooja. Over 6 events, they battled really hard, and that 800, of course, was the decider. Tanu, Pooja, Akshata with the medals, Karnataka State Law University. Akshata started out really well in the 110-meter hurdles, the first event, and did reasonably well. Is it Deepika then? Okay. Well, Deepika, congratulations. But let's save our best for Tanu. Tanu, congratulations, best female all-round athlete at the Khelo India University Games. That's quite a feather in the cap of any athlete. Absolutely, and we cut back across now of the women's 400 meter relay. And of course, this is also another strong field expected to scorch the track. Madurai Kamraj and 2, Punjab University Patiala, and 3, MGU Kottayam Kerala, 4, Maharshi then in the University, 5, University of Calicut from Kerala, 6, Veer Bahadur Singh Purval Chandra University, 7, and Bharatidasan University in number 8. Of course, seems Guru Nanak Dev University are no longer part of this competition, and as you were mentioning, a very, very close encounter, one
which we've all enjoyed while calling the action, has been the heptathlon for women. And it was a little bit of a surprise when Akshata, who was still in the reckoning for a podium finish, Charu, actually did not take part in the 800-meter run. Yeah, well, that's how it crumbles once in a while. We thought she was a particularly good athlete on the track, but I think the throws let her down a bit. But let's focus on the next event, our last event of the athletics program, the 4x400 for women. A bit of a surprise that we don't have any university from Bangalore or even Mangalore who did so well. There's Madurai, Punjabi University expected to do well, Mahatma Gandhi, Maharishi, University of Calicut, always a favorite in athletics events, Veer Bahadur Singh University and Bhartidasan. I wonder if I were to take a punt, I'm certainly thinking Punjabi University in lane 3, watch out for them. Madurai Kamraj not bad, and of course Mahatma Gandhi University, who took silver in the 4x400 for men, could also be doing reasonably well in the women. So 7 lanes are up. Just before that though, we'll have another medal ceremony. We couldn't quite show you the event, we apologize, but here are the short put winners. This just finished today. Today, a little earlier on, was the short put contest. Will be stepping forward and presenting him with a bronze medal. The winner of the silver medal, Samardeep Singh Gill from Bharkatullah University. Once again, Mr. Sanjay Sanskrit presenting This him event with was an award. held earlier today, about an hour ago. And the winner of the But, gold medal, unfortunately, we were unable to show it to you, but here is the gold medal winner. Rajendra Singh University. Biggest Mr. Sanjay throw Sanskrit presenting of him the with Khelo gold India medal. University Thank you Games. so much, Mr. Sanjay Sanskrit. I This request was Mr. a K. pretty Joy close to affair, and step of course forward the three and, hand out the fighting state it out souvenirs right to till the our end winners today. before we saw the champion emerge. And of course things look good as far as this particular discipline is concerned. Seems to be what do they do when they go to the next stage, because no longer after the university days are over, when they participate for their state, do the nationals and different other divisional meets, it remains to be seen in the face of possibly different and stronger competition how they fare, and that's what will test how good they are at the big level. It's not really about how good you perform, but how good you hold yourself together mentally on the big stage, Charu. Well, the big boys can barely fit onto the number 1 spot on the podium. We'll have to stand at an angle. But well done, takes a lot of effort. Luckily, of course, the conditions were a lot better today. And they didn't have to face any adverse conditions in the throwing circle, the putting circle. No new record though, I believe. Also had the hammer throw gone really well today. Of course, a lot of the hammers crashed into the cage. They had to repair the cage at one point of time, but then of course it concluded well for Damneet Singh. Almost set now for the 4x400 women's relay. To remind you, Madurai Kamraj in lane 2, Punjabi University 3, Mahatma Gandhi University 4. Watch out for these 3 inside laners. Maharishi Dayanand, who've done very well in athletics, in lane 5. Lane 6, University of Calicut, also a potential favourite, Veer Bahadur Singh in number 7 and number 8, Bhartidasan University. From lane 3, that's Punjabi University, Simarjeet Kaur to begin for them. Yugadi to begin for Madurai Kamraj University. Bismi to begin for Mahatma Gandhi. For the University of Calicut, Sheila. And for Bhartidasan on the outside lane, Durga will begin. Which means there's no one in 7. Nobody in 5. So 6 universities will be battling for the title. Yeah, so let's just confirm there are only 5 now. There's no lane 7, Veer Bahadur Singh, and no lane 5, Maharishi Dayanand also not taking part. So we only have Madurai Kamraj in 2, Punjabi in 3, Mahatma Gandhi in 4, University of Calicut in 6, and in 8, Bhartidasan University. That's 5 of them competing in the 4x400. And that makes it closer still. I'm not so sure lane 8 may do so well. I'm taking a bit of a call here. But very close between the other 4, Madurai Kamraj, Punjabi, Mahatma Gandhi and University of Calicut.
could make it a real contest for the medals. The conditions much hotter now. The sun's out in full force. And, it's only one lap though, so I'm sure the girls can suffer the heat for one 400-meter lap. Shri Yugadi will begin for Madurai Kamraj, for Punjabi, Simarjit Kaur for Mahatma Gandhi, Joseph Bismi, and University of Calicut, Sheila. Jamshila. So we're all set now. The women are on their marks, ready to do battle for one last time, the final event of athletics on day 10. So much about athletics as individual. It's only in the relays that we see the power of team play, and this one is for the university. Nothing about the individual here. Of course, some runners are much better than the others, particularly the anchors, I should imagine, for some of them. And off they are, off to a good start. And of course, we can see Madurai Kamraj has got a pretty good start out there. But University of Calicut coming on strongly, long strides there for, of course, we can see University of Calicut and Veer Bahadur Singh, of course, into struggling to gather momentum. And there we see coming in from the inside, taking over. And this could be a tricky one as they near the first bend and they're ready to finish their lap and pass on the beat. And this is a cracker of a race, and it's going to be a big lead there, as we can see, literally steaming away and running away from the rest of the field. That's the University of Calicut. What a lap she's been running, and let's see if anyone else can catch up with her. Well, Jamshila has run a fantastic opening leg for the University of Calicut. In lane 3, we've got Punjabi University. Well, they're a good 7 meters behind, and behind them, Mahatma Gandhi in third. We'll see how they carry on hereafter, of course, when they all bunch into the inside lane. That's when we'll get to know what's going on. Punjabi University is running a fantastic second leg. Kiranjot Kaur has taken over, and for Mahatma Gandhi now, a bit of a problem. They're well behind. Punjabi University racing ahead through Kiranjit Kaur. Wow, what a turnaround here. Absolutely, a stunner of a lap there from Kiranjit Kaur, steaming ahead of the rest of the pack. University of Calicut was initially being in the lead, obviously losing out a lot of steam, and MDU and MGU, they're struggling to stay afloat. But as we see, this has been a streamer of a lap there from Punjab University. Kiranjit Kaur, slowly we can see the others trying to catch up. University of Calicut trying to make a brief comeback. Of course, it seems they're struggling as they're nearing the time to pass on the baton, but Punjab finishing off very strongly, and remains to be seen how the third runner takes it away. Off we go, Urta Punjab, literally. Well, in a manner of speaking, Tanveer running the third leg for Punjab University, well ahead now. It's a really tough contest for bronze and silver, as we probably see Mahatma Gandhi University being taken over by Madurai Kamraj University for silver. But that's a very close race, and of course there's one more lap still to go after this. Punjab University about 40 meters ahead, and it doesn't look to me like they're going to give that lead up. Running the last leg for them is also a core. Not too sure about the name, says the same Kiranjot, but I'm sure it's somebody else. That's right, in the Khelo India University Games record, MGU 3:48.12. It looks like Punjab's going to smash it any time. What a sensational third lap. They've been having a terrific. Initially, they were a little bit behind the University of Calicut, but the way they picked up the pace, and look at the runner, she's grimacing, but of course she makes sure that she's going to pass it on, and off she goes, at least 40 meters ahead of University of Calicut, who are finally struggling to pass on the baton. And of course there'll be a flash. They'll be off in a sprint 2 and 3, running neck to neck, but Punjab are way ahead, and it seems literally impossible who will catch up with them unless there is a miracle out there. University of Calicut right now at second. They had a good exchange, the final exchange, but out front it's Punjabi University way ahead. Look at that terrific battle for second and third. For the moment, University of Calicut about just a step ahead. We'll see what happens at the finish, but no one's going to stop Punjabi University from picking up the final gold medal here at the athletics track, the 4x400. Striding ahead under no pressure at all. She doesn't need to sprint, knows that she has a very healthy lead, yet for pride of performance you want to run as quickly as possible. Punjabi University finishing in gold medal. Big race on for silver, but it looks like it's going to be University of Calicut over their opponents. Mahatma Gandhi taking bronze. Punjabi University, congratulations, taking the final gold with relative ease.
Absolutely, what a super sensational team effort there from the Punjab women out there. Initially they were way behind with the University of Calcutta flying away to a very, very strong start, but they came inside very fast, and of course all the four of them literally flying through. And what a performance there, at least 30 to 35 yards between them and the runners-up and the bronze medalists. What a fabulous performance there from the Punjab women to cap off the grand day of athletics. In fact, day 3 and the last day of athletics here. This is indeed the last medal round. And look, there we go. A wind in her hair, and what a lot of strength in her stride as she wanted to finish it off. Not a single look of discomfort, not a tinge of pain or suffering on her face as she burst through. It's difficult conditions, it's pretty hot out here, and she made sure she was in her stride, a perfect stride. Her arms are running along her body, perfect positioning in place, and nobody could be seen nowhere close to her as she didn't even have to dip in, bursting off and finishing off. What a grand performance there, Charu. A grand way to start and a grand way to end. A grand spectacle, exactly which we expect from sport. Punjabi University all smiles. Yes, Sanjeev, we've had a very crowded program this morning, just trying to avoid what could possibly be evening rain yet again here in Bangalore. But yesterday, of course, the schedule completely torn apart, and I feel for the और महज और मात्र 4 सेकंड रेड ने हाथ तो उठाया है, ऐसा लगा कि रेड ने अटैक किया है। रेफरी का क्या फैसला होगा? और बार-बार चेतावनी मिल रही है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के अरविंद को। डाइंग मोमेंट्स में यह मुकाबला समय समाप्त हो गया है, और इस समय समाप्त होने के साथ ही बेंगलुरु विश्वविद्यालय के अरविंद एनएस ने यह मुकाबला 5-2 से जीतकर कांस्य पदक अपनी झोली में डाल दिया है। तो अरविंद एनएस ने जीता है ये ब्रॉन्ज मेडल। 5-2 का स्कोर था, और यहाँ पर जो आज इंडिविजुअल स्पर्धाएं शुरू हुई खिताब की, वहाँ पर ये स्पष्ट होता हुआ कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यहाँ भी संघर्ष बढ़िया देखने को मिला, लेकिन अंत में जो बाजी हाथ लगी वो बेंगलुरु विश्वविद्यालय के अरविंद एनएस ने 5-2 से हराकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोकेश पांचाल को कांस्य पदक अपने नाम किया है। किस तरीके से ब्रॉन्ज मेडल मिला अरविंद को, और अच्छी चीज ये कि शुरुआत में ही इन्होंने बढ़त ले ली थी। ये वो पॉइंट था जब इनका जो कॉन्फिडेंस था वो 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इनके विपक्षी ने, लवकीश ने प्रयास पूरा किया वापस आने का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगता है कि इस खेल में खास तौर से जो पहला 1 मिनट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जी हाँ, वो मानसिक दबाव बनाने के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप अपने विपक्षी खिलाड़ी पर शुरू में ही अटैक कर दें और उनको दबाव मिला दें, तो फिर यही जहन में चलते रहता है कि वापसी कैसे की जाएगी, वापसी कैसे की जाएगी, ओपोनेंट मेरा बहुत टफ है, और वो जो मेंटल प्रेशर होता है शायद उससे बाहर निकलना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर वही काम किया था अरविंद एनएस ने, और रेपेशाज के जय भगवान। This is Sanskar Mishra in jersey number 11. Played well yesterday also. Looks like Manish Kumar look-alike. And we got confused with both of them yesterday also. This is a good pursuit by the left corner, Ashish. And we normally see the left corners go for pursuit. The biggest name comes to mind is of Surinder Nara. आशीष की ये रेड 6 के डिफेंस में शुरुआत थोड़ा सा सधी हुई, और अब आए हैं एक बार फिर मनीष राइट से रेड करते हैं, और उसके बाद उनका जो स्केप रूट है वो बहुत शानदार, बहुत त्वरित गति से लौटते हैं, और यहाँ पर लगातार अपने फुटवर्क के साथ शफलिंग करते हुए अचानक बस्ट करते हैं। राइट से लेफ्ट बहुत कम समय में सफर तय करते हैं। फिलहाल ये रेड एम्प्टी रेड, वापस लौटना पड़ा मनीष को बिना किसी पॉइंट के। They have to keep an eye on the empty raids as well. The loud music
tells you that a match in the women category is also about to start. It's a league match happening. The semi-finals will also happen tomorrow in the afternoon session. While the first session of the kabaddi matches, we will show you both the semi-finals in the men's section. While University of Kota get a bonus, lead the match 3-2. While the captain of Chhattisgarh raiding now. वीरेंद्र की रेड, वीरेंद्र ने बोनस का ट्राई किया, अपने खिलाड़ियों से तस्दीक करने की कोशिश की, डू और डाई है और यहां पर वीरेंद्र बड़े पॉइंट ले सकते थे, लेकिन हाथ उनका मिड लाइन के नजदीक आया और फिर पूरे के पूरे डिफेंस ने उन्हें खींच लिया, बिल्कुल मिड लाइन के नजदीक पहुंच गए थे वीरेंद्र. Very risky chain tackle. Look at that. His hands almost touched the mid line, did not cross. So do or die for University of Kota as well. Either the score will best out there in every team, and it doesn't really matter if you are the best, but you need to be a good team person. So the bronze there going to the University of Madras, and followed there by the Bharatiya University taking the silver, combination of Talima Selvan, Danesh Adit and Thangavel along with Tamilarasu. They clocked 21.45 to take the silver, and they get their medals, the silver, and the winners of the gold medal in the 4x100 meters here in the men is the Mangalore University, and they will now take the podium, and they do that with a combination of Sijan, Abhin Devadiga and T. Shetty with Vinesh as the anchor. They clocked 40.76 to take the gold. This was the event held yesterday evening. Remember, today was the 4x400 meters. Yesterday was the 4x100 meters. And of course, Melinda, a great way to end the day and of course end the campaign. Of course, there's a feeling, a tinge of sadness among all the athletes present here. Of course, the officials said this has been a grand send-off as far as this event is concerned. A few more events are still happening all around the city, but literally we are at the fag end of the Khelo India University Games 2021, a 10-day affair here in Bengaluru, and of course it's been a very, very satisfying experience for all of us, and including the athletes who have made sure that they realize the potential. Some may not have, they certainly will get a second chance, but what it has done is certainly across disciplines has shown us a fair amount of talent who are ready for the big stage. And keeping in mind 2024, Paris 2024, the Olympics is due in just about a little over 2 years. This is a big year in itself. We have the Commonwealth Games, we've कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो. पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल. ये है मेरा फेवरेट सोप. ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है. माइसोर सैंडल सोप. सूचित किया गया कि उनको रक्षात्मक होना बहुत ज़रूरी है. लेग अटैक कर लिया है. लेग अटैक करने के बाद बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर मोहित लगातार उनको दूसरे पैर को भी पकड़ना चाहते हैं ताकि फीतले बांध सके, और यहाँ पर प्रयास उनका अच्छा. पीछे आने में कामयाब होंगे तो 2 अंक और उनको प्राप्त हो जाएंगे, और इसी के साथ 2 अंक और अर्जित किए. मोहित ने एक अच्छे प्रयास, भारंदाज लगाने का प्रयास है. मनोज, प्रयास बहुत अच्छा था. लेग अटैक किया था, सिंगल लेग अटैक किया था. सिंगल लेग अटैक करने के बाद गिराने में कामयाब हुए. दोनों पैर घुटने में मैट से लगाने में सफल रहे मोहित. जी हाँ, बिल्कुल बड़े योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अपनी कुश्ती को आगे बढ़ाया, और अब एक बार फिर से गहरी पट करने में सफल, और देखना है इसे अंजाम तक पहुंचा पाते हैं अथवा नहीं. बैलेंस जरूर उन्होंने बिगाड़ा, लेकिन यहाँ कोई अवसर नहीं है मोहित के लिए. मोहित ना कोई ग्रिप बना रहे हैं. अब ग्रिप जरूर बनाई उन्होंने, दाहिने पांव को अपनी गिरफ्त में किया, और यहाँ डेंजर का खतरा उन पर मंडराता हुआ, और 2 अंक जरूर बटोरे उन्होंने. तो इस तरह से
2-2 से स्कोर बराबरी पर। पहले कैरी पट किया था मोहित ने और अब कैरी पट किया था अनिल ने, और संतुलन बिगाड़ने के बाद पीछे आकर पोजीशन लेने पर मिले उन्हें 2 अंक। मध्यांतर होने में अभी 51 सेकंड बाकी। ज्यादा पैंथरों का इस्तेमाल नहीं, लेकिन बायां पैंथरा कभी कभी आगे लाते हैं और इस बार बगल डूब करना चाहते थे, खूबसूरती के साथ बगल डूब करके 2 अंक बटोरने में कामयाब। मोहित ने अब बटोरे 2 अंक, 4-2 से आगे इस मुकाबले में। गटरंज का प्रयास, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदला, ईरानी भी डाल रखी है उन्होंने, यानी अपने 2 विकल्पों को खुला रखा, लेकिन उसका फायदा नहीं जब तक आप उसे इजाद नहीं करते, उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाते। बिल्कुल मनोज, बहुत सही कहा आपने। जैसा कि आपने पहले अपने बाउट में एक बार बताया था कि आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से 2 या 3 रणनीति अपने दिमाग में लेकर चलनी चाहिए। अगर पहली रणनीति पर कार्य नहीं हो पाता, आपको अंक प्रदान नहीं हो पाते, तो आपको दूसरी रणनीति देखनी चाहिए। दूसरी रणनीति भी अगर आपकी असफल रहती है तो आपको तीसरी रणनीति के सम्मुख जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये लेग अटैक और यहाँ पर पीछे आने में कामयाब हुए और 2 अंक उनको सुनिश्चित है यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। और यहाँ पर समय सीमा समाप्त हुई, पहले चक्र की समय सीमा समाप्त हुई, अंतराल 4-4 की बराबरी पर है। और यहाँ पर अंक अर्जित किया है उन्होंने एक दाव लगाकर। ये दर्शकगण और सुरक्षाकर्मी अति व्यस्त है, सुरक्षाकर्मी यहाँ बगल डूब किया था खूबसूरती के साथ और वहां 2 अंक बटोरे। पहले मोहित ने बटोरे थे और फिर अनिल ने और फिर मोहित ने, यानी मुकाबला बहुत ही बराबरी का और स्कोर है 4-4। जी हां, 4-4 से बराबरी पर स्कोर। स्कोर बोर्ड में अनिल का स्कोर काफी देरी में अंकित हुआ, लेकिन स्कोर 4-4। दूसरे राउंड यानी मध्यांतर के बाद का खेल शुरू। और देखिएगा ये दूसरा चक्र जो कि निर्णायक चक्र होगा, निर्णायक साबित होगा दोनों ही खिलाड़ियों के मध्य, क्योंकि इस चक्र में 4-4, पहले चक्र में 4-4 का स्कोर कर लिया था। यहाँ पर लेग अटैक, सिंगल लेग अटैक करने में कामयाब हुए हैं मोहित। प्रयास अच्छे, इन प्रयासों को क्रियान्वित करना होगा, परिवर्तित करना होगा अंकों में, मगर यहाँ पर अपनी पकड़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नुकसानदेह हो सकता है यहाँ पर रेड कॉर्नर के पहलवान के लिए। इस तरीके का प्रदर्शन उनके लिए, स्वयं के लिए आत्मघाती हो सकता है। मोहित ने करा जंग की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसके बाद उनकी पकड़ छूटी, जिससे हाथ में आया हुआ मौका जाता रहा। और यहां से गटरंज का उनके पास सुनहरा मौका, लेकिन बाहर से उन्होंने ग्रिप बनाई थी, अब ये अंदर से ग्रिप बनाई है, लेकिन तब तक वो कोई फैसला करते। रेफरी की विसल उनसे ज्यादा मुस्तैद, उनसे ज्यादा तेज। The winner of the silver medal, So the hammer, which Shantanu Uchhale from is Savitribai Pune University, once again, conducted from an area which has got a netting around to make sure that the hammer does not, if it goes awry, then you could have a possibility of injury. Damnesh Singh, So, Damnesh Singh from Punjab and University. the hammer Once throw, again, like the Mr. shot Somnath put and the Malik will step discus, forward and present him with contested the gold by medal. the big men with broad wrist, big shoulders. Thank you so much, Mr. Somnath Malik. Congratulations. So the gold medal there, the silver and the bronze. The goodies now being awarded to the 3 of the athletes in the hammer throw. The medal perhaps tasting much more sweeter than the box of sweets that they have been given. But nevertheless, this has been very unique, where ज़्यादा देर तक जब आप कोशिश करते रहते हैं और एक्शन दिखाई नहीं देता रेफरी को, तो रेफरी विशल के संकेत के साथ ही स्टैंडिंग पोजीशन में आने का निर्देश देते हैं। और यहाँ पर मुकाबला पुनः उसी परिस्थिति पर चलता हुआ, खेलते हुए दोनों ही खिलाड़ी। प्रयास अच्छा, मगर यहाँ पर बहुत चपलता के साथ मोहित ने कोशिश की थी कि पीछे आए, मगर यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी अनिल की, अपनी रक्षा भी करी और अपने आप को बचाया भी।
और ये जोन पर चलता हुआ ये मुकाबला सुनिश्चित 2 अंक और प्रदान किए जाएंगे। 10-6 का स्कोर हो चुका है अब तक, जो कि अनिल के पक्ष में है। दर्शकगण इन रोमांचकारी मुकाबलों का आनंद उठाते हुए, और काफी एक्साइटिंग बाउटें हैं, और इसके बाद शाम को यही बाउटें पदक विजेताओं के लिए, पदकों के लिए लड़ी जाएंगी, जो कि 4 बजे से शुरू होंगी। वो बीच में कोई अंतराल नहीं है, लगातार मुकाबले जारी रहेंगे। और यहां पर लिफ्ट करने का प्रयास, 2 अंक और प्रदान किए जाएंगे। कुछ ही सेकंड शेष, 10-8 का स्कोर चलता हुआ यहां पर, और इसी के साथ घड़ी भी अपने आगे बढ़ती हुई अपने अगले पड़ाव की ओर, और अनिल ने इस मुकाबले को 10-8 अंकों के आधार पर अपने पक्ष में किया। मनोज, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला था दोनों ही ओर से, खासकर पहले राउंड में, क्योंकि दूसरे राउंड में अनिल ने मुकाबले को एक तरफा जरूर बनाया। आखिर में जरूर 2 अंक बटोरे थे मोहित ने, लेकिन लगातार 2-2 करके 4 अंक बटोर कर अपनी स्थिति को पहले ही मजबूत बना चुके थे अनिल। और आप देख सकते हैं लगातार उनका पसंदीदा सिंगल लेग अटैक, जिस पर उन्हें लगातार अंक भी मिले। और इस पोजीशन में काफी देर में तक वो टिके रहे, और आखिरकार जीत हासिल हुई उन्हें। अगला मुकाबला MDSU यूनिवर्सिटी की पूजा गाडरी और मनप्रीत कौर हैं उनके सामने। पूजा गाडरी लाल पोशाक में संत बाबा भगत सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब से, एक अच्छी ग्रिप की तलाश दोनों रेसलर्स को, लेकिन यहां थोड़ा एक्शन करने की नसीहत रेफरी द्वारा, और दर्शक भी यही इंतजार कर रहे हैं कि कुछ एक्शन देखे। कुश्ती का 1 मिनट समाप्त हुआ, और यहां तेज लड़ने की सलाह दी गई रेफरी द्वारा पूजा गाडरी को। हफ्ता जरूर भरती हैं मनप्रीत, लेकिन उसे आगे ना तो कदम उनके आगे बढ़ते हैं, उसी पोजीशन में अपने आप को रोके रखती हैं। तो भाई अंक कहां से मिलेंगे आपको? अंकों के लिए तो कुछ जद्दोजहद तो आपको करनी ही होगी ना। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से हैं पूजा गाडरी, और इस बार एक्टिविटी टाइम, जी हां एक्टिविटी टाइम शुरू हो गया है पूजा के लिए। पहले पूजा को ही चेतावनी दी गई थी, और उसके कुछ समय बाद जब देखा कि वो अटैकिंग नहीं हो पा रही, तो उनको अटैक करना ही होगा। यहाँ पर 30 सेकंड का निर्धारित समय है, और ये मुकाबला आप देख रहे हैं महिलाओं का 55 किलोग्राम वर्ग का पूजा गाडरी और मनप्रीत कौर के बीच में। मनप्रीत कौर नीली पोशाक में, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से हैं पूजा गाडरी, और वहीं संत बाबा भगत सिंह यूनिवर्सिटी से मनप्रीत कौर। बिल्कुल, दोनों के मध्य ये चलता मुकाबला एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी 1 अंक अर्जित कर लिया है मनप्रीत कौर ने, और यहां पर उन All right, who ran the second leg? There you go, Ms. Kaur, Karanjot Kaur, right? Fantastic, Kiranjot. That's where you took over the lead. Talk us through, क्योंकि जब बैटन एक्सचेंज हुआ था आप थोड़ा सा पीछे थी, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया 400 मीटर्स रहा। Would you mind passing the microphone? कैसे आपका प्रिपरेशन कैसे रहा? जैसे आपने जो स्विच ओवर किया, तभी आपको क्या चल रहा था आपके माइंड में? नाइस, फाइन, मन में तो कुछ भी नहीं चल रहा था, तो बस दौड़ना है और जीतना है। On that note,
आपने लास्ट लेग भागा था, आपको क्या लग रहा था? आपका लीड तो बहुत आगे था, तो आप क्या आराम से भाग रही थी या फिर अपना रिकॉर्ड कुछ ब्रेक करने की? हाँ, हमें था कि हम अपना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि उसका रिकॉर्ड इजी था और हमने इंटर यूनिवर्सिटी में भी अच्छा किया था, तो हमें था कि हम रिकॉर्ड बना सकते हैं। ओके, दिस इज रिले इज अ टीम गेम। वैसे एथलेटिक्स में हमेशा कुछ इंडिविजुअली चलता रहता है, लेकिन रिले में क्या है कि सबके साथ यूनिवर्सिटी का एक मेडल हुआ सबके साथ, तो कुछ ऐसा लगता है कि भाई अपने टीममेट्स को लेट डाउन नहीं करना है। आज तो करना ही अपने लिए नहीं, लेकिन सब बाकी सबके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसा होता है, अभी हमें सबने एक टीम में दौड़ रहे हैं, तो सबका मेडल आ गया अगर हम सब जोर लगाएंगे। और एक दूसरे का हौसला कैसे बढ़ाती हैं आप लोग? जैसे कि अगर किसी की तबीयत ठीक ना हो तो भाई देखो आज तो करना ही है। हम एक दूसरे को अचीवमेंट करते हैं, अभी अब तो हम दौड़ना ही है, हमारा चांस है, इसीलिए हम सब दौड़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं जहां कभी बैटन गिर गया या कुछ एक्सचेंज ठीक नहीं हुआ, तो वो एक बहुत बढ़िया एक कला है, एक स्किल है। तो उसके लिए आप कितना ट्रेन करती हैं? अगर मैं आपसे बात कर सकूँ, थोड़ा आप रिकवर कर गई हो तो, या किसी अरे आगे तो आइए, पीछे चली जाती हैं। कम ऑन, वेल डन। अच्छा सिमरजीत, यू द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दैट गोज बैटन एक्सचेंज के लिए? 400 मीटर में इतना बैटन एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी 100 मीटर्स में पड़ती है। तो हमने कोई ट्रेनिंग नहीं करी थी इसकी, बस हम लोगों को बहुत इजीली मतलब इसमें एक्सचेंज हो जाता है। Actually, you make a good point. That's much more in the 4x100, where the baton exchange takes a lot of prominence. Not here so much. तो आपका ये पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा गोल्ड मेडल, या पिछली बार क्या हुआ था भुवनेश्वर में? ऑल इंडिया में भी हमारा गोल्ड मेडल था। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। पर इस बार हमने प्रोग्रेस की है, पिछली बार हमने 46 लगाई थी, अब हमने 43 लगाई है। हाँ जी, इस बार हमने रिकॉर्ड बनाया था। कुछ गोल था टाइमिंग के हिसाब से कि भाई इतना करना है, उतना नहीं है, और बेहतर करना है? हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा था कल रात को, और हम लोगों ने जब अपनी परफॉर्मेंस देखी थी वहाँ पे, तो उसके बाद में था कि अब हम रिकॉर्ड ही बनाएंगे। अच्छा देखिए, हम कहते रहते हैं एक रिले एक टीम स्पोर्ट है वगैरह वगैरह, लेकिन जो आपके कॉलीग हैं, मित्र हैं, जिनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, उनके लिए आप क्या करेंगे अब? इसकी तबीयत इसके खाने की वजह से ढीली हो गई है। ज़्यादा खा के या कम? कम खाती है ये क्या सुन रहे हैं भाई? ये ठीक बात नहीं है। ज़्यादा स्ट्रेस ले जाती है। कुछ तो बोलो। वेरी शाय, कोई बात नहीं। बाकी टीममेट्स हैं, उन्होंने कवर किया। तृप्ति, एनीथिंग एल्स? I think they're all very happy with the performance, and I think I think, as you said, it's a team work, but eventually you all have to be together. आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है ये जीतने का? बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कुछ टीममेट्स भी हैं लेकिन कंपटीशन भी होगा। Who is the fastest 400 meters आप चारों में से? चलो बोल ही दो आज। सिमरन। जो खाती नहीं वो सबसे तेज है। कोई बात नहीं। Congratulations to all four of you, and you won the last gold medal. Must be a wonderful feeling. थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा है. We'll let you go, and good luck. थोड़ा खा लो जाके. All right. Okay. All the best. Bye bye. Tripti, final memories. Of course, we talked about some of the memories today, but we've had a 3-day program, and for me, somehow, I'm just joking, but the heavy rain yesterday was the biggest memory. All of us went helter-skelter for cover, but otherwise, a 3-day program, great for athletics. We saw some wonderful yesterday in the javelin amidst that rain carnage. I forget his name, though, threw 76 out in his last throw. So sometimes, of course, you come out with very special performances. Today, Deva in the high jump tried for an All India University's record at 2:15. Couldn't quite make it. Well, Khelo India record. But good to see young talent coming through all the time because of games such as these. Yes, absolutely. I think, for me, it was also a learning. For us, it's being an indoor sport, but in outdoor sport, when it rains, especially in the athletics, the game has to still go on up to a particular amount of rains. But the kind of mental strength you required, to again make a comeback, because you prepare at a particular time and you line up all your activities based on that, and then something like the rain, which hampers everything. And I think I really give credit and the effort to all the athletes who have participated in this Khelo India Games. Oh, you make a good point. I mean, the kind of effort that goes in, and then you have to sort of reset if you take a short break because of either the starting problems yesterday or the rain or whatever else. Very tough for these people. But they've come from around the country. 189 universities took part, or is still taking part, in the Khelo India University Games. It's a massive organizational effort. We've got to compliment not only the Government of India, Sports Authority of India, but also Jain University, the host university, who've done very well in the pool, and we'll see what the final tally will be. That leaves only one day. That's tomorrow. That's the closing ceremony. And just before the closing ceremony, of course, we'll have the final of the Kabaddi competition here in the Khelo India University Games. But for now,
Tripti, on your behalf, on my behalf, and of course all the rest of the commentators and the production team, thank you so much for being with us. I think there may be a couple more presentation ceremonies, or maybe not, they're all through. So this is our final goodbye from the Athletic Stadium. More events still to come. In fact, there are 2 more medal ceremonies, so we'll show you those as well, because every medal, every participation deserves attention, and why not the medal ceremony? Tripti, thank you so much. Enjoyed your company. Same here, feelings mutual. Thank you, Charu. All right, bye then. Just a couple of medal ceremonies. बढ़ते हुए, तेजी से बढ़ते हुए कदम क्या उसे टीम चैंपियनशिप दिलाने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। बिल्कुल मनोज, आपने बिल्कुल सही कहा। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसका खेलों के ऊपर बहुत ही बड़ा इतिहास है खेलों के लिए, तो चाहे वो रेसलिंग हो कुछ या फिर बॉक्सिंग हो, तो यहाँ विभिन्न तरीके के खेल स्पर्धाओं पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो खेलों में बढ़ चढ़ कर प्रतिनिधित्व करती हैं, और इन्हीं 2 खेलों में खास तौर से चाहे वो बॉक्सिंग हो चाहे वो रेसलिंग हो, इनमें उनका वर्चस्व बहुत प्रबल कायम है। और ये मुकाबला चलता हुआ, अभी तक अंकों की अगर हम बात करें तो किसी भी पहलवान ने नहीं जीता। पंजाब यूनिवर्सिटी की पहलवान को, जो कि ज़्यादा रक्षात्मक हो रही थी, उनको यहाँ पर एक्टिविटी टाइम दिया गया है। यहाँ पर 30 सेकंड में उन्होंने अंक लेना होगा, अन्यथा उनकी प्रतिद्वंदी को अंक बोनस में प्रदान कर दिया जाएगा, आरती को। दोनों पहलवानों को पहले अंक की दरकार है, लेकिन पहला अंक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आरती के पक्ष में, क्योंकि एक्टिविटी टाइम यहां पर खत्म हुआ और एक्टिविटी टाइम में अर्पणप्रीत कौर उसका कोई फायदा नहीं उठा पाई 30 सेकंड के एक्टिविटी टाइम का, जिसके फलस्वरूप आरती सरोहा को मिला पहला अंक। जब से भारतीय महिला पहलवानों ने जापान की महिला पहलवानों के बढ़ते हुए कदमों को देखा है, विश्व स्तर पर उन्हें स्थापित होते हुए देखा है, तब से वो उनका काफी हद तक अनुसरण कर रही। Piedar Srikakulapu from Acharya Nagarjuna University with the bronze. Swadhin Maji with from the Sambalpur University. He cleared a height of 2.04 for the silver. And the gold medal, ladies and gentlemen, all of you watching together, put your hands together. For the champion, another DK, brand DK, establishes yet again in this Indian sporting world. This time it's Deva Karthik from the University of Madras with a fabulous effort of 2.08. He did make a brave final effort as he wanted to go and clear 2.15. Of course, he was unsuccessful, but to watch it at the end was spectacular, as all the other 7 finalists who had already been knocked out of contention for the gold medal were standing there together, applauding and cheering Deva on. A very brave performance there from Deva. Unfortunately, thrice he clicked the bar, twice with his hips, once with his heel, and unfortunately falling short. But what they certainly proved as this entire, the essence of the Khelo India University Games has been in totality, that the youth power is here, Generation Next is here, and this is where Indian sport belongs. We are set to rise as a sporting superpower. Of course, they might sound to be high-sounding words. किया गया था, मगर यहाँ पर जैसा कि आपने बताया मनोज, 5 स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक की श्रृंखला में अभी तक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है रेसलिंग में बहुत अच्छे स्थान पर है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के ये खिलाड़ी जो कि प्रबल दावेदार हैं, ओवरऑल चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चैंपियनशिप में बहुत अच्छा प्रदर्शन है उनका। और ये अभिषेक जो कि निर्णायक है इस मुकाबले के, गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं अभिषेक, काफ़ी अनुभवी हैं ये। तीनों में अलग अलग होगी सर, तीनों में अलग अलग है, तीनों में अलग अलग है। और तीनों स्पर्धाएं जो होती हैं जैसे कि फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन पुरुषों में और
पुरुषों में फ्री स्टाइल, ये स्पर्धा की ओवरऑल चैंपियनशिप अलग अलग होगी और इसी के साथ महिलाओं की फ्री स्टाइल वर्ग में चैंपियनशिप अलग अलग होगी। तो यहाँ पर ये मुकाबला चलता हुआ 1-3 का स्कोर है। अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी की पहलवान ने बढ़त बनाने में कामयाब हुई हैं यहाँ पर, जहाँ पर पहले वो पिछड़ रही थी 1-0 से, मगर अब एक साथ उन्होंने 3 अंक जीते हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि इस मुकाबले में दूसरा चक्र चल रहा है, दूसरे चक्र में किस तरीके की तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करती है, जिससे अधिक से अधिक उनके प्रयास होंगे कि यहाँ पर एक उलटफेर करने की कोशिश करें और आगे अगले दौर में प्रवेश करें। पीछे आने में कामयाब हुई, मगर यहाँ पर पीछे आने का कोई लाभ नहीं। मैट पर चलता है ये, येलो जोन पर चलता है ये मुकाबला। बहुत सुंदर, 4 अंक दिए जाएंगे एक साथ। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय। 5-3 का स्कोर हो चुका है। एक अच्छी टेक्निक, एक बढ़िया दाव, लिफ्ट किया फ्रंट साल्टों के साथ और इसी के साथ यहां पर पुनः 4 अंक उनको प्रदान किए जाएंगे। 9-3 का स्कोर, एक अच्छा प्रयास। यहां पर बायफॉल्ट का खतरा मंडराता हुआ पंजाब की पहलवान के ऊपर। अभी पूर्णतः बायफॉल्ट का खतरा पूरी तरह से बहुत ही बारीकी से देखते हुए रेफरी। प्रयास अच्छे, मगर यहां पर थोड़ा सा और प्रयास अच्छे, उन प्रयासों को पूरी तरह से यहां पर पूरे बल का प्रयोग करती हुई यहां पर आरती होल्ड कर रखा है पूरी तरह से। यहां पर अपने इस मुकाबले को बाय फॉल्ट से जीतना चाहती हैं। वैसे 9-3 का स्कोर हो चुका था अब तक और अंतिम क्षणों में जाता हुआ यह मुकाबला, लास्ट कुछ सेकंड शेष रह गए हैं यहां पर इस मुकाबले की समाप्ति में और इसी के साथ हुटर और बेल के साथ ही इस मुकाबले को समाप्त किया गया। आरती ने, जिसने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की है, अगले दौर में प्रवेश किया। पंजाब की पहलवान को परास्त करके 9-3 से इस मुकाबले को अब अपने पक्ष में किया। आरती सरोहा, शानदार उनका प्रदर्शन रहा। जब आप 4 अंक की टेक्निक लगाते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ दिलेरी है आप में और आपको डेंजर पोजीशन पर गिराना होता है। स्टैंडिंग पोजीशन से तब मिलते हैं 4 अंक और इस पोजीशन पर काफी देर तक उन्होंने रोके रखा था अर्पणप्रीत कौर को। जितना पीछे हुई उतना उनको उसका लाभ हुआ। मुकुल मिश्रा जेसीयू से और सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canra Home Loan, Canra Bank. Together we can. बल्कि कांस्य पदक भी अपने नाम कर लिया है और 19 सेकंड बचे हुए थे। उससे पहले ही इस मुकाबले को जीतकर अपने और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ये ब्रॉन्ज मेडल जीता प्रीति ने। और सही मायने में जो कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स में बोलते हैं कि आपके पास लंबाई है तो आपके पास एडवांटेज है, उस चीज़ को बखूबी निभाया यहाँ पर, उस चीज़ को यूटिलाइज किया, इस्तेमाल में लेके आए। और अब ये दूसरे ब्रॉन्ज मेडल मैच की तैयारी पूरी होती हुई। ये देखिए यहाँ पर किस ढंग से हावी रही। 1 अंक जो हासिल किया था यहाँ पर रेड कॉर्नर की मुस्कान चौहान ने, ये वो अंक था जब उनको अंक मिला था। लेकिन पूरे मुकाबले में प्रीति जगलान ने ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाया और ये भी दिखाया कि उनके पास जो हाइट का एडवांटेज है उसको वो सही ढंग से यूटिलाइज करने का दमखम रखती हैं बड़े मुकाबलों में। तो बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर न सिर्फ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए बल्कि प्रीति जगलान के लिए भी। ये देखिए बहुत ही करीबी मामला, और लेकिन उस समय भी अपनी सूझबूझ और रणनीतिक कौशल का बेहतर प्रदर्शन करती हुई प्रीति जगलान।
अब जो दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मैच होना है वो होना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रतीक्षा और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा की ज्योति यादव के बीच। आशीष, एक बार फिर मौका है हरियाणा के पास पदक जीतने का। और जब भी हरियाणा के पास उनका कोई पड़ोसी राज्य या सिटी या स्टेट होती है तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जितनी भी नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इनके खेलने failed block, one touch, second probably, yes, he gets 2 points. The right cover, he was tempting the right cover. 2 points. The right cover could not block him perfectly, and then number 11 also joined the party. So Manish Kumar would be breathing a little easier now with those 2 points taken. And look at the score difference now. It's 7 points. It's still in favor of the University of Kota, but the momentum has shifted now from 23-13 to 26-19. It's a semi-shift of the momentum in favor of Dr. C.V. Raman University. तो सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं डिफेंस में। टाइम आउट और यहाँ टाइम आउट लिया गया है टाइम आउट डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के लिए। उनके कोच समझाइश दे रहे हैं कि किस तरह से आपको इन बचे हुए 13 मिनट्स में इस मुकाबले को अपने हक में लेकर के आना है। देखना है कि उनकी इस सलाह का क्या असर पड़ता है टीम पर, लेकिन एक रणनीति के साथ खेलने की जरूरत है। 26-19 7 पॉइंट की लीड यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के फेवर में। And one thing that is now very clear in the second half is that Manish is not going in defense. He is not participating in defense. He's standing at left end, but we have seen him go for defense, very rare in the second half. While this is Manish right now in the raiding duties, and it would be interesting to see what does he do in the defense of 4, because he is normally successful in a full defense. क्राउडेड डिफेंस में कहीं ज्यादा कामयाब होते हैं मनीष, लेकिन यहाँ 4 का डिफेंस है। 4 के डिफेंस में 2 चेन 2 तरफ खड़ी होती हैं, बोनस मिलता नहीं है और एक बड़ा गैप रहता है जिसका इस्तेमाल रेडर के लिए करना आसान नहीं होता। अमरजीत जो कि टीम के कप्तान हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के, इस समय रेड पर कंप्लीट हाउस है 7 का। अमरजीत ने पिछली बार एक रनिंग टच किया था, एक बोनस भी उनके नाम है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट्स में दिखे नहीं है जितनी आज उन्होंने रेड्स की हैं। Not taking any chance, and this is a clever strategy because Dr. C.V. Raman University has upped the tempo. They have got a few points in the last couple of minutes, so better to slow down the game, slow down the opponent's momentum, and you have the lead. You can afford to do so for a couple of minutes. By chance you get a touch point or a tackle point, then again you can increase the pace. This is a do or die raid. You need to get a point on this one. इसीलिए वीरेंद्र ने अपनी रेड बहुत जल्द खत्म की। ये डू और डाई में बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते रेडर। डिफेंस को संयम बरतना होगा। चलिए, थोड़ा सा जोखिम से भरा टैकल जरूर था, लेकिन कामयाब हुआ। सोमू जो कि मौजूद थे लेफ्ट में, उन्होंने पहले डाइव किया और पहले डाइव करने वाले थे रेहान, जिन्होंने पिछले हाफ में कई गलतियां की। का समय पदक पर पंच जड़ने का। शुरुआती लम्हे हैं ये, और दोनों जो खिलाड़ी हैं मुझे लगता है इतनी जल्दी अटैक नहीं करेंगी, और दोनों का खेलने का अंदाज जो है, फुटवर्क एक जैसा लग रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प रहता है कि जब दोनों प्लेयर्स का खेलने का तरीका बिल्कुल सामान्य है। एक हिसार की यूनिवर्सिटी से हैं और एक चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी से। प्रतिष्ठा और ज्योति प्रतिष्ठा जो है वो रेड में है, और रेफरी ने अपना काम किया, चुनौती दी, चेतावनी दी इन दोनों को। और इन दोनों प्लेयर्स के लिए जरूरी है कि अब नजदीक होके फाइट करें, पॉइंट्स लें। लेकिन पहला अटैक कौन करेगा, उसके लिए ये दोनों इंतजार कर रहे हैं। जो भी खिलाड़ी अटैक नहीं करता उसका साफ मायने है कि वो एक काउंटर अटैक का प्लेयर है। वो इंतजार कर रहा है अपने ओपोनेंट का, और फिर काउंटर अटैक में उनके अंक लेने की जो योजना है उसमें उन्हें कामयाबी इस बार
रेड ने प्रयास किया था, प्रतिष्ठा ने प्रयास किया था, स्ट्रेट राइट रिलीज किया था अपना, लेकिन वो कनेक्ट हुआ या नहीं। चेतावनी और पॉइंट्स दोनों दे रहे हैं रेफरी। कोई अंक अभी भी नहीं मिला है, खाता नहीं खुला है, तो कांटे की टक्कर 1 मिनट से ज्यादा का समय यहां पर बीत चुका है। देखना दिलचस्प होगा। अभी तक वेट एंड वॉच की रणनीति पर हैं दोनों खिलाड़ी, और इस बार अटैक करने की कोशिश में गई थी रेड कॉर्नर से प्रतिष्ठा, और वीडियो रेफरल लिया है इस बार रेड कॉर्नर की तरफ से। वीडियो रेफरल मांगा है और ये कह रहे हैं कि कमर से ऊपर एक पंच जड़ने में सफलता हासिल की थी वहां पर प्रतिष्ठा ने। ये देखना होगा कि क्या यहां पर जो वीडियो रेफरल लिया है उस पर अंक मिलेगा, खाता खुलेगा या नहीं। ये देखिए, ये वो लम्हा था जो वीडियो रेफरल, ये बिल्कुल लग रहा है कि कमर के ऊपर एक पंच जड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन ये निर्णायकों की नज़र में, जो रिव्यू जज हैं उनकी नज़र में भी ये वैलिड होना चाहिए। समय लिया जा रहा है और कई एंगल से ये देखते हैं, समझते हैं और फिर फैसला करते हैं कि सही में क्या जो मांग की गई है वो। चारों कॉर्नर पर 4 कैमरे लगे हैं और उन एंगल्स के सहारे ये निर्णय लिया जाता है कि क्या ये सही में जो रेफरल जिस बिंदु पर मांगा गया है, जिस पॉइंट पर मांगा गया है, क्या वो पॉइंट वैलिड है या नहीं है। तो रेफरल को स्वीकार कर लिया है और इस रेफरल के स्वीकार का मतलब है कि खाता तो ज़रूर खुलेगा। जी हाँ, 1 अंक से खाता खोल लिया है यहाँ पर प्रतिष्ठा ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की। तो अब आक्रमण करना पड़ेगा ज्योति यादव को। प्रतिष्ठा के पास थोड़ा सा उनकी रीच का एडवांटेज है, लीन बॉडी है उनकी और अपनी मूवमेंट के जरिए उन्होंने खाता तो खोल लिया है। 1-0 का स्कोर है रेड के फेवर में। रेड का 1 है और उनके ओपोनेंट ने अभी खाता नहीं खोला और अब मूवमेंट कर रही हैं, अपने ओपोनेंट को मैट के चारों तरफ उनको मूवमेंट करा रही हैं। ज्योति यादव की अच्छी कोशिश है यहाँ पर, बिकॉज उनके पास और कोई मौका नहीं है। उनको नजदीक आके लड़ना ही होगा, तभी वे बराबरी पर आएंगी और आगे निकलेंगी। ये रेफरी ने चेतावनी दी कि आप भागिए मत, ये कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स है, आप नजदीक लेके लड़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। एक 0 का फैसला, यहां पर अंक लेना थोड़ा सा टफ काम है और 1-1 की बराबरी जो है वो इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। यहां पर रिव्यू की रिक्वेस्ट की है और कुल मिला के देखा जाए तो 1-1 का जो स्कोर है इनके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। कुल मिला के देखा जाए इन परिस्थितियों में यहां पर 1-1 पॉइंट जो है बहुत अहम है। ये रिव्यू करने वाले रेफरीज हैं, किस तरीके से पॉइंट्स लेने की कोशिश थी प्रतिष्ठा और फिर काउंटर अटैक। ज्योति यादव मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से काउंटर अटैक की प्लेयर हैं, वो इंतजार करते हैं। नो, इसका मतलब हरकत नहीं होगी स्कोर बोर्ड पे। 2-1 का स्कोर बरकरार रहेगा। ब्लू जो हैं वो फिलहाल आगे हैं। ज्योति यादव के लिए हर तरीके का एडवांटेज है अभी और नजदीक आके लड़ने का, दिलेरी दिखाने का उनको पूरा फायदा मिल चुका है। अब यहां से बचे हुए 30 सेकंड में वो क्या करेंगी, अपने आप को बचाएंगी या अटैक करेंगी, ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है। ज्योति यादव और प्रतिष्ठा के बीच मुकाबला। प्रतिष्ठा आप दूर से नहीं लड़ सकती, उनको नजदीक आना पड़ेगा। महज और मात्र 15 सेकंड बचे हुए हैं और इनके लिए इनकी कोशिश
यही है कि ये इन 15 सेकंड को यूटिलाइज करें, बचाएं अपने आप को और फिर आगे निकलें। बेहद आवश्यक, बेहद ज़रूरी है इनके लिए कि यहाँ पर इस मुकाबले पर बराबरी पर आ चुकी हैं दोनों प्लेयर्स। तो पहला पॉइंट जिन्होंने लिया था उनके पास एडवांटेज रहेगा। 2-2 की बराबरी है इस मुकाबले में। एक क्लोज एनकाउंटर कहेंगे प्रतिष्ठा और ज्योति यादव के बीच। एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला। प्रतिष्ठा का शानदार परफॉर्मेंस, शुरुआती पॉइंट उन्होंने लिया था और इस वजह से ब्रॉन्ज मेडल भी बराबरी के बाद उनको मिलता हुआ, उनकी यूनिवर्सिटी को मिलता हुआ। because his body was in the air for a while Manish Kumar goes very quickly, does a running hand touch on the right corner. So momentum again shifting in the favor of Dr. C.V. Raman University. 2 men remaining. Look at that quick running hand touch on the right end. Comes back very quickly. 2 men remaining now. This has become very, very interesting. 5 मिनट से कम का वक्त बाकी है। जय भगवान यहाँ रेड पर, यहाँ कंप्लीट हाउस है, यानी कि 7 का डिफेंस है। तारीफ करनी होगी डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की। दूसरे हाफ में उन्होंने फाइट बैक की कोशिश की, लेकिन यहाँ जय भगवान बोनस लेकर के चले गए। सिर्फ 2 प्लेयर्स बाकी हैं, अगर इन्हें बाहर कर पाए मनीष। चलिए, एक तो बाहर जाएंगे। बहुत बढ़िया, कंधों का इस्तेमाल किया और कंधों का इस्तेमाल करते हुए विजेंदर के कामयाबी के साथ निकल गए मनीष। और अब ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ। अगर ये मौका ऑल आउट का सुनील कन्वर्ट कर लिया अपने खाते में तो फिर आनंद है। Absolutely, wherever he is, Anand will be happy. The last man standing, Jai Bhagwan, and he's a specialist raider. The defense is not taking any chance. Showing patience, goes for the bonus once again. Even if you try 10 times, you get only 1 point for the bonus. The defense is showing a lot of restraint, lot of patience. Does he get a touch point? Does he get a touch point? Yes, he does. Avoids the all out. That could be the final turning point of the match. बोनस भी लेकर के चले गए, तो एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स मिले उन्हें। और अब रिवाइव एक को तो उन्होंने करा लिया है, अगर एक आध 2 और रिवाइव हो गए तो ऑल आउट का ये जो मौका मिला था डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के पास, वो उनके हाथ से जाता रहेगा। Do you see the running hand touch on the right in? And 2 men on the court. Even if Dr. C.V. Raman University gives an all out now, the score will be 34-30. Still, University of Kota will be in the lead, and with less than 4 minutes remaining, 7 men on court, they can still reach finals easily. Easier said than done though, but I think University of Kota, they should fancy their chances from here. Look favorite to me, despite being down to 2 men. बिल्कुल, अब 8 पॉइंट्स की लीड है। हाफ टाइम तक 10 पॉइंट की लीड थी, तो लगातार लीड तो कोटा के ही पास है, लेकिन मौका अब भी छत्तीसगढ़ का गया नहीं है हाथ से। सिर्फ 2 का डिफेंस है, जिसमें से एक बाहर और दूसरे अब भी सुरक्षित। मनीष बहुत तेजी के साथ लौटे। चलिए, फासला थोड़ा सा और कमा, अब 7 पॉइंट का फासला। It was very close. Manish could almost touch the other player as well. Look at how close did he come. But the danger man is out. Jai Bhagwan is out. Okay, all out given finally. Raider gets a bonus, so it will be 35-30. Still a lead of healthy 5 points for University of Kota. Kota University. लेकिन अच्छी वापसी की है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ने, इसमें कोई शक नहीं। 5 पॉइंट्स की लीड है अब यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पास, और अब भी मौका। 3.25 मिनट का वक्त बाकी। मनीष कहे हैं एक मल्टी पॉइंट रेड और कहानी की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। That is operative phrase. They need a multi-point raid while Manish gets a single point. Okay, single is better than nothing. It kicks number 12. The lead now 4 points, and Jai Bhagwan is going to do a long empty raid, ideally. बिल्कुल, जितना वक्त काट सकेंगे उतना काटेंगे, क्योंकि इस समय लीड है इनके पास 4 पॉइंट्स की। लेकिन ये मुकाबला बेहद रोमांचक अंत की ओर बढ़ रहा है। 2 मिनट का सिर्फ टाइम बाकी है, 4 पॉइंट्स की लीड है। क्या होगा परिणाम, अब भी कह पाना मुश्किल। And 2 minutes mean that Dr. C.V. Raman University will get minimum of 2 raids.
They need just one super raid to turn the tides. Just one super raid. Can Manish make it happen? मुझे नहीं लगता है इस समय सुनील डिफेंस आप देखिएगा बहुत ज्यादा एहतियात बरतेगा और यहां पर परस्यूट करने की कोशिश Bonus taken by Manish, but then the pursuit results in one more point for Kota. Manish takes the bonus, comes back, the left corner follows him for a pursuit. The right cover of the Dr. C.V. Raman University goes for a quick block. And the raider of Kota. 12 out, 16. Well, he takes another point. So score difference still 4 points in the favor of University of Kota. While they need to stop the clock. They need to stop the clock. परस्यूट उस समय किया था, बोनस मिला था और बोनस के बाद परस्यूट का भी पॉइंट दिया गया, तो 4 पॉइंट की जो लीड थी वो अब भी अपनी जगह पर कायम है। लेकिन ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक, पहला सेमीफाइनल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कबड्डी का, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो कि ग्रुप ए से टॉप पर थी वर्सेस डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ जो कि ग्रुप बी की नंबर 2 टीम है। मनीष इस समय रेड पर। They will get one more raid, so they need a super raid right now. While Manish has been nabbed, and that should be the curtains for Dr. C.V. Raman University. With that important point, that single thigh hold by Mohit Kumar, I think they are almost there in the finals now. Almost. बिल्कुल मनीष का इस समय जाना उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा तुषारापात है, क्योंकि अब टीम को रिवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। जय भगवान, बॉक लाइन को उन्होंने क्रॉस किया। ये जो व्हाइट लाइन है देखिए कितना फॉरवर्ड आकर के डिफेंस खेल रहा है, बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है कि वो बोनस के लिए भी जा सकें। ये है बोनस तो छोड़ दीजिए, राइट कॉर्नर पर खड़े हुए खिलाड़ी ने अनावश्यक तौर पर उनके टैकल करने की कोशिश की और अपना नुकसान करा दिया। Completely unnecessary try there. You can, even if he was successful, he would have got only 1 point with a lead of 5 points. Time out, University of Kota. 1 point will not do much. It is your Raiders who may win the match, who might have won the match for you, not the defense in the last 1 minute. The coach giving the final instructions to the University of Kota, while Dr. C.V. Raman University, they looked like coming back. They made a comeback twice in the second half, but it was very near yet so far for the University from Chhattisgarh. हाथ आया पर मुंह ना लगा। बिल्कुल दूसरे हाफ में छत्तीसगढ़ की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन शायद वो फासला रह गया और उसके पीछे कई वजह हैं। यहां पर वीरेंद्र को बहुत ही एडवांस टैकल करने की कोशिश की थी और उसकी वजह भी ये थी कि शायद वो अंदर नहीं चाहते थे कि वीरेंद्र अंदर दाखिल हो, क्योंकि उसमें फिर मल्टी पॉइंट्स का खतरा बढ़ सकता था। Virender himself was looking clueless, was not trying to do anything, and this is last raid. The formalities will be done. Even if the raider does not cross the balk line, they will give 1 point to Dr. C.V. Raman. No, he gets 1 point. Doesn't make much difference now. Wait. The only formalities remaining in the first semi-final of the men's category in the Khelo India University Games. आखिरी रेड सोमू गए, हाथ मिलाया, गले मिले और वापस आ गए। 1 point C.V. Raman और इसके साथ ही ये मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने जीता और न सिर्फ इस मुकाबले को जीता बल्कि सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। बहुत ही अच्छी स्थिति, मजबूत स्थिति है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। और यहाँ पर पुनः स्पेसिफिक एक्टिविटी टाइम दिया गया है रेड कॉर्नर के पहलवान को कि वह उसको अंक अर्जित कर रहे होंगे। शिवदत्त चौधरी जो कि रेड कॉस्ट्यूम में हैं, एमएसयू यूनिवर्सिटी के। मनोज, यहाँ पर अंक नहीं अर्जित होंगे, उनकी तरफ से प्रयास नहीं किए जाएंगे तो प्रतिद्वंदी को बोनस का 1 अंक दिया जाएगा, मगर यहाँ पर बहुत कम समय है। जी हाँ, और ये एक्टिविटी टाइम भी खत्म हुआ और मुकाबले का पहला अंक बटोरने में कामयाब रहे सोमवीर, क्योंकि उनके अपोनेंट शिवदत्त कोई एक्टिविटी टाइम में एक्शन नहीं कर पाए थे, अंक नहीं बटोर पाए थे और उनको समय दिया गया था उनकी निष्क्रियता की वजह से, जिसका पूरा लाभ उठाया दीपक ने। लेकिन आधुनिक कुश्तियों में 1 अंक
की बढ़त कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। आप 1-2 अंक की टेक्निक लगाते ही बढ़त बनाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी विपक्षी के लिए भी उतना ही अवसर। और ये 92 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती है। 92 यानी ये ओलंपिक वेट नहीं है, लेकिन पिछले दिनों विकी ने एशियन चैंपियनशिप जो मंगोलिया के शहर उलानबातर में आयोजित की गई थी उसमें कांस्य पदक हासिल किया था इसी वजन वर्ग में। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एकदम प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ते हुए कदम, 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ ये यूनिवर्सिटी अपना एक वर्चस्व बनाए हुए जहां तक कुश्ती मुकाबलों का सवाल है। और ये पहला राउंड समाप्त हुआ, मध्यांतर, और अब स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। सुस्ताते हैं पहलवान और यहाँ अपोनेंट की कमजोरियों का बारीकी से आकलन भी किया जाता है और समझाते हैं कोच कि आखिर अब उन्हें करना क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सत्यवान को आप देख सकते हैं, बिल्कुल सत्यवान अर्जुन पुरस्कार विजेता है, साक्षी मलिक के ससुर हैं, सत्यवर काद्यान के पिता हैं और रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड में कार्यरत है। अर्जुन पुरस्कार विजेता कंस्ट्रक्शन ब्रांच में कार्यरत है ये दिल्ली में। और ये मुकाबला चलता हुआ एक मुकाबला जो कि अंक अभी तक अगर हम बात करें तो केवल सोमवीर ने ही जीता है। सोमवीर जो है पुत्र है सत्यवान जी के, छोटे पुत्र है, बड़े पुत्र जो है उनके सत्यवर काद्यान है और छोटा पुत्र सोमवीर। यानी पूरा परिवार जो है कुश्ती के विकास के लिए अग्रसर है। और इस बार सोमवीर ने मौका ताड़ा और खूबसूरती के साथ गिराया। देखने 4 अंक होते हैं अथवा नहीं। जी हां, डेंजर पोजीशन पर गिराने में कामयाब रहे थे, 4 अंक बटोरने में कामयाब। लगता है पिता की बताई हुई टिप्स उनके काम आई हैं जो मध्यांतर में उन्होंने दी, और उसका भरपूर अनुसरण करते हुए उन्होंने जोन पर ही 4 अंक की टेक्निक लगाकर अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। 5-0 से आगे एक गहरी पट की, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, बिना किसी लाभ के। बिल्कुल, और यहां पर एक तरफा सा किया हुआ है मुकाबले का, 0-5 का स्कोर है और बढ़त बनाने में कामयाब है सोमवीर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पहलवान। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का गोल्ड 3 स्वर्ण पदक अभी तक जीत चुकी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और यहां देखना होगा, यहां पर अभी पदक के लिए तो ये मुकाबला नहीं है, मगर हाँ जो भी पहलवान यहां पर विजयी होगा वो अगले दौर में जरूर अपनी शिरकत करेगा। तो अगले दौर के लिए जाना बहुत जरूरी, पदक तालिका में अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं अपने नाम को, तो आपको यहां पर ये मुकाबले निरंतरता से जीतने होंगे। तो यहां पर अभी तक जीत पे लिए पूरी तरह से अग्रसर हैं सोमवीर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पहलवान ब्लू कॉस्ट्यूम में जो हैं, और चुनौती दे रहे हैं शिवदत्त चौधरी उनको जो कि रेड कॉस्ट्यूम में है, MSU यूनिवर्सिटी के ये पहलवान। और इस समय आप 92 किलोग्राम का ये मुकाबला देख रहे हैं। शिवदत्त चौधरी मोहनलाल सुखादिया यूनिवर्सिटी के और सोमवीर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, जो कि 5-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बनाए हुए, और अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने एक बेहतरीन 4 अंक की टेक्निक लगाई थी इस जोन पर, और इस बार इकहरी पट किया और वहीं संतुलन बिगाड़ने का प्रयास था, लेकिन मुस्तैद थे शिवदत्त। बिल्कुल, अभी तक शिवदत्त ने कोई भी अंक अर्जित नहीं किया है। मनोज, यहाँ पर सोमवीर की अगर बात करें तो एक साथ उन्होंने 4 अंक एक ही टेक्निक लगाकर, बड़ी टेक्निक लगाकर फ्रंट साल्टो के साथ ही अंक अर्जित किए थे, 4 अंक प्राप्त किए थे। और इसके साथ यहाँ पर ये मुकाबला चलता हुआ सोमवीर, ये बात समझी भी जा सकती है, एक स्वाभाविक है, पैदाइशी उनके जो घर में ये माहौल रहा है रेसलिंग का। बड़े भाई भी अर्जुन पुरस्कार विजेता है, उनकी भाभी जो कि स्वयं अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित है, साक्षी मलिक ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला है जिसने कांस्य पदक जीता था।
और सोमवीर जो कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के पदक विजेता, और उनके भाई हैं ये, और इनके पिता जो कि अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। और यहाँ पर यह मुकाबला समाप्त हुआ 0-6, यानी कि सोमवीर ने एक तरफा किया पहले ही क्षणों से इस मुकाबले में 92 किलो भार वर्ग में फ्री स्टाइल का ये मुकाबला, जो कि सोमवीर ने अपने प्रतिद्वंदी शिवदत्त चौधरी से इस मुकाबले को जीता। सोमवीर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पहलवान, ये देखिएगा किस तरीके से अंक अर्जित किए, लेग अटैक किया, लेग अटैक करने के बाद बाहर धकेलने की कोशिश की और यहाँ पर डेंजर पोजीशन में गिराया था, जिस वजह से उनको एक साथ 4 अंक दिए गए। एक बहुत अच्छी टेक्निक, उनकी तकनीकी योग्यता की अगर हम बात करें, बहुत सुंदर तकनीकी योग्यता। और यही तकनीक उनके भाई, बड़े भाई सत्यव्रत कादियान भी अक्सर लगाया करते थे। बगल डूब उनका पसंदीदा दाव हुआ करता था। और अब महिलाओं की कुश्ती की बारी, 55 किलोग्राम वर्ग का ये मुकाबला। विश्रांति पाटिल लाल पोशाक में और उनका मुकाबला पूजा गाडरी से। शिवाजी यूनिवर्सिटी की विश्रांति पाटिल बहुत करीब से लड़ती हुई, और शिवाजी यूनिवर्सिटी जो है वहां से नंदिनी सालुखे ने कल सबका दिल जीत लिया था स्वर्ण पदक जीतकर, और इस यूनिवर्सिटी को एक कांस्य पदक भी हासिल हुआ है। और यहां पीछे आकर बहुत ही सहजता के साथ 2 अंक बटोरने में कामयाब रही विश्रांति पाटिल। क्या यहां ग्रिप के बाद गट रंज करने में कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि यहां पूरी तरह से रक्षण पर उतारू हैं पूजा गाडरी। बिल्कुल, और यहां पर गायत्री जो कि निर्णायक है इस मुकाबले की, और रेड क्रॉस, क्योंकि ये पहलवान जो कि शिवाजी यूनिवर्सिटी से संबंध रखती हैं। पकड़ मजबूत, ग्रिप मजबूत, और यहां पर प्रतिद्वंदी पूजा ने उनकी लेग अटैक कर रखा है, मतलब टांग को जकड़ रखा है, तो यहां पर अंक में परिवर्तित नहीं कर पाई। 2 अंक जरूर मिलेंगे यहां पर शिवाजी यूनिवर्सिटी की पहलवान को। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं पूजा गाडरी, और जिन्हें पहले अंक की दरकार पर लगाने की कोशिश की, उत्साह ज्यादा, लेकिन वहां गर्दन से दबोचा खूबसूरती के साथ विश्रांति पाटिल ने। एक तरह से आप कह सकते हैं महाराष्ट्र वर्सेस हरियाणा। हरियाणा जो कुश्ती की नर्सरी कहा जाता है, और वहीं महाराष्ट्र जहां पुरानी परंपरा रही है कुश्ती की, चाहे वो कोल्हापुर हो, सांगली हो, सातारा हो, कराड़ हो, पूना हो, मुंबई हो, यहां से कई दिग्गज पहलवान निकले। और गणपत आंदलकर और मारुति माने तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं महाराष्ट्र से। उसी महाराष्ट्र से ये खिलाड़ी विश्रांति पाटिल, और इसी शिवाजी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती हैं, जिससे नंदिनी सालुखे भी बिलोंग करती हैं। और यहाँ जिन्होंने कल स्वर्ण पदक हासिल किया, कितनी ऊर्जा वो जुटाने में कामयाब रहेंगी, यही इस मुकाबले पर नजर बनी हुई। विश्रांति पाटिल जो थोड़ा सा ऊपर से पकड़ती हैं अपनी साथी, अपनी विपक्षी की तुलना में, उनके बढ़ते हुए कदमों को अपने दाएं हाथ से उन्होंने रोका हुआ है और किसी तरह का मौका नहीं दे रही थी। और अब अपनी ग्रिप में बदलाव किया है पूजा गाडरी ने। अब उनके कंधे को इस तरह से उन्होंने बाहर से पकड़कर ग्रिप बनाने का प्रयास किया। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आप विपक्षी को का संतुलन बिगाड़ सकते हैं, लेकिन घड़ी की रफ्तार उनसे भी तेज, कोई लाभ नहीं। 2-0 की बढ़त विश्रांति के लिए, और ये हुआ मध्यांतर। बहुत ही जिसे कहते हैं जंप लगाने वाली मुद्रा थी, जिस पर पीछे आकर पोजीशन ली और 2 अंक बटोरे, जो अब तक निर्णायक रहे हैं मध्यांतर तक। यहां पट लगाने का प्रयास किया था, लेकिन डिफेंस बहुत ही अच्छा है विश्रांति का, और कोई अवसर नहीं दे रही हैं अपनी विपक्षी को। और अब ये दूसरे राउंड यानी
मध्यांतर के बाद सेकंड हाफ की तैयारी। अब यहां पर पूजा गाडरी को अंक बटोरने ही होंगे, थोड़ा अटैकिंग लड़ना होगा। पहले राउंड की जो कमजोरियां थी, जो गलतियां उन्होंने की, उन गलतियों से सबक सीखना होगा। बात तभी बनेगी, नहीं तो अपोनेंट के लिए कोई विशेष परेशानी नहीं है, क्योंकि विश्रांति पाटिल पहले ही 2 अंक बटोर कर अपनी स्थिति को बेहतर करने में कामयाब हुई हैं। मजबूत तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि 2-0 की बढ़त कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती जब पूरा समय बाकी हो दूसरे राउंड का। थोड़ी सी छटपटाहट जरूर दिखाई दे रही है पूजा द्वारा, लेकिन दबोचे रहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब ये खींचा जरूर उन्होंने, विश्रांति ने, लेकिन खींचिए और उसके बाद आप या तो यहां से आप खेमे लगा सकती हैं, अपनी पोजीशन बदल सकती हैं, दोनों आपके पास अवसर हैं। और दर्शक भी बहुत निराश हो जाते हैं जब अंक नहीं बनते। अब आप देखिए 1 मिनट 47 सेकंड बाकी है और अभी तक ये छटपटाहट जरूर दिखाई दी है इस बार, लेकिन अपने दाहिने हाथ से बहुत अच्छा बचाव करते हुए पूजा गाडरी ने उनके बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया। एक अच्छा दृश्य बनता हुआ यहां से दोनों के लिए अवसर था, खासकर विश्रांति के लिए। लेकिन जब तक आप 2 अंकों की बढ़त से ही संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर अंक कैसे बनेंगे संजीव? बिल्कुल, आपको यहां पर अपने जो अंकों की भूख है उसको लगातार बढ़ाते रहना चाहिए, आपको प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। 2 अंकों की बढ़त कोई बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं होती है। तो जैसा कि मनोज आपने बताया, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रयास करने का प्रयास है। ब्लू कॉर्नर के पहलवान जिन्होंने अभी तक कोई भी अंक अर्जित नहीं किया है, पूजा, प्रयासरत है पूजा। अपने उन प्रयासों को, बहुत जरूरी है उनको अपने उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करें। और यहां पर रेड कॉर्नर की पहलवान जिन्होंने शिवाजी यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने 2 अंक और अर्जित किए, 4-0 का स्कोर हो चुका है। अब केवल 31 सेकंड बाकी है, यहां 4 अंकों का फासला है। क्या पूजा इस फासले को खत्म कर पाएंगी और मुकाबले को रोमांचक बना पाएंगी? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन अटैक देखने को मिल रहा है विश्रांति द्वारा। अटैक करने होंगे पूजा को, बिना अटैक के बात नहीं बनेगी। या तो फिर आप अपनी अपोनेंट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो गलतियां करे, लेकिन ऐसे मौकों पर वो गलतियां करेंगी, इस बात की गुंजाइश काफी कम। आखिरी क्षणों की कुश्ती, चंद कुछ सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में। 4-0 की बढ़त है विश्रांति पाटिल के पक्ष में, और मुकाबले में विजयी रही इस तरह से विश्रांति पाटिल शिवाजी यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने हराया महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी की पूजा गाडरी को। और विश्रांति ने एक तरह से महाराष्ट्र की पुरानी परंपरा का सही मायने में निर्वाह किया और दिखा दिया कि हम भी हैं होड़ में। सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। कैनरा बैंक है ना, Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. वेलकम बैक वंस अगेन, और आप देख रहे हैं डे 9 का एक्शन जो लाइव है इस समय बेंगलुरु से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। और मेरे साथ स्टूडियो में इस समय है अमित खन्ना, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन 100 मीटर्स। अमित, मुझे जब भी आपसे बात करनी होती है ना, मुझे बताना ज़रूरी लगता है कि नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, क्योंकि बहुत कम एथलीट्स ऐसे हैं स्पेशली इंडिया में जो 100 मीटर स्प्रिंट्स में इतना क्लॉक किया हो, जिन्होंने 10.54 सेकेंड्स। बट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस वी हैव सीन yesterday also today in athletics, आपको क्या लगता है कि हमारी इंडियन एथलीट्स जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, नेशनल रिकॉर्ड बनाना इटसेल्फ इज की 130 करोड़ पॉपुलेशन में यू हैव डन समथिंग व्हिच नन ऑफ द इंडियन हैज एवर डन, इटसेल्फ मीन्स अ लॉट।
और हालांकि कुछ मीट रिकॉर्ड, कुछ यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड ज़रूर बनाए गए हैं, लेकिन नेशनल रिकॉर्ड से काफ़ी पीछे रहे। अगर हम दुटी चंद की भी बात करें, हालांकि एशियन गेम्स आने वाले हैं, शी वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट, बट अपने ही नेशनल रिकॉर्ड 11.17 से काफ़ी स्लो भागी। शी रैन इन 11.61 विच इज़ मच स्लोअर देन her own national record. So a lot depends when you know the climate thing. और कल जैसे कि हमने देखा कि ऐसी मूसलाधार बारिश हुई है बैंगलोर में कि जितने इवेंट्स थे, चाहे वो 110 हर्डल हो, चाहे जेवलिन थ्रो हो, सो यू नो ऑल दी स्प्रिंटर्स, द ट्रैक गेट्स हैवी, और जितने भी थ्रोवर्स हैं उनका सर्कल स्लिपरी हो जाता है, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैच देयर ओन परफॉर्मेंसेस इवन। तो कहीं ना कहीं, और जिस तरह से हमने सुबह के भी जो मुकाबले देखे, एथलेटिक्स देखा है, 20 किलोमीटर वॉक तो हमने देखा मेन और विमेन में, उसके बाद हमने हेप्टाथलॉन देखा है। हेप्टाथलॉन को किस तरह से आप देख रहे हैं अमित, क्योंकि पार्टिसिपेशन उतना नहीं था डिकैथलॉन इवेंट में जो मेंस कैटेगरी में होता है। विमेन कैटेगरी में हेप्टाथलॉन होता है जहां आपको 7 इवेंट्स जो हैं करने होते हैं। और एक बार हम पहले आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को ये बता देते हैं कि हेप्टाथलॉन में किस तरह से इवेंट्स होते हैं। डे 1 और डे 2 में प्रोग्रामिंग की जाती है। पहले दिन आपको 100 मीटर हडल्स, हालांकि मेंस को जो है डिकैथलॉन में 110 मीटर हडल्स करनी होती है, लेकिन वैसे भी हडल्स इवेंट में जो है विमेन के लिए 100 मीटर हडल्स ही होती है। हाई जंप, शॉर्टपुट और 200 मीटर्स। वहीं सेकेंड डे में आपको लॉन्ग जंप करना होता है, जावलिन करना होता है, 800 मीटर्स करना होता है। तो जो पार्टिसिपेशन था अमित, वो विमेन कैटेगरी में कंपैरेटिवली वाज बेटर देन दी मेन कैटेगरी। तो हाउ डू यू सी दी स्कोर्स जो बोर्ड पर आए हैं? जैसे तनु ने गोल्ड मेडल लिया, उन्होंने डे 2 में 1995 का स्कोर बनाया, टोटल स्कोर उनका 4805। तो हाउ डू यू सी दीज परफॉर्मेंसेस कमिंग एट द यूनिवर्सिटी स्टेज? आई वुड से इट्स अ वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तनु की। और देखिए, जब 1500 मीटर, जब 800 मीटर हो रही थी इनकी, सो द फर्स्ट पोजीशन वाज टेकन बाय दीपिका 800 मीटर काफ़ी कन्विंसिंगली जीती थी, लेकिन आप देखिए वो मेडल टैली में भी नहीं है। सो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 7 इवेंट्स। आपको हर 7 इवेंट के पॉइंट्स काउंट होंगे और बाद में डिसाइड किया जाएगा कि कौन फर्स्ट है। सो 4805 पॉइंट्स इज लाइक क्वाइट अ डिसेंट परफॉर्मेंस बाय तनु। पूजा ऑल्सो डिड वेल, and I would say we are hoping we will have more Soma Biswas, and we will have more heptathletes from India who will be representing in bigger leagues in Asian Games, in Olympics. So I'm hoping this platform they will be utilized. और participation की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो I would expect that in the next Khelo India University Games we will at least have 8 participants in each event. और अगर कोई लेन खाली है, so we should be replacing them with the 9th position, so that at least that 9th runner will also get a chance to perform his best. अमित, जब ट्रैक इवेंट में जैसे 4 लेन भरी हुई थी, 4 खाली थी, तो वो जो रिएक्शंस है वो दे वर कमिंग स्ट्रेट ऑन योर फेस कि यू नॉट लाइकिंग इट, की दी पार्टिसिपेशन। एटलीस्ट कम से कम आप स्टैंड बाय एथलीट्स को जो है मौका दीजिए, जो यूटिलाइज कर नहीं पाए हैं, उनके अलावा जो यूटिलाइज करना चाहते हैं उनके लिए जो है ये रास्ता ज़रूर बनना चाहिए। देखिए, इतनी बेहतरीन टेलीकास्ट आपको मिल रही है, इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग चल रहे हैं, तो जब सारी की सारी एडवांटेजेस मिल रही हैं, व्हाई नॉट वी शुड हैव द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। और हमारे पास 8 लाइन्स हैं, तो व्हाई नॉट एटलीस्ट 8 पार्टिसिपेंट शुड बी देयर, वट एवर रीजन। सी, देयर कैन बी ए रीजन कि कोई एथलीट इंजर्ड है, सो इफ दैट एथलीट इज इंजर्ड, रिप्लेस इट विद द अदर एथलीट, रिप्लेस विद द अदर एथलीट्स। और आपको यहाँ पर जरूर बता देंगे कि तनु, जिन्होंने हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल हासिल किया है, उन्हें 100 मीटर हडल्स में 15.66, हाई जंप में 1.65 मीटर्स, शॉर्टपुट में 9.84 मीटर्स थ्रो और 200 मीटर डैश में 26.67, ये डे 1 में उन्होंने किया था, जहां पर उनको टोटल स्कोर मिला 2810। ऑन द डे 2 शी डिड लॉन्ग जंप विद 5.40, उनको 671 पॉइंट्स वहां पर मिले। जावलिन थ्रो में 42.94, जहां पे 724 पॉइंट्स। एंड देन 800 मीटर, द लास्ट इवेंट ऑफ द हेप्टाथलॉन, शी फिनिश्ड इन 2 मिनट्स 37.68 सेकेंड्स, जहां पे 600 पॉइंट्स उनको मिले और डे 2 के टोटल स्कोर रहे 1995। तो इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बेंगलुरु। आइए आपको अब ले चलते हैं रेसलिंग में, जहां पे आज मेडल्स डिसाइड होने हैं, और हम आपको बता चुके हैं कि रेसलिंग में आज 10 गोल्ड मेडल्स जो हैं तय होने हैं, और उम्मीद करते हैं कि शाम के बाद मेडल्स टैली पूरी तरह से बदल जाएगी।
जो ज़्यादा मुस्तैद, ज़्यादा चतुर, ज़्यादा चालाक, लेकिन यहाँ पर आक्रामकता दिखानी होगी। 1 मिनट 34 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के समाप्त होने में और अभी 5 अंकों का बड़ा फासला है उनके सामने। ये देखिए थकाने का प्रयास और थोड़ी सी छटपटाहट दिखाई देती हुई। जिस तरह से उनके हाथ चल रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे वो फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती नहीं बल्कि फ्री स्टाइल स्विमिंग कर रही हो, फ्री स्टाइल के स्ट्रोक लगा रही हो। और यहाँ पर निश्चित तौर पर 2 अंक उन्होंने बटोरे और अब 2 अंक बटोरने से काम नहीं चलेगा। अभी आप 3 अंकों से पिछड़ रही हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। यहाँ पर आक्रामकता दिखाई दे रही है रजनी द्वारा और यहाँ सुस्ताती हुई आरती, लेकिन मैं समझता हूँ अपना निर्धारित समय पूरे होने के बाद वो सुस्ताएं तो बेहतर रहेगा। 52 सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में। बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में और महिला कुश्ती का एक बहुत ही आकर्षक मुकाबला, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवानों का मुकाबला जब हम यूनिवर्सिटी खेलों में या ये कहिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देखते हैं तो उस मुकाबले में 4 चांद लग जाते हैं। और वही 4 चांद लगाती हुई समय रजनी और आरती सरोहा। यहाँ पर धकेलना होगा, ना सिर्फ साइड पर निकलना होगा, लेकिन खाली फ्री स्टाइल स्विमिंग करने से कोई फायदा नहीं है। फ्री स्टाइल के स्ट्रोक मत लगाइए, आप यहाँ पर पकड़िए, ग्रिप बनाइए और खींचिए और उस पर पोजीशन लेने के साथ ही अंक भी बटोरिए। केवल 8 सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में, आखिरी क्षणों में। और यहाँ पर पहले धाक लगाना चाह रही हैं, 2 अंक बटोरे और यहाँ पर अंक बटोरना ही होगा। 1 सेकंड बाकी है और इस तरह से 10-9 का स्कोर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आखिरी क्षणों में अपनी तत्परता बहुत दिखाई, लेकिन 25 सेकंड से लेकर मुकाबले की समाप्ति तक वो केवल 2 ही अंक बटोर पाई। बटोरने थे 3 अंक, लेकिन 4 अंक उनके अपोनेंट ने भी बटोरे थे। तो इस तरह से 10-9 का रोमांचक संघर्ष रजनी के पक्ष में रहा और इस तरह से एक उलटफेर दिखाई दिया। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टच किया, रनिंग हैंड टच मारा, बाहर किया उन्होंने। वहां पर मौजूद थे पवन, तो पवन बाहर निकल गए और स्कोर 5-2। आशीष गिल एक बार फिर रेड पर। 4 का डिफेंस है आशीष गिल के लिए। आशीष गिल पिछली बार भी इसी तरह के डिफेंस में आए थे और ये मुश्किल डिफेंस होता है पॉइंट लेने का। अचानक एक्सलरेट किया और किक लगाने की कोशिश की, फ्रंटल किक थी, लेकिन अपने आप को पीछे किया लेफ्ट कॉर्नर ने और उनकी पहुंच से बिल्कुल अपने आप को दूर कर दिया। आशीष की ये रेड अब खत्म होगी। ये टक 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 की आवाज ये बताने के लिए कि 30 सेकंड का वक्त अब खत्म हो रहा है। आशीष वापस लौटे। रेड पर हैं इस समय रिंकू। What a fantastic defense we are seeing from Chaudhary Bansilal. As of now, 6 defenders are there in the court. Oh, it's a pursuit. A good pursuit we can see from Chaudhary Bansilal University. He tried to toe touch the defender who is the in player at the right corner, but he's not successful. तो पहले 5 मिनट का वक्त निकल चुका है और 5 मिनट में 5-2 से आगे हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। राम नारायण इस समय रेड पर। 6 का डिफेंस है राम नारायण के लिए और कैमरों के एंगल्स पर खासतौर से ध्यान दीजिए। अलग अलग एंगल्स के साथ इस इवेंट को कवर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर राम नारायण रेड पर बिल्कुल मिड लाइन के नजदीक खड़े हैं। कोई खास अटेम्प्ट उन्होंने किया नहीं और वापस लौट गए। और अब ओहो हो, पूरे का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा। पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा। रजनीश चुके टीम के कप्तान थे, वो आए थे रेड पर और ये अच्छा प्रयास टीम का। पहले एंकल लिया, एंकल से मोमेंटम को तोड़ा और फिर डिफेंस का सपोर्ट आ गया। It's all about teamwork, Sanjay ji. A good team support had got for the corner who had initiated the tackle, and now it's a do-or-die raid. Ram Narayan, jersey number 7. Oh, it's a good initiative team support also. Fantastic. They have made it almost
The player momentum is towards the center line, but singly 1 point, Bhiwani University. the left corner had supported. Yes, jersey number 1. इधर देखो. तो बहुत ही बढ़िया डबल थाइस पर गए, रामनारायण के मोमेंटम को तोड़ा, डिफेंस का सपोर्ट आया, रामनारायण ने पूरी ताकत लगाई लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। रेड पर इस समय अनुज यादव, 4 का डिफेंस अनुज के लिए, रनिंग हैंड टच की कोशिश, लेफ्ट कॉर्नर को बाहर निकालने का प्रयास लेकिन नाकामयाब, लौटना होगा अनुज यादव को। We are watching the first half of the second semi-final. Oh, it's a single back hold. Oh my God, it's a very successful back hold from the 1 right point, corner, Bhiwani singly University. tackled there. And the team support in time they have got. बहुत ही पुख्ता बैक होल्ड, बहुत ही सॉलिड बैक होल्ड, और वजह यह थी कि आपने पीठ दिखा दी। पीठ आपको नहीं दिखानी चाहिए, पीठ आप दिखाएंगे तो डिफेंडर के हाथों शिकार हो जाएंगे। कप्तान रजनीश आज डिफेंस से ज्यादा रेडिंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और ये सुपर टैकल की सिचुएशन है जब 3 या 3 से कम उनको दी जा सकती है एक्टिविटी टाइम, जिसमें कि उनको अंक लेना बहुत जरूरी होगा। तो अभी सिर्फ उनको कॉशन दिया गया है कि सावधानी बरतें, आक्रमण करें, खेलें, और यहां पर पीछे आने में कामयाब हुए। 2 अंक सुनिश्चित है, यहां पर मोहित को प्रदान किए जाएंगे। बहुत ज्यादा डिफेंस हो रहे हैं यहां पर सत्यवर का, और बहुत सुंदर सोमवीर, 1 अंक प्रदान किया गया सोमवीर को। और यहां पर उन्होंने टेक्निक लगाई थी, सुनिश्चित है उनको अंक प्रदान किया जाए, देखना होगा। रेफरी मिस्टर अशोक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, 2 बार ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भारत का ऑफिशिएटिंग कर चुके हैं, काफी अनुभवी हैं, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बॉक्स से संबंध रखते हैं, एयरफोर्स में कार्यरत हैं। सोमवीर ने रिस्ट लॉक किया है, बार बार अपने प्रतिद्वंदी की रिस्ट लॉक कर रहे हैं, सिर से सिर लगाते हुए। ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षक बाहर से शोर मचाते हुए, बताते समझाते हुए किस तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे इस चक्र में। अंक लेना बहुत जरूरी, अभी तक 1 ही अंक लिया है, 2 अंकों के साथ है मोहित, और वहीं सोमवीर 1 अंक के साथ। तो बहुत जरूरी है पहलवानों के लिए अंक अर्जित करना, एक्शन दिखाना होगा यहां पर। यद्यपि आप आक्रामक नहीं दिखते, आप एक्शन नहीं दिखाते, तो रेफरी द्वारा आपको चेतावनी भी दी जाएगी, कॉशन भी दिया जाता है। प्रयासरत, पुनः गर्दन पकड़कर गिराने का प्रयास है, कोई बहुत अच्छी टेक्निक नहीं है। आपको इस भार वर्ग में, अगर जिस भार वर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं 74 किलो भार वर्ग में, 92 किलो भार वर्ग में, तो इस भार वर्ग में शक्ति भी दिखनी चाहिए, ताकत दिखनी चाहिए। केवल पुशिंग करके आप अपने प्रतिद्वंदी से लाभान्वित नहीं हो सकते। और पहला चक्र समाप्त हो चुका है। आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए उनके पिता भी आ गए हैं, सोमवीर के सत्यवान, अर्जुन पुरस्कार विजेता, काफी अनुभवी पहलवान रहे, काफी अच्छे पहलवान रहे। साक्षी मलिक के ससुर हैं, सत्यवत काद्यान के पिता हैं। और ये दूसरा चक्र प्रारंभ होने जा रहा है, दूसरा चक्र। और विशल के संकेत के साथ ही यह चक्र प्रारंभ हुआ। दूसरा चक्र है और अंक तालिका की ओर अगर हम नजर डालें तो 2-1 का स्कोर है। सोमवीर केवल 1 ही अंक अभी तक अर्जित कर पाए हैं। प्रयास सिंगल लेग अटैक बहुत अच्छा था, मगर यह
अटैक करने के बाद उस अटैक को पूर्ण रूप नहीं देते हैं। बहुत ज़रूरी है आपको, यद्यपि अगर आपने प्रयास किया है तो उस प्रयास को अंक में परिवर्तित करने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करें। अंतिम छोर तक उस अटैक को, उस प्रयास को पूर्ण करना होगा, तभी आपको अंक प्रदान किया जाता है जजिस द्वारा। रेफरी निर्णय करते हुए कपच्चे भरने की कोशिश, अड़ंगी लगाने का प्रयास था, बार बार घूम रहे हैं, यानी कि अटैक करना चाहते हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं कमर के ऊपर अपने प्रतिद्वंदी के भार को लेकर, फिर उसको गिराना चाहते हैं डेंजर पोजीशन में। मगर ये करने के लिए आपको बड़ी चपलता, ताकत, शक्ति का बहुत तालमेल चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप फोर्स को जनरेट करेंगे, पैरों को तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए, बॉडी वेट आपका संतुलित हो, यह बहुत ज़रूरी होता है। लगातार प्रयासरत तो हैं, मगर उन प्रयासों में कोई ज़्यादा आकर्षक चीज़ नहीं दिख रही है जो कि आकर्षित करे इनके खेल के लिए। एक धीमी गति से खेल खेलते हुए मोहित और सोमवीर के बीच ये चलता मुकाबला बढ़त बनाने में कामयाब हैं अभी तक सोमवीर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रदर्शन तो दिख रहा है, मगर यहाँ पर कुश्ती जो एक्शन देखने को मिले वैसा ऐसा कुछ नहीं है। और ये इनके प्रशिक्षक बाहर से चिल्लाते हुए, मगर यहाँ पर चिल्लाना व्यर्थ है। यहाँ पर जो पहलवान है वह कंसंट्रेट कर रहा है अपनी बाउट को, मगर कुछ भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। जो एक्शन दिखना चाहिए, यहाँ पर एक आकर्षण दिखना चाहिए, वो आकर्षण यहाँ पर अभी नजरअंदाज। प्रयास अच्छा, सोमवीर लिफ्ट करना चाह रहे हैं, सिंगल लेग अटैक। यहाँ पर बहुत देर के बाद एक चपलता तो दिखाई, मगर अपनी उस टेक्निक को पूर्ण रूप नहीं दे पाए, जिस वजह से उनको कोई लाभ नहीं होगा। एक ही अंक से अभी तक संतोष करना होगा। तो यहाँ पर मुकाबला उनके हाथ से पूर्णतः जाता हुआ 10 सेकंड का खेल शेष रह गया है सोमवीर के पक्ष में। यहाँ पर बाहर धकेलने में अगर कामयाब होते तो एक अंक उनको दिया जा सकता था, मगर ये भी उनके हाथ से गया और यहाँ पर बाहर धकेलने में कामयाब हुए। देखना होगा कि यहां पर उनको एक अंक प्रदान दिया गया है। अंतिम क्षणों में उन्होंने एक अंक लिया है, तो देखना होगा बड़ा दांव किसने लगाया है। और कुछ ही क्षण शेष, प्रयासरत, और इसी के साथ समय सीमा समाप्त। देखना होगा बड़ा दांव किसने लगाया था, बाहर धकेला था, एक एक अंक लिए थे सोमवीर ने। अगर टेक्निक की बात करें तो रेड कॉर्नर ने एक दांव के साथ अंक अर्जित किए थे, 2 अंक अर्जित किए थे। विजेता जो है वह रेड कॉर्नर होंगे, क्योंकि उनके द्वारा एक बड़ी टेक्निक के द्वारा उन्होंने ये अंक जीता था। और इस मुकाबले को जीता है मोहित ने। 92 किलो भार वर्ग में फ्री स्टाइल का सीनियर्स का ये मुकाबला अपने पक्ष में किया और अगले दौर में प्रवेश किया। ये देखिएगा किस तरीके से प्रयास थे, बिल्कुल हमारे पूरे कैमरे की ओर ये दोनों पहलवान आगे बढ़े, और शुक्र है कैमरा हमारा बच गया है। और ये अब महिलाओं का मुकाबला, जो कि मनप्रीत कौर और जो कि SBBSU यूनिवर्सिटी की है, विश्रांत पाटिल जो कि शिवाजी यूनिवर्सिटी की है। दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ। रेफरी अशोक कुमार। दोनों के मध्य ये मुकाबला है। संत बाबा सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की है, ये रेड कॉर्नर की पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंध रखती हैं। पंजाब भिवाड़ी के फेवर में ये सेमीफाइनल मुकाबला है। यहां पर हार की गुंजाइश नहीं है, हारे तो टूर्नामेंट से बाहर।
What a quick presence of mind we can see. Oh, quick reach. Once again, a multiple points to Punjab team. Come here. Raid started from right to left and a double thigh hold had been initiated from the right corner. But the Raider 2 points. momentum is towards the center line. He is successful in crossing the center line. तारीफ करनी होगी मोहित की, बढ़िया मल्टी पॉइंट्स में गए यहाँ पर। और अब सुशील रेड पर, सुशील लगातार रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 6 का डिफेंस है सुशील के लिए। इस बार हल्का सा ऐसा लगा कि वो राइट कॉर्नर और राइट इन के सामने लगातार फुटवर्क कर रहे हैं, शफलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पकड़ लिए गए। बहुत ही बढ़िया डाइव किया, बहुत ही शानदार डाइव, और सुशील जहां थे वहीं खड़े रह गए। देखिए, इंतजार किया और जैसे ही नजदीक आए राइट कॉर्नर ने डाइव किया डबल थाइस पर पीछे से, और पूरे का पूरा डिफेंस का सपोर्ट आ गया। तो बढ़िया टैकल डिफेंस का। What confidence levels from the left corner. Sorry, Number right 5, corner. foul play. It's a great back hold Guru Nanak at Dev. the back line we have seen. This shows the confidence of the players, even though Chaudhary Bansilal is in lead. They are trying to come back, and now a raid from jersey number 3 of Guru Nanak Dev University, Mohit. It's a is the right corner cross the lobby? No. बिल्कुल मोहित की ये रेड पूरी हुई। 17-13 फासला कमा है और सही वक्त पे कमा है फासला। अब रेड के लिए जा रहे हैं अनुज यादव। अनुज यादव का भी आज इस्तेमाल हुआ है रेड पर, और इस समय हल्का सा उन्होंने ऐसा लगा कि पूरे शरीर को जर्क देते हुए टच करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं। एक बार फिर एक्सलरेट और बिल्कुल लॉबी के नजदीक जाकर के अपने आप पर नियंत्रण किया। अगर वो लॉबी में चले जाते बिना स्ट्रगल के तो उन्हें वापस जाना पड़ता, बाहर जाना पड़ता। और लगातार ये 2 रेडर्स अपनी अपनी टीमों के लिए रेड कर रहे हैं। मोहित आ गए हैं अब दोबारा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के लिए। The defense is giving a lot of rest. He tried a scorpion kick and he is claiming for that. Yes, he's once again he had taken momentum towards left, given a scorpion kick. It's a light hair follicle touch we can see from the foot of the raider. Time out. Guru Nanak Dev University. और इस समय टाइम आउट लिया गया है। 2 मिनट का वक्त बाकी है। अलग अलग एंगल से आप एक एक शॉट देख रहे हैं। कवरेज बेहतरीन इस समय, और खासतौर से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम दर्शकों के लिए एक कबड्डी का 360 जो डिग्री का कवरेज है वो दिया जा सके, ताकि आप डिफरेंट एंगल से हर हुनर को, हर स्किल को खिलाड़ियों की देख सकें। 17-14, 2 मिनट का वक्त बाकी। पहले हाफ में 3 पॉइंट्स की लीड चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के पास। Last 1.5 minutes. Time is remained to complete the first half. The Raider. Oh, a beautiful toe touch at the right in player we have seen. That is what the skill, point, Bhiwani the practice. Oh, once again, good toe touch. बढ़िया टो टच रामनारायण को बाहर किया जो कि डिफेंस में मौजूद थे, और एक बार फिर आ गए मोहित। मोहित लगातार रेड करते हुए बिल्कुल पीछे धकेल रहे हैं एंड लाइन के नजदीक लेफ्ट कॉर्नर को, जहां पर आशीष गिल मौजूद हैं, और इस बार मोहित के पैरों पर गए। बहुत ही बढ़िया पकड़, पूरे के पूरे डिफेंस का बिल्कुल टाइमली सपोर्ट, और इसी वजह से मोहित का अच्छा खासा मोमेंटम था। अगर अकेले डिफेंडर पकड़ता तो शायद वो मिड लाइन को क्रॉस कर जाते, लेकिन बढ़िया सपोर्ट आया डिफेंस का, और ये शानदार सफलता। फासला बढ़ता हुआ 19-14, आखिरी मिनट में दाखिल हो चुका है ये खेल हाफ टाइम पर। What a sudden surprises for the Raiders. The in players are taking initiative for the tackles, ankle holds, double thigh holds. Wow, they are successful, Chaudhary Bansilal University, in taking the points from the Raiders. आशीष गिल आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन टीम के टॉप मोस्ट रेडर हैं। और अब रिंकू आए हैं रेड पर। लंबा कद है रिंकू का, अपने कद का एडवांटेज लेते हैं। लंबे कद के रेडर के पास रीच भी ज्यादा होती है, पैरों के बीच बड़ा फासला, और यहां पर जंप लगा करके रिंकू जाना चाहते थे। यहां डिफेंस को पहले सपोर्ट में आना चाहिए था। डिफेंस खड़ा होकर के ताकता रहा,
इस जगह पर अगर डिफेंस ने हाथ लगाया होता, सपोर्ट आया होता, तो रिंकू इस समय तक बाहर होते। बहरहाल जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, रिंकू कामयाब हुए और हाफ टाइम से पहले 1 पॉइंट और मिल गया यहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। This is the last raid of this first half of semi-final 2. There is a chance for bonus, trying for a scorpion kick at the right corner. It's a safe raid. Here completes first half with a domination of. और यहाँ एक कौशन अंक मिला। कौशन अंक के फलस्वरूप अंतर कम हुआ दोनों के बीच। विश्रांति पाटिल को एक अवसर मिला, शिवाजी यूनिवर्सिटी की विश्रांति पाटिल, अपोनेंट के धीमा लड़ने के फलस्वरूप। और तीसरे क्वेश्चन पर तो बाहर ही कर दिया जाता है। ये पहला क्वेश्चन था जिस पर उन्हें अंक गंवाना पड़ा मनप्रीत कौर को, लेकिन बढ़त अभी भी उनके पास 4-2 की। यदि स्कोर बराबरी पर भी आ गया तो विश्रांति पाटिल को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया है मनप्रीत कौर ने। आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर इसका प्रसारण, जहां हम बहुत क्लोज कैमरे से भी आपको इसको दिखाते हैं। वहीं आप मिड शॉट पर टेक्निक्स को देख सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अनिल मान जो कि जज की भूमिका में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से ताल्लुक रखते हैं, और यहां अपनी पूरी शक्ति झोंकती हुई विश्रांति पाटिल। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि 2 अंकों से वो पीछे है। 1 मिनट 18 सेकंड बाकी हैं इस मुकाबले के समाप्त होने में। बाएं पैंतरे का बीच बीच में इस्तेमाल करती हैं मनप्रीत कौर, और ज्यादा पैंतरों का कोई भी रेसलर इस्तेमाल नहीं कर रहा। यही है जापानी शैली। और इस बार इकहरी पट किया बखूबी, और ये काउंटर अटैक, इकहरी पट की थी विश्रांति ने, काउंटर अटैक किया मनप्रीत कौर ने। पुरानी ऊर्जा एक बार फिर से वापस लौटती हुई और अपने कुश्ती के स्कोर को टेनिस के स्कोर में तब्दील करती हुई 6-2 का स्कोर मनप्रीत कौर के पक्ष में। अपनी इंजरी की कोई परवाह किए बिना तेजी से बढ़ते हुए उनके कदम, और यहां दूसरे राउंड में अपनी उपयोगिता उन्होंने जाहिर कर दी। 2 अंक बटोरकर 4-2 से स्कोर को 6-2 पर ले आई हैं वो। और इस समय 55 किलोग्राम का महिलाओं का तीसरे राउंड का मुकाबला चल रहा है। मनप्रीत कौर वर्सेस विश्रांति पाटिल। विश्रांति को शांत नहीं रहना होगा यहां पर, क्योंकि अब लेकिन अब कोई फायदा भी नहीं है। महज 2 सेकंड बाकी हैं। रेफरी की विसल बज चुकी है और मुकाबले में विजयी रही मनप्रीत कौर। और ये विजय श्री का ऐलान किया गया मनप्रीत कौर के पक्ष में। और वही देखने को मिला, वार्निंग दी गई है यहाँ पर सैयद बाबा को। ब्लू कॉर्नर पे जो हैं उनको वार्निंग दी गई है। 1.5 मिनट से कम का समय बाकी रह गया है। क्या सुलेमान अटैक करेंगे? क्या सुलेमान इस मुकाबले में वापसी करेंगे? 1-0 की बढ़त कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है। ये मैच के डाइंग मोमेंट्स में, बाउट के डाइंग मोमेंट्स में भी खत्म हो सकती है, लेकिन निर्णायकों जो कॉर्नर जज हैं उन पर नजर रखिए। और ऐसा लग रहा है कि वीडियो रेफरल की मांग की गई है। यहाँ पर ब्लू कॉर्नर की तरफ से वीडियो रेफरल मांगा गया है, और देखना होगा कि इस रेफरल पर अगर अंक मिल जाता है तो बढ़त दोगुनी तो कम से कम हो ही जाएगी यहाँ पर। ये देखिए, जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि तलवे से चेहरे पर प्रहार किया गया है, जो पहले फ्रेम में नजर आया, लेकिन खारिज कर दिया है रिव्यू पैनल ने। एक रिव्यू इनका खराब हो गया और अब
सोच समझ के लड़ना होगा। 1-0 का एडवांटेज है इस समय सईद बाबा के पास और ये एडवांटेज मेंटेन रखेंगे, डिफेंसिव होंगे, ऑफेंस करेंगे। इस समय इनके दिमाग में यही चल रहा होगा और कोच की जो हिदायत होगी वो यही होगी कि अपने अंतर को आप मेंटेन रखें, अपने डिफरेंस को मेंटेन रखें। और सईद बाबा दूर से लड़ना चाहते हैं, काउंटर अटैक करना चाहते हैं। इनकी योजना बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इस बार अटैक हुआ था सुलेमान की तरफ से, क्या पॉइंट मिलेंगे इन्हें, ये करीबी मामला हो सकता है। रेफरी पॉइंट एक बार फिर दोनों को पॉइंट दिए हैं क्योंकि जी हाँ, इस स्कोर से कम सईद बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जो डिफरेंस है पॉइंट्स का वो 1 का है। पहले 1-0 था और अब 2-1 हो गया है। ये गोल्ड मेडल बाउट है और निरंतर हरकत हो रही है स्कोर बोर्ड पर। स्प्लिट डिसीजन में 2 अंक मिलते दिख रहे हैं सैयद बाबा के पक्ष में। जी हाँ, 4-1 की बढ़त हो गई है अब। और यहाँ पर दबाव बनाते हुए सैयद बाबा, सुलेमान है उनके सामने और इस बार क्या अंक जड़ने में कामयाब होंगे। वार्निंग, चेतावनी ब्लू कॉर्नर को मिली है और वीडियो रेफरल लिया जा रहा है इस बार रेड कॉर्नर की तरफ से। ये टैक्टिकल भी हो सकता है। जो रेड कॉर्नर के सुलेमान एन हैं उनकी तरफ से ये वीडियो रेफरल है और नजरें रिव्यू पैनल पर टिक जाती हैं। यहाँ पर अगर अंक मिल जाएगा सुलेमान को तो वापसी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी पास आए, दूर से राइट फुट से अटैक करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद लेफ्ट फुट से भी अटैक किया है और रीप्लेज देखकर ऐसा लग रहा है कि रेफरल खारिज हो सकता है, लेकिन रेफरल को स्वीकार लिया है, रेफरल को स्वीकारा गया है वहां पर। और इस रेफरल को स्वीकारने का मतलब यह है कि सुलेमान के खाते में अंक और थोड़ा सा वहां दुविधा की स्थिति रेफरी की तरफ से, गलत दिशा में अंक दिए। 2 अंक अब मिलेगा रेड कॉर्नर को और 4-3 रोमांचक होता जा रहा है मुकाबला। आशीष, 4-3 का स्कोर हो गया है, 1 पॉइंट का डिफरेंस है और यहाँ पर सईद बाबा की क्या योजना रहेगी। दोनों ही अटैकिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सुलेमान का अटैक था और यहाँ पर तख्ता पलट सकता है अगर ये मुकाबला उनके ओपोनेंट ने अपने नाम किया। अभी भी लीड जो है वो जैन यूनिवर्सिटी के पास है, 4-3 का स्कोर है। वार्निंग दी गई है, 3 अंक शायद ब्लू कॉर्नर को मिल सकता है। 7, जी हाँ 3 अंक मिला है, 7-3, लेकिन वीडियो रेफरल इस बीच ले लिया है। वीडियो रेफरल की मांग की है रेड कॉर्नर की तरफ से। 3 अंक का फासला क्या रहेगा या फिर बैक टू 4-3 हो जाएगा। 7-3 है अभी स्कोर, लेकिन 4-3 हो जाएगा अगर ये जो रेफरल है रेड कॉर्नर की तरफ से, और तुरंत ही खारिज कर दिया गया। बहुत ज्यादा समय नहीं लिया गया। देखिए यहाँ पर कुछ था ही नहीं रिव्यू पैनल के पास देखने को, बिल्कुल क्लियर कट स्कोरिंग पॉइंट। 7-3 की बढ़त और अब गिरफ्त बना चुकी है जैन विश्वविद्यालय की टीम। 4 पॉइंट्स का डिफरेंस और ये अच्छा खासा डिफरेंस है। सईद बाबा अपने आप को बचाते रहे, बीच बीच में थोड़ा अटैक करते रहे, इनको फायदा मिलेगा। मूवमेंट देखिए इनकी, अब ये मैट के चारों तरफ घूमेंगे, लेकिन दिलेरी भी है इनके अंदर, अटैक भी कर रहे हैं और मूवमेंट भी कर रहे हैं। अटैक और डिफेंस का लाजवाब कॉम्बिनेशन यहाँ पर मेजबान टीम के सईद बाबा के द्वारा और 8-3 का स्कोर, 5 पॉइंट का डिफरेंस। मुझे लगता है कि इस मुकाबले का निर्णय जो है वो ऑलमोस्ट यहां पर इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। 5 पॉइंट्स और 10 सेकेंड, ये वापसी करना थोड़ा कठिन रहेगा इनके ओपोनेंट के लिए। डाइंग मोमेंट्स में ये बाउट, वार्निंग दी गई है मैच के अंतिम लम्हों में। सेकेंड्स खेल शुरू होते ही ये मुकाबला, ये बाउट समाप्त हो जाएगी और इसके साथ ही जैन विश्वविद्यालय के सैयद बाबा ने 8-3 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है -55 kg की स्पर्धा में। और सुलेमान एन, जो श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और ये सिंगल लेग अटैक है कैरी पट, दोबारा बहुत ही सुंदर सिंगल लेग अटैक के साथ ही उन्होंने परिवर्तित करना चाहती हैं, अपने दाव को परिवर्तित किया, ग्रिप बनाई, पकड़ना चाह रही हैं। यहां पर बार बार अपने रणनीति को में बदलाव करती हुई, उनके लिए नुकसानदेह
यहां पर 1-8 का स्कोर हो चुका है। प्रयास करना चाहता ब्लू कॉर्नर की रजनी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बढ़त को बरकरार रखा है। अभी तक रजनी ने प्रयास अच्छा था। रेड कॉर्नर की पंजाब यूनिवर्सिटी की पहलवान का, मगर अपने उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं कर पा रही हैं, अंकों में परिवर्तित नहीं कर पा रही हैं, चूक रहती है। और वहीं चपलता, चुस्ती दुरुस्ती साफ दिखती हुई रजनी के खेल में। यहां पर अब फीतले बांधने में कामयाब हुई है, सुनिश्चित है उनको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। और यहां पर रोलिंग पोजीशन में अगर लाके आती हैं मुकाबले को तो अंकों में वृद्धि होगी। अब देखना होगा वह अपने इस प्रयास में कितनी सफल हो पाती हैं। घुटने बैंड कर रखे हैं यहां पर रजनी ने और वो ग्रिप स्वयं ही छोड़ दी मनोज। आया हुआ अवसर हाथ से जाने दिया। हुआ यूं था कि घुटने मुड़े हुए थे, घुटने को सीधा करना चाह रही थी, लेकिन तारीफ करनी होगी रजनी के डिफेंस की, जिसके फलस्वरूप अर्पणप्रीत के लिए कोई अवसर नहीं। अच्छे फीतले भी बंध गए थे, लेकिन वो पैरों को सीधे होने से उन्होंने बचाए रखा। अगर ये पांव सीधे रहते तो निश्चित तौर पर वो अंक पर अंक गंवाती। जो आज 7 अंकों की आपको बढ़त दिखाई दे रही है, वो शायद घटती हुई दिखाई देती, शायद बढ़त अपोनेंट के पक्ष में चले जाती। इस बार कैरी पट किया खूबसूरती के साथ, कोचेस का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच जाता है जब उनका पहलवान कोई टेक्निक लगाता है। और यहाँ बचने की भी सलाह दी जाती है। और यहाँ अभी भी सिंगल लेग अटैक बना हुआ, हाथों की ग्रिप बनाने की कोशिश अर्पणप्रीत कौर द्वारा। केवल 11 सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में, रोमांचक संघर्ष, लेकिन यहाँ नुकसान अर्पणप्रीत कौर का ही, क्योंकि उनके पास वापसी का कोई मौका नहीं है। और इस तरह से इस कुश्ती का यहाँ समय हुआ समाप्त। रजनी ने लगातार दूसरी कुश्ती जीती है। पहली कुश्ती बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में उलटफेर के साथ, और यहाँ पर रजनी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी की अर्पणप्रीत कौर को हराया 3 के मुकाबले 10 अंकों से। At the point of time he can enter that lobby even when the struggle starts. It's a safe raid from Chaudhary Bansilal. University not taking any risk in their raids. Just we can see they are trying in their do or die raids. राम नारायण 25-22 चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के पास अब भी लीड कायम। मुकाबले को खत्म होने में 13 मिनट का वक्त बाकी। आशीष गिल इस समय रेड पर, बढ़िया रेडर है आशीष गिल, लगातार रेडिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। आज बहुत असर, बहुत प्रभाव नहीं छोड़ सके। और इनकी जो खास आदत है 4 के डिफेंस में जो किया जा सकता है, दोनों चेन्स को जो कि लेफ्ट और राइट पर हैं सिर्फ हिलाते रहते हैं। और जब आप अचानक एक्सेलरेट करते हैं तो कई बार आपका निशाना किसी न किसी डिफेंडर पर लग जाता है। What a dominance from Chaudhary Bansilal University. They are able to keep up their lead. This has to continue till the end. But on the same way, a tough fight is being given from Guru Nanak University. 1 versus 4, no bonus for the raider. He had to try for the touch point only. He's raiding from left to right. The right corner has a chance to tackle him. Oh, left corner had taken a good ankle hold, taken a risk at the back line. Once again, double ankle hold he had taken, and at 1 point, Guru Nanak Dev. there is no chance to Time out. escape from that ankle hold. It's a point to Guru Nanak University. Time out, Guru Nanak Dev. सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. फासला है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, यानी कि पिछली बार खिताब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में जीता था, और इस बार अगर आज वो हार गए तो ये खिताब उनके हाथ से जाता रहेगा। खिताब की संभावना भी जाती रहेगी। राम नारायण को डाइव कर किया और डाइव करके उनका शिकार किया बहुत ही आराम के साथ।
इंतजार किया योगेश ने, और रामनारायण जैसे ही उनके point, पास गए Bansilal लेफ्ट कॉर्नर University. योगेश ने डाइव किया और रामनारायण को बाहर किया। बढ़िया सपोर्ट पूरे डिफेंस का। They are so much successful in their defense and in offense. That's what they are able to maintain their defenders in the court throughout the first half. So the dominant of the score happened with Chaudhary Bansilal University. It's a safe raid from the raider, not taking any risk to take the points. It's a smart game being played by this university. And now they are waiting for the third raid of the opponent team. The raider taken a safe raid and gone back to the court. As this is a third raid, he had to take a touch point or a bonus, but bonus is not available as 4 defenders are available. They tried to scorpion kick. The skill he had implemented there, but not successful at the left corner. तो इस मुकाबले का सिर्फ एक चौथाई हिस्सा बाकी है। 26-23 3 पॉइंट्स की लीड। जल्दी से जल्दी जा रहे हैं, अपनी रीड खत्म करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डू और डाई का इंतजार है। और अब डू और डाई पर इस समय आए हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाफ रेड करते हुए। बहुत ही अचानक एक्सलरेट किया उन्होंने और शानदार तरीके से एक अनुज यादव ने पॉइंट लेने की कोशिश की। डू और डाई में डिफेंस को बचाने की खुद को जरूरत थी, लेकिन डू और डाई में अगर डिफेंस आगे बढ़ करके टैकल करने की कोशिश करता है तो कई बार उसे खमियाजा चुकाना पड़ता है। वही देखने को मिला। अनुज यादव कामयाब हुए और यहां बाहर कर दिया उन्होंने बहुत इत्मीनान के साथ यश हुडा को। Substitution. It's a loose ankle hold, Sanjay. Hence they gifted multiple. सिर्फ और एक जजेस कॉर्नर जज की तरफ से अंक आया था, एक अंक वो भी, और इस बीच ब्लू कॉर्नर की तरफ से लिया गया है वीडियो रेफरल। देखना है कि रिव्यू जो लिया गया है, ये 2-0 की बढ़त रेड कॉर्नर के पक्ष में। ये देखिए, ब्लू कॉर्नर की तरफ से ऐसा लगा कि लेफ्ट हैंड से पंच जड़ा गया था, उसके बाद दोबारा गई थी शिवानी, और शिवानी के कोच जो हैं उन्होंने ये लिया है रेफरल। ये रिव्यू पैनल जहां पर रीप्लेस देखे जाते हैं और उसके बाद तय होगा कि क्या ये रेफरल जो है वो वैलिड है या नहीं है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की शिवानी ब्लू कॉर्नर पर हैं और एलएनसीटी विश्वविद्यालय की रंजीता सिन्हा रेड कॉर्नर पर हैं, और ये स्वीकार लिया है उनके रेफरल को। तो एक अंक मिलता हुआ यहाँ पर शिवानी को। खाता खुला है शिवानी का ब्लू कॉर्नर पे। एक और अंक मिलता हुआ स्प्लिट डिसीजन में लग रहा है ब्लू कॉर्नर को अंक मिलेगा। शिवानी के खाते में एक और अंक जाता हुआ 2-2 की बराबरी। कांटे की चक्कर यहां पर हो गई है। वापसी करने में सफलता पाई है शिवानी ने। क्या ये मोमेंटम अपने पक्ष में बरकरार रखेंगी या फिर रंजीता जो हैं वो इस मुकाबले में अपने हाइट के सहारे एडवांटेज के जरिए वापस आएंगी। 1 मिनट से कम का मुकाबला रह गया। ये कांस्य पदक का मुकाबला है -50 kg महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा का। दो दो की अगर बराबरी रहती है तो एडवांटेज रेड के पास रहेगा, क्योंकि शुरुआती पॉइंट्स उन्होंने लिए थे और इस बार रंजीता अंदर आई और उन्होंने अटैक करके पॉइंट्स लेने का प्रयास किया। लंबाई इनके पास है, रीच इनके पास है, तब भी ये जोखिम उठा रही हैं नजदीक जाके बाउट लड़ने का। दूर से प्रहार इस बार 5 पॉइंट्स ले लिए हैं रंजीता ने और 2 इनके ओपोनेंट के पास हैं। 35 सेकंड अभी बचे हुए हैं और ये करीबी मामला जो था अब ये एक तरफा होता जा रहा है। अगर 10 या 15 सेकंड तक पॉइंट्स नहीं हासिल किए
रंजीता की ओपोनेंट ने, तो शायद वो चूक जाएंगी। एक और प्रयास, दूर से अटेम्प्ट, ये अच्छी योजना, दूर से निरंतर प्रयास कर रही हैं शिवानी, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिल पा रही। 6 पॉइंट्स ले लिए हैं, हरकत हो रही है रंजीता के स्कोर बोर्ड में, निरंतर 9 पर जा पहुंची हैं। 9-2 का स्कोर, 1 पॉइंट अगर ले लिया तो ये मुकाबला यहीं पर ही रुक जाएगा। दिलेरी दिखा रही है रंजीता, यहां पर पॉइंट्स में इजाफा होगा। क्या ये बाउट यहीं पर ही समाप्त होगी? रेफरी के फैसले का इंतजार है। अभी 20 सेकंड लगभग बचे हुए हैं। ये मुकाबला समाप्त हुआ। 12 पॉइंट्स हासिल कर लिए थे, 2 उनके ओपोनेंट के थे, 20 सेकंड बचे हुए थे, 8 का डिफरेंस था। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। गटरंज करते करते अपने ही दाव में उलझ गए थे। क्या चितपट के आधार पर इसका फैसला होगा? रेफरी ने तो फैसला उनके पक्ष में नहीं दिया और ये प्रोटेस्ट हुआ था ब्लू पोशाक, नीली पोशाक के रेसलर, और इस वक्त प्रोटेस्ट पर देखा जा रहा है, आकलन किया जा रहा है जूरी द्वारा कि अंक है या नहीं है। 62 kg दीक्षा मलिक OPJSU, फ्रीडम यादव LPU। आयुष की तरफ से ये प्रोटेस्ट है। यहां अगर प्रोटेस्ट अंकित की ओर से होता तो बात कुछ समझ में आती। सत्यदेव मलिक, मंजीत और अशोक कुमार अभी तक किसी निर्णय की स्थिति में पहुंचे नहीं हैं। बार बार देखा जा रहा है बारीकी से, और ये सब इसीलिए कदम उठाया जाता है कि किसी भी पहलवान के साथ अन्याय ना हो। बिल्कुल बहुत गहनता के साथ यहां पर देखते परखते हुए जूरी ऑफ अपील के सदस्य, जिसमें अशोक कुमार, सत्यदेव मलिक और मिस्टर मंजीत दिखाई दिए थे। काफी अनुभवी हैं सत्यदेव मलिक और अशोक, जो कि दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, और अशोक तो 2 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं ओलंपिक्स में। तो उनका निर्णय बहुत ही गहनता के साथ बार बार रिप्ले को चलाया जा रहा है, रिवाइंड करके दोबारा बार बार एक्शन को देखा जा रहा है। निर्णय लेने में काफी हद तक परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे समझा जा सकता है गंभीरता को मनोज, कि जब इतने अनुभवी रेफरीज को रिप्ले देखकर भी अपना निर्णय लेने में कितनी दुविधा हो रही है। जी हाँ, उनको अब अनिल मान तक पहुंचाया गया ये संदेश। 4 मिनट 34 सेकंड अब तक हो चुके हैं। सुनील कुमार का आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, डबल थाइज पर गए, शानदार टैकल, डबल थाइज बिल्कुल परफेक्ट टैकल किया है यहां पर नरेंद्र ने, जो कि लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद हैं। और एक और पॉइंट यहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खाते में रिवाइव करा लिया उन्होंने जतिन फोगाट को।
Once again, a tackle initiated very close to the center line, but the defense is so successful with Chaudhary Bansilal. 5 defenders, no 1 chance point, for the Bansilal University. in-player 1 had point. initiated the ankle hold. Team support given at the right time. That is what the presence of mind with the defenders happening. Hence, so they are in the lead now with 6 points. But Guru Nanak University have to bounce back to equal the score, or at least they have to make a lead with multiple points in the race. 6 पॉइंट्स की लीड है, 3 मिनट का वक्त बाकी है और अब धीरे धीरे समय काटने की जो वर्जिश है वो शुरू हो गई है। सही रणनीति इस समय, आप बहुत ज्यादा आक्रामक ना हो। सुशील गए थे रेड पर और अब रिंकू आए हैं। रिंकू ने छलांग लगाई, बहुत बढ़िया पूर्वानुमान रिंकू का। उन्हें पता है कि उनके स्केप रूट पर योगेश मौजूद थे और किस तरह से निकलना है। अपने हाथों को बैट पर लगाया, पैर मैट से उठाए, छलांग लगाई और मिड लाइन को क्रॉस कर लिया। Sanjay, here we are not able to see the consistency with the defenders in the Chaudhary Bansilal University. In the first half also they have made the same mistake, having the lead they couldn't maintain it, given a chance to the opponent team, and they have equaled the score, means very near to their score with a lead of 4 points. They have crossed their first half, and even in second half they are not able to maintain their lead. रिंकू का एक बार फिर 5 का डिफेंस है, 5 पॉइंट्स का फासला है, 2 मिनट का वक्त है, तो बहुत कुछ अब बचा नहीं है डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए। क्या वो कामयाब होंगे? नहीं। सामूहिक टैकल डिफेंस का बढ़िया प्रयास। अगर रिंकू के हाथ मिडलाइन को क्रॉस कर जाते तो ये स्कोर भी तकरीबन बराबरी पर खड़ा होता। Good follow on we can see from jersey number 7 and 6 from the right corner. At the right time they have given a block, sent the raider outside the lobby, and it's a point to them. तो 2 मिनट से कम का वक्त बाकी है। ये डू और डाई रेड, डू और डाई यानी कि रेडर बिना पॉइंट के लौट नहीं सकता। अगर कोशिश की तो बाहर जाएगा। अनुज यादव रेड पर, अनुज यादव ने राइट कॉर्नर पर हाथ लगाने की कोशिश की लेकिन फासला रह गया और डबल थाइस पे गए। ऐसा लगा कि अनुज खुद ब खुद उनके हाथों में सिमटते चले गए। कप्तान रजनीश ने उन्हें टैकल किया, बढ़िया टैकल, और इस टैकल की वजह से चलिए 1 पॉइंट का फासला और कमा, लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं है। जतिन गए एक बार फिर रेड पर और इस बार जतिन ने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। बढ़िया मल्टी पॉइंट जतिन के। जतिन फोगाट एक बेहतरीन रेडर। 35 पर पहुंच गए या 34, तो 3 पॉइंट का फासला। This is what I discussed with you, Sanjay. They are not able to maintain their stability, gifting up points in the last stage. The raider crossed the deadline. It's a must to any raider. During the raids, it's a rule to cross the deadline. It's a very tough fight. A lot of action to see. Still in 2 more raids. Or 2 or 3 maybe. जतिन फोगाट, सुपर टैकल सिचुएशन, 3 का डिफेंस। अगर कामयाब हुए जतिन तो मामला बराबरी पर। बीच से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इस बार डिफेंस ने अपना जलवा दिखाया और एंड लाइन से पीछे धकेल दिया वहां सुशील ने। सुशील रेड में भी बेहतरीन कर रहे हैं और डिफेंस में भी शानदार कर रहे हैं, तो फासला यहां पर और बढ़ चुका है। उम्मीदें यहां पर और घट चुकी हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इस बार संभवतः अपने खिताब की रक्षा नहीं कर पाएंगे अगर इन बाकी बचे सेकंड्स में वो वापसी नहीं करते हैं। What a bounce back again with Chaudhary Bansilal University. Superb tackles, superb initiatives in the defense. Here we can see the backline game. Superb dupki from the raider. तो जाते जाते एक और बड़ा घाव दे दिया। एक साथ 2 खिलाड़ियों को डिफेंस से बाहर निकाला, फासला बढ़ गया। उम्मीदें ना उम्मीदों में तब्दील हो गई। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अब 7 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं। इसके बाद संभवतः 1 रेड हम और देखेंगे। They have taken a risk at the back line. Already the raider momentum is towards the center line. He's very near to the center line. But the tackle, missed tackle happened with the defense of Guru Nanak University. Now they play the tactics. Just
they'll time pass their raids. It's a last raid. Finally, तो इसके साथ ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर इस मुकाबले में हार गए हैं। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का मुकाबला फाइनल में कोटा मुकाबला है, मगर यहां पर अगर देखा जाए तो अगर यहां पर यह मुकाबला समाप्त होता है तो देखना होगा बड़े दाव के साथ किसने अंक अर्जित किया है। और वहां बड़े दाव का दाव जो है वो रेड कॉर्नर के पहलवान ने, जहां तक मैं समझ सकता हूं, उसने लिया है। तो यद्यपि यह मुकाबला समाप्त होता है तो देखना होगा विजयश्री किसको प्राप्त होती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं यहां पर आयुष और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के हैं अंकित। दोनों के मध्य यह मुकाबला 11-11 पे बराबरी पर खत्म हुआ, मगर यहां पर मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन है कि आयुष ने एक बड़ा दाव लगाया था जिससे वह विजयश्री को प्राप्त होंगे। देखना होगा, नहीं, यहां पर अंतिम क्षणों में जो अंक प्रदान किए गए थे, आयुष ने जो लिए थे, वो ही उसको विजयी घोषित किया गया रेफरी द्वारा। और 82 किलो भार वर्ग का ग्रीको रोमन का यह मुकाबला हमारे सामने संपन्न हुआ 11-11 की बराबरी पर, और आयुष ने इस मुकाबले को जीता, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पहलवान थे। ये दिखेगा किस तरीके से अंक अर्जित किए आखिरी क्षणों में, मतलब अपने आप में पूरे पहला चक्र पूरी तरह से एक तरफा रहा, दूसरा चक्र में भी इतनी ज्यादा अटैक्स नहीं दिखे, और तीसरे चक्र में एक संघर्षपूर्ण और इतना सुंदर खेल का परिचय दिखाया, बहुत सुंदर। मनोज, और अब अगला मुकाबला बाउट नंबर 255 विपिन यादव वर्सेस अमरिंदर सिंह। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अमृतसर के अमरिंदर सिंह, और वहीं विपिन की अगर हम बात करें तो विपिन लाल पोशाक में हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं विपिन यादव। और ये समय मुकाबला चल रहा है 82 किलोग्राम की ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों का, और हाथ से और सिर के साथ सिर मिलाए हुए बिल्कुल दंगली अंदाज में दोनों पहलवान। और ये पैसिविटी, जब कोई निष्क्रिय दिखाई देता है पहलवान, तो वहां पर रेफरी के पास ये पावर है, अधिकार है ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में, और वहां अंक भी दिया जाता है पैसिविटी, पहली पैसिविटी पर, दूसरी पैसिविटी पर। और यहां पर आप देख सकते हैं भारंदाज लगाने का प्रयास किया खूबसूरती के साथ, और 2 अंक बटोर कर अपनी स्थिति को मजबूत किया, फिर भारंदाज लगाया, और यहां पर 5-0 का स्कोर हो गया। 1 अंक वो पहले ही बटोर चुके थे। विपक्षी की निष्क्रियता की वजह से फ्रंट साल्टो की पोजीशन बनी है खूबसूरती के साथ। यहां पर थ्रो लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। 4 अंकों की टेक्निक लगाई, क्योंकि डेंजर पोजीशन में वो गिराने में कामयाब रहे थे। इसके फलस्वरूप स्कोर हुआ 9-0, जो इस बात का परिचय है कि मुकाबला हुआ है खत्म, और तकनीकी दक्षता के आधार पर इस मुकाबले में विजयी रहे विपिन, क्षमा कीजिएगा, अमरिंदर सिंह। और अमरिंदर ने जिस तरह से ताबड़तोड़ शुरुआत करके लगातार हमले बोले, वो वास्तव में काबिले तारीफ, और भारंदाज उनका बहुत ही शानदार, और इस दाव ने उनको पूरी तरह से एक तरफा बनाया। और इस बीच 1 अंक और कुरुक्षेत्र के खिलाड़ी के लिए दिया 4-0 की बढ़त के साथ इस मुकाबले में बनी हुई है। और पौने 2 मिनट के आसपास का मुकाबला बच रहा है, और पंजाब विश्वविद्यालय की महकदीप कौर को वापसी करनी होगी अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो, नहीं तो ये मुकाबला हाथ से जाता हुआ। दिया जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हैं, क्या वापसी कर पाएंगी महकदीप, ये 1.5 मिनट में पता चलेगा। हाइट का एडवांटेज तो लगभग, और यहाँ पर स्प्लिट डिसीजन में 3 अंक मिलता हुआ रेड कॉर्नर की दिया को।
देखना होगा, लेकिन इस बीच टैक्टिकल वीडियो रेफरल की मांग कर दी है और खारिज करते हुए यहाँ पर और वीडियो रेफरल ले लिया है। वीडियो रेफरल ब्लू कॉर्नर की तरफ से आया है, यानी महकदीप कौर की तरफ से आया है, जो कि पिछड़ रही हैं। 8-0 5-0 का स्कोर है इस समय। और ये देखिए ब्लू कॉर्नर पे ऐसा लगा है कि पंच जड़ने में सफलता हासिल की है। रिव्यू पैनल का क्या निर्णय होता है ये तो कुछ सेकंड्स में ही पता चलेगा। कोशिश यही थी महकदीप की कि जितनी जल्दी हो सके, और रेफरल को खारिज किया गया है। पांच 0 की बढ़त अभी भी दिया के पास। तीन अंक मिलता हुआ यहां पर, और इसके साथ ही 8-0 के अंक के साथ ही स्वर्ण पदक जीत लिया है रेड कॉर्नर की दिया ने। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा की दिया ने एक तरफा अंदाज में 8-0 से पंजाब विश्वविद्यालय की महकदीप कौर को हराकर -50 kg महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। क्या गजब की स्वर्णिम सफलता हासिल की है दिया ने। सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. पछाड़ बोलते हैं, नाम अलग अलग हैं लेकिन दाव एक जैसे हैं। बिल्कुल, इफॉन एक बड़ा अंक होता है वहाँ पर, और बाजारी एक छोटा अंक होता है। आधे आधे अंक में 2 बाजारी और 1 इफॉन होता है। इपोन साई नोके, वो जो इपोन साई नाके कहते हैं हम, बिल्कुल धोबी पछाड़ का ही जापानीज नाम है। फिलहाल ये मुकाबला आप देख रहे हैं 76 किलोग्राम की महिलाओं की कुश्ती का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की प्रिया, जो कि लगातार अपनी कदकाठी का फ़ायदा उठाने की फिराक में, कोशिश में, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की जश्नबीर कौर, जो अब तक 4 अंक बटोर चुकी हैं। और ये अपने ही दाव में उलझी, प्रयास जरूर किया था लेकिन अपने दाव में ही उलझना, इसे कहते हैं आत्मसमर्पण करना। 0-8 का स्कोर हो चुका है। 2 अंक और अर्जित कर लेंगी तो मनोज यहाँ पर इस मुकाबले पे पूर्णतः दावेदारी को सिद्ध कर लेगी अपनी, निश्चित तौर पर। और यहाँ मैं कहूँगा कि उन्हें प्रिया को थोड़ा सा संतुलन अपना बनाना पड़ेगा, और ये एक ऐसा मंच होता है जब आप अपनी तकनीकी बुनियादी कमजोरियों से उबरने का प्रयास करते हैं, और भारत सरकार ये अवसर देती है युवा खिलाड़ियों को कि यहाँ अपनी तकनीकी तौर पर आप अपनी कमजोरियों को दूर करें, सीनियर वर्ग में उतरें और देश का नाम रोशन करें, देश का परचम लहराएं भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। और उसके लिए ये प्रतियोगिता वास्तव में मील का पत्थर साबित हो सकती है। और यहाँ पीछे आने के लिए जद्दोजहद होती हुई एक हाथ अभी रोका हुआ उन्होंने, और यहाँ पर रेफरी का इशारा ज़रूर हुआ, और ये एक्शन खत्म होने के साथ ही 10-0 से, यानी टेक्निकल सुपेरिटी से, जश्नबीर ने अपने प्रशंसकों को जश्न मनाने का वास्तव में मौका दे दिया। तकनीकी दक्षता से विजयी रही इस मुकाबले में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की जश्नबीर कौर, जिन्होंने 10-0 यानी टेक्निकल सुपेरिटी से पराजित किया महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की प्रिया गुंड शिंदे को। और यहाँ उनका हर दाव बहुत ही सटीक रहा, हर मौके पर उन्होंने अपने विपक्षी को, ये देखिए यहाँ पर पट लगाया था खूबसूरती के साथ, डबल लेग अटैक, और यहाँ पर डेंजर किया। डेंजर करने के साथ ही 4 अंक बटोरने में कामयाब रही थी। शुरुआत अच्छी, अंत अच्छा, और बीच में भी लगातार अंक पर अंक बटोरती चली गई। ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह यूनिवर्सिटी चूरू की पूजा, लाल पोशाक में बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत उन्होंने की,
2 अंकों के साथ, और उनका मुकाबला गुरु जाम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की रविता कुमारी से। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं। अरे वाह, क्या गुरु बात है। जाम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का। अरे यहीं से वाह। मैंने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम किया, तो बहुत मेरा बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा बायस्ड हो सकता हूं, तो इसकी कमेंट्री आप कीजिए निष्पक्ष होकर। बिल्कुल, यहाँ पर हम खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बातचीत कर रहे हैं, और ये है संजीव मलिक रेफरी, और ये मुकाबला चलता हुआ। मनोज जी जैसे कि उन्होंने बताया वैसे यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, तो पूजा प्रयासरत, पूजा ने 2 अंक अर्जित कर लिए हैं अपनी प्रतिद्वंदी रविता के विरुद्ध, रविता कुमारी के विरुद्ध, और यहां पर अपनी पकड़ को मजबूती से बनाया हुआ है। पूजा ने डेंजर पोजीशन में ले जाने का प्रयास है उनका, मगर यहां पर उस प्रयास में विफल रही। समय बहुत लगाया, मगर 4 अंक अभी तक उनको प्रदान किए जा चुके हैं। 4-0 का स्कोर है। बढ़त बनाने में अभी भी कामयाब है संजीव मलिक रेफरी। और दर्शकों से भरा हुआ यह खेल प्रांगण, और ये फिंगर्स को होल्ड किया और रिस्ट को जकड़ा हुआ है, रिस्ट लॉक किया हुआ है। आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही हैं पूजा अपनी प्रतिद्वंदी को, रविता को। तो पूजा के पास अनुभव अच्छा है, वो अनुभव यहां पर उसका खेल में दिखता हुआ। एक सुंदर खेल का परिचय पूजा के द्वारा। बार बार पूजा पकड़कर अपनी तरफ धकेलती है, खींचती है, और खींचकर ग्रिप मजबूत करना चाह रही हैं अपनी, उनकी बगल में हाथ डालकर उनको पकड़ना चाह रही हैं। तो ये उनकी अच्छी सोची समझी रणनीति है। रिस्ट लॉक किया हुआ है अभी फिलहाल पूजा ने रविता का। रेड कॉर्नर की है पूजा, उनको चुनौती देती हुई रविता, जो कि GJU यूनिवर्सिटी से है, जहां से हमारे कमेंटेटर मनोज पास आउट हुए हैं। और ये रेफ जज उनके प्रशिक्षक उनको बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में। तो बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं प्रशिक्षक। खिलाड़ी को खेल तो सिखाते ही हैं, और साथ साथ जारी मुकाबले में उसकी गलतियों से उसको अवगत कराते हैं, और किस तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे उसके बारे में समझाते हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से लेग अटैक, सिंगल लेग अटैक। और रेफरी द्वारा विसल के संकेत के साथ ही दोनों पहलवानों को खड़ा किया। पहला चक्र समाप्त हुआ, विश्राम। और अकेरी पट का प्रयोग किया था यहां पर, सिंगल लेग अटैक भी कहा जाता है इसको। ये देखिएगा किस तरीके से अकेरी पट का प्रयोग किया। अकेरी मतलब एक टांग। बहुत ज़रूरी यहाँ पर अपने प्रयासों को लगातार प्रयासरत रहे, और रहने के साथ ही ब्लू कॉर्नर की अभी तक रविता ने कोई भी अंक अर्जित नहीं किया है। 4-0 से पिछड़ रही हैं। बढ़त बनाने में कामयाब है पूजा, उनकी प्रतिद्वंदी। और यदि यूं ही रहा तो यहाँ बाहर धकेलने में का प्रयास है, बाहर धकेल पाई तो उसमें 1 अंक और सुनिश्चित है उनको प्रदान किया जाए। यहाँ पर अपने ही दाव में उलझी रविता, थोड़ी सी चूक थी उनकी, यद्यपि वह इसी प्रयास को दोबारा करना चाहती हैं, तो उनको अंदर आके बॉडी वेट को ट्रांसफर करना होगा टांगों पे। और फिर यहाँ पर ये देखिएगा 2 अंक और गवा दिए उन्होंने। 6-0 का स्कोर हो गया है। पूजा जिस प्रकार से पल प्रतिपल समय सीमा आगे बढ़ती हुई, उसी प्रकार से अंकों में परिवर्तित करती हुई अपने हर एक प्रयास को दूसरों के द्वारा, दूसरे पहलवान के द्वारा की गई चूक, गलती भी का भी फायदा उठाना, ये अच्छे खिलाड़ी का अनुभव और खेल कौशल होता है। तो एक अच्छा प्रयास।
लगातार प्रयासरत, बहुत सुंदर तरीके से देखना होगा यहाँ पर विजय श्री किसको प्राप्त होती है। 1 मिनट 50 सेकंड का खेल, 55 सेकंड का खेल शेष है। अजय बाटम, डीएवी यूनिवर्सिटी, संदीप कुमार, बीबीएसपी यूनिवर्सिटी। पुनः प्रयासरत और ये ग्रिप, मजबूत ग्रिप। अभी तक उनके बार बार खेल को बाधित कर रही हैं पूजा। प्रयास बहुत अच्छा कर रही हैं मगर पूजा के खेल को बाधित करती हुई, रोकती हुई। डिफेंस काफ़ी अच्छा मजबूत बनाने का प्रयास है मगर डिफेंस उनका इतना मजबूत है नहीं रविता का। यद्यपि अगर डिफेंस मजबूत होता तो इतने अंक प्रदान नहीं कर पाती। 6-8-0 का स्कोर हो चुका है। 2 अंक और लेने हैं पूजा को इस मुकाबले को समाप्त करने के लिए। सुनिश्चित है अभी 1 मिनट 10 सेकंड का खेल शेष है। किया जा सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रेफरी मिस्टर संजीव मलिक प्रशिक्षक बात बताते समझाते हुए। और मात्र 50 सेकंड का खेल शेष रह गया है। डू एंड डाई वाली बात है मनोज, दोनों ही खिलाड़ियों के सामने। 8 अंकों की बढ़त ले रखी है अभी तक पूजा ने रविता के विरुद्ध। जी हाँ बिल्कुल, और अब टेक्निकल सुपेरिटी का खतरा मंडराता हुआ रविता कुमारी पर, जो हिसार से हैं। हिसार से ही उदय चंद पहलवान हुआ करते थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश को पहला मेडल दिलाया था 1961 में। और वहीं पूजा जो कि राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं, चूरू यूनिवर्सिटी, चूरू में है ये। ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह यूनिवर्सिटी चूरू की छात्रा। केवल 10 सेकंड बाकी हैं और अब इस मुकाबले में कुछ रोमांच बचा नहीं है क्योंकि रविता कुमारी की तरफ से वो आक्रमण देखने को नहीं मिले जिसकी दरकार रहती है, किसी भी पहलवान से उम्मीद की जाती है। और इस तरह से इस मुकाबले में विजयी रही पूजा तकनीकी दक्षता के आधार पर। और अब पूजा ने ये मुकाबला जीता और अब अगले मुकाबले की तैयारियां होंगी। तैयारी से पहले आप देख सकते हैं इस मुकाबले का एक लब्बो लोआब जिसमें बिल्कुल वन साइडेड ट्रैफिक देखने को मिला है। ये देखिए कमर से अच्छा प्रयास था। अगले मुकाबले की तैयारियां महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की सांद्रा अब्राहम और उनका मुकाबला चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की भावना से। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जिसका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत चुके हैं। कल रमन ने 63 किलोग्राम के ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में पदक दिलाया था और यहाँ वही अंदाज दिखता हुआ। और यहाँ मुकाबला रोमांचक हो सकता है। भावना प्रतिनिधित्व करती हुई इस यूनिवर्सिटी की, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की। और यहाँ दोनों विकल्पों पर काम चलता हुआ, पहले 2 अंक बटोरे, फिर 2 अंक बटोरे और यहाँ 2 अंक और बटोर कर 6-0 की बढ़त बनाने में कामयाब हो गई हैं भावना। वास्तव में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के जो भी पहलवान यहाँ उतरे हैं उन्होंने एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कुश्ती प्रतियोगिता में। बिल्कुल, और ये बात समझी भी जा सकती है, बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक भी हैं उनके। तो यहाँ पर रेफरी की भूमिका का निर्वाह करते हुए अभिषेक जो कि गुजरात से संबंध रखते हैं, बड़ी चपलता के साथ यहाँ पर अंदर घुसने का तो प्रयास किया था मगर उसको पूरी तरह से सफलतापूर्ण अंजाम तक नहीं ला पाई थी। और वहीं भावना ने इस मौके को भुना और 0-8 का स्कोर भावना बढ़त बनाने में कामयाब। 2 अंक और अर्जित कर लेंगी तो यहाँ पर सुनिश्चित है तकनीकी दक्षता के आधार पर इस मुकाबले को जीत सकती हैं। अभी 1 मिनट का ही समय हुआ है पूर्ण और अगर अंक तालिका की ओर नजर डालें तो 0-8 का स्कोर है। यहाँ पर
भावना इस मुकाबले को जीतती हुई और तकनीकी दक्षता के आधार पर 10-0 भावना ने इस मुकाबले को जीता है। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय 76 किलो भार वर्ग का महिलाओं का ये मुकाबला हमारे सामने देखने को मिला। रेफरी अभिषेक जिन्होंने हाथ उठाकर भावना को विजय घोषित किया। 76 किलो भार वर्ग का ये महिलाओं का मुकाबला संपन्न हुआ। और अब अगले मुकाबले की अगर हम बात करें तो अगला मुकाबला ये देखिएगा किस तरीके से अंक अर्जित किए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से लेग अटैक किया। लेग अटैक करने के बाद पूरी तरह से अपना बॉडी वेट अपनी प्रतिद्वंदी पर डाला। भारंदाज के साथ ही यहाँ पर अंक अर्जित किए, सुनिश्चित किए और यहाँ पर फिर पीछे आने में कामयाब हुई। और ये अगला मुकाबला मनोज, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल्स की छात्रा कृतिका जम्वाल लाल पोशाक में और थोड़ी आक्रामक भी दिखती हुई, और वहीं सुमन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। अब उनको भी वही प्रोफेशनल रवैया अपनाना होगा जो उनकी यूनिवर्सिटी के छात्र अपनाते रहे हैं, चाहे वो प्रवेश हो, चाहे दीपक हुड्डा हो, चाहे योगेश हो। लेकिन अभी तक महिलाओं में कोई स्वर्ण पदक हासिल नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर गिराया खूबसूरती के साथ 2 अंकों के साथ, और बाल बाल बची थी, नहीं तो यहां 4 अंक भी हो सकते थे। बिल्कुल साइड पर गिरी थी, साइड से थोड़ा सा उनका जो शरीर था, जो उनका कंधा था वो अंदर की ओर था। यही अगर बाहर की ओर होता तो निश्चित तौर पर उन्हें 4 अंक मिलते। सुमन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की छात्रा जो यूनिवर्सिटी अब तक 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम कर चुकी है, और उनसे अब यही उम्मीदें कि महिलाओं में भी उन्हें स्वर्ण पदक हासिल हो, क्योंकि महिलाओं में अभी तक इस यूनिवर्सिटी को कोई स्वर्ण पदक हासिल नहीं हुआ है। और तेज लड़ने की सलाह दी इस बार रेफरी अभिषेक ने कृतिका को। पट लगाने का प्रयास, लेकिन यहां पर बाएं हाथ से रोका हुआ, गर्दन को दबाने की कोशिश कर रही हैं। गर्दन को पूरी तरह से दबा दिया है मैं कहूंगा कृतिका ने। और यहां हाथों से ग्रिप जरूर बनाई, लेकिन बहुत देरी कर दी उन्होंने, और रेफरी की विसल उनसे ज्यादा आक्रामक, बहुत ज्यादा तेज और ज्यादा मुस्तैद भी। परिवर्तन के तौर पर कुछ हल्के पैंतरों का इस्तेमाल दोनों करती हुई। दाहिने पैंतरे से सुमन, बाएं पैंतरे से कृतिका जम्वाल। कृतिका को अभी इंतजार, पहले अंक का धकेलने में कामयाब रही। 1 अंक बटोरा उन्होंने, अपने मुकाबले का पहला अंक। अंतर को कम किया, 2-1 का स्कोर, लेकिन फिलहाल सुमन इस मुकाबले में 2-1 से आगे। अभी मध्यांतर होने में 50 सेकंड का समय बाकी। उस पर पट लगाने का प्रयास किया, लेकिन अच्छा बचाव कृतिका द्वारा, लेकिन दाहिने पांव को उन्होंने अपनी गिरफ्त में कर रखा है सुमन ने, और जब तक ये पकड़ नहीं छूटेगी तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इस बात को बहुत जल्दी भांप गए थे रेफरी अभिषेक, और इस बार पलक झपकते ही पट लगाया और अपने ही दाव में उलझी और पीछे आई और 2 अंक बटोरे। क्या ये 2 अंक बनते हैं? अपने बाहुबल से जब तक अंक नहीं मिलते यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के अनुसार, तब तक वो अंक नहीं दिए जाते। लेकिन फिलहाल इस मुकाबले में 3-2 से आगे कृतिका जम्वाल। यहां पर 2 अंक का और इजाफा किया 5-2 से, और ये इंजरी की शिकार हुई, दर्द से कराहती हुई सुमन। आंखों से भी आंसू निकल गए हैं उनके, और उनकी आवाज हमारे माइक्रोफोन से होकर हो सकता है आपके टीवी सेट तक भी जरूर आई होगी। पूरी तरह से दर्द से कराहती हुई सुमन। कंधा डिसलोकेट हुआ है या क्या हुआ है,
डॉक्टर आ गए हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। और ये देखिए कंधे में खिंचाव आ गया उनके अचानक। और यहां वॉकओवर दिया जाएगा। जी हां, वॉकओवर दिया गया दर्द से बुरी तरह से। कंधे में खिंचाव से उन्हें हटना पड़ा। लिफ्ट किया था उन्होंने, शायद यहीं से वो दर्द की शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब आप लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं अपोनेंट को, क्योंकि वजन ये बहुत हल्का नहीं है, 76 किलो का वजन है, इससे ऊपर कोई वजन नहीं होता महिला कुश्ती में, सुपर हैवी वेट कह सकते हैं आप इसे। यहां बाहर धकेला था उन्होंने, आप ये देख सकते। सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. अभी पिछड़ भी रहे हैं तो क्या वापसी कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है अमन के लिए। और यहाँ पर गए ज़रूर थे लेफ्ट किक के लिए, लेकिन सही जगह पर लेफ्ट किक लगी नहीं है। दूसरी तरफ जबीर अंसारी का प्रयास है कि यहाँ पर अंक बटोरे जाएं, दूर ले गए थे अपने विपक्षी खिलाड़ी को। अटैक कम और बचाव ज्यादा की मुद्रा अपनाते हुए अमन, और ये घातक भी हो सकता है क्योंकि अटैक करना जरूरी है अंक के लिए। और यहाँ पर गए थे जरूर लेफ्ट किक के लिए, लेकिन हवाई फायरिंग ही साबित हुई, जिस कारण कि अब भी कोई अंक नहीं मिलेगा। आधी बाउट समाप्त हो चुकी है, लगभग 1.25 मिनट का समय बाकी रह रहा है और अब भी दूर से खेल रहे हैं अमन। वापसी करनी होगी, अंक बटोरने की ज़रूरत। चोटिल ज़रूर है लेकिन हौसले में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। इरादे बुलंद हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आए हैं और वार्निंग जारी की गई है रेड कॉर्नर के अमन को। अब तो अटैक करना ही पड़ेगा, दिस इज़ द हाई टाइम। मोहम्मद जबीर अंसारी की यही कोशिश कि विरोधी के जो हमले हैं उन्हें विफल किया जाए और जो बढ़त है उसे बरकरार रखा जाए। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये मैच पक्ष में होता जाएगा जिस खिलाड़ी ने अंक ज्यादा लिए हैं। इस बार कोशिश है अमन की ओर से और ये गिर गए हैं। होल्ड कर लिया था यहाँ पर और इसका कोई अंक नहीं मिलेगा। वार्निंग ब्लू कॉर्नर की तरफ जारी की जा रही है, तो जी हाँ, ब्लू कॉर्नर को वार्निंग दी गई है यहाँ पर और 3-0 की बढ़त है। वार्निंग का इशारा नहीं किया था रेफरी ने, तो जिस कारण से ये यहाँ व्यवधान और इस बार वार्निंग दी गई और 3-0 का मामला, 3-0 की बढ़त। आधे मिनट से कम का खेल यहाँ पर चलता हुआ। वापसी करनी पड़ेगी अमन को अगर इस मुकाबले में बने रहना है, तो नहीं तो कांस्य पदक जीतने में सफल हो जाएंगे मोहम्मद जबीर अंसारी। मुकाबला अपने अंतिम पड़ाव पर जाता हुआ। बाउट रोमांचक स्थिति में अगर एक इपोन लगाने में सफल हासिल हो जाते हैं तो फिर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। डाइंग मोमेंट्स में ये बाउट और यहाँ पर 2 अंक मिलता हुआ ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को और ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी की बढ़त होगी 5-0 की। जी हाँ, 5-0 की बढ़त और अब वापसी के रास्ते बंद हो गए हैं लग रहा। और ये आखिरी के कुछ सेकंड बस औपचारिकता के रहे और ये मुकाबला जीत लिया है मोहम्मद जबीर अंसारी ने। और 5-0 से ये मुकाबला जीता है। 5-0 से मोहम्मद जबीर अंसारी ने
अमन को हराकर ये कांस्य पदक अपने नाम किया है। मोहम्मद जबीर अंसारी के खाते में ये कांस्य पदक जाता हुआ। पटना विश्वविद्यालय के मोहम्मद जबीर अंसारी ने ये लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के अमन को 5-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब इंतजार है स्वर्ण पदक के मुकाबले का, जिसमें सामने होंगे वैभव वालिया रेड कॉर्नर से और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के, और उनके सामने हैं प्रणय शर्मा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के। ये रिप्ले में देखिए कि किस तरीके से मोहम्मद जबीर अंसारी और अमन के बीच में मुकाबला हुआ। पूरी कोशिश थी अंक लेने की, लेकिन वहां सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल की ये फाइट, एक के बाद एक अंक मोहम्मद जबीर अंसारी ने बटोरे। हालांकि चोटिल थे अमन, लेकिन यहाँ पर देश के लिए मेडल जीतना, जिसमें भारत सरकार पूरा योगदान दे रही है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से एक एक्सपोजर मिलता है पहलवानों को। और यहाँ पर पहलवान को देखना है कि वो उस एक्सपोजर का कितना फायदा उठाता है। 2 रिपट लगाई इस बार खूबसूरती के साथ, बगल से निकलने की कोशिश, लेकिन वहीं कुंदे लगाने का प्रयास करते हुए नीली पोशाक के पहलवान मोहित जो कि नीली पोशाक में है। एक सुनहरा अवसर है और यहां पर 2 अंक बहुत ही सहजता के साथ बटोरने में कामयाब रहे दीपक। 2-0 की बढ़त, पैरों के बीच में बहुत बड़ा फासला, इस बात का परिचायक कि मोहित जब ग्राउंड पोजीशन पर होते हैं तो डिफेंस पर पूरी तरह से केंद्रित रहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने 2 अंकों को और ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। दाएं पैतरे से लड़ रहे हैं दीपक और मोहित लड़ रहे हैं बाएं पैतरे से। स्टांस का अपना ही महत्व होता है और उसके हिसाब से विपक्षी पहलवान को अपनी रणनीति का संचार करना होता है। और यहां पर लेग अटैक का अवसर था, लेकिन अपना मौका ताड़ा, पीछे आना चाहते हैं। पीछे आने की जद्दोजहद चलती हुई। अभी मैट पर दोनों घुटने लगाने जरूरी, जैसे ही घुटने मैट पर लगे, पोजीशन वो पहले ही ले चुके थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें 2 अंक और मिले। तो इस तरह से 4-0 की बढ़त हो चुकी है। और पुरानी कुश्ती में जब ऐसी क्लिंच की पोजीशन आती थी, या ये कहिए कि बाद में जब ग्राउंड पोजीशन दी जाती थी, तो इसी पोस्चर में दी जाती थी जो अब से कुछ देर पहले आपने देखा। घुटनों के बल बैठा हुआ रेसलर, और वहां अपोनेंट के लिए अवसर रहता था ग्रिप बनाने का। लेकिन अब ग्राउंड पोजीशन की जो व्यू रचना है वो पूरी तरह से बदल दी गई है। अब अपोनेंट, एक पहलवान जिसको ग्राउंड पोजीशन दी गई है, उसको पूरी तरह से लिटाया जाता है और वहां ग्रिप बनाने का अपोनेंट के लिए अवसर बहुत ही कम रहता है। फिलहाल 4-0 की महत्वपूर्ण बढ़त इस समय दीपक के लिए। दीपक वर्सेस मोहित मैच, इस मुकाबले में मोहित को अभी अंक जुटाने होंगे। जो अभी आपने दर्शक दीर्घा में देखा, बिल्कुल मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं कुश्ती के प्रमोटर, कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर, नजरें गड़ाए हुए इस मुकाबले पर। और यह हुआ मध्यांतर तक स्कोर 4-0 दीपक के पक्ष में। इस समय आप देख रहे हैं 74 किलोग्राम की फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती। यहां पर पट लगाए थे अपनी तरफ से, एक साफ सूझबूझ का परिचय, लेकिन वहां कुंदे उठाने का प्रयास करते हुए मोहित। लेकिन यहां प्रयास से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको अंक बटोरने होंगे उसी अंदाज में जैसे कि दीपक ने बटोरे। पहले पोजीशन ली और उसके बाद घुटने मैट पर लगाए। ये देखिए स्ट्रेटेजिक टाइम, जिसमें स्ट्रेटेजी पर कार्य और विपक्षी की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति पर काम इस मध्यांतर में किया जाता है।
और इस बार सिंगल लेग अटैक किया खूबसूरती के साथ, डबल लेग अटैक में उसका परिवर्तन किया, अच्छी ग्रिप बनाई और एक सुनहरा मौका है इस समय मोहित के पक्ष में। और वहीं दोनों पांव अपने हाथ में रखने की जद्दोजहद। अभी भी स्कोर 4-0। आपको ना सिर्फ पीछे आना है बल्कि आपको सही पोजीशन पर आकर अंक बटोरने होंगे। और यहां 2 अंक का इशारा हुआ रेफरी द्वारा, 2 अंक और इस तरह से स्कोर हुआ 8-1। 1 अंक जरूर इस जद्दोजहद में मोहित ने जुटाया था। मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा बनाते हुए दीपक, और इस बार सुनहरा मौका, इस बार फीतले दांव क्या लगा पाएंगे? यदि लगाएंगे तो, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने अपना इरादा बदला, भारंदाज लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कई दांव में कंफर्टेबल होते हैं पहलवान, उसी दांव को लगाने की कोशिश करते हैं। यहां पर 2 अंक रोल करके उन्होंने बटोरे, अंतर को कम कर दिया। अब अंतर रह गया दोनों पहलवानों के बीच में केवल 3 अंकों का। 8-5 का स्कोर। अभी 1 मिनट 42 सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में। नजरें गड़ाए हुए एक दूसरे के प्रशंसक, यहां पर इन दोनों रेसलर्स के जो प्रशंसक हैं, जो उनको टिप्स देते रहते हैं, बताते हैं कि अपोनेंट की क्या गलती है और उस गलती का कैसे फायदा उठाना है, उस कमी का कैसे फायदा उठाना है। और ये बिल्कुल बिजली की रफ्तार से उन्होंने पट लगाया खूबसूरती के साथ, और यहां 2 अंक बटोरे, महत्वपूर्ण बढ़त, और यहां 5 अंकों की बढ़त हो गई एक बार फिर से। 10-5 का स्कोर, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 अंक फिर बटोरे, अंतर फिर कम किया। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। मोहित इस मुकाबले में लौटते हुए, वापसी करते हुए, 1 मिनट 7 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के समाप्त होने में। अभी 1 मिनट 4 सेकंड बाकी हैं मुकाबले के समाप्त होने में, और 10-6 का स्कोर है। जैसे जैसे घड़ी की रफ्तार आगे बढ़ती हुई, वैसे वैसे धड़कनें भी बढ़ती हुई। और इस बार गहरी पट किया खूबसूरती के साथ। देखना है इसे अंकों में बदल पाते हैं अथवा नहीं। दीपक वर्सेस मोहित, यहां अच्छा पट लगाया था खूबसूरती के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस का परिचय दिया, और दोनों ओर के प्रशंसक जो हैं उनके बीच में भी ऐसा लग रहा है कि कोई मल्ल युद्ध चल रहा हो। बिल्कुल स्वाभाविक है मनोज, यहां पर 25 सेकंड का खेल शेष है, 10-6 का स्कोर। बहुत बड़ा अंतराल खड़ा कर दिया है यहां पर मोहित के सामने। दीपक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रेड कॉस्ट्यूम में यह पहलवान कोई मौका नहीं दे रहे अपने प्रतिद्वंदी को। 12 सेकंड का खेल शेष है, बढ़त बनाने में कामयाब, और यहां पर एक प्रयास बहुत अच्छा था। 2 अंक सुनिश्चित है उनको यहां पर प्रदान किए जाएंगे, और इसके साथ ही 10-8 का स्कोर है अभी तक, और ये समय सीमा समाप्त। दीपक ने इस मुकाबले को जीता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 74 किलो भार वर्ग का ये फ्री स्टाइल का मुकाबला, जिसको दीपक ने अपने पक्ष में किया। यहां पर उनकी रिफ्स में कुछ चोट लगी है, चोटग्रस्त हुए हैं जब यह पकड़कर घुमा रहे थे, तो मगर मुकाबला उन्होंने, डॉक्टर्स को बुलाया गया है जो कि जांचें परखेंगे। अंकों के आधार पर तो वह जीत गए हैं, मुकाबला समाप्त हो चुका था, तो विजेता की घोषणा के तौर पर विजयी हुए हैं इस मुकाबले में। ये देखिएगा किस तरीके से अकेरी पट लगाया था, अकेरी पट लगाने के बाद यहां पर लिफ्ट किया था, लिफ्ट करने के बाद यहां पर पीछे आने का प्रयास था, यहां पर थोड़े से शोल्डर के बल वह गिरे थे। यहां पर रिफ्स में तो कोई चोट नहीं दिखी है, मगर हो सकता है कोई अंदरूनी चोट इस तरीके से लगी हो। यहां पर उन्होंने कलाइयों को रोका, ब्लॉक किया, मगर यहां पर ब्लू कॉर्नर के पहलवान ने प्रयास किया उन पर पीछे आने का। 3 ये देखिएगा पकड़कर गिराना चाहते थे, पलटना चाहते, भारंदाज की पूरी प्रक्रिया करना चाहते थे, मगर उसको पूर्ण नहीं कर पाए रेफ। ये दर्शकगण इस रोमांचकारी मुकाबले का आनंद उठाते हुए, आज ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंटर हॉल जो है युद्ध के मैदान में बदल गया है, और यहां पर दीपक ने मोहित को पराजित किया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ओर से एक और
सुखद अनुभव या लम्हा उन्होंने जुटाया। अब से कुछ देर पहले सुमन भी ऐसे ही चोटिल हुई थी, उनका कंधा डिसलोकेट हो गया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। और यहाँ मुकाबले की समाप्ति पर जिस तरह से मोहित दिखाई दिए, और अब अगले मुकाबले की तैयारियां। अब अगला मुकाबला होगा ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह यूनिवर्सिटी चूरू के। तैयार हैं तो 5-6 का स्कोर हो गया है। 2 अंक ब्लू कॉर्नर की तरफ जाता हुआ। और वार्निंग दी जा रही है रेड कॉर्नर को। अंतर ज्यादा नहीं है, मात्र 1 अंक का है। और रेड कॉर्नर की कोशिश होगी कि वापसी करें, और लेकिन इस बार बढ़त बढ़ गई है। ब्लू कॉर्नर के पास 8 अंक आ चुके हैं और 3 अंक से आगे। इस बार ये जोरदार प्रहार रेड कॉर्नर के खिलाड़ी का। 2 अंक मिलेगा यहां पर रेड कॉर्नर को। जी हां, 2 अंक मिलता हुआ 7-8। कांटे की चक्कर, अंतिम के 10 सेकेंड यहां पर। होल्डिंग पोजीशन, 1 अंक शायद नहीं मिलेगा। पास जरूर गए थे, देखिए बता रहे हैं उनको रेफरी कि आप होल्ड कर रहे हैं, चेतावनी जारी की गई है। 5 सेकेंड बाकी है। क्या 1 अंक की बढ़त ब्लू कॉर्नर के पक्ष में? एक और वार्निंग। मुकाबला समाप्त होता हुआ यहां पर समय समाप्त हो गया है, और बहुत मामूली अंतर पर 8-7 से शुरू होता ही खत्म। ब्लू कॉर्नर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। कमाल का खेल का प्रदर्शन यहां पर, और ये आधिकारिक तौर पर ये घोषणा होती हुई, और ब्लू कॉर्नर ने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा कर लिया है। शानदार प्रदर्शन करते हुए कमाल का खेल दिखाया है यहां पर। और देखिए ये जश्न है, जो कोचेज हैं वो अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं, इसी दिन के लिए उनकी तैयारी भी करवाते हैं। और ये देखिए ब्लू कॉर्नर ने 8-7 से ये मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। इस खेल में अपना प्रदर्शन तो निश्चित तौर पर मायने रखता है, लेकिन कोच का जो सहयोग होता है उसके बिना भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखते हैं महत्वपूर्ण अंश इस मुकाबले के। कोशिश थी रेड कॉर्नर के खिलाड़ी की कि वो जीते, लेकिन बाजी मारी है ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने। कॉन्फिडेंट लग रहे थे, शुरू से ही अटैक किए और अंक हासिल किए और ये मुकाबला जीता। गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये होल्ड की कोशिश थी लेकिन, और पंच की भी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, और सफलता एक बार फिर ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को मिलती हुई। ये दूर से हवाई फायर की कोशिश, लेकिन अंक नहीं। बिल्कुल क्लोज रहा ये मुकाबला। मात्र 1 अंक से फैसला हुआ गोल्ड मेडल का। लेकिन प्रदर्शन बिल्कुल फाइनल मुकाबले के अनुकूल, और जो जीत का जज्बा होता है वो दिख जाता है, और गोल्ड मेडल हासिल करने में सफल ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी। कोशिश थी रेड कॉर्नर के खिलाड़ी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। चुनौती कड़ी दी, आखिर तक दी, लेकिन सफलता मिली ब्लू कॉर्नर को। एक के बाद अटैक।
पट लगाने का प्रयास किया था और वहां अपना मौका ताड़ा सोमवीर ने। और मुकाबले को एक तरफा बनाया है और स्कोर यही जाहिर करता है 3-0। और सत्यवान टिप्स देते हुए, कोच उनको टिप्स देते हुए कि कहां चूक कर सकता है उनका विपक्षी पहलवान। और अभी तक तो उनकी सूझबूझ या ये कहिए कि उनका मशवरा बहुत ही कारगर रहा है, क्योंकि अनिल अभी तक एक भी अंक नहीं बटोर पाए हैं। बिल्कुल, अंकों में अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यहां पर 0-3 का स्कोर है। सोमवीर बढ़त बनाने में कामयाब है। राष्ट्रीय खेलों का काफी अच्छा अनुभव है। कैडेट से उभर कर आए हैं सोमवीर, बचपन से ही खेलते हुए। कैडेट मतलब कि सब जूनियर जिसे हम कहा जा सकता है, सब जूनियर श्रृंखला से खेलते हुए आए हैं। और इनका अपना स्वयं का अखाड़ा है। रोहतक में इनका स्वयं का अखाड़ा है। तो यहाँ पर और रेफरी की भूमिका का जो निर्वाह कर रहे हैं मंजीत, इनका भी रोहतक में ही अखाड़ा है। और यहाँ पर ये खेलते हुए दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की शक्ति को तोलते परखते हुए सोमवीर बढ़त बनाने में कामयाब है। अभी 0-3 का स्कोर है। सोमवीर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन का बहुत अच्छा मुजाहरा करते हुए, दिखाते हुए। रेफरी द्वारा निर्देश, आप निरंतरता बनाए रखें, ज़्यादा डिफेंस होने की जरूरत नहीं है। रेड कॉर्नर के पहलवान को उनके द्वारा निर्देश दिया गया, अनिल को, लाल पोशाक में है। और ये है सत्यवान जी, प्रशिक्षक, सोमवीर के पिता भी हैं और प्रशिक्षक भी हैं, अभिभावक और शिक्षक दोनों की भूमिका का निर्वाह करते हुए। और यहाँ पर सोमवीर को रेफरी द्वारा चेताया गया कि वह सावधानी बरते, अटैक करे, अन्यथा उसको एक्टिविटी दे दी जाएगी। तो उस एक्टिविटी के निर्देश पर आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर अंक लेने होते हैं। यहाँ पर अकेरी पट लगाने का प्रयास था, मगर अपने आप को बचाने में काफी कामयाब हुए हैं सोमवीर। लगातार रक्षात्मक बहुत अच्छे अपने प्रतिद्वंदी के आक्रमणों से अपने आप को बचाते हुए एक अच्छा प्रयास उनका, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार करने की कोशिश की थी अनिल ने, मगर उन प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सोमवीर अपने से दूर रखकर खेलना चाहते हैं। सत्यवान बार बार हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखते हुए बहुत ही गहनता के साथ पिता और प्रशिक्षक दोनों की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और बड़ी गहनता के साथ देखते हुए। बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव होता है इस समय प्रशिक्षक के ऊपर, सांसें रुकी होती है कि उसका खिलाड़ी, उसका शिष्य किस तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन करे जिससे वो और अधिक खेल सकता है। यह ज़रूरी है, उन्होंने बताया होगा इस अंतराल पर, जो कि पहले चक्र के बाद विश्राम समय था उस समय पर। और अब यहाँ पर यह मुकाबला चलता हुआ बार बार गर्दन पकड़ना चाहते हैं यहाँ, और यहाँ पर सिंगल लेग अटैक का प्रयास पूरी तरह से विफल। प्रयास अच्छे, मगर उस प्रयासों को क्रियान्वित करना बहुत जरूरी था। यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली अनिल की शैली में। और सोमवीर ने इस मुकाबले को 0-3 से अपने पक्ष में किया और बहुत सुंदर खेल का प्रस्तुतिकरण किया, खेले, और इस मुकाबले को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है। आज की श्रृंखलाबद्ध 92 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला सोमवीर, जो कि विजयी हुए 0-3 से अपने प्रतिद्वंदी से। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के यह खिलाड़ी सोमवीर, यह देखिएगा किस तरीके से अंक अर्जित किए थे, पीछे आने में कामयाब हुए। येलो जोन पर चलता है ये मुकाबला उनका, और यहाँ से जोन से बाहर धकेलने में भी कामयाब हुए थे। तो उनको इस बाहर धकेलने पर 1 अंक प्रदान किया गया, 1 अंक उन्होंने अर्जित किया। और ये अगला मुकाबला जो कि कुछ ही क्षणों में खेला जाएगा, रेफरी की भूमिका का निर्वाह करते हुए अनिल और मोहित और शिवदत्त
चौधरी के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ। मोहित जो कि लाल पोशाक में है, डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी से हैं मोहित, और एमएसयू यूनिवर्सिटी एमएसयू से हैं शिवदत्त चौधरी। काफी दूर से लड़ते हुए दोनों पहलवान। 92 किलोग्राम की फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती का यह मुकाबला मोहनलाल सुखादिया यूनिवर्सिटी से शिवदत्त चौधरी नीली पोशाक में झुककर लड़ते हुए फिलहाल, लेकिन भरपूर फायदा उठाया। इकहरी पट से बाहर धकेला और एक अंक जुटाने में कामयाब हो गए मोहित। पहला मिनट समाप्त हुआ इस कुश्ती का। मोहित वर्सेस शिवदत्त, लेकिन हालांकि कुश्ती बहुत धीमी, और जब रेसलर्स को धीमा लड़ने की आदत पड़ जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए वैसी तैयारी हो नहीं पाती। और यहां पर तेज लड़ने की सलाह दी है रेफरी मंजीत ने शिवदत्त चौधरी को। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मंच ही इसीलिए बनाया गया है कि पहलवानों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले और वो अपनी कमियों को दूर कर सके। इस बीच कैरी पट कर सुनहरा अवसर मिला है मोहित के लिए। क्या मोहित इसे अंकों में तब्दील कर पाएंगे? और जी हां, 2 अंक उन्होंने बटोरे, खींचा और पीछे आकर पोजीशन ली और अपनी बढ़त को पहुंचा दिया 3-0 पर। गटरंज की कोशिश कर रहे हैं मैट की शरण में पूरी तरह से शिवदत्त चौधरी। एन वक्त पर उन्होंने अपना इरादा बदला। ये एक सही रणनीति भी है। यदि आप भारंदाज नहीं लगा पाते तो आप फीतले के लिए जा सकते हैं या फिर आप गर्दन से भी अटैक कर सकते हैं, पलट सकते हैं अपने विपक्षी को। तीन 0 की बढ़त मोहित के लिए। 92 किलोग्राम की फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती का ये मुकाबला चौथे राउंड का। और नियम यह है कि यदि 8 पहलवानों से कम होते हैं पहलवान किसी वजन में तो नॉर्डिक राउंड कराया जाता है। और नॉर्डिक राउंड का मतलब हर एक पहलवान को हर एक से खेलना होता है। और इसीलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहलवानों के जो कुश्ती के जो मुकाबले हैं उनकी संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पर इकहरी पट किया, इकहरी पट, और यहाँ पर इसे अंकों में तब्दील करना होगा मोहित के लिए जो 3-0 की बढ़त पहले ही बना चुके हैं। यहाँ पर क्या 3-0 की बढ़त को 5-0 में तब्दील कर पाएंगे? जी नहीं। यहीं पर रेफरी की विसल बजी। आपने समय बहुत ज़्यादा ले लिया। यदि समय बहुत ज़्यादा ले लेते हैं संजीव तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पर 3-0 का स्कोर है। पहला चक्र यहाँ पर समाप्त हो गया, पहला राउंड समाप्त हुआ। ये देखिएगा किस तरीके से अंक लिए। अकेरी पट का प्रयोग, सिंगल लेग अटैक के साथ ही यहाँ पर दूसरी टांग को पकड़ने का प्रयास था। यहाँ पर ये देखिएगा पीछे की ओर खींचा। यहाँ पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश, भारंदाज लगाने का प्रयास था मगर भारंदाज की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया। और फिर इसके बाद ये चक्र, दूसरा चक्र, निर्णायक चक्र प्रारंभ हुआ। निर्णायक चक्र रेफरी द्वारा निर्देश विशल के संकेत के साथ ही यह मुकाबला पुनः प्रारंभ कर दिया गया। मोहित और शिवदत्त चौधरी के मध्य यह चलता मुकाबला। और ये बार बार एक दूसरे के सर के साथ सर लगाते हुए दोनों ही खिलाड़ी 92 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चलता हुआ फ्री स्टाइल वर्ग का, फ्री स्टाइल शैली का। और ये पुनः अकेरी पट लगाने का प्रयास, सिंगल लेग अटैक करने का प्रयास था यहाँ पर मोहित के द्वारा, मगर उसमें कोई लाभ नहीं क्योंकि पूरी तरह से टेक्निक पर पहुंचा नहीं था। यहाँ पर प्रयास अच्छा एस चौधरी के द्वारा।
पीछे आने में अगर कामयाब होते हैं तो उसके बाद दोनों पैर घुटने पर लगाएंगे, मैट पर लगाएंगे, तभी उनको अंक प्रदान किए जाएंगे। और यहाँ पर घुटने जो है उनके बैट पर लगाने में कामयाब हुए, पीछे आने होगा। यद्यपि पीछे पूरी तरह से आएंगे, पूरी प्रक्रिया करेंगे, तभी उनको अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर पीछे आने में कामयाब हुए, तो इसलिए 2 अंक उनको सुनिश्चित है प्रदान किए गए। और रेफरी मंजीत हरियाणा के, इनका स्वयं का भी अखाड़ा है रोहतक में, और क्वालिफाइड रेफरी तो है ही, उसके साथ साथ इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, भारतीय खेल प्राधिकरण से सर्टिफिकेट कोर्स किया था प्रशिक्षण का, कोचिंग का। और ये देखिएगा कैरी पट है, कैरी पट सिंगल लेग अटैक के साथ ही यहाँ पर दूसरी टांग को भी पकड़ना चाह रहे हैं। एक अच्छा प्रयास, पीछे खींचते हुए, अपनी तरफ खींचते हुए, यहाँ पर ब्लू कॉर्नर के पहलवान को, एस चौधरी को, और यहाँ पर पीछे दोनों टांगों को पकड़ने में कामयाब हुए। भारंदाज लगाने का प्रयास, दोनों पैर मैट, घुटने जो है उन्होंने मैट से लगवा दिए। इसी के साथ 2 अंक और अर्जित किए। भारंदाज की प्रक्रिया को अगर पूर्ण करते हैं तो 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर ग्रिप उनकी मजबूत है। और प्रयास बहुत अच्छे, उन प्रयासों को क्रियान्वित करना होगा, अंकों में परिवर्तित करना होगा, बहुत जरूरी होगा अंकों में परिवर्तित करना। लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार करते हुए, आक्रमण करते हुए अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर। और ये देखिएगा लगातार प्रयासरत, श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रयास करते हुए उन प्रयासों को क्रियान्वित करना होगा, अंकों में परिवर्तित करना होगा, तभी आपको कोई लाभ होगा। अन्यथा आपके ये प्रयास, आपके ये सब विफल रहेंगे। बहुत सुंदर डेंजर पोजीशन में गए और यहां पर ये मुकाबला 2 अंक दिए गए। बाय फॉल्ट का खतरा मंडराता हुआ था। यहां पर 14 सेकंड का खेल शेष था। चोटग्रस्त हुए हैं, उनके पैर में चोट लगी है, मसल पुल हुआ है, मगर यहां पर अंक जो है चोटग्रस्त हो गए हैं, बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लगी है। डॉक्टर इसका मूल्यांकन करेंगे। ये देखिएगा किस तरीके से चोटग्रस्त हुए थे। प्रयास उनका अच्छा था, यहाँ पर बहुत तेजी से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। कैरी पट लगाने का प्रयास था उनका, सिंगल लेग अटैक था, मगर स्वयं घुटना उनका मुड़ गया, जिस वजह से दोबारा वह उठ ही नहीं पाए। क्रिकोरमन 72 kg, गुरमीत CRSU रेड कॉस्ट्यूम, संदीप एक गंभीर चोट है उनको, ब्लू कॉस्ट्यूम। और उस चोट से चोटग्रस्त होने के बाद अब यहाँ पर उनको देखना होगा। और यहाँ पर यह मुकाबला सुचारू रूप से पुनः जारी रखा गया। एक अच्छा खेल प्रदर्शन, खेल भावना, यहाँ पर कोई भी पहलवान यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता है। वह सुनिश्चित करता है कि अगर वह खेलने आया है तो सुनिश्चित है कि वो अंक अर्जित करे और पदक तालिका में अपना नाम दर्ज करवा पाए। मगर यहाँ पर 7-2 का स्कोर रहा और रेड कॉर्नर के यहाँ पर मोहित ने या अनिल ने मोहित ने जो कि जीता इस मुकाबले को। 92 किलो भार वर्ग में मोहित ने इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। और ये अगला मुकाबला जो कि महिलाओं का मुकाबला है 55 किलो भार वर्ग में। मनप्रीत कौर SBBSU संत बाबा सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की यह खिलाड़ी और उनको चुनौती दे रही हुई हैं आरती जो कि MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की छात्रा। दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ
एक अच्छा प्रयास, बहुत ही चपलता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास, बहुत ही सुंदर जनेऊ दाव लगाया है। यहाँ पर जनेऊ दाव लगाने के बाद प्रयासरत हैं, पीछे आने का प्रयास है। पीछे आने के बाद यहाँ पर भारंदाज, यहाँ पर उनकी रिस्ट लॉक कर रखा है, रिस्ट लॉक कर रखी है। और यहाँ पर दोनों टांगों को होल्ड करते हुए यहाँ पर फीतले बांधने का प्रयास है। फीतले बांधने के साथ ही यद्यपि इस प्रक्रिया को पूर्ण करती तो उनको लाभ होता। रेफरी की भूमिका का निर्वाह करते हुए मिस्टर विनायक जो कि मध्य प्रदेश के हैं, मिस्टर विनय जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं और निर्णायक की भूमिका में। और ये मुकाबला चलता हुआ प्रयास अच्छे, उन प्रयासों में को अंकों में परिवर्तित करना बहुत जरूरी। लगातार दोनों ही पहलवान एक दूसरे पर अपने प्रयास जारी रख रहे हैं। मनप्रीत कौर जिन्होंने 2 अंक अर्जित कर लिए हैं अपनी प्रतिद्वंदी आरती के विरुद्ध। आरती जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। और ये देखिएगा प्रयास आरती के द्वारा भी किया गया, सिंगल लेग अटैक था, अकेरी पट जिसे कहा जाता है। पुनः गिराने में कामयाब हुई हैं, मगर गिराने के साथ साथ आपको पीछे आना भी होगा और यहाँ पर एक नीचे देखना होगा। यहाँ देखिए मनप्रीत ने बहुत अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया है, अपनी प्रतिद्वंदी की रिस्ट को होल्ड कर लिया है, रिस्ट लॉक कर रखा है। एक अच्छा प्रयास है उनका, पीछे आने का पूरा प्रयास कर रही हैं आरती, मगर उसको पूरी तरह से विफल कर दिया है मनप्रीत कौर ने। और यहां पर खतरा मंडराता हुआ बाय फॉल्ट का मनप्रीत के ऊपर। मनप्रीत जो कि बढ़त बनाने में कामयाब थी, 2-0 का स्कोर था, मगर 2-2 पे बराबरी पे मुकाबला था। और यहां पर देखना होगा कि अगर बाय फॉल्ट होगा कि नहीं। यह मुकाबला पूरी तरह से प्रयासरत और ये बाय फॉल्ट। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय, मनप्रीत अपने ही दाव में उलझी। और ये आरती महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की छात्रा 55 किलो भार वर्ग, जिसमें इन्होंने इस मुकाबले को जीता अपनी प्रतिद्वंदी के विरुद्ध। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला, स्वर्णिम सफलताएं दिलवाई अपनी यूनिवर्सिटी को। एक अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर खेल का परिचय आरती के द्वारा। ये देखिएगा आरती ये किस तरीके से अंक अर्जित किए थे, बाय फॉल्ट किया था। यहां पर ये देखिएगा रिस्ट लॉक कर रखी थी, रिस्ट लॉक करने के बाद गिराने में कामयाब हुई, कोई मौका नहीं दिया। और ये अगला मुकाबला चलता हुआ, अगला मुकाबला रजनी जो कि रेड कॉर्नर की पहलवान है और 55 किलो भार वर्ग का ही यह मुकाबला है। वी पटेल दोनों के मध्य यह मुकाबला। प्रयास अच्छे, विनय रेफरी जो कि मध्य प्रदेश से हैं इस मुकाबले में। शिवाजी यूनिवर्सिटी से संबंध रखती हैं। यहां पर ब्लू कॉर्नर की वी पाटिल जो कि महाराष्ट्र में हैं और रजनी OSGU यूनिवर्सिटी की रेड कॉर्नर की पहलवान। दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ। होमस्टेडिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रयास करने होंगे। यहां पर 2 अंक अर्जित कर चुकी हैं यहां पर रेड कॉर्नर की रजनी।
और ये सिंगल लेग अटैक, मगर उस अब प्रयास को अंकों में परिवर्तित करने में थोड़ा सा विलंब हुआ। पुनः प्रयासरत, अपने उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करना बहुत जरूरी होता है। यद्यपि आप थोड़ा सा भी विलंब करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। और यहां पर फीतले बांधे के साथ ही 2 अंक अर्जित किए। 2-4-0 का स्कोर हो चुका है अब तक। और दोबारा भारंदाज की स्थिति में, और पुनः फीतले बांधने का प्रयास है। बार बार अपनी रणनीति में परिवर्तन कर रही हैं रेफरी के द्वारा निर्देश विशल के साथ ही दोनों ही खिलाड़ियों को खड़ा किया। और वहां जजेस की पोजीशन में दिखती हुई हेमलता जज, जो कि अंक प्रदान करते हैं खिलाड़ियों के खेल कौशल को देखते हुए। रेफरी निर्देश देता है, अंक प्रदान करता है और जजेस उसकी पुष्टि करते हैं उस दिए गए अंक की। एक दूसरे पर ग्रिप बनाने की कोशिश, और एक मजबूत ग्रिप बनाने पर ही अगली चरण में जाना होता है। पहले ग्रिप मजबूत के बाद अगला चरण जो रणनीति बनाई है उस पर कार्य करना होता है। उस रणनीति पर कार्य करने के उपरांत ही आप अगर उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तो आपको अंक प्रदान किए जाते हैं। तो यहां पर पहला चक्र समाप्त हुआ। ये देखिएगा किस तरीके से पीछे आने का प्रयास था, गर्दन पकड़ ली थी, गर्दन पकड़ने के बाद फिर यहां पर लेग अटैक और पीछे आए, टांग पकड़ी, पीछे आने में कामयाब हुई। ये देखिएगा दोनों पैर घुटने उनके मैट पर लगा दिए थे ब्लू कॉर्नर की पहलवान के, जो कि शिवाजी यूनिवर्सिटी से संबंध रखती हैं। और फिर उसके बाद पीछे आने में कामयाब। ये बहुत सुंदर तकनीक। 4-0 का स्कोर है अभी तक, बढ़त बनाने में कामयाब हैं रेड कॉर्नर की रजनी, OSG यूनिवर्सिटी की। फर्स्ट कॉल 61 kg फ्री स्टाइल वर्क। पुनः प्रयासरत, अमन MDU। बहुत अच्छी पकड़, मगर इस पकड़ पर मोड़े तब ज्यादा अच्छा होगा। बार बार रिस्ट लॉक लगा लेती हैं रेड कॉर्नर की रजनी, कोई मौका नहीं दे रही अपनी प्रतिद्वंदी को। वी पाटिल को कि वह कोई संभल सके। गर्दन पर प्रहार, गर्दन पकड़कर गिराना चाहती हैं। यह भी एक अच्छी तकनीक होती है, मगर फिंगर्स को आप इस तरीके से मोड़ नहीं सकते हैं। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया, आप फिंगर को ऐसे मोड़े नहीं। विनय रेफरी मध्य प्रदेश के बहुत ही चुस्त दुरुस्त रेफरी हैं। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है नियमबद्ध तरीके से इस मुकाबले को सुचारू रूप से चलाया जाए, खिलाया जाए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं रेफरी, मैच रेफरी, जो कि मैट के ऊपर खिलाड़ियों के खेल कौशल पर पहनी निगाहों से अपना मूल्यांकन देते हैं। और यहाँ सिंगल लेग अटैक था, सिंगल लेग अटैक के साथ ही पीछे आने का प्रयास था, मगर पीछे नहीं आ पाई रजनी। वी पटेल, पुनः पल प्रति पल यहां पर समय व्यतीत हो रहा है और अंकों में बढ़त बनाने में कामयाब हैं अभी तक रजनी रेड कॉर्नर की, मगर कोई अंक अर्जित नहीं कर पाई हैं वी पटेल अभी तक, जो कि शिवाजी यूनिवर्सिटी की है। और लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से यहां पर खेलती हुई बहुत ही धीमी गति से खेलती हुई यहां पर ब्लू कॉर्नर की पहलवान प्रयास बहुत अच्छे कर रही है, मगर वो प्रयास विफल प्रयास हैं, अंकहीन प्रहार हैं। जब तक आप पूरी गहनता के साथ
एकाग्रचित्त होकर अपनी रणनीति पर कार्य नहीं करेंगे तो आपको अंक नहीं मिल सकते। तो आपको अंक लेने के लिए पूरा अपना क्रियाकलाप, अपना खेल कौशल दिखाना होगा और उस पर पूरी तरह से कायम होना होगा, तभी आप कोई अंक अर्जित कर पाएंगे। रेफरी पूरी पहनी निगाहों से इस मुकाबले को देखते हुए विनय, और इसी के साथ समय सीमा समाप्त हुई और इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने पक्ष में किया रजनी ने। रेड कॉर्नर की ओएसजी यूनिवर्सिटी की यह छात्रा जिसने 4-0 से इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया, स्वर्णिम सफलता दिलवाई है अपनी यूनिवर्सिटी को। एक अच्छे खेल का प्रदर्शन, ये देखिएगा किस तरीके से अंक अर्जित किए थे। रेड कॉर्नर की रजनी ने बाहर धकेलने में कामयाब हुई थी, यहां पर एक अंक, और यहां पीछे आने के लिए बहुत अच्छी तरह से, और यहां पर रोल पोजीशन किया, रोलिंग किया। बहुत अच्छा यहां भारंदाज, फीतले बांधा, फीतले बांधने के बाद रोल किया, रोल करने पर 2 अंक और फिर भारंदाज लगाने का प्रयास। और यह अगला मुकाबला रोहित धैया जो कि एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के और आदित्य कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, दोनों के मध्य यह मुकाबला, और रेफरी की भूमिका का निर्वाह करती हुई हेमलता। लगातार प्रयासरत यह मुकाबला शुरू हो चुका है। रोहित धैया जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रेड कॉर्नर के पहलवान, उन्होंने बाहर धकेलने में कामयाब हुए, 2 अंक अर्जित किए। हेमलता रेफरी निर्णायक है इस मुकाबले की। आदित्य कुमाऊं यूनिवर्सिटी के दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ बहुत ही सुंदर तरीके से देखना होगा। यहां पर एक दूसरे को जकड़ते पकड़ते हुए क्लिंच की पोजीशन में है और बाहर करने में कामयाब हुए, सुनिश्चित है उनको 2 अंक और प्रदान किए जाएंगे। प्रयास अच्छे, यहां पर उन प्रयासों को क्रियान्वित करना होगा, अंकों में परिवर्तित करना होगा। बहुत सुंदर प्रयास, एक अच्छा प्रयास, 4 अंक लिफ्ट किया फ्रंट साल्टो के साथ, कोई मौका नहीं। 8-2 का स्कोर है अभी तक, यहां पर बायफॉल्ट का खतरा मंडराता हुआ, और बहुत ही सुंदर 10-2 का स्कोर। प्रयास बहुत अच्छे, हेमलता रेफरी देखती हुई बड़ी गहनता के साथ यहां पर, और यह मुकाबला जीता बहुत ही सुंदर। यहां पर रोहित धैया जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है 10-2 से, रोहित धैया आदित्य को परास्त किया। एलपी यूनिवर्सिटी के यह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 82 किलो भार वर्ग ग्रीको रोमन स्पर्धा के ये पदक विजेता पदक तालिका में जरूर अपना नाम सुनिश्चित किया। ये देखिएगा किस तरीके से यहां पर ये बहुत सुंदर बैक साल्टो, एक अच्छा प्रयास, बहुत ही सुंदर, 4 अंक इनको इस बैक साल्टो पर प्रदान किए जाएंगे। एक अच्छा प्रयास, हाथी चिंगाड़ दाव भी कहा जाता है। इस दाव के लिए महारत हासिल थी सुशील कुमार को, 2 बार के ओलंपियन थे सुशील कुमार। यहां पर थोड़ा, और ये अगला मुकाबला आज की श्रृंखला का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आयुष, और उनको चुनौती दे रहे हैं अरविंदर सिंह जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के हैं। दोनों के मध्य यह मुकाबला चलता हुआ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अब है ये खिलाड़ी सामने, आयुष, और ये देखिएगा बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयास करते हुए
पुनः प्रयासरत है, 4 अंक और मिले और यहां पर बाय फॉल्ट का खतरा देखना होगा। बाय फॉल्ट से इस मुकाबले को जीता है। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय हरमिंदर सिंह, जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हैं। बाय फॉल्ट और ब्लू कॉर्नर के हरमिंदर सिंह ने इस मुकाबले को जीता है बाय फॉल्ट से। एक अच्छे खेल का परिचय, बहुत ही सुंदर खेल यहां पर खेला गया। सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. एक अच्छा प्रयास था और बाय फॉल्ट स्टेडियम की छत दिखाने पर मजबूर कर दिया हेमलता, जो कि इस समय मैट के मध्य हैं। और अगले रेफरी मैट के अंदर आते हुए मिस्टर संजीव मलिक। और अगला मुकाबला भावना, जो कि जशनबीर कौर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की रेड कॉर्नर की, और पूजा जो कि OPJS यूनिवर्सिटी की यह पहलवान। दोनों के मध्य यह मुकाबला 76 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला होगा। और ये दूसरे मैच से यहां पर खिलाड़ी मैट ए पर आ गए कुर्सी लड़ते हुए, और ये मुकाबला शुरू 250 श्रृंखला का ये मुकाबला, 76 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला, जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की जशनबीर कौर और पूजा के मध्य चलता। बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा ने लिफ्ट किया, पीछे आने में कामयाब हुई और यहां पर उन्होंने रिस्ट लॉक किया। रिस्ट लॉक करने के बाद पैर को पीछे से मोड़ा। एक अच्छा प्रयास उनका। यहां पर गदा लोड के साथ ही यहां पर पूरी तरह से लिफ्ट किया। 4 अंक उनको सुनिश्चित है प्रदान किए जाएंगे। एक अच्छा प्रयास, 2 अंक और उन्होंने लिए पूजा ने। OPJS यूनिवर्सिटी की यह पहलवान। ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह यूनिवर्सिटी, अच्छी पहलवान ब्लू कॉर्नर में पूजा। ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह यूनिवर्सिटी चुरू, जो कि राजस्थान राज्य से संबंध रखती है, पूजा ब्लू कॉर्नर में। और यह है रेफरी संजीव मलिक, निर्णायक है इस मुकाबले के, जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल की दक्षता के आधार पर उनको अंक प्रदान करेंगे। निरंतर रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी कि यह मुकाबला नियमानुसार चले, सही ढंग से खेला जाए। और यहां पर सिंगल लेग अटैक के साथ ही 2 अंक सुनिश्चित है उनको और मिलेंगे। कोई अंक, यहां पर 1 अंक दिया गया रेड कॉर्नर को, जज ने दिया। अब 1-6 का स्कोर है। जशनबीर कौर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की पहलवान, जिन्होंने 1 अंक अर्जित किया था, बाहर धकेलने में कामयाब हुई थी, मगर यहां पर पुनः पूजा ने बहुत अच्छी तरीके से लेग होल्ड किया, सिंगल लेग अटैक किया। ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह यूनिवर्सिटी चुरू की यह पहलवान पीछे आने में कामयाब। 2 अंक और मिलेंगे सुनिश्चित है उनको, 8 अंक हो जाएंगे अब उनके। अच्छा प्रयास, 1-8 का स्कोर। 3 अंक और अर्जित कर लेंगी तो यह मुकाबला यहां पर समाप्त कर देंगी अभी पूजा। जहां 10 अंकों का अंतराल आ जाए वहां पर वो मुकाबला वहीं समाप्त कर दिया जाता है। अंतर 10 अंकों का होना चाहिए।
पूजा अच्छे खेल का प्रदर्शन करती हुई। ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह यूनिवर्सिटी की एक छात्रा बाहर करने में, धकेलने में कामयाब हुई। एक अंक और सुनिश्चित है उनको प्रदान किया जाएगा। 1-9 का स्कोर, 2 अंकों की कगार और है, 2 अंकों की आवश्यकता और है उनको। 2 अंक और अगर ले लेंगी तो तकनीकी दक्षता के आधार पर इस मुकाबले को जीत जाएंगी पूजा। देखना होगा यह 2 अंक कितने क्षणों में वह अर्जित कर पाती है, और या फिर जशनप्रीत कौर, वीर कौर वापसी कर पाएंगे मुकाबले में। जहां तक मुझे लगता नहीं कि यहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की यह पहलवान मुकाबले में वापसी कर पाए। रेफरी बड़ी गहनता के साथ इस मुकाबले को देखते परखते हुए, समझते हुए, बहुत जरूरी है यहां पर इस मुकाबले को सही ढंग से खेलना। और यहां पर पहला चक्र समाप्त हुआ, पहला अंतराल 30 सेकंड का। 1-9 का स्कोर है, बढ़त बनाने में कामयाब हैं अभी तक। सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. एक अच्छा प्रयास, लिफ्ट करने की कोशिश, यहां पर रोल किया, और ये देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से यहां पर अपनी तकनीक को अंजाम तक पहुंचाया। और ये अंतिम चक्र, दूसरा चक्र, 3-3 मिनट के 2 चक्र, 30 सेकंड का विराम होता है बीच में, मध्यांतर जिसे कहा जा सकता है। और गर्दन पकड़कर खींचने का प्रयास है यहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की छात्रा का, मगर कोई लाभ नहीं। पूजा बहुत ही सजग इस मामले में, कोई मौका नहीं दे रही है अपनी प्रतिद्वंदी को कि वह लेग अटैक कर सके। लेग अटैक करने का प्रयास था, अंदर जाने का प्रयास था उनका, मगर उस प्रयास को विफल किया और रेफरी ने मुकाबले को छुड़वाया और मैट के मध्य आकर लड़ने का निर्देश दिया, खेलने का निर्देश दिया। यहां पर सिंगल लेग अटैक फिर दोबारा करने का प्रयास रेड कॉर्नर की पहलवान के द्वारा, मगर कोई लाभ नहीं। कह सकते हैं यहां पर पूजा की जो रणनीति है, तकनीकी योग्यता है, बहुत सुंदर है। और यहां पर पूजा अगर पीछे आने में कामयाब होती है तो 2 अंक सुनिश्चित उनको प्रदान किए जाएंगे। 1-11, 10 अंकों का अंतराल हो गया और यह मुकाबला यहीं पर समाप्त। तकनीकी दक्षता के आधार पर इस मुकाबले को पूजा ने अपनी प्रतिद्वंदी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की छात्रा से इस मुकाबले को जीता है। एक अच्छे खेल का प्रदर्शन पूजा के द्वारा। 76 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला महिलाओं का, पूजा ने, जो कि ओपीजे एस यूनिवर्सिटी यानी कि ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह यूनिवर्सिटी की यह छात्रा, जिन्होंने इस मुकाबले को जीता और अगले दौर में प्रवेश। बहुत ज़्यादा चपलता के साथ पूजा ने अपने इस खेल को अंजाम दिया। और ये अगला मुकाबला भावना, जो कि रेड कॉर्नर में है, CRSU यूनिवर्सिटी की। के जानवा, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। दोनों के मध्य यह मुकाबला चलता हुआ, बाहर धकेलने में कामयाब हुई। ये क्या लिखा हुआ है? जामला, के जामला। प्रयास बहुत अच्छे, मगर 1 अंक यहां पर ब्लू कॉर्नर की पहलवान ने अर्जित किया है। छिहत्तर किलो भार वर्ग का यह मुकाबला चलता हुआ महिलाओं का।
के जामवाल जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से प्रतिनिधित्व कर रही हैं भावना, रेड कॉर्नर की भावना 1 अंक के साथ, और वहीं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की छात्रा उन्होंने भी 1 अंक अर्जित कर लिया है। दोनों 1-1 अंक के साथ अभी इस मुकाबले में चल रही हैं, बराबरी का मुकाबला है। पुनः प्रयासरत, येलो जोन पर चलता मुकाबला, यहां पर बाहर करने में कामयाब हुई, 1 अंक की बढ़त बनाई और 2 अंकों के साथ है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की यह समर हिल की यह छात्रा। और यहां पर बाहर धकेलने का प्रयास है यहां पर, मगर उस प्रयास को पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं कर पाई चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की छात्रा, रेड कॉर्नर में है भावना। बहुत गहनता के साथ देखती हुई, बहुत जरूरी है यहां पर, ये देखिएगा लेग अटैक कर रखे हैं और लेग होल्ड है, पकड़ रखा है पूरी तरह से उनकी जांग को ब्लू कॉर्नर की पहलवान की, और यहां पर जनेऊ दाव लगाने का प्रयास कर रही हैं और ये पहला चक्र समाप्त हुआ। ये देखिएगा किस तरीके से गिराया, गिराने के बाद पीछे आने का प्रयास था मगर उसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, येलो जोन से बाहर की ओर धकेलने में कामयाब हुई, 1 अंक प्रदान किया गया यहां पर ब्लू कॉर्नर की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की इस छात्रा को। प्रयास लगातार श्रृंखलाबद्ध करती हुई, मगर उन प्रयासों को क्रियान्वित करना होगा, अंकों में परिवर्तित करना होगा और दूसरा चक्र शुरू होने वाला है। ये देखिएगा दूसरा चक्र प्रारंभ हो गया है। संजीव मलिक जो कि निर्णायक हैं इस मुकाबले के, और ये मुकाबला पूरा पुनः शुरू, दूसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। मुकाबला कांटे का है कहा जा सकता है। यहां पर ये लेग को फंसाकर बीच में, टांगों के बीच में फंसाकर गिराना चाहती थी, लिफ्ट करना चाहती थी मगर उसमें सफलता नहीं मिली ब्लू कॉर्नर की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की इस छात्रा को। रेफरी द्वारा निर्देश हिमाचल प्रदेश छात्रा को, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की छात्राओं को कि वह सावधानी बरते, ज़्यादा डिफेंडेड ना हो और यहाँ पर 30 सेकंड के अंदर अंदर उनको अंक अर्जित करना होगा, अंक प्रदान लेना होगा, अन्यथा उनको नुकसान होगा। और यहाँ पर एक्टिविटी में बाहर धकेलने में कामयाब हुई, 1 अंक मिला यहाँ पर रेड कॉर्नर को और अभी 12 सेकंड शेष हैं एक्टिविटी के। भावना जो कि बढ़त बनाने में कामयाब हैं अभी तक। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की 3-2 का स्कोर है अभी तक। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की है यह छात्रा ब्लू कॉर्नर में। नहीं ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इसके बाद ये होंगी ना। हाँ ठीक है, हो जाओ। और मनोज,
ये देखिएगा, ये मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, प्रयास बहुत अच्छी कर रही है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की छात्रा, मगर उन प्रयासों का उसको कोई लाभ नहीं है क्योंकि डिफेंस बहुत मजबूत है यहाँ पर भावना का। तो जो कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की रेड कॉर्नर की छात्रा है, 3-2 का स्कोर है मनोज अभी तक। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर 3-2 का स्कोर, और भावना जिनका डिफेंस जैसा आपने बताया बहुत ही अच्छा है, और यहाँ मौका देखते ही उन्हें अटैक भी करने होंगे, क्योंकि जब आपका अटैक डिफेंस दोनों पर अच्छा अधिकार होगा तभी बनेगी बात, तभी तेज़ी से स्कोर बनेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 1 मिनट से भी कम समय रह गया है इस मुकाबले के समाप्त होने में, और यहाँ एक बेहतर पोजीशन में भावना, क्या भावना यहाँ से खेमे करने में कामयाब रहेंगी? लेकिन अभी फ़िलहाल वो स्टैंडिंग में आ गई हैं और अपना मौका ताड़ना जम्वाल ने उन्हें बाहर जोन से धकेल कर एक महत्वपूर्ण अंक जुटाने में कामयाब हो गई। स्कोर 3-3 से बराबरी पर। लगता है सांस फूलता हुआ दिख रहा है दोनों रेसलर्स का, खासकर भावना का, जिन्होंने अपनी अच्छी कदकाठी, ऊंची कदकाठी का भी भरपूर लाभ उठाया और इस बार पट लगाने का प्रयास किया, और यहां पर एक ग्रिप बनाई दाहिने पांव पर विपक्षी के यानी जम्वाल के। और पीछे आने की जद्दोजहद, लेकिन कोई मौका नहीं दिया जम्वाल ने। 2 अंक जरूर बटोरे इस बार भावना ने, और इस तरह से स्कोर आखिरी क्षणों की कुश्ती, और भावना इस मुकाबले में विजयी रही। भावना विजयी रही चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की। उन्होंने उम्मीद जगाई क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल इसके नाम पहले ही हो चुके हैं, और यहाँ डबल लेग अटैक करने का प्रयास किया था, और डबल लेग अटैक के साथ ही जोन पर चलता हुआ मुकाबला अपना मौका ताड़ा और जोन से बाहर धकेलने में कामयाब रही भावना। वास्तव में दोनों पैरों के बीच में जब कोई भी रेसलर बड़ा गैप डालती है तो उस समय उसका रक्षण देखते ही बनता है, और यहां जोन से बाहर जरूर धकेला था और एक अंक बटोर कर मुकाबले को संघर्षपूर्ण बनाने की उनकी कोशिश थी। स्प्रिंटूर हॉल में चल रहे हैं कुश्ती के मुकाबले बेंगलुरु के, और अब अगले मुकाबले की तैयारियां। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो एक मंच प्रदान करता है पहलवानों को जूनियर स्तर पर ही, ताकि वो सीनियर होते होते अच्छी तैयारी कर सकें, अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें, और यूनिवर्सिटी लेवल पर यूनिवर्सिटी जो चैंपियनशिप होती है, टॉप 8 रेसलर्स को यहां मौका मिलता है। अगर एक भी रेसलर कम हो जाए तो नॉर्डिक राउंड किया जाता है। 7 पहलवानों के बीच हर एक से लड़ना होता है, और वहां कांस्य पदक भी एक ही दिया जाता है। लेकिन जब पूरे 8 पहलवान हो तो वहां पर 2 कांस्य पदक दिए जाते हैं। ज्यादातर मुकाबलों में यहां एक ही कांस्य पदक दिया गया, क्योंकि 8 प्रतियोगी हर वजन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि यहां टॉप 8 का ही कंपटीशन है, शीर्ष 8 खिलाड़ियों का यह कंपटीशन है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए, वहीं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी उन्हें कड़ी टक्कर देती हुई 2 स्वर्ण 2 रजत और 5 कांस्य पदक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के पक्ष में। और उसके अलावा
चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हो या वीर विकेंद्र जीत सिंह यूनिवर्सिटी, और साथ ही ये दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें 2-2 स्वर्ण पदक हासिल हुए। यहाँ पर 2 मैट का इस्तेमाल किया जा रहा है कुश्ती के लिए, मैट नंबर ए और मैट नंबर बी। इस वक्त दूर मैट बी पर आप देख सकते हैं कुश्ती चलती हुई। मैट ए पर अभी अगली कुश्ती की तैयारियां हैं। पिछला मुकाबला भावना ने जवाल के खिलाफ जीता था 3 के मुकाबले 5 अंकों से, और वो 76 किलोग्राम की महिलाओं की कुश्ती थी, यानी सुपर हैवी वेट वर्ग की कुश्ती महिलाओं में, क्योंकि इससे ऊपर कोई वजन नहीं होता। विश्व स्तर पर भी महिलाओं की सुपर हैवी वेट वर्ग की कुश्तियां सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनती हैं, चाहे वो वेसलीसा हो, चाहे एडलाइन ग्रे हो। अमेरिका की एडलाइन ग्रे कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत चुकी हैं। 2015 से लेकर अब तक कई बार उनके नाम खिताब। फिलहाल पुरुषों के मुकाबलों की तैयारियां। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत कुश्ती मुकाबलों का आज अंतिम दिन, और यहां फ्री स्टाइल शैली में 61, 74, 92 और 125 किलो वजन के मुकाबलों का फैसला किया जाएगा, और वहीं ग्रीको रोमन में 67, 72 और 82, और महिलाओं में 55, 62 और 76 किलोग्राम के मुकाबले तय किए जाएंगे। और अब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के नितिन मलिक, जिनका इंतजार चल रहा है मैट नंबर ए पर, और वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आदित्य बेटकेल से मुकाबला करेंगे। और यहां कर्नाटका यूनिवर्सिटी है ये केयू, क्योंकि केयू के जो है वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, लेकिन ये है कर्नाटका यूनिवर्सिटी, जहां आदित्य बेटकेल इंतजार कर रहे हैं अन्य कुश्ती प्रेमियों के साथ, रेफरी के साथ, टेक्निकल अधिकारियों के साथ नितिन मलिक का, जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या इस कुश्ती का कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। तो दूसरे सेशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो लाइव प्रसारण है उसमें आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। तो स्टूडियो में वरिष्ठ जर्नलिस्ट द हिंदू के राकेश राव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सेकेंड लास्ट डे है। 55 मेडल्स जो हैं वो जीते जाने बाकी हैं। अगर हम मेडल टैली देखें तो अभी भी जैन यूनिवर्सिटी बरकरार है। जो सेकेंड लास्ट डे होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बिजी होता है खिलाड़ियों के लिए। हम रेसलिंग में देख रहे थे कि करीब 10 मेडल्स आज वहाँ जीते जाने हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, आर यू हैप्पी विद द स्टैंडर्ड ऑफ रेसलिंग दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन? देखिए, ये सारे नेशनल रेकनिंग के हैं। ये सारे जूनियर इंटरनेशनल्स हैं इसमें बहुत सारे। तो जो एक लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही है जी। बहुत अच्छा। और जैसे कि हमने देखा है कि नॉर्दर्न इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये एक मौका है। ये पूरे इसमें गेम्स में अगर आप देखें कि जैसे शुरुआत में स्विमिंग वगैरह हुआ है जहाँ पे कि कर्नाटका आगे, जैसे जैसे हम गेम्स के एंड पे जा रहे हैं, नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें तो मेडल्स टैली में जो शुरू के 5 हैं, नंबर 1 को अगर आप हटा दें तो 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी की सारी नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो शुरू में आपको देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि एथलेटिक्स शुरू हो गई, रेसलिंग शुरू हो गई, ये सब जो इवेंट्स हैं, शूटिंग भी है।
तो ये सब में नॉर्दर्न यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा एथलेटिक्स में भी हम देखते हैं कि अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो तमिलनाडु से, वहाँ केरल बिल्कुल। से अच्छे हमें स्प्रिंटर्स, जो स्प्रिंट हमारे में साउथ से स्प्रिंटर्स ज़्यादा है, हैं, जी। और उसमें भी आज करीब 18 मेडल्स जीते जाने हैं। तो अब भी हम देखते हैं कि कुछ और नए नाम, नए चेहरे सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, अगर आपके 189 या 196 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं टोटल, जी, उसमें से अगर 120 के आसपास जो यूनिवर्सिटीज़ ने कम से कम एक मेडल जीता है, जी, तो अगर हम ये मान के चलें कि हर 3 में से 2 यूनिवर्सिटी को मेडल मिला है, तो विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग टू सी, क्योंकि ये नहीं है कि डोमिनेंस है किसी एक या दो का। इसीलिए आप देख रहे हैं कि टोटल जो है टॉप मेडल्स में भी किसी भी इसको अभी तक गेम ख़त्म होने वाला है और 20 गोल्ड मेडल किसी को नहीं मिले अभी तक। जी, तो ये आपको एक आइडिया ये मिलता है कि जहाँ 250 से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स वर एट स्टेक, 20 अगर उसका 10% भी एक यूनिवर्सिटी को नहीं मिल रहा है तो इट इज़ क्वाइट इवनली स्प्रेड। ये आप मान के चल सकते हैं राकेश जी। इस चर्चा पर हम एक बाउट होने वाली है, उसके बाद बात करेंगे, लेकिन जैसे राकेश जी बता रहे थे कि करीब 118 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको कम से कम एक मेडल मिला है और 62 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है, जो बताता है कि किसी भी एक यूनिवर्सिटी का दबदबा अभी तक खेलों में नहीं रहा है, जो कि अच्छी बात है। और अब मुकाबले रेसलिंग के जारी हैं, और रेसलिंग के मुकाबलों में जैसे हम कह रहे हैं कि आज आखिरी दिन है, यहाँ पे 10 गोल्ड मेडल जीते जाने हैं। चलते हैं लाइव एक्शन की तरफ। ये स्थिति तब आती है जब कोई भी अंक नहीं बनता, जहां 1 मिनट हो चुका है और यहां पर रेफरी पर अब पूरा दारोमदाद, और आखिरकार रेफरी ने अब तय कर लिया है पैसिविटी। जी हां, लाल पोशाक में बिपिन यादव को पैसिविटी मिली, उनको ग्राउंड पोजीशन, और उसका अंक मिला आयुष रेड्डू को, क्योंकि निष्क्रियता आपको आत्मघाती आपके लिए साबित हो सकती है। ना सिर्फ एक अंक गंवाना पड़ा, बल्कि अवसर दिया गया आयुष को कि वो ज्यादा से ज्यादा अंक बटोर कर कुश्ती को रोमांचक बनाए। बहुत ही अच्छे तरीके से गटरंज किया, खूबसूरती के साथ 2 अंक उन्होंने बटोरे, बढ़त को पहुंचा दिया है 3-0। तकरीबन 1.5 मिनट का समय समाप्त हुआ और पैसिविटी का भरपूर लाभ उठाया था और यहां पर गिराने में सफल। पीछे आए, 2 अंक बटोरे और ये अपनी बढ़त को पहुंचा दिया है 5 के बाद 7-0। जोन से बाहर जाते जाते भी उन्होंने 2 अंक और बटोर लिए। अब केवल 1 अंक की दरकार है उन्हें टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर इस मुकाबले को जीतकर कांस्य पदक अपने नाम करने की। इस वक्त 82 किलोग्राम की ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती का कांस्य पदक का मुकाबला आप देख रहे हैं, बिपिन यादव वर्सेस आयुष। और यहां पर 1 अंक का इशारा किया और इस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को मिला कांस्य पदक। बिपिन यादव ने यह कांस्य पदक दिलाया। आयुष ने क्षमा कीजिएगा, आयुष ने यह मुकाबला जीता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिनका प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा। आयुष रेड्डू विजयी रहे, कांस्य पदक उन्होंने जीता 82 किलोग्राम का ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों का। इससे पहले इसी वजन में आदित्य बेटकेले ने नितिन मलिक को हराकर, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के नितिन मलिक को हराकर कांस्य पदक हासिल किया था। और यहां आप दाव कमर के नीचे नहीं लगा सकते, लेकिन कदमों का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इस बार एक सुनहरा मौका था आयुष के पास, लेकिन वहां काउंटर अटैक की थोड़ी कमी दिखाई दी। मुकाबला जरूर उन्होंने जीता। ये देखिए, अपनी दाव में उलझे और यहां पर 2 अंक बटोर कर स्थिति को उन्होंने अपने पक्ष में किया, मजबूत स्थिति में पहुंचाया। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां। और अभी आपने ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों का लुत्फ उठाया और अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अब आप लुत्फ उठाइएगा महिलाओं की कुश्ती का। और महिलाओं का 76 किलोग्राम वर्ग का ये कांस्य पदक का मुकाबला।
गुरु जाम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की रेसलर रविता, जश्नबीर उनके सामने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की रेसलर। तो रविता वर्सेस जश्नबीर। जश्नबीर ने अपनी टीम को, अपनी यूनिवर्सिटी को जश्न मनाने का मौका दिया था पिछले मुकाबले में, बहुत ही शानदार जीत थी उनकी। हालांकि अब ये कांस्य पदक का मुकाबला है, रविता वर्सेस जश्नबीर। सुपर हैवीवेट महिलाओं का, यानी 76 किलोग्राम से ऊपर कोई वजन नहीं होता कुश्तियों में, महिला कुश्तियों में। और यहां इंतजार किया जा रहा है, यहां अपोनेंट का इंतजार नहीं किया जा रहा क्योंकि दोनों रेसलर यहां मौजूद हैं। गणमान्य अतिथियों का इंतजार किया जा रहा है जो इस कुश्ती को लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे पहलवानों को। एरिका वीव हो कनाडा की, जो ओलंपिक चैंपियन भी रही हैं। एडलाइन ग्रे हो अमेरिका की, जो वर्ल्ड चैंपियन कई बार रह चुकी हैं। वेस्लीसा, वो भी बहुत अपनी एक अलग मौजूदगी का एहसास करा चुकी हैं सुपर हैवीवेट वर्ग में। जहां तक विश्व कुश्तियों का सवाल है, फिलहाल आप लुत्फ उठा रहे हैं इस समय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कुश्ती स्पर्धाओं का। और कुश्ती स्पर्धाओं में आज तीसरा दिन और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन। 3 गोल्ड मेडल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम रहे और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और उसके अलावा कई पदक भी जीते। और 2 गोल्ड मेडल रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी और वीर विकेंद्रजीत सिंह यूनिवर्सिटी के नाम भी रहे। और इसके अलावा कई स्वर्ण पदक, एक स्वर्ण पदक ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी और उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी। क्षमा कीजिएगा, बाबा साहब अंबेडकर, तन्नू मलिक हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी की। इन सब ने यहाँ अच्छा खासा प्रदर्शन किया और अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। और ये नज़दीक से लड़ती हुई कुश्ती, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी नज़दीक से वही लड़ता है जिसको अपनी पकड़ पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। हफ्ता भरा और हफ्ता भरने के साथ ही दबोचने की कोशिश जश्नबीर द्वारा। एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाई देता हुआ जश्नबीर में, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की जश्नबीर नीली पोशाक में। और यहां पहले ढाक लगाना चाहती थी, अपने ही दाव में उलझी इस बार जश्नबीर। अपना मौका ताड़ा उन्होंने, उनकी अपोनेंट रविता ने, और 2 अंक बटोरने में कामयाब। पैरों के बीच में बड़ा फासला रखती हैं ताकि कोई फीतले की ग्रिप ना बांध सके। फिलहाल 2 ही अंकों से संतोष करना होगा रविता को। 4 मिनट 46 सेकंड बाकी हैं इस कुश्ती के। और यही सीखने की जरूरत है हमारी सुपर हैवीवेट वर्ग की महिलाओं को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपर हैवीवेट वर्ग की कुश्तियां बहुत ही रोमांचक और दिलकश होती हैं, लेकिन भारतीय पहलवानों की रफ्तार थोड़ी सी उनको बढ़ानी होगी अगर इन कुश्तियों में अपना अलग वजूद बनाना है। लेकिन हल्के और मिड वेट में भारतीय महिलाएं बेजोड़। पिछले दिनों अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल हासिल किया था एशियाई चैंपियनशिप में और साक्षी मलिक स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं।
क्षमा कीजिएगा, स्वर्ण पदक कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन ओलंपिक में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक मिला था। और इस बार उल्टी पुट्ठी साइड साल्टो की पोजीशन 2 अंक बटोरने में कामयाब। अपनी बढ़त को उन्होंने बढ़ाया और इस बीच अपना मौका ताड़ा था जश्नवीर ने 2 अंक बटोरने के साथ। मैच मुकाबला बहुत ही रोमांचक और संघर्षपूर्ण। फीतले बांधने की फिराक में फीतले यदि बन जाते हैं सही तरीके से, लेकिन जश्नवीर के डिफेंस की तारीफ करनी होगी कि वो घुटने मोड़कर रखती हैं। यदि घुटने यहाँ सीधे हो जाते तो निश्चित तौर पर यहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा उस एक ही पकड़ पर कई अंक बटोर सकती थी। और अब मध्यांतर होने में महज 18 सेकंड बाकी और 2-2 का स्कोर। बाद में बखूबी जश्नवीर कौर ने अंक बटोरा था और अपनी स्थिति को बेहतर किया, क्योंकि यही स्कोर पर यदि खत्म होता है स्कोर तो जश्नवीर बेहतर स्थिति में रहेंगी। लेकिन आंकड़ों में देखें तो दोनों का स्कोर 2-2 से बराबरी पर। ये तीसरे स्थान के लिए मुकाबला है कांस्य पदक के लिए। और यहां साइड साल्तो के फलस्वरूप लगाया जरूर था, लेकिन ये देखिए काउंटर अटैक, जवाबी हमला, और इस जवाबी हमले से बराबरी सूचक अंक बटोरने में वो कामयाब रही। यहां भारंदाज लगाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत ही अच्छा डिफेंस जश्नवीर का। और इस समय आप देख रहे हैं कांस्य पदक का मुकाबला महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में। गुरु जाम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार की रविता कुमारी और जश्नवीर कौर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की, दोनों के बीच में बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में देखने को मिला। और बाहरली टांग का बहुत ही अच्छा डोगा का परिचय दिया था, डोगा टेक्निक का, और जिसके फलस्वरूप उन्होंने गिराया। और दर्शकों में भी बहुत ही जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया इस मुकाबले को लेकर। फिलहाल एक ही अंक से संतोष करना होगा जश्नवीर को। 3-2 से आगे हो गई हैं जश्नवीर इस मुकाबले में। बहुत नजदीक से लड़ती हुई, और यहां दाहिना हाथ है रविता कुमारी का, बाएं हाथ से रोके हुए जश्नवीर। और ये हाथों का की जंग एक तरफ की बहुत ही रोमांचक हो सकती है। कैरी पटकिया खूबसूरती के साथ अपना मौका ताड़ा, पहले शैडो टेक्निक का परिचय देना चाहती थी, और इस बार क्या बाईफॉल के आधार पर वो जीतने में कामयाब हो पाएंगी? जी हां, चिटपट के आधार पर इस कुश्ती का फैसला हुआ और रविता कुमारी ने जीता कांस्य पदक 76 किलोग्राम वर्ग में। और एक तरह से उन्होंने स्प्रिंटर हॉल की छत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया अपनी अपोनेंट को। और इस तरह से जश्नवीर को जश्न मनाने का कोई सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan, Canara Bank, together we can. अपनी अपोनेंट को, जश्नवीर को बाईफॉल करने के लिए। और अब सांद्रा अब्राहिम, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी, उनका मुकाबला होगा रितिका जमवाल से, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल्स से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये 76 किलोग्राम का महिलाओं का कांस्य पदक का मुकाबला। एक कांस्य पदक अभी रविता ने जीता था कुछ देर पहले, बाईफॉल के आधार पर वो विजयी रही थी। अब दूसरे कांस्य पदक के लिए हिमाचल प्रदेश और सांद्रा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जी हां, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की सांद्रा अब्राहिम का इंतजार इस समय चल रहा है।
जब तक मेडल राउंड तक खिलाड़ी पहुंचते हैं उसमें कई तो थक कर चकनाचूर हो जाते हैं और कई इंजरी के शिकार हो जाते हैं, इसलिए वो वक्त भी लेते हैं और वॉकओवर की स्थिति भी आती है। ये मंच खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसीलिए प्रदान किया गया है कि खिलाड़ी अपनी कमजोरियों को पहचाने, उसे दूर करें और सीनियर वर्ग में तरोताज़ा होकर एक स्वस्थ प्रतियोगिता रखें सबके लिए। और जितनी स्वस्थ प्रतियोगिता होगी, जितने कॉम्पिटिटर्स होंगे, उतना ही भारत के पदक जीतने के अवसर भी बढ़ेंगे। यहां अधिकारी भी दर्शक दीर्घा में, दर्शक भी, और सबको इंतजार इस समय चल रहा है उनका, सांद्रा इब्राहिम का, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की, जो अभी तक उतरी नहीं है। और नियम के अनुसार 3 कॉल की जाती हैं, 3 बार अनाउंसमेंट की जाती हैं, 3 पुकार। और जब से महिला कुश्ती ने अपना एक अलग वजूद बनाया है, महिला दर्शकों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता रहा है। कोई भी आयोजन हो, आपको महिलाओं की संख्या दर्शक दीर्घा में भी खूब मिलती है और मैट पर भी खूब मिलती है। यहां 10 वजनों के महिलाओं के मुकाबले हैं और आज आखिरी दिन 3 फ्रीस्टाइल के, 3 ग्रीको रोमन के, फ्रीस्टाइल के 4, ग्रीको रोमन के 3 और महिलाओं के भी 3 स्वर्ण पदकों का फैसला होगा। स्वर्ण पदक ही नहीं, बाकी स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान से हारने वाले को भी रजत पदक, और जिन वजनों में 8 पहलवान हैं वहां पर 2 कांस्य पदक, और उससे कम जहां पहलवान है वहां यहाँ 1 ही कांस्य पदक। और इस तरह से विजयी रही कृतिका जमवाल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, जिन्हें वॉकओवर दिया गया क्योंकि उनकी अपोनेंट चोटिल थी, इंजर्ड थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें मिला कांस्य पदक 76 किलोग्राम की महिलाओं की कुश्ती में। छूने गए थे या खाने गए थे? वो भी सेट करके आ गया, उतरे जा रहा है। अच्छा, कितनी पाउडर रह गई है? कितनी पाउडर रह गई पता चलेगा। अभी तो गोल्ड मेडल वाली होनी है, राउंड वाली चल रही है। टाइम कितना हुआ देखना? कुरुक्षेत्र सर आप 3 बजे, अभी तो 4 तो है अपने पास, पौना घंटा 35 मिनट निकल जाऊँगा मैं, 3:30 ना, ठीक है। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां। पुरुषों का 74 किलोग्राम का फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती का मुकाबला, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के दीपक और जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के मुकुल मिश्रा के बीच ये 5वें राउंड का मुकाबला है 74 किलोग्राम की फ्री स्टाइल शैली की कुश्तियों का। और यहां भी उनके अपोनेंट नहीं उतरे, जिसके फलस्वरूप रेफरी विनय ने विजयश्री का ऐलान किया मुकुल मिश्रा के पक्ष में। एक और वॉकओवर। ये बात माननी होगी कि जब तक फाइनल मुकाबला होता है या पदक का कोई मुकाबला होता है, मेडल राउंड होता है, तब तक कई खिलाड़ी चकनाचूर हो जाते हैं, थककर या इंजर्ड हो जाते हैं। ये मंच इसीलिए प्रदान किया गया है कि यहाँ खिलाड़ी अपनी इन बुनियादी कमजोरियों पर निजात पाएं, और जब तक ये सिलसिला टूटेगा नहीं तब तक आपको और ज़्यादा टैलेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस मंच की सार्थकता ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुश्तियाँ आपको मिलें, क्योंकि कई बार नेशनल चैंपियनशिप में भी इतने ज़्यादा मुकाबले लड़ने को नहीं मिलते जितने कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मिलते हैं। जब कहीं मुकाबला 7 या 6 पहलवानों के बीच में हो तो नॉर्डिक राउंड होता है, यानी आपको स्वर्ण पदक जीतने के लिए कम से कम 6 कुश्तियाँ जीतनी ज़रूरी होती हैं, नहीं तो अमूमन 4 कुश्तियाँ जीतने पर ही नेशनल चैंपियनशिप में 4 या अधिकतम 5 कुश्तियाँ जीतने पर स्वर्ण पदक आपके नाम हो जाता है।
इस वक्त आप देख सकते हैं ये दृश्य जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के स्प्रिंटर हॉल में, जहां इस समय मैट नंबर बी पर एक कुश्ती चल रही है। आप दूर देख सकते हैं। और अब जैसे ही अगली कुश्ती का ऐलान होगा हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर। उतना ही एडवांटेज रहता है और वो उस एडवांटेज को पूरी तरह से इनकैश कर रहे हैं। 5 पॉइंट्स का डिफरेंस यहां पर बना लिया है। दीक्षा की मुसीबतें यहां पर बढ़ती हुई, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की छात्रा हैं और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पदक के नजदीक जाता हुआ यहां पर 5 पॉइंट्स का डिफरेंस। वापसी करनी, यहाँ पर 1 अंक जरूर मिला है। अब फासला 4 अंक का हो गया है। दीक्षा क्या यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव का लाकर इस ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में वापसी कर पाएंगी? दूसरी तरफ है ताओ जिंगनियम, एक अलग ही शैली में खेलती हुई, और यहाँ पर पंच जड़ने में कामयाबी हासिल की है। अंक मिलेगा ब्लू कॉर्नर को, 1 अंक मिलता हुआ। एक बार फिर जो डिफरेंस है वो 5 अंकों का हो गया है और एक बार फिर ब्लू कॉर्नर को ही मिलेगा अंक। 1 अंक मिलता हुआ 8-2 का स्कोर हो जाएगा। 1 मिनट से कुछ समय बाकी। यहाँ पर ब्लू कॉर्नर को एक और अंक मिलता हुआ, पूरी तरीके से हावी है। 1 अंक दूर हैं इस मुकाबले को जीतने से और कांस्य पदक अपने नाम करने से। ताओ जिंगनियम 8 अंकों के फासले के बाद मुकाबला वहीं समाप्त हो जाता है। इस बार बढ़िया पंच जड़ा था। रेड कॉर्नर को अंक मिल सकता है। एक ही निर्णायक ने, 2 निर्णायकों ने 1 अंक दिया है, तो अब भी मुकाबले में बनी हुई हैं। अब 6 अंकों का फासला रह गया है। ताओ जिंगनियम यहाँ पर अटैकिंग खेल का प्रदर्शन करते हुए समय ले रही है। छोटी कद की हैं लेकिन बढ़िया खेल कौशल का प्रदर्शन। यहाँ पर दूर से हवाई फायर, वहाँ पर दीक्षा का थकी हुई नजर आ रही है। 3 मिनट के खेल में ही आपको थकान हो जाती है। 1 अंक मिल सकता है स्प्लिट डिसीजन में। जी हाँ, 1 अंक मिला है। 1 अंक और दूर हैं इस मुकाबले को अपने नाम करने से ताओ जिंगनियम। 10-3 का स्कोर है और ये जीत के बहुत करीब है, चाहे आप समय से देखें या फिर पॉइंट से। 7 पॉइंट्स का डिफरेंस है जो अब कम हो गया है। 4 अंक हासिल कर लिए हैं दीक्षा ने। 4-10 का स्कोर है, लेकिन ये समय जो है 30 सेकंड का, ये आराम से निकल सकता है। डिफेंस पर फोकस करें, थोड़ी सी मूवमेंट करें। उनकी प्लेयर, उनके जो सामने हैं दीक्षा, लंबाई उनके पास ज़्यादा है, बॉडी वेट उनके पास है। जितना ज़्यादा मूव करेंगी उतना ज़्यादा थकेंगी, डिसबैलेंस होंगी, गलती करेंगी और इसका फ़ायदा ये उठा सकती हैं। काफ़ी देरी से दीक्षा को याद आया कि उनको भी पॉइंट लेने चाहिए थे। योजना बनानी चाहिए थी पहले, अपने ओपोनेंट की ताकत को देखते हुए, उसकी वीकनेस को देखते हुए। उनके ओपोनेंट की वीकनेस थी कि उनकी हाइट कम थी, लेकिन पूरी तरह से राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की जिंगनियम ने अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया है अभी तक। नजदीक आके लड़ रही हैं, पॉइंट लेके तुरंत साइडवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट करके वापस जा रही हैं। 11-6 का स्कोर हो चुका है इनके पक्ष में और निरंतर हरकत हो रही है स्कोरबोर्ड पे। आखिरी कुछ सेकंड हैं इस बाउट के और एक-एक करके आप करीब तो आ जाएंगे, लेकिन ये लीड कैसे कवर करेंगे? दीक्षा के विरुद्ध भागना शुरू कर दिया है। रेफरी यहां पर चेतावनी दे सकते हैं कि आप स्पीड करके कम से कम नहीं भाग सकते। 7-11 का स्कोर है, 7-11 का स्कोर है और ये मुकाबला समाप्त होने वाला है। महज और मात्र कुछ ही समय, वार्निंग यहां पर दे दी है रेफरी ने कि आप पीट करके ना भागें और महज एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी, समय की समाप्ति का इंतजार। शायद विसल बजते ही ये बाउट समाप्त हो जाए। 7-11 का स्कोर, अभी भी फाइनल विसल होनी बाकी है। कुछ ही सेकंड, 1 सेकंड का समय बचा हुआ है लगभग। स्टॉप वॉच पे तो 0 आ चुका है और मुझे लगता है कि शुरू होते ही ये बाउट समाप्त हो जाएगी। देखना होगा कि
और फैसला आ गया रेफरी का। उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई दीक्षा, उनकी विपक्षी ने सबका मन मोह लिया और ये बात साबित कर दी कि हाइट से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दिलेरी मेरे पास है, टेक्निक मेरे पास है, स्किल मेरे पास है और मैंने ये मुकाबला 7-11 के स्कोर से एक तरफा मुकाबला जीत लिया है। देखिए यहाँ पर जो मुकाबला जीता है वो राजीव गांधी विश्वविद्यालय की ताओ डिंगडियम ने ब्लू कॉर्नर पर, और दीक्षा जो हैं जो रेड कॉर्नर पर थी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की इस खिलाड़ी ने मुकाबला गंवा दिया है। तो कांस्य पदक जाता हुआ राजीव गांधी विश्वविद्यालय की ताओ डिंगडियम को, और ये इस मुकाबले के मुख्य अंश हैं। जिस ढंग से ताओ डिंगडियम ने पीछा किया था और अपने लिए अवसर तलाशा और उसके बाद अंक बटोरे, जो शुरू में उनको 3 पॉइंटर मिले थे, यानी जो इपॉन मिला था वहाँ ही से पूरी तरीके से दबाव मिला दिया था दीक्षा को, और दीक्षा उससे उबर ही नहीं पाई थी। और बहुत कम ऐसे मुकाबले हुए हैं जो कि जिसमें वीडियो रेफरल्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। ये वैसी ही बाउट थी जहां कोई वीडियो रेफरल नहीं देखने को मिला। जबरदस्त मुकाबले चल रहे हैं कराटे के, आज आखिरी दिन है और आप सभी का एक बार हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं जैन यूनिवर्सिटी के इस कैंपस से, जहां पर मेडल की बाउट चल रही हैं। आज का ये मुकाबला रिपचाज मुकाबला है, जहां पर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी आमने सामने रहेंगी। ये ब्रोंज मेडल की बाउट रहेगी और कुल मिला के देखा जाए ये 68 केजी कैटेगरी का ये मुकाबला है, जहां पर इनके सामने पूरी तरह से दबाव रहेगा क्योंकि बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ ये यहां तक पहुंचे हैं। ये ब्रोंज मेडल की बाउट है, जो जीतेगा उसको पदक मिलेगा और यहां से अब गलतियां बिल्कुल ना हो, ये दोनों के जहन में चीज रहेगी। एक तरफ रहेगी ब्लू कॉर्नर में सलोमी मीना पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से, और इनके सामने रहेंगी जॉन मोनी दास गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की। आपके सामने रेड कॉर्नर में ये इस मुकाबले के ऑफिशियल्स, और ये ब्रोंज मेडल बाउट है। दमखम लगाना होगा यहां पर दोनों ही खिलाड़ियों को। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रेड कॉर्नर यानी गुवाहाटी विश्वविद्यालय की हैं जमुनी दास, और इनका जो मुकाबला होना है वो मुकाबला होना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय की सलोनी मीना से। तो यहाँ इंतज़ार किया जा रहा है और इसके साथ वॉक ओवर हो गया है। इनकी जो प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय की सलोनी मीना, वो किसी कारण से बाउट के लिए नहीं आ सकी हैं। तो ये कांस्य पदक जाता हुआ गुवाहाटी विश्वविद्यालय की जान मोनी दास को। जी हाँ, और इसका सबसे अहम कारण रहेगा कि इंजरी होगी उनको और इसी कारणवश वो मैट पे नहीं आ पाए। लेकिन अब इंतजार जो है वो समाप्त हो चुका है। इस वेट कैटेगरी के फाइनल मुकाबले का -68 कैटेगरी का ये फाइनल मुकाबला। उससे पहले रिजल्ट देखिए, जॉन मोनीदास रेड में इस मुकाबले की विजेता घोषित की गई। ब्रॉन्ज मेडल की हकदार हैं ये। इनकी यूनिवर्सिटी को एक ब्रॉन्ज मेडल और मिल चुका है। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कराटे के कुछ मुकाबले चल रहे थे और उससे पहले हमने देखा कि रेसलिंग यानी कुश्ती के भी गोल्ड मेडल के मुकाबले चल रहे हैं। जैसे जैसे लाइव प्रसारण वहां से होगा वैसे हम आपको तस्वीरें वहां की ले चलेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ राकेश राव जी मौजूद हैं। राकेश जी, सुबह से एथलेटिक्स की भी हम बात करें तो एथलेटिक्स में कुछ चीज़ें देखी कि जो नेशनल रिकॉर्ड है उससे थोड़ा सा खिलाड़ी लैग कर रहे हैं, पीछे हैं, चाहे वो जैवलिन हो, चाहे वो 10,000 मीटर हो, चाहे वो 5,000 मीटर हो। जबकि आप उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े आसपास रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, इंटेंसिटी जो एक होती है जैसे एथलेटिक्स में हम देखते हैं
कि आप कितने डेस्परेट हैं रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। जी। इसमें काफ़ी सारे एथलीट्स वो भी हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाएंगे जी। और अभी उनका जो है जिसको हम बोलते हैं कि आपको जो पीक करना होता है एक लेवल पे जाके, तो वो अभी उनके कोचेस ने उनको कहा होगा कि अभी आप पीक नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी 28 जुलाई से वो गेम्स हैं जी। तो अभी आप कंपटीशन मोड में हैं, फिर आप ट्रेनिंग बोर्ड में जाएंगे दोबारा, फिर आप टेपर ऑफ होंगे, उसके बाद आप पीक करेंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस अगर नहीं है, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बिल्कुल कि दूती चंद आपके कॉमनवेल्थ में जाने वाली हैं जी। आज हार गई, आज उनको 200 में गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर मिला है उनको, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, मगर वो रेस स्लो था वो, मतलब उनका ही अपना रिकॉर्ड है, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड उनके हाथ में है, खेलो इंडिया का रिकॉर्ड उनका अपना है, सारे रिकॉर्ड उन्हीं के हाथ में जी, जी। लेकिन वो अपने हिसाब से भी वो जिस पेस पे दौड़ी हैं, प्रिया मोहन ने उनको कन्विंसिंगली हराया। अब प्रिया मोहन जो हैं वो जूनियर एथलीट है, बहुत इस कंट्री की एक अच्छी स्प्रिंटर मानी जाती है, 400 मीटर उनका अच्छा है ही है, 200 में उन्होंने मार दिया दूती चंद को। ये दूती चंद का लॉस नहीं है, ये मेरे ख्याल से प्रिया के लिए एक अच्छी बात है कि मैंने दूती चंद को हराया है, और शायद ये कॉन्फिडेंस लेके या इससे वो बहुत कुछ सीख के जो है वो ज़रूर आगे उनका खुद का प्रदर्शन बढ़ेगा। एक नज़र हम लाइव एक्शन में जाने से पहले मेडल टैली पर डाल देते हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ एक दिन बचा है और कल कुछ बहुत ज़्यादा मुकाबले नहीं है, तो बहुत तेज़ी से ये मेडल टैली बदल रही है। जैन यूनिवर्सिटी अभी भी 18 गोल्ड के साथ नंबर 1 पर है, ज़्यादातर गोल्ड इसके स्विमिंग से हैं। उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 4 पर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है। और हम देखेंगे कि दिन ख़त्म होते यहाँ पर कुछ बदलाव नज़र ज़रूर आएगा। और अब चलते हैं सीधे लाइव एक्शन की तरफ। ये बाउट एक तरफी होती जा रही है, 3 की बजाय 6 अंक हो गए। 2 अटैक किए और दोनों में ही इन्हें पॉइंट्स मिले। ये एक अच्छी चीज इस फाइनल मुकाबले में कविता कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की फिलहाल आगे चलती हुई। अब इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी है, 2 अटैक किए, दोनों में पॉइंट्स लिया और अब इनकी मूवमेंट देखिए। अब ये काउंटर अटैक के जरिए, बहुत अच्छी योजना इनकी, इन्होंने इंतजार किया, इनको मालूम था कि इनकी ओपोनेंट श्रद्धा गौर अटैक करेंगी और काउंटर अटैक के जरिए इन्होंने अपने विपक्षी को यहां पर पूरी तरह से पछाड़ दिया है। 7-0 का स्कोर, 1 पॉइंट अगर और लेते हैं ये तो ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। ये गोल्ड मेडल बाउट एक तरफी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए 1 अंक यानी 8 पॉइंट्स का डिफरेंस होना बेहद जरूरी है। योजना यहां पर क्या रहेगी कविता की? बचाएंगे अपने आप को या 1 अंक लेकर इस बाउट को समय से पहले ही समाप्त करेंगी? एक बार फिर टारगेट पर हिट किया और यहां पर यह मुकाबला जो है मुझे लगता है कि शायद रोकना पड़ सकता है अगर कविता को 1 पॉइंट और मिला। 8-0 का स्कोर हो गया, रिव्यू लिया गया है यहां पर और ये एक आखिरी हथियार था इनके विपक्षी के पास। 8-0 का स्कोर ये बता रहा है कि ये मुकाबला एक तरफा है। इनके ओपोनेंट की तरफ से एक भी अटैक अभी तक नहीं हुआ और फिलहाल इन परिस्थितियों में रिव्यू कितनी मदद करेगा, क्योंकि जितनी कोशिश इन्होंने की, जितने अटैक्स किए, जितने काउंटर अटैक्स किए, वो बहुत ही क्लियर। यहां पर काउंटर अटैक किया था कविता ने, स्ट्रेट लेफ्ट था उनकी चिन पे और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी ये खिलाड़ी। बहुत ही लाजवाब खेल दिखाया इन्होंने और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मैंने अभी तक किसी खिलाड़ी पे नहीं देखा, खासतौर से इन कराटे स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबलों में। 1 मिनट और 43 सेकंड का समय अभी शेष है। रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं इनके, जो आपकी स्क्रीन पर है, कविता है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। 9 और ये मुकाबला यहीं पर ही समाप्त होगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को यहां पर
एक गोल्ड मेडल और मिलता हुआ ये ऐलान कर दिया गया है। शानदार परफॉर्मेंस इस वेट कैटेगरी में कविता का। 8-0 का ये स्कोर और कमाल का प्रदर्शन किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा की कविता ने। श्रद्धा गौर जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की ब्लू कॉर्नर पर थी, उनको चारों खाने चित कर दिया। शुरू से ही अटैकिंग खेल का शानदार प्रदर्शन किया है। और ये देखिए रेड कॉर्नर की कविता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ये विजेता हुई हैं। स्वर्ण पदक इनके नाम गया है। श्रद्धा गौर को रजत पदक से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। ये जो -68 kg भार वर्ग का महिलाओं का व्यक्तिगत स्पर्धा, उसमें एक बार अगर अंतिम परिणाम पर बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कविता ने स्वर्ण, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की श्रद्धा गौर ने रजत, और यहाँ पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय की ताव जिग्नियम ने कांस्य पदक और गुवाहाटी विश्वविद्यालय की जानमोली दास ने कांस्य पदक जीता है। 2 कांस्य पदक दिए जाते हैं और यहाँ दर्शक पूरी तरीके से कराटे के मुकाबलों का लुत्फ उठा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, एक से बढ़कर एक कांटे का संघर्ष देखने को मिल रहा है, रोमांचक संघर्ष देखने को मिल रहा है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2021 के ये मुकाबले जो जैन ग्लोबल कैंपस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर आयोजित हो रहे हैं। और कल समापन समारोह इन खेलों का, लेकिन पिछले कुछ दिन से भारत के सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. Jersey number 3, Pushpa. When compared to the men's mat, the size of the court is short in size for the women team. Oh, it's a super right, I think so. It's a half-hearted chain tackle we have seen at the right corner, but she is almost 3 points हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। बहुत बेहतरीन डुबकी लगाई, राइट कॉर्नर की चेन के नीचे से पुष्पा ने डुबकी लगाई। आप देख रहे हैं पहला सेमीफाइनल गर्ल्स कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और MDU रोहतक के बीच में अभी अभी मुकाबला शुरू हुआ है। जो भी लोग टीवी पर अभी अभी हमसे लाइव जुड़े हैं, इस्तकबाल, अभिनंदन, स्वागतम। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पूल ए की टॉपर है, MDU पूल बी में द्वितीय स्थान पर रहे थे। पहली रेड पुष्पा ने की जो राइट रेडर थी, दूसरी रेड उनके लिए लेफ्ट रेडर सुषमा कर रही हैं। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन HPU के लिए। Water Raiders, this team have Himachal Pradesh in the first raid itself. They dominated it. Oh, she crossed the end line. Gifted 1 point again in the second raid. They are successful. So we have a lot of action, lot of thrill in this encounter, Sunil. एब्सोल्युटली, और सारा का सारा एक्शन जो है वो HPU के फेवर में हुआ है। पहले सुपर रेड की उनकी कैप्टन पुष्पा ने रनिंग टच का दावा किया जा रहा है रितु के द्वारा। पहला पॉइंट बिल्कुल मिलेगा MDU को। Replay, she had gone for the right center, easily taken the handed touch, extended hand touch there. राइट सेंटर, जिसे आजकल राइट कवर कहा जाता है। सेंटर के प्लेयर से राइट में जो प्लेयर है वो राइट कवर, सेंटर के प्लेयर में लेफ्ट जो प्लेयर है वो है लेफ्ट कवर। तो टर्मिनोलॉजी लगातार बदलती रहती है, लेकिन खेल वही है। रेडर वही है जिन्होंने सुपर रेड की थी पुष्पा। ध्यान रखिएगा MDU के डिफेंडर्स। Once again, she had tried her best 1 versus 4, but there is no chance for bonus her. And now 6 defenders in the court. Ritu is a raider from Maharshi Dayanand University. Oh, tried to kick. Oh, what a fantastic double thigh hold by jersey number 9, Anshul. Right out, अंशुल खड़ी कहाँ थी? देखिए जर्सी नंबर 9 है कहाँ पे? राइट इन पे खड़ी हैं। राइट इन पे अमूमन टीम का रेडर होता है और रेडर से आप डबल थाई होल्ड की उम्मीद नहीं करते। बिल्कुल परफेक्ट कवर डिफेंडर वाला थाई होल्ड किया है अंशुल ने। एक्सीलेंट
defense. They are too strong in their defense, Sunil. A brilliant performance from the right in defender. A surprise tackle to the Raider. सत्या, आप भी नेशनल लेवल प्लेयर रही हैं, आप कौन सी पोजीशन पे खेलती थी? मैं राइट कॉर्नर खेलते थे, खासकर मैं राइट्स भी करते थे। ऑलराउंडर बेसिकली। और यहाँ पे सुपर टैकल ऑन है, 3 डिफेंडर या उससे कम डिफेंडर बचे और वहाँ रेडर अगर पकड़ा जाए तो 2 पॉइंट मिलते हैं और 2 पॉइंट का दावा है एमडीयू का। बहुत बेहतरीन सुपर टैकल, शानदार वापसी। Yeah, the startup with an excellent tackles began, Sunil. Fantastic. It's a first super tackle for Maharishi Dayanand University. और पहला टैकल ओवरऑल पूरे मैच का इसी रेडर ने, पुष्पा ने पहले सुपर रेड की थी और उसका अब बदला ले लिया गया है। निकिता रेड कर रही हैं, जर्सी नंबर 7, और उस सुपर टैकल ने एक आत्मविश्वास दिया है अब एमडीयू रोहतक को। एमडीयू यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। But the defenders from Himachal Pradesh, they are not even allowing to cross the deadline for the Raiders of the opponent team. डेडलाइन यानी कि बोनस लाइन। अब जब स्वर्णा कबड्डी खेलती थी तब की और अब की कबड्डी की टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा अंतर आया है। जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ये बोनस लाइन है। जब भी 6 या 7 डिफेंडर कोर्ट पर हों, रेडर इस लाइन को पार करे एक पैर से और दूसरा पैर हवा में हो तो बोनस का पॉइंट मिल जाता है। Of course, bonus and deadline are same even today, Sunil. The white line what we are seeing is called as deadline in those days, and now it's a balk line in terms. मीनवाइल मीनू ने अभी रनिंग हैंड टच किया। लेफ्ट रेडर है मीनू, पहली रेड में गई थी। कवर देखिए कितनी ज्यादा एडवांस खड़ी थी। मीनू ने सिर्फ एक स्टेप लिया। थोड़ा सा कंप्लेसेंसी, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस अब एचपीयू के डिफेंस में दिखाई दे रहा है। But still, the score is not much a difference with both the teams as of now. A lot of action is to see. 1 versus 5 on the court. No chance for bonus for the Raider. It's a safe ride. रेडर की ज्योति और ये है निकिता। तो रेडर्स पूरी तरह से रोटेट किए जा रहे हैं जहां तक एमडीयू का सवाल है। अब तक 4 रेडर्स का इस्तेमाल किया है और लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन अच्छा है। एचपीयू की अगर बात करें, डिफेंडिंग चैंपियन है, उनकी टीम में पुष्पा है, सुषमा है, स्वीटी हैं, साक्षी हैं, जिन्हें आप पहले भी यूनिवर्सिटी गेम्स में खेलता देख चुके हैं। और इसी टीम, फिलहाल ये डुओ डाई रेड है। लगातार 2 रेड में अगर किसी टीम को पॉइंट नहीं मिलता तो तीसरी डुओ डाई बन जाती है। Fantastic tackle at the right corner. Immediately, as of she gone for a kick, the right corner has taken a double tie hold and she is successful. At the same time, team support has got to her. और पहली बार अब आप देख सकते हैं कि स्कोर जो है वो बराबर आया है और पूरी की पूरी जो वापसी करवाई है वो इनके डिफेंस ने करवाई है। रेड कर रही है मीनू, लेफ्ट रेडर है, पिछली बार रनिंग हैंड टच करके गई थी। सुनील जी, आप बात कर रहे हैं लाइक मेन प्लेयर्स के बारे में, लाइक दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ टू फॉर हिमाचल प्रदेश। इट्स अ गुड पॉइंट फॉर द रेडर नाउ फ्रॉम हिमाचल। यस, 2 points she had taken. She is almost her momentum is towards the center line and the right cover had taken a bad initiative. She would not have involved in the tackle. She had gifted her point too. Yes, या तो जल्दी आती राइट कवर एकदम। In fact, it's a super raid now, signaled by the umpire Kripa Shankar. डिसीजन को रिवाइज किया, आपस में बात की, वापस लीड अब चली गई है एचपीयू के पास। 8-6 से वो आगे हैं और डुओ डाई रेड इस समय मीनू है रेडर। There is a chance for bonus. 7 defenders are there in the court, but the defenders are not allowing the attackers to cross the balk line. और ये डुओ डाई रेड थी स्वर्णा। डुओ डाई रेड में मीनू को पॉइंट नहीं मिला तो उनको आउट होना पड़ा है, तो इसीलिए एचपीयू को 1 पॉइंट और मिलेगा। 9-6 हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पक्ष में स्कोर है। 2 प्लेयर मौजूद हैं, सुपर टैकल का मौका है एमडीयू के पास। They have a chance of super tackle now. Yes, they have revived their team, Maharishi Dayanand University. A struggle still happening there with the 2 defenders. The referee's whistle is still waiting for 2 points Maharishi Dayanand University. जर्सी नंबर 1 दोनों सुपर टैकल इन्होंने किए हैं। इन्हीं सुपर टैकल्स की बदौलत ये देखिए
डाइव लगाई, उसके बाद सपोर्ट मिला। 2 सुपर टैकल अब एमडीयू ने किए हैं और यहां डिफेंस एचपीयू का भी तगड़ा है। टैकल की शुरुआत की थी अलीशा ने और पूरी टीम का सपोर्ट मिला। Right route, 1 point. She had gone for a kick there and lost her balance. Yes, at the left corner, 2 corners have taken an ankle hold. With that, the struggle continued and they have a successful tackle. यहाँ फिर से सुपर टैकल का मौका है, रेडर को बच के रहना पड़ेगा। रेडर हैं ज्योति और एमडीयू पहले 2 सुपर टैकल कर चुके हैं। दोनों के दोनों कॉर्नर तगड़े हैं। ये सुपर टैकल नंबर 3 एमडीयू के लिए, क्या बात है। What a brilliant performance from both the defenders. Taking a good ankle hold in the right corner, diving ankle hold. That there the support came from jersey number 7 from the left corner. What a team support they have. सर स्वर्णा, इंटरेस्टिंग थिंग इज दोनों डिफेंडर्स का नाम है निकिता। जर्सी नंबर 1 भी निकिता है, जर्सी नंबर 7 भी निकिता है और इन दोनों निकिताज ने मिलकर 2 सुपर टैकल कर लिए हैं। अभी स्कोर भी इक्वल हो गया है। 3 सुपर टैकल एमडीयू ने किए हैं। टोटल 10 पॉइंट जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के हैं, उसमें से 6 पॉइंट सिर्फ सुपर टैकल से आए हैं। But still they are making their team revive by their defense. What a brilliant defense tackles we have seen from Maharishi Dayanand. As of now, score is equal. The raid is with the red jersey player Nikita. The other Nikita, there are 2 Nikita. This is very very good dash. राइट कवर पर जो प्लेयर थी अंशुल अपने सपोर्ट के साथ आई। जैसे ही रेडर आधे सेकंड के लिए रुकी, अंशुल जर्सी नंबर 9, बेहतरीन डैश। It's a solo block. Once again, she singly attempted that block. Jersey number 9, Anshul from Himachal Pradesh University. They are trying to take out the all-out of Maharishi Dayanand University. Still, the defenders are not giving a chance to the opponent team. चांस देना तो दूर की बात, इस बार चांस मिल गया क्योंकि रेड में टीम की स्टार हैं पुष्पा। पहली रेड पुष्पा ने की थी, वो सुपर रेड थी और बड़ी चतुराई से वो राइट कॉर्नर में नहीं गई जहां निकिता थी। ये वो खतरनाक वाली निकिता है, इनको टारगेट नहीं किया, इनके साथी को किया। Now the opponent team will give a bonus easily for the raider. They make her trap into the defensive tackles. Yes, she has to lift the rear foot in the air. No, she didn't cross the black line. 4 बार ट्राई किया है, मुझे लगता है चारों बार उनका आगे वाला पैर जमीन पे था। एक पैर ब्लैक लाइन के अंदर हो, दूसरा हवा में हो, दूसरा पैर हवा में नहीं था। टाइम ओवर, ऑल आउट। बोनस दे दिया गया है, लेकिन ऑल आउट के 3 पॉइंट एचपीयू को मिलेंगे। The strategy is that the defenders are allowing the raider to cross the bonus and anyhow they will be able to manage the all out from the opponent team. There is a single defender if they take it. पुष्पा, इनकी पहली रेड को फिर से डुबकी लगाई, बट इस बार चेन टैकल हो गया। इसी तरीके से पुष्पा ने सुपर रेड की थी, राइट कॉर्नर की चेन के नीचे से डुबकी लगाई थी। इस बार लो चेन गई, इसीलिए डुबकी कामयाब नहीं हुई। What eye coordination with the corners we can see. Immediately the right corner with the chain tackle she initiated and the team support have given up at the right time. Yes, it's a good point. They have bounced back the Maharishi Dayanand University after giving an all out. They have doing their defense well, Sunil. बिल्कुल, डिफेंस ही है जिसने एमडीयू रोहतक को इस सेमीफाइनल में बनाकर रखा हुआ है। पहले हाफ में 5 मिनट बाकी हैं। पूरी तरह से ये सेमीफाइनल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की रेडर्स और एमडीयू के डिफेंडर्स के बीच का मैच बन गया है। So the central player, oh God, it is a surprise tackle for the raider now. See, the right center had taken an ankle hold and the team support immediately happened. There the raider struck and got a point to the defending team. रेड में है अंशुल, टीम की ऑलराउंडर है, टर्निंग बोनस की ट्राई की है। जर्सी नंबर 9 ये राइट कवर भी खेलती हैं और अमूमन हमने देखा है कि खेलो इंडिया लेवल पर चाहे यूथ गेम्स हो या यूनिवर्सिटी गेम्स हो, ज़्यादा प्लेयर ऑलराउंडर्स हैं। मेन कैटेगरी में भी हमने देखा कि रेडर अच्छे डिफेंडर भी हैं और डिफेंडर एक काम चलाऊ रेडर की भूमिका में निभाते हैं। See, in early days, Sunil, we usually see the tackles or the
ankle holds or the double thigh holds or single thigh holds only from the corners. But now the strategy has entirely, completely changed. The inner players who will give the support to the corners are initiating the tackles. It's a surprises for the Raiders. एब्सोल्युटली इवन जो बड़े बड़े प्लेयर थे, अनूप कुमार, राकेश कुमार, जो लेफ्ट इन और राइट इन खेलते थे, रेडर थे, वो बहुत अच्छा डिफेंस करते हैं। ऋशांक देवाडिगा एक और नाम याद आता है। करंट प्लेयर्स में पवन सहरावत इन खेलते हैं, बड़ा अच्छा एंकल निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। नए प्लेयर्स में मोहित गोयत ले लें, असलम इनामदार ले लें, जो इन पे खेलते हैं। इन पोजीशन रेडर की होती है, लेकिन वहाँ से वो डिफेंस भी अच्छा करते हैं। ये है मीनू, मुझे याद है पहली रेड में आई थी तो लेफ्ट कवर पे हैंड टच किया था। इस बार लेफ्ट इन को टच करके उनके चंगुल से एस्केप करके गई हैं। Just we are talking about the in players. Again at the left in we have seen an ankle hold, but she is not successful. Near the back line she would not have taken an initiative, taken an ankle hold. और ये डुओ डाई रेड है। अंशुल हैं नंबर 9 जो पिछली बार बोनस की ट्राई करने आए थे, इस बार टेम्प्ट किया डिफेंडर को, डुओ डाई रेड में पॉइंट मिला। See, each raider has to cross the deadline or the balk line. What we are saying, it is a thumb rule to any kabaddi player. So they are not allowing the raider to cross that line. They are playing mostly balk line game. They are not giving the bonus chance for the raiders. It's multiple points, I believe. 2 पॉइंट बिल्कुल मिलेंगे ऋतु को। देखिए गलती कहाँ होती है, जब आप व्हाइट लाइन से आगे जाके टैकल करने की शुरुआत करते हैं। व्हाइट लाइन से लेकर मिड लाइन तक गैप कितना है? मुश्किल से 3 मीटर का गैप है। तो व्हाइट लाइन से आगे अगर आप टैकल की शुरुआत करेंगे तो आपके पास रेडर को पकड़ने के लिए जगह बहुत थोड़ी रहेगी। हमेशा कोचेज यही सिखाते हैं कि व्हाइट लाइन से पीछे ब्लैक लाइन के आसपास अगर टैकल की शुरुआत करते हैं तो कामयाबी मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। It is very simple, Sunil. If the tackle at the balk line, the raider has more chances to reach the center line. Even just a single step to reach the center line, they will be very successful in crossing that. Absolutely. या तो आपका टैकल इतना मजबूत हो, थाइस पे हो। खैर ये मजबूत रेडर हैं। पुष्पा एक बार चेन के नीचे से डुबकी लगा चुकी हैं, एक बार चेन का शिकार हो चुकी हैं राइट कॉर्नर पर, और अभी ये राइट कॉर्नर की तरफ जा नहीं रही हैं। लेफ्ट के नीचे से एक बोनस की ट्राई की है, फिर से टो टच की ट्राई की है। इस बार राइट कॉर्नर पे गई लेकिन इन तक जाके रुक गई। राइट कॉर्नर की चेन ने पकड़ा था, इस बार राइट कवर की चेन ने पकड़ा है। क्या कमाल का डिफेंस एमडीयू का। Both corners are working superb. Yes, right cover had taken an initiative and immediate support from the right corner had given up. Here they are successful in blocking her. डिफेंस ने ही एमडीयू को बना के रखा है इस सेमीफाइनल में। 3 सुपर टैकल किए हैं एमडीयू ने, 16 में से 6 पॉइंट इनके सिर्फ सुपर टैकल से। कितना डीप जाके लेफ्ट कॉर्नर को हैंड टच किया है, क्या बात है। The right corner had a chance to block her, but she didn't take immediately. Yes, they have given a vast space to come inside the defense, but still the defender had not taken any initiative. ये है सुषमा, टीम की बड़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स में से एक हैं। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो अभी जो नेशनल कैंप साई गांधीनगर में चल रहा है इंडियन परस्यूट, क्या कमाल का छोटा प्यारा सा परस्यूट था। निकिता को देखिए राइट कॉर्नर, जैसे ही उन्होंने बॉक लाइन क्रॉस की तुरंत इनफैक्ट मिड लाइन क्रॉस की, एक स्टेप लिया और परस्यूट करके पॉइंट ले लिया। रेडर को अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी परस्यू हो जाएंगी। You know, Sunil, it is a point of time that those teams have an equal score. Just she gifted a point there. This might be a last raid, or she again gone for a pursuit. पहली बार एमडीयू लीड में आए हैं, लीड मिली उनको परस्यूट से, लीड कंफर्म हुई उनकी परस्यूट से, और आखिरी एक प्लेयर बची हैं और वो भी डुओ डाई रेड में है। वो भी आखिरी रेड है पहले हाफ की, यानी एमडीयू अब लीड अच्छी खासी बना सकती है। Yes, she had played tactics there. Before the defender had touched her, she gone to lobby. Yes, we can see there. Is the raider step that red area? Yes, we have to wait for the referee decision. और रेफरी ने फैसला दे दिया है, बोनस मिला है एचपीयू को, जबकि ऑल आउट एमडीयू ने ले लिया है।
18 मिनट तक लीड हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पास थी। पिछले इनफैक्ट पहले 13 मिनट तक लीड एचपीयू के पास थी। आखिरी 2 मिनट में गेम पलटा है। 2 परस्यूट हुए, उसके बाद एमडीयू ने उन्हें ऑल आउट दिया और ऑल आउट के बाद पहले हाफ की समाप्ति के बाद स्कोर एमडीयू रोहतक के पक्ष में है 22-18। The confirmation of the half-time score: MDU Rohtak leading the HPU Himachal Pradesh by 22-18. All thanks to those two hot pursuits, and that was followed by an all-out. From the starting itself, the defense was so good with MDU, but the domination in the raiding department has added points to Himachal Pradesh. The encounter was equally done with both the teams in the semi-final one. Here we can see jersey number 11, an extended hand touch, gone into the middle and taken that superb touch there. But here in the right corner, superb double thigh hold can be seen from the superb defense of MDU. पूरे का पूरा हाफ ऐसा लग रहा था कि ये सुपर टैकल्स का हाफ है। 3 सुपर टैकल किए थे एमडीयू ने, जबकि जहां तक रेडर्स का सवाल है, एमडीयू का उनका परफॉर्मेंस नरम गरम रहा, जबकि कुछ अच्छे एंकल होल्ड देखने को मिले। सुपर टैकल्स की बात कर रहे हैं, चलिए एक और सुपर टैकल आपको दिखाएं। ऋतु जो राइट कॉर्नर है, जर्सी नंबर 1, 2 सुपर टैकल उन्होंने किए। डिफेंस हिमाचल का भी खराब नहीं था। Himachal Pradesh has managed to take an all out for MDU, but they still backlogged there and they have given a lead to the opponent team. और वो लीड इसलिए दे दी कि थोड़े कंप्लेसेंट हो गए थे, संतुष्ट हो गए थे कि हमारे पास लीड है और इसको मेंटेन कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है कबड्डी में, और आपके सामने एमडीयू है जो कबड्डी का पावर हाउस है। ये वो ऑल आउट वाली रेड थी, 2 परस्यूट्स, स्वर्णा बैक। सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan. Canara Bank. Together we can. Just 2.5 minutes remaining in this break. उसके बाद दूसरा हाफ शुरू होगा। Welcome back to the second half of this high power encounter between Himachal Pradesh and Mahasi Dayanand University.
The time duration will be 15 minutes each half with a 5 minutes break for the women matches. When compared to men, it's a 20 minutes each half with a 5 minutes break. The first half was dominated by Maharshi Dayanand University. What a bounce we can see. They came up like anything. और डिफेंस ने वापसी करवाई है। हम इस टीम की बात कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, MDU रोहतक। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पास लगभग 13 मिनट तक लीड थी, क्योंकि 15-15 मिनट के 2 हाफ हैं, तो पूरे हाफ को लगभग ये डोमिनेट कर रहे थे। आखिर के 2 मिनट्स में MDU ने वापसी की है और कभी भी HPU को बड़ी लीड नहीं बनाने दी, क्योंकि इनका डिफेंस बहुत अच्छा खेला। 3 सुपर टैकल किए इन्होंने, यानी 6 पॉइंट्स, 1/3 पॉइंट्स MDU के सिर्फ और सिर्फ सुपर टैकल से आए हैं। दूसरे हाफ की शुरुआत हो रही है। Back to back they managed their defenders to revive in their court itself alive. And raid from MDU, Ritu, jersey number 12. She's a right-sided raider, trying to take a bonus from the right side. It's a safe raid. She gone back to her court. और हिमाचल की अगर बात करते हैं तो आपको इंडियन कैप्टन प्रियंका नेगी की याद आती है, पूजा ठाकुर की याद आती है। और यहां देखिए बैक ट्रैक स्किल कितने शानदार हैं। अंशु लिटेज क्लेम कर रही हैं 2 पॉइंट्स का और 2 पॉइंट मिलेंगे। A single solo block from right corner, jersey number 1. She had initiated, but there is no power in that block. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। बिल्कुल 2 पॉइंट मिले, फासला 4 से कम होकर 2 का रह गया। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की ही इंटरनेशनल प्लेयर स्टार प्लेयर हैं रितु नेगी, जिनकी अभी अभी शादी हुई है विद अनदर कबड्डी प्लेयर रोहित गुलिया, विद अ वेरी फेमस कबड्डी लीग प्लेयर। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई। We have a number of brilliant players from kabaddi, both in men and women. Sunil, when comes to women, Neeta that way. So many players. From Himachal Pradesh, we have got a lot of players. Even in Maharashtra, Haryana, from all over India, we have super players. Absolutely. और हिमाचल से इनफैक्ट अगर मेन का प्लेयर्स की तुलना करें तो विमेन प्लेयर्स ज़्यादा मिले हैं। एशियन गेम्स में एक अजय ठाकुर का नाम मुझे याद आता है जो हिमाचल से खेले थे। और विमेन कैटेगरी में कम से कम 5-6 प्लेयर हैं, रितु नेगी, प्रियंका नेगी, पूजा ठाकुर। और अभी जो एशियन गेम्स का कैंप है उसमें 7-8 प्लेयर हैं जो हिमाचल से हैं इंडियन कैंप में। बहरहाल ये है रितु। बोनस की 3 बार ट्राई की इन्होंने, तीनों बार लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन के नीचे से नहीं मिला बोनस। No bonus. She had to cross that black line, that is a bonus line. At least she had to lift the rear foot on the air for fraction of seconds. Then only bonus can be awarded. रेडर हैं पुष्पा, पहली ही रेड में सुपर रेड करके आई थी ये मैच की। अक्सर अपने फ्रेंड्स को कहती होंगी पुष्पा मैं झुकेगी नहीं। That's what the confidence we are seeing from Himachal Pradesh. एक बार झुकी थी जब उन्होंने डुबकी लगाई थी और 3 प्लेयर्स को आउट कर दिया था। तो झुकती भी हैं तो स्टाइल से। और MDU अपने लेफ्ट और राइट दोनों प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रही हैं। 2 एम्प्टी रेड हो चुकी हैं MDU की, और उससे पहले हिमाचल की 2 एम्प्टी रेड थी। या फिलहाल HPU की ये डुओ डाई रेड है जिसको करने के लिए सुषमा गई हैं। ये वेटरन प्लेयर हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी खेलती थी। That's what a strategy we can see from MDU as they are in the lead. They are playing tactics. Oh, Ian player had initiated a good tackle. Ankit. That's what they have given opportunity for the opponent team for the third raid. Right. That's what a 2 safe raids we have seen from Dayanand University. Nice single tackle from jersey number 2. Once again we can see. और ये MDU की डुओ डाई रेड है, बैक टू बैक दोनों टीम्स को डुओ डाई रेड मिली थी। रितु गई थी रेड में, उनका भी शिकार हो गया है और उनका शिकार राइट कवर ने किया है। यहाँ पे डिंपल थी, डिंपल ने डाइव लगाई। तो दोनों टीम्स डुओ डाई रेड में 1-1 पॉइंट गवा चुकी हैं। 1 versus 5, there is no chance for bonus. Once again a raid from Himachal Pradesh after losing points. Jersey number 9 Anshu on the right. Just a lead of 3 points
Maharshi Dayanand University, but it's not a big number, Sunil. एब्सोल्युटली नॉट। 3 पॉइंट की लीड कबड्डी में और 3 मसाला डोसा अगर स्वर्णा के सामने रखे हों, वो कब साफ हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और डिफेंस देखिए, अग्रेसिव डिफेंस है, जर्सी पुल हुई है, लेकिन क्या जर्सी पुल की वजह से रेडर को सेफ दिया जाएगा? क्या जर्सी पुल की वजह से टैकल हुआ? दोबारा से हम रिप्ले देखें, जर्सी खींची गई है और शायद रेडर सेफ दिया जाएगा, रेडर सेफ दी जाएंगी और ऐसा ही हो रहा है। ये देखिए, जर्सी बहुत बुरी तरह से खींच ली गई थी और अंपायर कृपाशंकर बिल्कुल सामने मौजूद थे। रेडर को सेफ दिया गया है और जर्सी पुल करने के अपराध में पुष्पा को आउट दिया गया है। It's a technical point for the opponent team. Maharshi Dayanand University had got a good point there from the opponent team. Well, follow on we have seen from left corner. Maharshi Dayanand University. Superb tackle we have seen. सुमन थी, पीठ देखी, रेडर की अगर पीठ कोई कॉर्नर देख ले और वो सही समय पर चार्ज कर ले। मुझे वसीम अब्बास याद आते हैं अनूप कुमार पे, उन्होंने कमाल का ऐसा ही एक टैकल किया था। राइट कॉर्नर रितु ने पहले शुरुआत कर ली थी। दोनों टीम्स के डिफेंस में पॉइंट आ रहे हैं इस हाफ में। 1 point Maharshi Dayanand University. To hold the Raiders, 3 defenders are struggling like anything to stop the Raiders. That's what the power we are seeing from the Raiders. The practice makes them to pull the defenders, to execute the skills what they have learned in their practice. A brilliant performance from both the teams. Raiders, we can see she is claiming a running hand touch. No, नहीं दिया गया और राइट कॉर्नर जर्सी नंबर 1 यानी रितु ने फिर से परस्यूट किया। इस बार हालांकि हॉट परस्यूट नहीं हुआ, रेडर को टच नहीं कर पाई और 4 पॉइंट की लीड। अभी भी एचपीयू बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति में नहीं है क्योंकि कम से कम 9 रेड दोनों टीम्स को मिलने वाली हैं। Himachal Pradesh looks to be playing very overconfident, I think, Sunil. They had a lead in the start, but could not maintain it. First time out, Maharshi Dayanand University. कृपाशंकर ने हरियाणा की एक प्लेयर को बुला के ग्रीन कार्ड दिया है। यह है कृपाशंकर शर्मा, अंपायर नंबर 2 और एमडीयू हरियाणा के कोच हैं विकास दलाल, अपनी टीम से बात कर रहे हैं। टाइम आउट लिया गया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कोच स्क्रीन के दाईं ओर आप देख सकते हैं डॉक्टर गोपाल दास्ता। This is the timeout we have seen. For each match there will be awarded 2 timeouts per team. They can utilize them at any point of the game. In this break, coaches will be guiding the players, giving the strategies. They should implement it. और अभी आपने हमारा टेक्निकल बेंच देखा, जहां स्कोरर हैं, जहां असिस्टेंट स्कोरर हैं, जहां टाइम कीपर हैं, जहां पे डू और डाई रेड का ध्यान रखने वाले ऑफिशियल मौजूद हैं। जो टीम जीतेगी कल कंतीरवा स्टेडियम में फाइनल खेलेगी। दोपहर 12:30 बजे कल गर्ल्स कैटेगरी का और ठीक उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे बॉयज़ कैटेगरी का फाइनल होना है। दर्शकों की एंट्री अलाउड है। अगर आप बेंगलुरु में हैं, आसपास हैं, आप सबका स्वागत है लाइव कबड्डी मैचेस देखने के लिए। What an interesting match, exciting moments from both the teams we can see, Sunil. What an acrobatic skills from both the teams are displaying. स्पेशली डिफेंस। आप इस लेवल पे उम्मीद करते हैं कि रेडर जलवा दिखाएंगे। यहाँ डिफेंस ने गलती की, रितु ने ललचाया हिमाचल की लेफ्ट कॉर्नर को जो है अलीशा, और देखिए लगातार उनके सामने खड़ी रही, लगातार फुटवर्क करती रही। अलीशा ललचा कर आगे गई और रितु आराम से 1 पॉइंट ले लिया। It is a loose ankle hold. She is not confident in taking that hand. She gifted a point there, and now it's a do or die raid. It's a compulsory point should be taken from the raider. She had taken a bonus either. Bonus point. पुष्पा थी रेडर, बहुत कॉन्फिडेंट रेडर हैं। जर्सी नंबर 3 रही, ये रही पुष्पा, अब लेफ्ट कॉर्नर पे खेल रही हैं, जबकि रेड में है सुमन। 4 पॉइंट की लीड है। एमडीयू गेम को थोड़ा स्लो करने की ट्राई कर रही है। इज इट टू अर्ली टू स्लो डाउन द गेम बिकॉज स्टिल देयर आर 7 मिनट्स रिमेनिंग? Not at all, Sunil. At any point of time, game may turn up. They also knew that, but the strategies they are playing in their mind. And now it's a raid from Pushpa from Himachal Pradesh in the blue jersey. She had a chance to take a bonus. Oh, good tackle, ankle hold at the left corner. Jersey number 5 from Maharshi Dayanand University, Suman. और सुमन का सपोर्ट कितनी जल्दी आया।
कितनी जल्दी नंबर 2 और नंबर 1 ने यानी कि अंकित ने और रितु ने उनका सपोर्ट दिया, अन्यथा ये पॉइंट ले सकती थी पुष्पा। एक सुपर रेड पुष्पा ने की थी, उसके बाद 3 बार इनको आउट किया गया है और इस बार 2 पॉइंट। जी नहीं, रेडर आउट, रेडर आउट ऑफ बाउंड चली गई। हिमाचल प्रदेश को 1 पॉइंट मिल जाएगा। Once again, she had crossed the lobby out of the court. The follow-on is too perfect from the left corner. Once again, we can see jersey number 15. I believe, yes, she had blocked her outside the court. It's a good point to Himachal Pradesh. अभी एचपीयू को एक और पॉइंट मिला है, लीड सिर्फ 3 पॉइंट की है। एचपीयू के रेडर्स बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, डिफेंस अब थोड़ा बेहतर खेल रहा है और देखिए डिफेंस ने फिर से पॉइंट लिया। राइट कॉर्नर, हमारी फॉर्मर राइट कॉर्नर बहुत खुश हैं इस परफॉर्मेंस को देखकर। She is very active there. Yes, double thigh hold happened at the right corner. Too brilliant, Dimple. She didn't allow to move at all. 1 point. Her name is Dimple, but as a player she is not very simple. बेहतरीन डाइव लगाई थी उन्होंने और यहाँ 4 प्लेयर मौजूद हैं जिनमें पॉइंट लेना बड़ा मुश्किल है। अंशुल हैं इस समय रेडर, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत डीप चली गई, क्लूलेस हो गई थी लगता है। What an amazing moment for me, Sunil. Both the defenses are working brilliantly. They are doing their good job. The inner player had taken a double ankle hold, and the team support we can see once again. Wonderful team support. ये डिफेंस का मैच है। Second यहाँ time एक green बस card, हिमाचल प्रदेश, हम पुष्पा number की अगर 12. सुपर रेड छोड़ दें, पूरा मैच डिफेंस ने डोमिनेट किया है और एचपीयू के कोच डॉक्टर गोपाल दास्ता ने अब टाइम आउट बुलाया है। और ये हैं विकास दलाल जो कि कोच हैं एमडीयू के, और कोच को बात करने के लिए एक अलग से डेजिग्नेटेड बॉक्स बनाया जाता है। अभी आप देख सकेंगे उस बॉक्स के अंदर खड़े होकर ही कोच अपनी टीम से बात कर सकते हैं। एक पिंक कलर का बॉक्स, ये देखें, यहाँ ही कोच खड़े हो सकते हैं। These are the final moments. The plans they can work out at the last 5 minutes. In their timeouts, they are guiding their players how they should manage the time duration, how they should tackle the raiders. This is what the implementation brings their success obviously from the players. लास्ट 5 मिनट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं टाइम ऑफिशियल टाइम कीपर के द्वारा। 5 मिनट का मतलब है दोनों टीम्स को कम से कम 5-5 रेड मिलेंगी। रितु है रेडर एमडीयू की और इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा है कि सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आई हैं, यानी एमडीयू पूरी तरह से अब डुओ डाई पर खेलने के मूड में है। Sunil, I am completely on my toes. Both the teams are wonderfully playing. The defense is too best from both the teams. Yes, she is very excited. ये एक्साइटमेंट में नाखून चबा गई हैं, मेरे भी नाखून चबा लिए हैं स्वर्णा ने। It's really a fantastic match. It's not like that the pool winner is playing with Kanasapa. Oh, solo! What a solo block, but I think रेडर सेफ है, रेडर को सेफ दिया गया है। पुष्पा हैं, लॉबी से कांटेक्ट रहते हुए उन्होंने मिड लाइन क्रॉस की है। 2 पॉइंट का इशारा हुआ है। देखिए उनका दायां पैर हल्का सा लॉबी में था जब उन्होंने मिड लाइन क्रॉस की। बहुत अच्छा फैसला है अंपायर कृपा शंकर का। 2 पॉइंट मिले एचपीयू को, डिफरेंस रह गया सिर्फ 1 पॉइंट का। just a fraction of seconds, it's making a difference. Hey, she made a kick out. She's claiming. It's a point given to Mahasi Dayanand University. Look at that. ये किक लगाई थी, डिफेंडर ने तुरंत कहा किक नहीं लगी, पर हमारे 3 ऑफिशियल मौजूद हैं। तो 2 पॉइंट लिए थे, 1 पॉइंट वापस ले लिया है। लीड 2 पॉइंट की, समय 4 मिनट से कम का। Even the hair follicle difference of the touch happens, the touch will be given, Sunil. एब्सोल्युटली, और इसीलिए हमारे ऑफिशियल बड़ी कड़ी निगाह रखते हैं। पुष्पा एक बार फिर से रेडर हैं, इन्हीं पे जिम्मेदारी है रेड में पॉइंट्स लाने की, पर 4 के डिफेंस में पॉइंट लाना मुश्किल। एक जगह खड़ी रही, इतना समय आप लेफ्ट कॉर्नर को देंगे तो वो डाइव लगाएंगी, आपको टैकल करेंगी, कोई फुट मूवमेंट नहीं दिखाई दी स्वर्णा। She is too lazy at the corner. She had to take a fast movement. University. She gave a chance to the defender. और लीड वापस 3 पॉइंट की हो चुकी है। मेन रेडर हैं पुष्पा, वो बाहर जा चुकी हैं। पिछली रेड में पॉइंट मिला था एमडीयू को, तो 2 एम्प्टी रेड अब ये कर सकते हैं, गेम को स्लो कर सकते हैं, बस डिफेंस में गलती ना करें। Obviously they are in the lead. They will make sure that they will not give a chance for the more raids to the opponent team. They are making a time pass at the center line. Already she had crossed that back line.
she is safe. और अच्छी बात यह है एमडीयू के लिए स्वर्णा कि उनके डिफेंस में 5 प्लेयर हैं, तो बोनस भी नहीं मिल सकता अब एचपीयू को। बोनस के लिए कम से कम 6 प्लेयर होने चाहिए। तो अब रेडर को टच पॉइंट ही लेने पड़ेंगे। रेडर हैं ज्योति। She had to run end to end in the court, corner to corner. As you told, there are no 6 or 7 defenders in the court. There is no chance for the bonus for the raider. ज्योति कॉन्फिडेंट नहीं है, सिर्फ एक पुष्पा थी जो कॉन्फिडेंस से पॉइंट ले रही थी। पुष्पा बाहर बैठी हुई हैं, उनका रिवाइवल का नंबर 2 है। तो अब पुष्पा को अगर आप रिवाइव नहीं कर सकते तो या तो डिफेंस में पॉइंट लीजिए या किसी भी रेडर को भेजें तो उसे ऑल आउट खेलना पड़ेगा। 2 से 3 रेड मिलेंगी, उसी में मैच जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी एचपीयू को, अन्यथा एमडीयू गेम को स्लो करके फाइनल की तरफ जा रहे हैं। Now the pressure is so much on Himachal Pradesh Raiders, Sunil. Defense, however, they can manage, but going to the raids and bringing the points is a tough job now. टाइम आउट बुलाया है एमडीयू के कोच ने, और इस समय स्पेशली जो डॉक्टर साहब हैं राइट साइड में एचपीयू के कोच ये रहे, क्योंकि उनकी लीड रेडर बाहर है। और आपने बिल्कुल सही कहा, डिफेंस तो मैनेज कर लेगा, रेड में पॉइंट कौन लेके आएंगी, वही बस एक बहुत बड़ा सवाल है एचपीयू के लिए। That's what Maharshi Dayanand University is triggering the opponent team to give a third raid, do or die raid, so that they will definitely go for a point. Yes, छोटी रेड इसीलिए की गई है क्योंकि अब डू और डाई रेड आने वाली है। रेड काउंट कर रही है एचपीयू के प्लेयर, तो डू और डाई रेड में इस समय ऋतु हैं, बोनस मिलेगा नहीं। ऋतु पॉइंट लेना ले, मुझे लगता है टाइम पूरा लेके जाएंगी। Obviously, absolutely said Sunil, because they are in the lead once again. It's a dominant. The Raiders had came out. पहले लेफ्ट कॉर्नर ने शुरुआत की, उसके बाद डैश किया गया, लेकिन बाद में फैसला पलट दिया गया है। 1 ईच दिया गया है, संभवतः एक डिफेंडर भी बाहर आ गई थी। दोनों नंबर 12, इधर से ऋतु और उधर से ज्योति, दोनों कोर्ट से बाहर चली गई थी। तो इट्स 1 ईच, यानी स्कोर डिफरेंस 3 पॉइंट का। Each 1 point. What match we are seeing? It's a do or die raid for Himachal Pradesh. Will she be able to? She's a right-sided raider, trying to take a touch point, running from end to end. No, it's a block. It's a tackle now. It's a team support. What a fantastic defense from Maharshi Dayanand University. She gone for a kick, Sunil, but she missed out there. Maharshi Dayanand University. Immediately, she had been tackled with the team. Honestly, Swarna, she was looking very clueless to me. अंशुल सिर्फ दौड़ रही थी, ना कोई हैंड टच की ट्राई की, ना कोई किक की ट्राई की, और अब जाते जाते कुछ और पॉइंट समेट रहे हैं। एमडीयू मान लीजिए अब कल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का फाइनल खेलने वाले हैं। Definitely, because only 2 raids. 1 point, last 2 Maharshi Dayanand raids maybe. University. Yes, this is the last raid, obviously for HPU. This decides whether she be able to take multiple points. Will they be able to reach the finals? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक डिफेंडर खुद ही आगे चली जाए, इनको 1 पॉइंट दे दे। ये मल्टीपल पॉइंट, खैर अब ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, 2 पॉइंट मिले हैं और एक ही रेड बाकी है। नंबर 2 बेहतर ये होता कि एक डिफेंडर आगे जाती, खुद को सेक्रीफाइस करती, 1 पॉइंट देके रेडर को आप वापस भेज दीजिए। 2 पॉइंट दे दिए हैं, लेकिन मैच में अब ज्यादा टाइम बाकी है नहीं। एक रेड आएगी और वो होगी एमडीयू की। With a lot of confusion, they have gifted 2 points at the last stage, Maharshi Dayanand University. But now, here we can see, they are not allowing to cross the back line, but still, here, this may be a last raid. So now the good thing is, the time is still remaining. बॉक लाइन क्रॉस नहीं की, रेडर को आउट दिया गया है, 1 पॉइंट एचपीयू को मिल गया, और क्लॉक पे अभी टाइम बाकी है। हमारी क्लॉक पे 3 सेकंड, ऑफिशियल क्लॉक पे 6 सेकंड, एक रेड और आ गई है। एचपीयू अभी बाहर हुए नहीं हैं, पर पॉइंट एक ही मिला है, और अब हूटर बच चुका है। आखिरी रेड में 1 पॉइंट एचपीयू को मिला, लेकिन फिर भी एमडीयू 1 पॉइंट से सेमीफाइनल जीत गए हैं। What a nail-biting match here, Sunil. Though the tactics are not working, she had to try the multiple. Absolutely, मुझे समझ नहीं आया कि पुष्पा 1 पॉइंट से क्यों संतुष्ट हो गई। रेड में पूरा 30 सेकंड का टाइम आपको मिल सकता था, मल्टीपल पॉइंट मिल सकते थे, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल फॉर एमडीयू। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा ने
डिफेंडिंग चैंपियंस एचपीयू को हरा दिया है। बॉयज कैटेगरी के डिफेंडिंग चैंपियंस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेमीफाइनल में हारे। गर्ल्स कैटेगरी के डिफेंडिंग चैंपियंस एचपीयू भी सेमीफाइनल में हार गए हैं। और क्या कमाल का मैच था ये। That is what we are getting, a young talent, Sunil, superb, fantastic skills they are representing, given the opportunities they are utilizing, and what a brilliant performance from MDU, Sunil. डिफेंस एमडीयू ने अपने डिफेंस पे ये मुकाबला जीता है और कल दोपहर लगभग 12:30 बजे एमडीयू रोहतक गर्ल्स कैटेगरी में कबड्डी का फाइनल खेलने वाले हैं। दिखाते हैं आपको इस मुकाबले के हाइलाइट्स। Just 1 point difference they have lead to the final, Sunil. It's highlights from the semi-final one. We are seeing here gets a technical point, but the Mahasi Dayanand University, they have showed their level best in their defense. What a brilliant tackle, sir. With the defense only they have reached the finals, I can say. Totally agree with you, स्वर्णा। पूरी तरह से डिफेंस के चलते ही ये पहुंचे हैं। डिफेंस एचपीयू का भी बुरा नहीं था, बट प्रॉब्लम ये थी कि उनकी तरफ से रेडर एक ही चल रही थी, पुष्पा, और आखिरी 2 मिनट में जब पुष्पा आउट हुई उसके बाद से हिमाचल प्रदेश के वापस आने के आसार खत्म हो गए। और जब पुष्पा वापस आई एक ही पॉइंट लेकर, ये वो इनफैक्ट उससे पहले के कुछ रेड हैं जब आप एमडीयू का डिफेंस देख सकते हैं, और अच्छी कॉलिंग थी आपस में एमडीयू के डिफेंडर्स के अंदर। और बीइंग अ डिफेंडर योरसेल्फ आप बेहतर जानती हैं कि डिफेंस में कॉलिंग बेहतर होना कितना जरूरी है। Obviously, eye contact is important from corner to corner while initiating the tackles. Even if left corner take the initiative, right corner had to support. अरे बहुत बहुत मुबारक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक को, कबड्डी के फाइनल में वो पहुंच गए हैं और डिफेंडिंग चैंपियंस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को उन्होंने हराया है। अगला सेमीफाइनल बस थोड़ी ही देर में शुरू होगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। ये देखिए रेड कॉर्नर के अतिंदर पाल सिंह, देश भगत विश्वविद्यालय के, जिन्होंने ये कांस्य पदक अपने नाम किया। ये देखिए इस बाउट के कुछ मुख्य अंश। शुरू से ही अतिंदर पाल ने अटैकिंग खेल का प्रदर्शन किया। पवन पुजारी ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन कोई 3 पॉइंटर उनको हासिल नहीं हो पाया, जिस कारण लगातार मुकाबले में पिछड़ते चले गए। अतिंदर पाल ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया और ऐसा लग रहा था कि पिछड़ जाएंगे, और वहां से पवन पुजारी के लिए आसान नहीं थी। इस बीच दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मैच शुरू होने की तैयारी में। +84 kg भार वर्ग पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा। हिमालयन विश्वविद्यालय के अगुंग पाफा हैं रेड कॉर्नर पर, और चितकारा विश्वविद्यालय के गुरजोत सिंह हैं ब्लू कॉर्नर पर। चितकारा विश्वविद्यालय के गुरजोत सिंह हैं ब्लू कॉर्नर पर। तो ये +84 kg यानी 84 kg से ज़्यादा भार वर्ग का ये मुकाबला है, और ये है ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला। अभी हमने देखा कि ब्रॉन्ज मेडल इसी स्पर्धा में अतिंदर पाल सिंह ने जीता, और ये मुकाबले शुरू होने की तैयारी में। चितकारा यूनिवर्सिटी और हिमालयन यूनिवर्सिटी के दोनों खिलाड़ी आमने सामने। ब्लू कॉर्नर से गुरजोत सिंह हैं चितकारा यूनिवर्सिटी के। दीपक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कांस्य पदक जीता है इन्होंने। दीपक ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं।
और यहाँ पर ये रजत पदक विजेता मोहित चोटग्रस्त हो गए हैं। उनके कोच यहाँ पर आए हैं पुरस्कार लेने के लिए। ये उनके कोच हैं मोहित के, जो कि DBU यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। और ये हैं स्वर्ण पदक विजेता मुकुल मिश्रा, स्वर्ण पदक विजेता JCU यूनिवर्सिटी के यह खिलाड़ी, जिनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा रहा है 74 किलो भार वर्ग में। जननायक यूनिवर्सिटी के यह पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता 74 किलो भार वर्ग में इन्होंने अपनी स्वर्णिम सफलताएं दिलाई। और जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता मिस्टर मुकुल मिश्रा, और ये है रजत पदक विजेता मोहित। मोहित के कोच हैं ये उनके कोच यहां पर सम्मान लेने आए हैं, क्योंकि मोहित चोटग्रस्त हो गए थे, जिस वजह से, इंजरी की वजह से वो यहां पर अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। पर उनके इस मेडल को स्वीकार किया उनके कोच ने। और ये हैं स्वर्ण पदक विजेता मुकुल, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी। मुकुल मिश्रा स्वर्ण पदक विजेता, मोहित का रजत पदक विजेता, और दीपक जिन्होंने कांस्य पदक। इंतजार कर रहे हैं और रेफरी यही बोलेंगे कि आप कॉम्पैक्ट स्पोर्ट को कॉम्पैक्ट स्पोर्ट की तरह ही खेलें। दोनों को चेतावनी दी, शायद इस चेतावनी के बाद अब ये अटैक करेंगे, लेकिन पहला अटैक और पहला अंक किस खिलाड़ी को मिलेगा ये देखना होगा। स्कोरबोर्ड में कोई हरकत नहीं हुई अभी तक। एक बार फिर समय निकलता जा रहा है और 1 मिनट से ज्यादा का समय निकल चुका है। 1 मिनट और 15 सेकंड हो चुके हैं। अटैक अभी कहीं से नहीं हुआ, ना गुरजोत की तरफ से। पहली कोशिश, ये पॉइंट किसको मिलेगा? गुरजोत ने अपने कोच को बोला कि रिव्यू लीजिए, ऐसा लगा एक बार। ये पॉइंट किसको मिलेगा? गुरजोत को? जी नहीं, उनके ओपोनेंट को। अगुंग पाफा की अच्छी योजना, शानदार टैक्टिक्स। गुरजोत का इस बार प्रयास था 3 अंक लेने का, लेकिन उनके पास एक भी अंक नहीं आया। हाइट इनके पास है, दूर से अटेम्प्ट लेते रहे, प्रयास करें, लेकिन इन्होंने शुरुआती 1 मिनट और 33 सेकंड में एक अटेम्प्ट किया है, उसके अलावा कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया। और काउंटर अटैक पर ज्यादा विश्वास है गुरजोत का। 1-0 का स्कोर हो चुका है और हिमालयन यूनिवर्सिटी के अगुंग पाफा फिलहाल इस मुकाबले में अपने ओपोनेंट पर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश में है। और कराटे में खासतौर से देखा गया है कि जितने खिलाड़ी जिनकी हाइट कम है, जब उनके सामने फाइनल में लंबे ओपोनेंट आए हैं, तो जो छोटी हाइट के ओपोनेंट्स हैं उन्होंने जीत दर्ज की, और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। अगुंग पाफा का निरंतर प्रयास है कि नजदीक जाके पॉइंट्स लें, और उसके लिए उन्हें पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, कामयाबी भी मिल रही है। 2-0 का स्कोर यहां पर हो गया है और इनकी मुसीबतें थोड़ी कम हैं, लेकिन इनके ओपोनेंट की दिक्कतें बढ़ती हुई। दो 2-0 की बढ़त, लो स्कोरिंग मुकाबला होता हुआ यहां पर 57 सेकंड से के आसपास का खेल बाकी। क्या वापसी कर पाएंगे गुरजोत, ये बड़ा सवाल है। और यहां पर स्कोर तो किसी की तरफ नहीं जाता हुआ दिख रहा है। जो कॉर्नर जजेस हैं उन्होंने कोई स्कोर नहीं दिया है, तो 2-0 की बढ़त ही है। 2 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
में बाउट थोड़ी समय के लिए रोकी गई है। यूनिफॉर्म में थोड़ी परेशानी और असहजता महसूस कर रहे थे गुरजोत, तो यहाँ पर गुरजोत को वापसी करनी होगी। अंतिम मिनट चल रहा है और यहाँ पर दूर किया, और इस मुकाबले में अभी तक कोई वीडियो रेफरल नहीं लिया गया है। तो कोशिश यही है गुरजोत की तरफ से कि अब तो अटैक करने होंगे। अटैक के लिए गए भी हैं, होल्ड किया वहाँ पर, और क्या ये वार्निंग का इशारा है? वीडियो रेफरल भी ले लिया गया है वहाँ पर। ब्लू कॉर्नर की तरफ से वीडियो रेफरल लिया गया है, यानी जो भी प्रयास हैं गुरजोत के, वो अब सभी प्रयास वो लगा देना चाहते हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में उनको कहीं से मलाल रहे कि अगर ये कर लिया होता तो शायद इस मुकाबले में वापसी कर सकते थे। देखा जा रहा है रेफरल को। और वीडियो रेफरल, निर्णायकों की नज़र बिल्कुल अलग अलग एंगल के वीडियो रिप्लेस पर टिकी हुई हैं, और खारिज कर दिया गया है। यहाँ गुरजोत की इस उम्मीद को भी खारिज कर दिया गया है। तो क्या बाकी के बचे 45 सेकेंड में गुरजोत वापसी करेंगे? यहाँ पर ऐसा लगा था कि राइट किक जो लगाई थी उस पर अंक की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पर 3 पॉइंटर लेने में कामयाब होते हैं, अगर 3 पॉइंटर लेने में कामयाब होते हैं गुरजोत, तो वापसी हो सकती है, नहीं तो कोई राह दिखती नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। लंबे ऊंचे कद के गुरजोत सिंह अपनी हाइट का फायदा नहीं उठा पाए हैं अब तक यहाँ पर, और उनको पूरी तरीके से बांधने में सफलता पाई है अगुंग पाफा ने। 2-0 की बढ़त है अगुंग के पास, जो हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रतिभागी हैं। और बहुत कम समय रह गया है गुरजोत के पास वापसी करने का, कांस्य पदक मुकाबले में बने रहने का। यहाँ पर एक और हवाई फायरिंग, लेकिन कॉर्नर जजेस को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही उत्साह जो हिमालयन विश्वविद्यालय के समर्थक हैं उनके बीच, लेकिन अब भी स्कोर 2-0 है, और अब लगता है कि बाजी जो है वो हाथ से निकल गई है गुरजोत सिंह की, क्योंकि 7 सेकंड का समय है। 7 सेकंड में बिल्कुल एक करिश्मा करना होगा अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। वार्निंग मिली है यहाँ पर रेड कॉर्नर के अगुंग पाफा को। 3 सेकेंड हैं, 3 सेकेंड में क्या कुछ बदल जाएगा। कॉर्नर जजेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसके साथ ही समय समाप्त। समय समाप्त हो गया और इसके साथ हिमालयन विश्वविद्यालय के अगुंग पाफा ने चितकारा विश्वविद्यालय के गुरजोत सिंह को 2-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है।
स्वर्णा लोखंडे। 2 रेड में 3 पॉइंट हैं इनके नाम, 2 टच पॉइंट और 1 बार बोनस लिया था। इनफैक्ट 1 टच पॉइंट और 1 बोनस था, और इस बार फिर बोनस लिया है। तो बोनस इनका फेवरेट हथियार है। तीनों रेड में बोनस की ट्राई की, 2 में मिल भी गया। Of course, again, a score is equal. To every team, there will be a raider specialist, a do-or-die specialist. Oh, what a clear escape. Swarna, she would have gone in offense only. She tried in the defense to take a ankle hold, but she failed it. लेकिन आइडिया बुरा नहीं था स्वर्णा। ये वाली स्वर्णा ने बोनस लाइन के पीछे शुरुआत की थी, बट रेडर बहुत अच्छे मोमेंटम में थी, इसीलिए। और आपकी बात सही। ओह, एडवांस टैकल इस बार कामयाब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अब अपनी लीड को थोड़ा सा बढ़ाया उन्होंने, 1 से 2 पॉइंट की लीड हो गई है। आप देख रहे हैं दूसरा सेमीफाइनल गर्ल्स कबड्डी का। रेड एंड व्हाइट में खेल रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और उनके सामने है इस समय सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे से, जहां सुपर टैकल ऑन है। Oh, she is so confident. She had taken an extended hand touch. She got a point and entered the lobby, and now number 12. इनफैक्ट जब भी डिफेंडर आउट होते हैं उनको मिड लाइन के पास से आकर घूम के अपने बेंच पे जाना होता है। ये अब नेशनल इंटरनेशनल लेवल हर जगह जो रूल हैं वो एक जैसे हैं, चाहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हों, चाहे लीग्स हों, चाहे एशियन गेम्स हों, बिल्कुल एक समान रूल हैं। लास्ट प्लेयर अपनी टीम की हैं निकिता पडवाल, अच्छी रेडर हैं। ऑल आउट बचाना मुश्किल है। ऑल आउट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एसपी यूनिवर्सिटी पुणे को दे दिया है। The diving ankle hold from left corner worked out so well with the team support from the right corner. Superb all out taken by Savitribai Phule University. Sorry, it's Kurukshetra University. The right jerseys. उनकी जो लीड है वो डबल हो चुकी है पुणे के पॉइंट से, और ये लीड पिछले 2-3 मिनट में ही आई है। इससे पहले मैच तकरीबन बराबर चल रहा था, और फायदा ये है कुरुक्षेत्र के लिए स्वर्णा कि उनकी जो रेडर्स हैं वो सारी लंबे कद की हैं, चाहे वो पूजा हो, प्राची हो, और उसका फायदा आपको छोटे मैट में जरूर मिलता है। It's an added advantage for the raiders. With the height, they will easily reach the center line. Within one dive, they can score easy multiple points, and they can score Sunil. और ये है स्वर्णा रेड में, एक स्वर्णा कमेंट्री बॉक्स में है। ये स्वर्णा रेडर हैं, ये बोनस बड़ा अच्छा करती हैं, और बोनस मिला, तीसरा बोनस मिला है। जब भी अंपायर थम्स अप का इशारा दिखाए उसका मतलब है कि रेडर ने बोनस पॉइंट ले लिया है। टाइम आउट कॉल किया है पुणे की कोच डॉक्टर विद्या ने। और अगर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के तरफ देखें तो उनके कोच हैं बलवान सिंह दहिया, जिन्होंने कैप पहनी हुई है। बलवान सिंह दहिया भारतीय कबड्डी के सबसे दिग्गज, सबसे अनुभवी कोचेस में से एक हैं। ये आपके सामने व्हाइट कैप में नेशनल टीम के कोच रहे हैं, हरियाणा की स्टेट के कोच भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, और कबड्डी लीग में और बहुत अलग अलग जगहों पर, इनफैक्ट सोनीपत की साई सेंटर में भी ये कबड्डी के हेड रह चुके हैं। तो बहुत ही दिग्गज कोच हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ। That's what the experience is making their team to get in the lead, Sunil. It's now Kurukshetra University had got so many tips from their coach, but Pune University had to come back if they want to be in the lead. This is the first half, last 6.5 minutes game left over. महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU रोहतक पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया है 1 पॉइंट से। अगर कुरुक्षेत्र जीते बोनस मिला। दोनों टीम्स अब बोनस पे खेल रही हैं। उधर से स्वर्णा बोनस करती हैं, इधर से पूजा ने बोनस किया है। The raiding department is so good for both the teams, but the defense should also work at the same time for both the teams. Oh, it's a loose ankle hold taken by the in player of the right corner, Asha. Pune University, number 2 out. But when the raider is towards the center line, the momentum is too high for her to reach the midline. और हमने पहली बार आशा को एक्शन में देखा है, और अंपायर सुंदर राज ने शायद ग्रीन कार्ड, टीम वार्निंग मिली है, शायद ज्यादा अग्रेशन दिखाने के लिए। और टीम वार्निंग के लिए जो कार्ड मिलता है वो हमेशा कैप्टन को मिलता है, चाहे कोई भी खेल हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो। अंजलि मोले अभी माफी चाहता हूं, इनफैक्ट प्राची हैं
ग्रीन कार्ड मिला, लेकिन उसके बाद जाके रनिंग हैंड टच करके उसकी भरपाई कर दी। Kurukshetra University number 3 out. The aggression we can see, the excitement, lot of action, extended hand touch towards the right corner. Just an extended hand touch, she had taken a point. रेड पे है स्वर्णा, 3 बोनस ले चुकी हैं। इस बार टो टच की ट्राई की थी, एक जगह खड़ी रही, राइट कॉर्नर की चेन ने शानदार टैकल किया है। Loose tackle, chain tackle happened from the right corner of Savitribai Phule University. लीड 7 पॉइंट की हो चुकी है अब कुरुक्षेत्र के लिए, और उसको 8 कर दीजिए। पूजा लंबी रेडर हैं, चपल रेडर हैं, स्पीड है। बॉक लाइन के ऊपर अगर आप इनको इतना ढीले तरीके से टैकल करने की ट्राई करेंगे तो वो आपको पॉइंट नहीं देंगे। लुक एट दैट, कितना आसान था पूजा के लिए। Easy points they are gifting the opponent team. Just they are half lead of the score with their opponents. Once again in the replay we can see how she had taken the point. Point Pune City, just number 8 out. निकिता पडवाल थी जिन्होंने ये रनिंग टो टच किया। क्या कमाल के स्किल दिखाए हैं। पहले सिर्फ टो टच हुआ करता था कि आप कॉर्नर पे या इन पे स्लाइड करें, स्क्वाट लेग थ्रस्ट करें। पिछले 2-3 साल से रेडर्स ने ये रनिंग टो टच दिखाया है, दौड़ते दौड़ते एकदम से टो टच कर देते हैं। That is what the practice they do at their practice grounds. They are executing here in the mat. 7 पॉइंट का फासला है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पक्ष में, और पुणे के रेडर्स को बेहतर करना ही करना होगा। रेड में है सुनंदा पवार, पहली बार रेड करने आई हैं इस मुकाबले में, और उनका फुटवर्क देख के लग रहा है कि टीम की मेन रेडर नहीं है। सिर्फ तब रेड में भेजा जाता है जब मेन रेडर बाहर हों। Yes, it's a safe raid from Savitribai Phule University. She is not a main raider. Here 1 versus 5 defenders. Oh, she had gone too inside the defense towards the left corner, but the defenders are struggling to block her. Take a tackle. पहली बार रनिंग हैंड टच की ट्राई की पूजा ने, नहीं मिला। वापस आई, दूसरी बार एक्सेलरेट किया, उसी डिफेंडर को ट्राई किया, दूसरी बार रनिंग हैंड टच मिल गया पूजा को। क्या बेहतरीन रेड कर रही हैं पूजा और प्राची मिलकर कुरुक्षेत्र के लिए। Now they are too dominant, Kurukshetra University. They are so aggressive in taking tackles, but it's a wrong tackle there towards the center line. She should not have taken an initiative. Number 4 out. The right cover had taken a ankle hold, but it's not a proper ankle hold. बिल्कुल, राज ने कोशिश की थी, और अभी अभी एक सब्स्टिट्यूट कॉल किया है बलवान सिंह जी ने। सब्स्टिट्यूट करके शायद सब्स्टिट्यूट उन्होंने प्लेयर को किया नहीं है, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूट कॉल करते हैं तो आपको प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। शायद इसीलिए ग्रीन कार्ड दिया गया है अंपायर सुंदर राज की तरफ से कोच बलवान सिंह साहब को। और कैप्टन प्राची उसी बात को लेकर शायद विवाद कर रही हैं। Watch warning. बलवान सिंह जी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। Sorry sir, sorry. शायद उसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि आपने सब्स्टिट्यूट कॉल किया था लेकिन प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया नहीं। अब वो प्लेयर आ रही हैं जिस प्लेयर को वो अंदर भेजना चाहते थे। इनफैक्ट शी वाज नॉट रेडी, तो सब्स्टिट्यूट में विलंब हुआ, इसलिए जिम्मेदारी कोच की है, कार्ड कोच को मिलेगा। तो इसमें अंपायर की कोई गलती नहीं है। As this is the semi-final road to go for finals, there is a lot of confusion, lot of pressure, excitement, everything with the players as well as coaches here. Green cards are given for the players and in fact coaches too. सब्स्टिट्यूट अब दूसरी टीम ने कॉल कर लिया है। चलिए, अगर मौका मिला तो पूजा को अंदर भेज दिया है पुणे की टीम ने। और कबड्डी में ग्रीन कार्ड का मतलब है वार्निंग, हॉकी में ग्रीन कार्ड का मतलब है 2 मिनट का सस्पेंशन। तो यहाँ सिर्फ वार्निंग होती है, और हमने कई कोचेस को देखा है जो एक्सपीरियंस कोच भी हैं, वो हाथ जोड़ के अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। बहरहाल 7 पॉइंट की लीड है, 3 मिनट का टाइम बाकी है पहले हाफ में। The raider herself had declared she didn't try from the tackle. Number 10 out. She didn't even involve in the struggle. Given a easy point for the defender. मुझे लगता है ठीक किया प्राची ने, क्योंकि कई बार जब आप स्ट्रगल में चले जाते हैं तो मसल पुल होने का डर है, चोट लगने का डर है, और कल फाइनल है। तो बेहतर है कि 1 पॉइंट दे दो लेकिन खुद को बचा लो। आप लीड में हैं और बहुत टाइम भी बाकी है, तो शायद प्राची ने वही सोचा होगा।
Obviously, Sunil, we can see many internal injuries on the mat when compared to the previous days. Like they used to play in the mud court, but it's a very tough job for the players on the mat too. पर अब सब प्लेयर यूज टू हो चुके हैं। ये हैं पूजा, और अब तो ऐसा है कि हर शहर लेवल पे, क्लब लेवल पे मैट इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि प्लेयर्स की शुरुआत ही लगभग मैट पे होती है। इधर पूजा ने बोनस की झड़ी लगा रखी है, उधर से अगर स्वर्णा बोनस लेती हैं तो कुरुक्षेत्र की तरफ से पूजा बोनस ले रही हैं, और लीड कम नहीं हो रही स्वर्णा, 7-8 पॉइंट की लीड लगातार बनी हुई है। इनफैक्ट दिस स्कोर माइट नॉट cross the 20 or 25. I can't expect because this is last 1.5 minute game in the first half. बिल्कुल गेम को थोड़ा स्लो कर दिया गया है दोनों टीम्स की तरफ से। पूजा फिर से रेड में है और 1 पॉइंट तो यकीनी उनको मिलेगा। इतनी लंबी रेडर को टैकल करना तो दूर की बात है, आप उनको खाली हाथ जाने दे तो गनीमत है। 1 point कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कोशिश कर रही थी कि एक और प्लेयर को किक लगा के एक और पॉइंट ले लूं। What a presence of mind we can see from the raider. It's a do or die raid to Savitri by Phule Pune University. Nikita, right-sided raider. Will she take a raid point? She had a bonus. Oh! An excitement. Defender had gifted a point. Not 1 point बल्कि 2 पॉइंट। राइट कवर एंड लेफ्ट कॉर्नर, किसी को जरूरत नहीं थी। रेडर बोनस करके अगर वापस चली जाती तो 1 पॉइंट मिलता। आपने यहाँ 2 पॉइंट उनको गिफ्ट कर दिए हैं। ये बुनियादी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ, अब मुझे लगता है कोच बलवान सिंह साहब यही समझाएंगे कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ आप टैकल मत करें। The loose grips are making them trouble, Sunil. The defenders are not taking proper tackles. When comes to the defense of Kurukshetra, we have seen lot of loose tackles. The Raiders have taken points of the opponent team. और इन दोनों में से जो भी टीम कल फाइनल खेलेगी स्वर्णा, वो खेलने वाली है MDU रोहतक से, जिनका डिफेंस कातिलाना है। मैं जल्दी नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमने जो 4 गर्ल्स की टीम को देखा है, मुझे लगता है कि MDU फाइनल में पहुंच गई है, हॉट फेवरेट है जीतने की, ओनली बिकॉज ऑफ देयर डेंजरस डिफेंस। It's an ultimate team, Sunil, what I can say. A nail-biting match. There are no words. पैसा वसूल का मैच है फाइनल। पर पैसे नहीं लेंगे, आप फाइनल देखने आइए, एंट्री फ्री है कंतीरवा इंडोर स्टेडियम में, बिल्कुल बेंगलुरु शहर के सेंटर में है, बड़ा फेमस स्टेडियम है। दोपहर 12:30 बजे गर्ल्स का फाइनल है, 1:30 पर बॉयज़ का फाइनल है। बेंगलुरु में नहीं है तो टीवी पे या डिजिटल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप इन दोनों कबड्डी फाइनल्स का आनंद उठा सकते हैं। The technical timeout taken. A lot of discussions as this is the semi-final too. A lot of pressure will be there on the players, coaches, referees, scorers, timers, everybody. Not on the commentators. We are enjoying it. This is Pooja. ये भी enjoy कर रही हैं। लंबी रेडर हैं, रनिंग हैंड टच करती हैं, बोनस करती हैं, एस्केप करती हैं, और एक अच्छे रेडर के सारे गुण हैं, किक पे लगाती हैं। शानदार स्किल्स पूजा के। The presence of mind we can see from the raider there. Oh, quick kick she had taken on the inside player of the right corner. She is successful in taking that. और जी हैं स्वर्णा, ये बोनस की माहिर हैं, पर यहाँ बोनस नहीं मिल सकता। 5 प्लेयर हैं डिफेंस में, बोनस के लिए 6 या 7 प्लेयर होने चाहिए, तो इसीलिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। और अब कुरुक्षेत्र का डिफेंस थोड़ा संयम दिखा रहा है, पहले गलतियां कर रहे थे, शायद टाइम आउट में कोच साहब ने जो बताया है उसका असर हुआ है। Yes, they are not risking themselves at the last minutes. They doesn't want to get in trouble, Sunil. ये आखिरी रेड है पहले हाफ की, डू और डाई है नहीं, हूटर बच चुका है। लीड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास है 7 पॉइंट्स की, और अगले 15 मिनट इस बात का फैसला करेंगे कि कौन सी टीम कल MDU के सामने गर्ल्स कैटेगरी में कबड्डी का फाइनल खेलने वाली है। सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan, Canara Bank. Together we can.
यहाँ पर अभी 2 अंक अर्जित कर लिए हैं। ये है मंजीत रेफरी, और लेग अटैक किया था। बहुत सुंदर, यहां पर 2 अंक और मिलेंगे। यहां पर फीतले बांधे और लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से रोलिंग पोजीशन में करते हुए 10-0 से तकनीकी दक्षता के आधार पर इस मुकाबले को जीता है। अभी निर्णय का घोषणा नहीं हुई है क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ है, चैलेंज दे दिया है, यहां पर चैलेंज किया है। ब्लू कॉर्नर के प्रशिक्षक ने, अनिल कुमार के प्रशिक्षक ने यहां पर चैलेंज किया है, आपत्ति दर्ज करी है उन्होंने, और रिप्ले में देखा जाएगा। नहीं, यहां पर रेफरी ने विजयी घोषित किया अमन को, जिन्होंने 10-0 तकनीकी दक्षता के आधार पर इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय दिया। यहां पर ये देखिएगा किस तरीके से अंकों में परिवर्तित किया। बहुत सुंदर तरीके से यहां पर फीतले बांधे थे, फीतले बांधने के बाद दोनों टांगों को कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद रोलिंग पोजीशन में लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से रोल करते रहे। यहां पर चोटग्रस्त हो गए थे, कंधे में चोट थी, जिससे वह करा रहे थे। ब्लू कॉर्नर के पहलवान अनिल कुमार यहां पर चोटग्रस्त थे। ये देखिएगा, देखना होगा किस तरीके से इस पर आपत्ति भी दर्ज करी थी उनके प्रशिक्षक द्वारा, मगर रिप्ले में यहां पे देखते हुए यहां पर बहुत वाकई उनको चोटग्रस्त हुए हैं, मगर रेफरी की नजरों से ये बचा। ये वो कंधा पकड़ के बैठे हैं, करा रहे थे, मगर यहां पर बहुत सुंदर तरीके से अपने दाव की प्रक्रिया को पूर्ण किया अमन ने और इस मुकाबले को जीता। और ये दर्शकगण इस मुकाबले को देखते हुए, रोमांचकारी मुकाबले यहां पर चलते हुए, और ये दिख रही है हमें पूजा, जो कि पदक विजेता रही, स्वर्ण पदक विजेता रही, और अगले मुकाबले की शुरुआत की जाएगी। अब ये तो दूसरे मैच में चल रहा है, हो गई ना। 72 kg Greco-Roman wrestlers and 125 kg freestyle wrestlers ready for ceremony. तो कुश्ती के मुकाबले चल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के सेमीफाइनल मुकाबले चल रहे हैं कबड्डी के। और कबड्डी जैसे हम देख रहे हैं, पहले मुकाबले में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का मुकाबला था। HPU यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पिछली बार की चैंपियन थी, लेकिन इस बार वो 1 पॉइंट से MDU से हार गई। सर, ये कबड्डी के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक्साइटमेंट भी है। देखिए, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, मज़ा आता है देखने में भी लोगों को, और उसमें अपसेट्स होंगे क्योंकि जैसे हम हमेशा ये कहते चले आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में टीम्स चेंज। डिफेंडिंग चैंपियन थे 2 साल पहले, क्या आपके पास वही रेडर्स हैं, वही टीम है आपकी, आपके जो कोर आपके पास वो है कि नहीं, वो चेंज होता रहता है। और यही एक इंटरेस्ट भी रहता है कि कोई टीम परमानेंटली टॉप पे नहीं रहती है, और ये तो खैर 2 साल का गैप आ गया बीच में। आपने वो बात की, तो हम बता दें कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो पुरुषों या बॉयज़ के जो चैंपियन बनी थी पिछले साल, यानी जब भुवनेश्वर में हुआ था, तो वो जीती थी, और यहाँ वो बॉयज़ में सेमीफाइनल में हार गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टीम अब बिल्डअप करती हैं, जो स्पोर्ट्स इंचार्ज होता है वो ऐसे खिलाड़ियों को खींचता है कि जो उनकी टीम को और मजबूत कर सके? देखिए, क्योंकि खेलो इंडिया में कैश इंसेंटिव्स हैं, और ये आपको स्कूल लेवल से दिखेगा, जो आप देखते हैं स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, और तो इसमें काफ़ी जगह आपको ऐसा भी दिखता है, जैसे हमने देखा लास्ट टाइम हरियाणा से भी देखा हमने, कि जिन टीम से हम लोग शायद कुछ समस्या ऑडियो में आ गई है, लेकिन फिर भी हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारे जो कबड्डी के मुकाबले हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांचक हो रहे हैं, क्योंकि जो टीमें हैं वो अब समझने लगी हैं कि कैसे अपनी टीम को मजबूत बनाया जाए, कैसे खिलाड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, और इससे भला सिर्फ खिलाड़ियों का ये हो रहा है। तो पहला हाफ रोमांचक रहा, दूसरे हाफ के लिए सीधे चलते हैं लाइव एक्शन की ओर। Taken a first ride in their second half, as they have won the toss and chose the court in the first half. Now they get a chance to raid in the second. And now Swarna is in trade from Savitribai Phule University.
She's expert raider from that team. Will she be able to take a touch? As there are 5 defenders, no chance for the bonus. She is running from end to end, corner to corner, but no chance. It's a safe raid for her. शी इज़ अ बोनस एक्सपर्ट. पहले हाफ में इनके 5 में से 4 पॉइंट बोनस से आए थे, तो 5 के डिफेंस से कम उस चीज़ की संभावना तो ख़त्म हो गई है. ये है पूजा, ये बोनस भी लेती हैं, टो टच भी करती हैं, किक भी लगाती हैं, एस्केप भी करती हैं. एक कंप्लीट रेडर हैं पूजा. That's what defense and offense is too strong in Kurukshetra University, and hence they are in the lead now. और बैक टू बैक बोनस लिए हैं. लगातार 2 रेड्स में पूजा बोनस लेकर गई हैं. स्कोर डिफरेंस देखिए अब 9 पॉइंट को हो चुका है. बोनस ऐसी चीज़ है कि बड़ी खामोशी से आपकी लीड बढ़ती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा. Struggling a lot, the raider. No chance for the bonus. They'll only go for the 3rd raid only, Sunil, because they are not taking risk in their raids in the first 2 raids. और दोनों रेड जो थी पुणे यूनिवर्सिटी की, दोनों एम्प्टी हुई हैं, तो इनकी अगली रेड होने वाली है डू और डाई. ये है प्राची. इनफैक्ट एक रेड प्राची ने की थी, साफ में बोनस लिया, फिर पूजा ने रेड की बोनस लिया और फिर से प्राची ने अब बोनस की ट्राई की है. This is what Balkland game from the blue jersey team, Savitribai Phule University, not allowing the raider to cross the deadline, but it's a safe ride to her. अब आई है डू और डाई रेड. 2 एम्प्टी रेड थी पुणे की तरफ से और इस बार एडवांस टैकल कामयाब, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन टैकल है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का. लीड अब डबल डिजिट में होने वाली है. Yes, when in the replay, the left corner had taken an initiative. Good tackle at the right place. At the bonus line, they have taken an initiative to tackle her. They are successful in their defense. प्राची ने वो टैकल किया था जो एक ऑलराउंडर की तरह खेल रही हैं. ये पूजा हैं. पूजा और प्राची तकरीबन एक ही जैसी लगती है. राइट कॉर्नर का बेहतरीन चेन टैकल है. बहुत देर बाद पुणे ने एक शानदार टैकल किया है. They are successful in executing the chain tackle at the right corner. Superb. The defense worked out now. ये तरीका है अगर आप पूजा को रोकना चाहते हैं. आप कॉम्बिनेशन में आइए. सोलो टैकल के लिए जाएंगे तो पूजा आपको पॉइंट नहीं देंगी. एक बार फिर से स्वर्णा रेड में है, लेकिन उनका फेवरेट बोनस अभी भी नहीं मिल सकता. It's all about kabaddi game is all about strength and power, Sunil. The strength is needed for every defender to take a follow on or dash, give a dash to the raider. Then only they will be successful in taking raiders into their to get a lead point. प्राची हैं टीम की बेहतरीन ऑलराउंडर. बोनस लगातार करती हैं. 2 बोनस की कोशिश की प्राची ने. थोड़ी देर पहले एक बेहतरीन टैकल भी किया था और मुझे लगता है कि कोच बलवान सिंह साहब ने यही बताया है इनको हाफ टाइम पे. बोनस मिला. इस हाफ में 3रा बोनस है ये कुरुक्षेत्र के लिए. तो बलवान सिंह साहब की स्ट्रेटजी साफ है कि जाओ बोनस की ट्राई करो, लीड को धीरे धीरे बढ़ाते रहो, और उनके प्लेयर बिल्कुल वही कर रहे हैं. Yes, they are executing exactly what the coach said. They are not at all taking any risk in their offense, not giving any points, only just trying for the bonus. They are successful in their bonus points. They are slowly reviving their defenders. और चलिए, बोनस से अगर रिवाइवल नहीं मिलता तो कम से कम स्कोर बढ़ता रहता है. अगर पूजा बाहर भी हैं तो प्राची रेड कर रही हैं. पूजा बोनस कर सकती हैं तो प्राची भी बोनस कर सकती हैं. और रनिंग हैंड टच की कोशिश डैश कर दी गई है. अच्छा डिफेंस पुणे की तरफ से. Left cover is so smart. Jersey number 12. Good dash from her. Nagendra. और अच्छा सपोर्ट था. 2 साथी और गई और ये डुओ डाई रेड है. सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी दूसरे हाफ में पूरी तरह से डुओ डाई रेड पर खेल रही है. पिछली बार डुओ डाई रेड में पॉइंट नहीं मिला था रेडर को, वो टैकल होके बाहर गई थी. Just Savitribai Phule Pune University are bouncing back slowly. Oh, what a back hold! Left corner. What a smart move from her. She is successful in taking that slowly. She had given a back to her. She is successful in taking back hold. आशा लेफ्ट कॉर्नर पे, और आशा ने एकदम रण सिंह की याद दिलवा दी है. इतने मजबूत एडवांस बैक होल्ड रण सिंह जैसा कोई नहीं कर सकता, और आशा ने बिल्कुल उसी का नमूना दिखाया. और यहाँ चेन टैकल नंबर 2, वेल डन, राइट कॉर्नर ऑफ
Savitribai Phule Pune University. It's a 10-point lead with Kurukshetra University. Here we can see they are trying to dominate, but the defenders are not even giving a single chance to the Raiders. Number 12, green card. ऐश्वर्या काले और उनके साथ स्वर्णा, इन दोनों की चेन ने 2 बड़े अच्छे चेन टैकल किए हैं स्वर्णा, और ये वाली स्वर्णा अब रेड में जा रही हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर इधर आपके डिफेंडर पॉइंट ले रहे हैं तो उधर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी पॉइंट ले रही है, इसीलिए लीड देखिए 8, 9, 10 के आसपास ही बनी हुई है। 1 versus 4, no chance for bonus. Swarna had to try a hand touch or a kicks. No, she is not taking any risk. Just cross the back line and back to the court. जबकि यहाँ पे बोनस ऑन है। हालांकि टीम की 2 मेन रेडर प्राची और पूजा बाहर बैठी हुई हैं, इसीलिए आशा है रेड में, जर्सी नंबर 2, और आशा ने वो बैक होल्ड किया था अभी थोड़ी देर पहले। एक और ऑलराउंडर है टीम के पास। पहले पूजा ऑलराउंड स्किल्स दिखा रही थी और अब आशा उसकी कोशिश कर रही हैं। There is much more to see, Sunil. It's a beginning. A lot of action in the second half. Still more time is there. It's a timeout taken by Savitribai Phule University. Pune University. Second half, first timeout. एक तरफ डॉक्टर विद्या हैं, ये देख लीजिए जो कोच हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के, ये बलवान सिंह हैं कुरुक्षेत्र के कोच। एक बहुत अनुभवी दिग्गज लेजेंडरी कोच है और एक एकदम यंग कोच हैं। तो ये 2 कोचिस का भी मुकाबला है। एक तरफ मॉडर्न कबड्डी को समझने वाली डॉक्टर विद्या हैं, दूसरी तरफ कबड्डी को घोट के पी चुके बलवान सिंह साहब हैं। ये रहे आपके सामने जो हरियाणा की चीफ सेलेक्टर हैं, चीफ कोच हैं, और साई सोनीपत में लंबे समय तक ये कबड्डी के कोच रह चुके हैं। What a beautiful evening, Sunil. A lots of crowd for the support of kabaddi game, for the encouragement of the young talents. Here we can see in the Jain Global Campus in Bengaluru, Khelo India University Games Edition 2. चलिए, पूजा कुमावत ने रेड शुरू की है। पूजा कुमावत को हमने इससे पहले ज़्यादा रेड करते हुए देखा नहीं है पुणे के लिए। डिफेंस है 4 का, जो पॉइंट लेने के लिए सबसे मुश्किल डिफेंस माना जाता है। She had to run end to end, corner to corner, but no chance. She had not taken any risk. It's a safe raid. But the point is, वरना कि इस टाइम अगर पुणे सेफ खेलेगा तो जीतेंगे कैसे? 9 पॉइंट का डेफिसिट है, 8 मिनट बाकी है, यानी कि आपको 8 से 10 रेड मिलेंगी। आपको हर रेड में 1-1 पॉइंट चाहिए तो आप जीतेंगे, बशर्ते कुरुक्षेत्र को कोई पॉइंट न मिले। बहुत मुश्किल टास्क है। गेम को स्लो करना सावित्रीबाई यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। Slow and steady wins the race, Sunil. They are planning. But they don't have time. Yes, they are trying to win in the defense. Savitribai Phule University. The young coach had given some tips in the break. चलिए, निकिता डुओ डाई रेड में फाइनली कामयाब। पिछली 2 डुओ डाई रेड में निकिता आउट हो गई थी, इस बार फाइनली वो डुओ डाई रेड में पॉइंट लेकर आई हैं। आशा ने डाइव की और आशा ने इनको पहले बैक होल्ड किया था, तो निकिता ने आशा से उसका बदला ले लिया है। So they are in the lead. The greediness we can see from the defenders. She had taken a hasty challenge, hasty tackle there. ये मुश्किल घड़ी है। नीरू है रेड में कुरुक्षेत्र के लिए, ये डुओ डाई रेड है। नीरू कितने पॉइंट लेकर गई? 1 ही पॉइंट मिला, जबकि डिफेंस का झुरमुट उनके आसपास था। A beautiful turn up in the lobby after the struggle, and she is successful in reaching the center line. Wonderful point to her. 3 से 4 प्लेयर हो गए हैं। देखिए लॉबी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। लॉबी से संपर्क बनाते हुए उन्होंने मिड लाइन क्रॉस कर ली, और सबसे अच्छी बात ये नंबर 1 देखिए, पूजा टीम की मेन रेडर, वो रिवाइव हो गई हैं। Yes, slowly they are coming back to their what to say, they are presenting their skills. They are reviving their players. They are maintaining their defenders in the court. All 7 defenders are there in the court with Savitribai Phule University. और 7 डिफेंडर्स के होने का नुकसान ये है कि पूजा जैसी रेडर वहाँ से बोनस भी ले सकती हैं, और यहाँ से आपको 6 या 7 रेड मिलेंगी, आपको, आपकी टीम को भी और आपके विरोधी को भी। और पूजा अगर इस तरह से 2-3 बोनस और ले गई तो पुणे के लिए जीत का रास्ता खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप डिफेंस में मैच नहीं जीत सकते, यहाँ से अगर जीतना है तो आपको रेड में पॉइंट लाने होंगे। Of course, Swarna is giving some hints to the raider, jersey number 8 from Savitribai Phule Pune University, Pooja Kumawat.
Will she take any touch points? They have to. Just 30 seconds time will be given to any raider. Oh, she tried for a toe touch, bending very lowly, confusing the defenders, but still no chance for her. रेडर्स नहीं चल पा रहे पुणे के, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। डिफेंस में जो पॉइंट आए हैं वो आपको यहां से मैच नहीं जितवा सकते। पूजा ने पिछली रेड में बोनस लिया था, इस बार रनिंग हैंड टच की ट्राई की है। लीड ऑलरेडी 10 पॉइंट्स की है और अगर ये बोनस मिल गया तो 11 की हो जाएगी। सुनील, offense is a minus for Savitribai Phule Pune University. Just they are maintaining their defenders to stay in the court. It's a bonus to Kurukshetra. And now निकिता पडवाल, 3 इन्होंने रेड की हैं डुओ डाई में, 2 में आउट हुई थी, 1 में पॉइंट मिला था और ये तीसरी बार डुओ डाई में निकिता आउट हुई हैं। लीड 12 पॉइंट्स की और मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि पिछले 10 मिनट से पुणे की यूनिवर्सिटी डुओ डाई रेड पर क्यों खेल रही है। they are lacking in the offense, Sunil. They are not able to get the points in their raids. That's what they are maintaining the defenders to stay in the court and hence maintaining only duo day raids. But that strategy is also not working. पहले पूजा थी, अब प्राची भी रिवाइव होकर अंदर आ गई हैं। दोनों मेन रेडर अंदर आ चुके हैं और एक बीच में चांस आया था जब 2 प्लेयर बचे थे कुरुक्षेत्र के पास। पुणे अगर तब उनको ऑल आउट दे देते तो वापसी हो सकती थी, उस मौके को भी वो मिस कर गए। Exactly, they are trying their best to take an all out of Kurukshetra, which is in the lead. Here comes the substitution. There will be 5 substitutions throughout entire game. They can substitute 5 number of players for their team. चलिए चेंज किया गया है, पूजा कुमावत की जगह टीम में ज्योति पवार को भेजा गया, तो एक रेडर अंदर भेजी है जिसकी जरूरत थी। ये हैं ज्योति पवार। ये शायद थोड़ा जल्दी करना चाहिए था क्योंकि अकेली निकिता आपको पॉइंट नहीं दिलवा सकती। दूसरी रेडर है इनकी स्वर्णा जो कैप पहन के खेल रही हैं, वो बोनस के अलावा उनको कोई और पॉइंट नहीं मिला, तो रेडिंग डिपार्टमेंट जरूर पुणे के लिए चिंता का कारण है। One raider is not enough, obviously, to any team. Raiders department should help out the defense also. Oh, it's a struggle. Good. The team support worked well for the Savitribai Phule University. Just we are talking about the defense. The raider penetrated so deeply into the left corner. See, the left corner didn't left any moment to take an ankle hold there. सिद्धि मराठे इट वॉज। लेफ्ट कॉर्नर ने पॉइंट लिया, लेकिन डिफेंस आपको एक ही पॉइंट दिलवा सकता है या सुपर टैकल में 2 पॉइंट दिलवा सकता है। लीड अभी भी 11 पॉइंट की है कुरुक्षेत्र के पास। अगर सावित्रीबाई फुले को जीतना है यूनिवर्सिटी को तो सिर्फ और सिर्फ रेड में पॉइंट लाने होंगे, सुपर रेड्स करनी होगी, वो नहीं हो रही हैं। Do you think Sunil, Savitribai University can come back? वेरी टफ नाउ। 3 मिनट बाकी हैं, यानी 3 या 4 रेड मिलेंगी। डिफरेंस है 11 का। 4 मिनट में अगर आपको 11 पॉइंट चाहिए तो हर रेड आपकी सुपर रेड होनी चाहिए और इस पूरे मैच में इन्होंने एक भी सुपर रेड नहीं की है। एंड उसके बाद 1 पॉइंट और मिल गया है प्राची को। लीड दोबारा से 12 पॉइंट की है। मुझे लगता है कि अब फॉर्मेलिटीज रह गई हैं स्वर्णा। आमतौर पे कहते हैं कि नेवर से नेवर, जब तक आखिरी विसल ना बजे कुछ कहिए मत, लेकिन यहाँ से शायद ये कहना सेफ है कि कल MDU के सामने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खेलेगी। इट विल बी ऑल हरियाणा इन द फाइनल्स ऑफ विमेन कैटेगरी कबड्डी। शायद सुनील, it is impossible for Savitribai University. Yes, looking for a good moment. The in player had taken a nice ankle hold. It's a surprise for the raider there. और रेडर भी नहीं है, दूसरी बार रेड करने आई हैं ज्योति पवार, सब्स्टिट्यूट होकर आई थी। आखिरी 2 मिनट हैं और अब ये मैच का रिजल्ट जो है वो पत्थर पे लकीर की तरह आप समझ सकते हैं। औपचारिकताएं बाकी हैं। बिल्कुल सुनील, इट्स इम्पॉसिबल even though they will manage to have a multiple points at this point of time, there is no chance of having too many raids for Savitribai now. इन्होंने शुरू में इंप्रेस किया था, हम बात कर रहे हैं स्वर्णा की, लेकिन यहाँ कितना इंप्रेस कर पाए? बिल्कुल नहीं। इंप्रेस किया कुरुक्षेत्र के डिफेंस ने। स्वर्णा लोखंडे बोनस की स्पेशलिस्ट हैं, बोनस करने गई थी तो नंबर 10 प्राची ने एंकल होल्ड की शुरुआत की और कितनी जल्दी पूरा डिफेंस उन पर टूट पड़ा।
What a stunning defense we have seen from Kurukshetra University. At the last 3 minutes, what a brilliant performance. A lot of points being taken from the opponent team. और कल ये टीम खेलेगी MDU से। उनका डिफेंस कमाल का है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रेडर कमाल के हैं। नंबर 10 प्राची और नंबर 1 पूजा। तो कल का जो मुकाबला होने वाला है फाइनल, एक तो हरियाणा वर्सेस हरियाणा का होगा, दूसरा कुरुक्षेत्र के रेडर और रोहतक के डिफेंडर्स के बीच का मुकाबला होगा। मजा आएगा देखने में। Obviously said Sunil, it's going to be perfectly action. We can see a lot of skills or many more in the finals. Only 2 raids can be seen in this semi-final too as of now. बिल्कुल, यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। नंबर 7 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी अब जाते जाते सिर्फ स्कोर डिफरेंस कम कर सकती है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा आपको जब आप सेमीफाइनल में हारते हैं। डू और डाई रेड है, थर्ड रेड है। मैच के रिजल्ट पे इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसीलिए कोई मेन रेडर नहीं आई, बल्कि आशा आई हैं, जो कि मुख्यतः एक डिफेंडर हैं। At the last moment of the game, they will give the opportunities for the bench strength to Sunil as they are in the lead. But the raider is successful in taking the points. A half-hearted tackle from the right corner of jersey number 3 of Savitribai Phule University. We can see. संभवतः आखिरी रेड है इस मुकाबले की। पुणे और हरियाणा का ये मुकाबला पहले हाफ में इतना एक तरफा नहीं लग रहा था। दूसरे हाफ में आकर ऑलराउंड खेल दिखाया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। उनकी रेडर्स पूजा और प्राची जबरदस्त खेली। दूसरे हाफ में बोनस पे ज्यादा ध्यान दिया, ऑल आउट को अवॉइड किया और पहुंच गए हैं फाइनल में। सेमीफाइनल नंबर 2 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा ने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को 34-21 से हरा दिया है और वो विमेन कबड्डी में खेलने वाले हैं अपनी ही स्टेट की, रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। What exciting moments in both the semi-finals, Sunil. The first one is 2 fantastic nail-biting match. No words for that. But the final encounter, we can expect a much more action from both the teams. बिल्कुल, आज का पहला सेमीफाइनल काफ़ी दिलचस्प था, जिसका फैसला आखिरी रेड में हुआ। दूसरा सेमीफाइनल दूसरे हाफ में आते आते एक तरफा हो गया था और बलवान सिंह साहब, जैसा हमने बताया, बड़े दिग्गज कोच हैं। उनकी टीम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने सेमीफाइनल में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को 34-21 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इट विल बी ऑल हरियाणा in the finals of women kabaddi. Now the experience of the coach helped out the Kurukshetra University to reach the finals. The youngsters will learn a lot. Savitribai Phule University, the young coach will be very happy. Even though she lost the match, they fight. The fought is too good between both the teams. We are seeing the highlights. Have a look at some highlights of the match. ये बेहतरीन एस्केपिंग स्किल थे और यहाँ चेन टैकल हमने देखा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पुणे ने जिस तरह से कॉम्बिनेशन टैकल किया। Tried for the bonus and no, she tried toe touch and successful there. Here the in player had taken a single thigh hold. A most brilliant defense we can see from Kurukshetra University. They had scored many points in the defense itself, Sunil. Absolutely. पहले हाफ में रेड्स में पॉइंट आ रहे थे, दूसरे में डिफेंस में भी उनको पॉइंट मिले हैं, जिसके कारण कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अब पहुंच गए हैं फाइनल में। तो आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर तकरीबन 12:15 बजे, जब हम मेन और विमेन दोनों कैटेगरीज के फाइनल का लाइव एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स से स्वर्णा और मुझे सुनील को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan, Canara Bank. Together we can.
तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कबड्डी का फाइनल हरियाणा की दो टीमों के बीच में होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। पहला जो सेमीफाइनल मुकाबला था वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बीच में, और वहां पर हिमाचल प्रदेश की गर्ल्स जो पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन थी वो हार गई, लेकिन वो हारी सिर्फ 1 पॉइंट से, वो भी आखिरी क्षणों में। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की टीम 34 बनाम 33 अंकों से जीती। और अब से कुछ ही देर पहले जो सेमीफाइनल मुकाबला, जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खत्म हुआ, उसमें सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी 21 पॉइंट पर रह गई और बाजी मारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, जिसके 34 अंक थे। तो दो हरियाणा की टीम यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कल फाइनल में आमने सामने होंगी। राकेश जी, हॉकी लगातार हम देख रहे, माफ़ कीजिए, कबड्डी अगर हम देखें तो अच्छा स्पोर्ट, जैसे आपने कहा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन पुरुषों में तो ये देखने को नहीं मिला, लेकिन महिलाओं में अभी भी जो है हरियाणा का दबदबा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये बड़ी ये चीज़ मैंने शुरू से मेंटेन किया था कि जब ऐसे गेम्स आएंगे विच आर रोबस्ट गेम्स, जिसको हम कहते हैं कि डिसिप्लिन्स हैं जो रोबस्ट हैं, चाहे वो रेसलिंग हो, पावर एंड इसमें ये आपको दिखेगा। एंड सिमिलरली एथलेटिक्स में स्प्रिंट्स ना भी सही, थ्रोज जब होंगे, तो ऐसे इवेंट जब आएंगे आपके लिए, तो उसमें आपको नॉर्दर्न इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको ज़्यादा डोमिनेंट दिखेंगे आपको। तो ये चीज़ जो है अगर आप देखें तो अभी अगर आप मेडल्स टैली भी देखेंगे तो टॉप की 6 टीमें अगर हम देख लें, जैन यूनिवर्सिटी को अगर आप साइड में रख दें तो बाकी सारी नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज़ हैं। टॉप 6 में से 5 यूनिवर्सिटीज़ नॉर्थ की हैं। आपकी जो बात है उसको मैं और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब पहले दूसरे तीसरे दिन का खेल हुआ था एंड व्हेन पूल एक्वेटिक इवेंट्स वर गोइंग ऑन, और साथ ही साथ वेट लिफ्टिंग के इवेंट्स भी चल रहे थे, और वेट लिफ्टिंग के इवेंट्स में जो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है और फिर जो पूरा बेल्ट है कर्नाटक का, वहाँ के जो एथलीट्स हैं वो सारे आगे आ रहे थे। लेकिन तब भी हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि देखिए, जब रेसलिंग आएगी, जब मुक्केबाजी आएगी, जब थ्रोज के इवेंट्स आएंगे, जब कबड्डी आएगी, तो नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने आप ऊपर जाएंगे। महिलाओं की अगर हम बात करें, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। इनके कोचेज हम देख रहे हैं, ये वो कोचेज हैं जो प्रोफेशनल लीग्स में भी कोचिंग करते हैं। तो क्या ये भी एक फर्क है कि आपने अपने स्पोर्ट्स के इंचार्ज को किसको बनाया है अपने यूनिवर्सिटी में, वही खिलाड़ी इकट्ठा करेगा? ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप देखें SRM को देख लीजिए, लवली यूनिवर्सिटी देख लीजिए, ये जितनी भी ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ माना जाती हैं, इन सब में अगर आप देख लीजिए एक नई चीज़ हमको देखने को मिली है जब से ये खेलो इंडिया शुरू हुआ है। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो आपने स्कूल लेवल से जब से शुरू किया, उसके बाद यूथ के बाद यूनिवर्सिटी, इसके जितने भी वर्टिकल्स हैं इस गेम्स में, विमेन गेम्स अलग हैं, ट्राइबल गेम्स होंगे, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें अभी जो आने वाली भी हैं। तो उसमें अगर आप एक स्ट्रक्चर इसको देखें, अगर जिस दिन ये स्ट्रक्चर सेट हो गया, जहाँ पे आप स्कूल पे भी कर रहे हैं, फिर अभी यूथ होने वाले हैं जल्दी से, और उसके बाद हमने देखा कि यूनिवर्सिटी एक स्टेपिंग स्टोन है आपके लिए। ये नहीं है कि आप बीच में आप खाली रह जाएंगे कि साहब कुछ नहीं है। अगर आप सही, आपको मायनों में मिल गया जो सपोर्ट चाहिए, आपको स्कॉलरशिप मिलती है 8 लाख तक की, अगर आप अच्छा कर रहे हैं जूनियर स्कूल लेवल से, वहाँ से अगर आप देखें सपोर्टेड, तो ये स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एक आपने इनिशिएटिव लिया है और एक इंसेंटिव दिया है। एक चीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर ऑल नाउ लुकिंग एट रेडीमेड प्रोडक्ट्स। उनको दिख रहा है कि जो लोग आ रहे हैं इनको अगर ले लिया जाए, जैसे जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। बेंगलोर में स्विमिंग उसका हब माना जाता है कि अभी इंडिया में कहीं अगर स्विमिंग हो रही है इतनी सीरियसली कहीं हो रही है तो कर्नाटका में, और काफ़ी सालों से हो रही है। उन्होंने जो क्रीमी लेयर ऑफ इंडियन स्विमिंग है, जो कि इस एज ग्रुप में है 18 से 26 तक, उन्होंने उनको मौका दिया है, लिया है। उनके रिजल्ट्स आप देखिए, मेडल्स टैली में डे 1 से टॉप पे हैं। वो जो स्विमिंग से जो उनको फ़ायदा हुआ है वो अभी तक दिख रहा है, ऊपर तक। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छे कोचेज़ ले रही हैं, अच्छे प्लेयर्स ले रही हैं, और उसका फ़ायदा उनको दिख रहा है। जी बिल्कुल, उसका फ़ायदा दिख रहा है। हालांकि फ़ायदा कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर खिलाड़ी का भला हो रहा है, वो अगर प्रमोट हो रहा है तो अच्छी बात है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बिल्कुल यही प्लेटफॉर्म उन्हें दे रहा है। चलते हैं रेसलिंग की तरफ।
तरह की एक होल्ड उनका अच्छा है, मगर जब तक पूर्ण तकनीक पूरी नहीं होगी तब तक उनको अंक प्रदान नहीं होंगे। और यहाँ पर रेफरी के विसल का संकेत, दोनों ही खिलाड़ियों को खड़े होने का निर्देश दिया गया। उनकी इस टेक्निक को विफल किया एलपी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की यादव ने। लगातार प्रयासरत और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की यह खिलाड़ी एफ यादव, जो कि लाल पोशाक में है, 62 किलो भार वर्ग का महिलाओं का ये मुकाबला चलता हुआ। और CBLU सुमित्रा यानी कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी की ये छात्रा, जो कि ब्लू कॉर्नर में है, दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ। पहला चक्र समाप्त हुआ है, 4 अंकों की बढ़त बना रखी है यहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की पहलवान ने। ये देखिएगा किस तरीके से अंक अर्जित किए, भारंदाज लगाने का प्रयास था। यहाँ पर घुटने उनके लगने चाहिए थे मैट पर, और यहाँ पर पीछे से टांग को खींचा, और यहाँ पर ये देखिएगा मैट पर घुटने उनके लगा दिए हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की पहलवान के। और यहाँ पर उनको 2 अंक दिए गए, 2 अंक उन्होंने अर्जित किए। भारंदाज लगाने का प्रयास था, मगर टेक्निक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं कर पाई। और ये रेस्ट के बाद, 30 सेकंड के रेस्ट के बाद ये मुकाबला पुनः सुचारू रूप से चलता हुआ। लेग अटैक, बहुत ही सुंदर तरीके से सिंगल लेग अटैक किया है। पीछे आने की जद्दोजहद में, मगर वहीं रेड कॉर्नर की एफ यादव पीछे आने में प्रयासरत हैं। उनकी हालांकि जांग को लेग अटैक कर रखा है, जांग को पकड़ रखा है ब्लू कॉर्नर की सुमित्रा ने, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की यह पहलवान। और यहां पर पीछे आने के लिए पूरी तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से तकनीक में बदलाव किया, और ये 2 अंक सुरक्षित है, उनको प्रदान किए जाएंगे। 6-0 का स्कोर हो चुका है। स्वर्ण पदक दावे पे लगा हुआ है, दाव पर लगा हुआ है। यहां पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पीछे आने में कामयाब हुई, अच्छा प्रयास उनका। फ्रीडम यादव, जो कि इन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की 6-0 से बढ़त बनाने में कामयाब हुई हैं। पहले चक्र में उन्होंने 4-0 से बढ़त बनाई थी, और ये दूसरे चक्र की शुरुआत के साथ ही उन्होंने 2 अंक और अर्जित किए हैं। एक अच्छा प्रयास किया सुमित्रा, उसके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर 1 मिनट 53 सेकंड का खेल शेष है, दूसरा चक्र चल रहा है। यहाँ पर एक बड़ा दाव लगाना होगा उनको, तभी वह बराबरी पर ला सकती है इस मुकाबले को। 6-0 से अभी तक फिलहाल चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की यह छात्रा पिछड़ती हुई ब्लू पोशाक में है, और ये मैच से बाहर येलो जोन पर चलता मुकाबला मैच से बाहर की ओर धकेलना चाहती है। यहां पर लेग अटैक, सिंगल लेग अटैक करने का प्रयास एफ यादव का। प्रयास बहुत अच्छे, रिस्ट होल्ड की है उनकी। रेफरी निर्णायक की काफी अहम भूमिका होती है अपनी। और ये है गुरमीत और मंजीत, जो कि जूरी मेंबर्स। कोई भी विवाद होता है तो जूरी के सम्मुख अपील की जाती है, और उसके बाद जूरी उस पर अपना निर्णय लेती है रिप्ले देखकर। अहम भूमिका होती है जूरी की भी। मैच चेयरमैन कहा जाता है, गुरमीत मैच चेयरमैन की कार्यभार को ग्रहण किए हुए। और यहां पर ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की लाल पोशाक की पहलवान एफ यादव पीछे आने के प्रयास में, और यहां पर पीछे आने में कामयाब हुई। 2 अंक उनको सुनिश्चित है और प्रदान किए जाएंगे। 8-0 का स्कोर हो चुका है अब तक, 22 सेकंड का खेल शेष है। यहां पर 2 अंक अगर और ले लेंगी तो तकनीकी दक्षता के आधार पर इस मुकाबले को वो वैसे भी जीत जाएंगी। देखना होगा यहां पर। और घड़ी से भी मुकाबला है यहां पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की पहलवान का। समय अवधि बहुत कम रह गई है, कुछ ही क्षण, 10 सेकंड का खेल शेष है। बहुत मुश्किल उनके लिए, बराबरी पर भी लाना कठिन होगा। और यहां पर 8-0 का स्कोर चलता हुआ अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की पहलवान एफ यादव, जिन्होंने 10-0 यानी कि तकनीकी दक्षता के आधार पर भी इस मुकाबले को जीता, और समय अवधि भी समाप्त हुई थी। ये देखिएगा, इस मुकाबले में जीती, स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बहुत ही
सुंदर खेल का परिचय किया। 62 किलो भार वर्ग की एफ यादव लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की यह छात्रा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये देखिएगा इनकी स्वर्णिम सफलताएं किस तरीके से अंक अर्जित किए थे, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार करती हुई पीछे आने में कामयाब हुई। अपनी टांगों को पूरी तरह से स्ट्रेच किया था, खोल लिया था और पीछे आने में कामयाब हुई। और मैट पर यहाँ पर ब्लू कॉर्नर की पहलवान के घुटने लगा दिए और घुटने लगाते ही 2 अंक उनको प्रदान किए जाएंगे। ये देखिएगा अच्छे खेल का प्रदर्शन, बहुत ही सुंदर खेल का परिचय। पूर्णतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का काफी अच्छा अनुभव था और वो अनुभव यहाँ पर साफ दिखता हुआ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल, ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है, माइसोर सैंडल सोप। तो रेसलिंग के मुकाबले हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जैसे वहाँ पर एक्शन होगा हम फिर से आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सर, जैसे कि हम उस मुकाबले से पहले बात कर रहे थे, अगर अभी तक हम बात करें कि इन यूनिवर्सिटी गेम्स बनस्पत, अगर हम भुवनेश्वर की बात करें, क्या कुछ पॉजिटिव्स निकल के सामने आया इस बार? तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ बड़ी हैं, जो मेडल गोल्ड जीते जा रहे थे वो बड़े हैं। और एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकता है, वो है कि 118 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम एक मेडल तो जीता है। 62 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम गोल्ड तो जीता ही है। और नोबडी, अभी तक कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने कि 10% जिसने डोमिनेट किया हो। जैसे कि हम कहते हैं कि 10-15% ऑफ मेडल अगर कोई यूनिवर्सिटी जीत रहा है तो डोमिनेट कर रहा है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आपको एक समरी पूछें कि इसकी क्या है इन खेलों की बनस्पत पिछले गेम्स की, तो आपके जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि पिछले 2 सालों में हालांकि वक्त ऐसा था कि आप गेम्स नहीं होल्ड कर पाए, बच्चे ट्रेन नहीं कर पाए जैसा वो चाहते थे जी। वो सब अगर आप कंसिडर करें तो लगता है ये परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं जी। पहली बात, रिकॉर्ड्स को मैं वैसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए सिर्फ एक ही एडिशन हुआ है जी। जहाँ भी परफॉर्मेंस बेटर हुई है वो एक गेम्स रिकॉर्ड बन गया, तो इसीलिए मैं गेम्स रिकॉर्ड नहीं गिन रहा हूँ इसको जी। लेकिन परफॉर्मेंसेस जब मैं देखता हूँ जो कि मेजरेबल इवेंट्स हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे निकल के आई हैं कि जहां आप एक लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी देखते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो पहले जिन्होंने अच्छा किया, उन्होंने ये 2 साल का जो गैप आया वो, और जो उनका बैच बदला, उसके बावजूद अपनी जगह बना के रखी है। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे आप ले लीजिए, लास्ट टाइम की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी, अभी भी टॉप 3 में है। ये एक कंसिस्टेंसी है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस बार जैसे आपने कहा 118, ये कल का आंकड़ा है। अगर आज 55 मेडल्स और 55 गोल्ड मेडल्स डिसाइड हुए हैं, 55 सिल्वर डिसाइड हुए हैं और ब्रॉन्ज तो उससे भी ज़्यादा, तो अगर आप उसमें से भी अगर आप देख लेंगे तो ये आंकड़ा 118 से बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम अभी भी अगर 118 पे एक लाइन खींच दें कि हाँ भाई अब देखते हैं, तो भी हर 3 यूनिवर्सिटीज़ में से 2 यूनिवर्सिटी यहाँ से मेडल जीत के जा रही है। ये मेरे हिसाब से एक जैसे हम ऑलराउंड एक स्पोर्ट्स कल्चर की बात कर रहे हैं जी, उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये क्वालिफाइड टीम्स आई हैं ऐसा जी। ये आपने सारी भीड़ इकट्ठी नहीं की है जी। आपने 8 टीमों को, आपने 8 यूनिवर्सिटी जो क्वालिफाइड हैं उनको आपने मौका दिया है। ये फॉर्मेट बिल्कुल नेशनल गेम्स की तरह था। नेशनल गेम्स में जो नेशनल्स की जो टॉप 8 स्टेट्स होती हैं वो नेशनल गेम्स में आती थी, तो ये उन्होंने फॉर्मेट वही रखा है। कुछ खेल जिन में हम हमेशा अच्छा करते रहे हैं, जैसे कबड्डी है, रेसलिंग है, यहाँ पे हमने देखा कि क्वालिटी डिप नहीं हुई है, क्योंकि हो सकता है कि टैलेंट का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा था कि आपके पास प्लेयर थे। लेकिन एथलेटिक्स में हम देख रहे हैं कि क्योंकि वो 2 साल का गैप दिख रहा है, आप बाहर जा ही नहीं पाए, आप ट्रेन नहीं कर पाए, तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं टूटे हैं। एक और खेल बैडमिंटन जो हम अगला दिखाने वाले हैं जी, जिसके कुछ अंश
उसके परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे कि बैडमिंटन का जो स्तर है, क्योंकि हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बैडमिंटन में जब तक आप 26 साल के होते हैं और यूनिवर्सिटी खेलते हैं और अगर आप देश में कहीं नहीं आ पाए हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके बाद फिर आपका कम बैक करना, उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, बैडमिंटन का स्टैंडर्ड अगर मैं सीधी तरह से कहूँ, बहुत पुअर स्टैंडर्ड हमारे यूनिवर्सिटी लेवल में आज की तारीख में। क्यों है ये बताता हूँ। क्योंकि जिस अंदाज से हमारा बैडमिंटन ग्रो होना चाहिए था 2010 के बाद से, गवर्नमेंट का इतना फोकस, क्योंकि आप ले लीजिए शूटिंग, हॉकी और बैडमिंटन, अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अगर गवर्नमेंट का 3 डिसिप्लिन्स पे सबसे ज़्यादा फोकस था पिछले 12 सालों में, उसमें बैडमिंटन एक है। हम उसके बावजूद हम जो हैं जूनियर्स में अगर आप ले लें, 2012 के बाद और 2015 में एक प्लेयर सिरिल वर्मा, उसके अलावा हमारा कोई प्लेयर वर्ल्ड के टॉप 2 में नहीं आया है जूनियर लेवल पे। उसके बाद वो जूनियर होके ब्लूम होके सीनियर में तो आया ही नहीं। अब हम देख रहे हैं एक प्लेयर को, लक्ष्य अगर उस लेवल पे है तो बाकी हमने 12 साल में कुछ नहीं किया। तो इसीलिए हमारा यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको बैडमिंटन में कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। रीज़न बीइंग ये एकेडमी बेस्ड हो गई है कि आप कहीं के भी हों, आपकी यूनिवर्सिटी में टीम है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एक अच्छी एकेडमी में चले गए। आजकल इंडिया में भरे हुए एकेडमी, गोपीचंद एकेडमी का तो नाम लोगों ने सुना है, लेकिन उसके आसपास की यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं। हैदराबाद में ही आपको कम से कम पाँच ऐसी एकेडमीज़ मिल जाएंगी जिसके पास फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास हैं। बेंगलोर में है, बाकी जगह भी है, नॉर्थ में थोड़ी कम है, लेकिन आप उसके स्टैंडर्ड को कहें, अगर ये प्लेयर्स जो यहाँ खेल रहे हैं अगर इनको आप सीनियर लेवल में डाल देंगे तो मेरे ख्याल से सेकंड राउंड में नहीं पहुँचेंगे। एक और रैकेट स्पोर्ट की बात करें, टेनिस की, हम बैडमिंटन पे आएंगे, लेकिन वही चिंता मुझे टेनिस की भी सता रही है कि टेनिस में हालांकि इतना प्रमोशन या इतना फंडिंग शायद नहीं हो पाई जितने कि आपने टॉप 3 गेम्स में हुई, लेकिन टेनिस में भी हमारे पास इस समय कोई ऐसा नाम है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। और ये एक मुझे एक जो शौक लगता है वो इस बात का, क्योंकि हमने ये देखा है 1990 से लेट 90s से एक ट्रेंड बन गया है। वो ट्रेंड क्या है कि आप सिंगल्स खेलना शुरू करते हैं। सिंगल्स में मेहनत बहुत लगती है, यकीन मानिए, आपको फिजिकल अपना जिस शेप में रहना पड़ता है वो बहुत डिमांडिंग है। आप इतनी मेहनत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि डबल्स का रास्ता थोड़ा सा शॉर्टर है। ये रास्ता दिखाया था महेश भूपति ने, लिएंडर पेस ने नहीं दिखाया था। ये महेश भूपति जब नए आए थे, अच्छी सर्व थी, बड़ा अच्छी बॉडी थी, सब कुछ था, हमको लग रहा था कुछ करेंगे, कुछ होगा। बहुत जल्दी दोनों ने डिसाइड किया कि साहब हम डबल्स खेलेंगे। लिएंडर फिर भी थोड़ा लंबा खेल गया, महेश भूपति बिल्कुल नहीं। वहाँ से इंडियंस को ये रास्ता मिल गया। वहाँ की बात तो छोड़िए, सुमित नागल जो कि जूनियर विंबलडन में जिन्होंने अच्छा किया, फट से डबल्स में आ गए, क्योंकि सिंगल्स कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि या तो उनको अंदर से आ जाता है हम टॉप 100 प्लेयर के टॉप 100 आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, और टॉप 100 को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि फिजिकली बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट है। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं डबल्स में आ जाएं। डबल्स में थोड़ा रास्ता आसान है, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप सिंगल्स प्लेयर्स डबल्स नहीं खेलते हैं। एक ज़माना था जबकि मैकेनरो खेलते थे, डबल्स खेलते थे। आपके जो पहले विंबलडन के जो जो पहले ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल जो डिसाइड हुआ, अगर मैं कहूँ कि वॉवरिंका और रॉजर फेडरर दोनों जो कभी डबल्स नहीं खेले, डेविस कप के कुछ इक्के दुक्के मैचेस हटा दीजिए, वो ओलंपिक के डबल्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसा अगर ये जिस दिन ये डबल्स प्लेयर सीरियसली डबल्स खेलने लगे तो ये जो नॉर्मली जो डबल्स खेल रहे हैं उनका खेलना बंद हो जाए। ये शूटिंग और बैडमिंटन, हॉकी की आपने बात की कि ये तीनों प्रायोरिटी स्पोर्ट्स थे, गवर्नमेंट बहुत फंडिंग मिली, बहुत फंडिंग इनमें गई है। शूटिंग में भी हमने अच्छा किया है, कह सकते हैं। हॉकी हैज बीन अ ग्रेट स्टोरी, रीसेंट स्टोरी, वो इन्वेस्टमेंट अब देखिए जी। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्टार जो हैं, वो स्टार वैल्यू, अगर हम दूती चंद की बात ना करें या श्री हरि नटराज की बात ना करें, जिनको हो सकता है जैन यूनिवर्सिटी ने कहा होगा कि भैया आप कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इसमें बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी एक प्लेयर के शेड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाए। देखिए, वो बनेगा जब तक ये कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्योंकि ये एक ही साल में आते हैं जी, और इसके 2 साल बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं।
तो जब जब ये सालों में ये गेम्स नहीं होंगे तब प्रायोरिटी होगी। नहीं तो देखिए एक जैसे हम कहते हैं पीक करने के लिए आपको, जैसे मैंने इस पॉइंट को मैंने पहले भी कहा था, दूती चंद का पीरियडाइजेशन जो एक वर्ड है वो यही होता है कि आपको ब्लॉक्स में एक क्योंकि आप साल के 24 घंटे अपने पीक पे नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता, इम्पॉसिबल है। किसी भी फील्ड में आप अपने पीक पे डे आफ्टर डे आप पीक पे नहीं रह सकते हैं। तो ये जो आपका कोच आपको एक चीज़ बना के देता है कि आपको यहाँ तक कंपटीशन में भी आपको ज़रूरी नहीं है कि अभी आप जाके रिकॉर्ड बिल्कुल अभी बनाओ, ज़रूरत नहीं है। जब तक ये प्रायोरिटी नहीं आएगी आप खेलो इंडिया में आप रिकॉर्ड्स नहीं देखेंगे जी, क्योंकि चाहे वो दूती चंद हो, चाहे वो श्रीहरि हो, ये कोई यहाँ पीक नहीं कर रहा है। पीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन सब की नज़र कॉमनवेल्थ गेम्स पे है। तो जब कॉमनवेल्थ गेम्स पे आपकी नज़र है या कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना बेस्ट देना है आपको, मेडल वहाँ आना आसान नहीं है। स्विमिंग में उसका स्विमिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप कॉमनवेल्थ शूटिंग, हालांकि इस बार शूटिंग नहीं है, कॉमनवेल्थ शूटिंग का स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ गेम्स हैं, कुछ डिसिप्लिन्स कॉमनवेल्थ में ऐसे हैं जिसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। एथलेटिक्स का काफ़ी अच्छा है। क्या शूटिंग में हमें चिंता करने की ज़रूरत है या फिर हमारे बहुत अच्छे शूटर्स हैं, बट शूटिंग एक ऐसा गेम है कि उस दिन ऑन दैट डे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप कैसे एक दिन या यूं कहें कि एक शॉट आपके मेडल और 8th पोजीशन के ऊपर। बिल्कुल, देखिए वो तो शूटिंग की जब आप बात करते हैं प्रिसिशन स्पोर्ट है जिसमें कि 10.1 बहुत अच्छा स्कोर नहीं है क्योंकि आप 10.2, 10.3, 10.4 आप जा सकते हैं और वहाँ से आप आप हर शॉट आपका 10.1 से ऊपर हो सकता है, तब भी आपको शायद कुछ ना मिले। तो मतलब आप 10 में से मतलब मैक्सिमम हम कहते हैं 10 यहाँ तो फ्रैक्शंस में भी आप जाके आप हार सकते हो। तो इसीलिए प्रिसिशन स्पोर्ट में आपका वो दिन कैसा है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार शूटिंग नहीं है तो इसलिए हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो बाकी डिसिप्लिन्स हैं, एथलेटिक्स हुआ या बाकी काफ़ी सारे हैं जिसमें कि देखिए जब हमने इस बार तो 26 साल कर दिया है, नॉर्मली 25 है, इस बार तो हमने 1 साल एक्स्ट्रा कर दिया है। तो हमारे काफ़ी सारे जो कि इंटरनेशनल एथलीट्स हैं वो इसको सिर्फ प्रैक्टिस की तरह ले रहे हैं, कंपटीशन मोड में रहने के लिए कर रहे हैं कि अभी हम कंपटीशन मोड में हैं, इसके बाद फिर से ट्रेनिंग मोड में जाएंगे, पीक ट्रेनिंग देन पीक। जी बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ हमें कुश्ती में देखने को मिला जहाँ बहुत सारे ऐसे पहलवान या यूँ कहे कि एथलीट्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर नज़र आए। चलते हैं विक्ट्री सेरेमनी या यूँ कहे मेडल सेरेमनी की तरफ रेसलिंग की। करते हुए 2 बार ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं भारत का, ऑफिशिएटिंग्स में अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड में यह एयरफोर्स में कार्यरत हैं। Requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for official photographs. Congratulations achievers and to all the athletes. Keep believing and I wish you well all the way. 62 किलो भार वर्ग की महिलाएं जिन्होंने यहाँ पर अपनी स्वर्णिम सफलताओं के साथ पदक तालिका में अपना नाम दर्ज कराया। सपनों को मिले उड़ाने नहीं, अपने घर में खिले मुस्काने कहीं। Canara Home Loan, Canara Bank. Together we can.
तभी उनको कोई अंक प्रदान किया जाएगा। और इससे पहले 2 पॉइंट ले लिए रजनी ने। जब वो पीछे आई थी तो टेक डाउन की पोजीशन बना ली रजनी, जो कि ब्लू में है। टेक डाउन के 2 पॉइंट्स का इशारा हो चुका है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। रजनी फिर से टेक डाउन की पोजीशन में है। 2 पॉइंट क्या और उनको मिलने वाले हैं। लेकिन टेक डाउन का रूल यह है कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा विरोधी के हाथ में ना हो। विरोधी के 5 में से कोई 3 ज्वाइंट आपने मैट पे लगाए हो। पहली बार टेक डाउन हुआ था और उसके 2 पॉइंट उनको मिल गए हैं। बिल्कुल 2 पॉइंट उनको मिल गए हैं और यहां पर यह मुकाबला चलता हुआ अभी बढ़त बनाने में कामयाब है ब्लू कॉर्नर की पहलवान रजनी, और उनको चुनौती देती हुई आरती। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की रेड कॉर्नर में अभी तक कोई अंक नहीं ले पाई है सुनील, मगर यहां पर प्रयास बहुत अच्छे हैं। यहां पर उनकी होल्ड कर लिया है, उनकी रिस्ट होल्ड कर रही है, एक अच्छी तकनीक। प्रयास करने होंगे और उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करने के लिए बहुत जरूरी है। हेमलता रेफरी, निर्देश दिया गया मुकाबले को ढंग से खेलें, सुचारू रूप से चले। यह मुकाबला प्रयासरत एक दूसरे को जकड़ते पकड़ते हुए, बहुत जरूरी यहां पर हैंड लॉक किया है, रिस्ट लॉक। अपनी प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं देना चाह रही है। यहां पर आरती उनकी रिस्ट लॉक कर ली है ताकि वह पीछे ना आ सके, पकड़ ना सके, डबल डूक ना लगा सके। तो ये एक बहुत अच्छी रणनीति उनकी, क्योंकि अंकों की अगर बात करें अभी फिलहाल पिछड़ रही है, कोई अंक नहीं ले पाई है अभी तक आरती। मगर रजनी की अगर हम बात करें, यह है हेमलता उनकी रेफरी। इस यहां पर पहला चक्र समाप्त हुआ। पहला चक्र समाप्त होने के साथ ही 30 सेकंड का अंतराल विराम। देखिएगा किस तरीके से अंक अर्जित किए सुनील। प्रयास अच्छा था। इनफैक्ट ये अटैक की शुरुआत की थी आरती सरोहा ने, उसके बाद अपने ही दाव में वो उलझी, या टर्न अराउंड किया रजनी ने, और टर्न अराउंड करने के बाद ये टेक डाउन की पोजीशन में जब वो आई। टेक डाउन का रूल ये है कि 2 एल्बोज, 2 नीज और हेड, इन 5 में से कोई 3 ज्वाइंट अगर आपने विरोधी के मैट पे लगा दिए और आपका कोई भी लिंब आपके विरोधी की पकड़ में ना हो तो उसे टेक डाउन माना जाता है, उसके 2 पॉइंट मिलते हैं। इसी एक मूव की बदौलत रजनी ने ये टेक डाउन के 2 पॉइंट लिए थे और अब 3 मिनट का दूसरा बाउट शुरू। बिल्कुल दूसरा राउंड, और दूसरे राउंड में देखना होगा आगे की कार्यकुशलता के बारे में बताया समझाया होगा यहाँ पर जरूर उनके प्रशिक्षकों ने कि किस तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे जिससे और अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी यहाँ पर दूसरे चक्र में यहाँ पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं। प्रयास है उनका कि यहाँ पर आरती इस मुकाबले में बराबरी करें। स्वर्ण पदक के लिए यह मुकाबला है और रेफरी हेमलता ने हाथ उठाकर उनको निर्देश दिया कि मुकाबले को सही से खेले, ज्यादा रक्षात्मक ना हो, और यहां पर अपने ही दांव में उलझी। 2 पॉइंट और मिले टेक डाउन के। फिर से वही बात हुई, आरती ने मूव शुरू किया, काउंटर अटैक किया उस पर रजनी ने, टेक डाउन करके 2 पॉइंट लिए और यहां से अब लेग लेस की तैयारियां हैं। लेग लेस नहीं मिला तो गट रेंच की कोशिश, अगर इस तरह से पलट दिया तो 2 पॉइंट और मिल जाएंगे। पर अच्छा मैट डिफेंस आरती सरोहा का। यहां भारंदाज लगाने का प्रयास है यहां पर, मगर भारंदाज की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाई है, यह देखना होगा। रेफरी हेमलता द्वारा उनको निर्देश दिया गया स्टैंडिंग पोजीशन में खेलें। दोबारा वहीं से मुकाबला शुरू, और खड़े होकर ये आपस में खेलते हुई एक दूसरे को जकड़ती पकड़ती क्लिंच पोजीशन में, और यहां पर बार बार वही गलती कर रही हैं। वही गलती आरती के द्वारा 2 बार उन्होंने पहले ये गलती कर दी थी, अब ये गलती अपराध में परिवर्तित है उनकी। बहुत जरूरी है संभल कर खेलें, क्योंकि अभी तक कोई भी अंक अर्जित नहीं कर पाई है। 4-0 का स्कोर है, 4 अंकों की बढ़त बनाई हुई है रजनी ने उनके विरुद्ध। यदि पुनरावृत्ति करेंगी इसी गलती की तो यहां पर नुकसान में रहेंगी, और यहां पर लेग होल्ड कर रखी है, दबा रखा है उनकी टांग को।
और बहुत देर तक अगर यही पोजीशन रहती है तो रेफरी हेमलता उनको उठ के दोबारा से न्यूट्रल पोजीशन में जाने को बोलेंगी। अब मूव लगाने की ट्राई कर रही है रजनी, ये अब पलटने की कोशिश है, मैट डिफेंस दिखाना पड़ेगा, क्या टेक डाउन में और मिलेंगे? टेक डाउन की पोजीशन नहीं मिली है, दोबारा से स्टैंडिंग पोजीशन में दोनों रेसलर। बिल्कुल बहुत जरूरी है, जब आप काफी देर तक एक्शन में नहीं आते तो रेफरी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि आपको स्टैंडिंग पोजीशन में दोबारा न्यूट्रल पोजीशन में किया जाता है, तो न्यूट्रल पोजीशन में करने के बाद ही मुकाबला पुनः शुरू। और 1 मिनट बाकी है संजीव इस गोल्ड मेडल बाउट में। आरती पिछड़ भले ही रही हैं, लेकिन अगर उन्होंने 4 पॉइंट वाला मूव लगा दिया, 4 पॉइंट का अगर स्लैम कर दिया तो 4-4 स्कोर होने के बावजूद वो जीत सकती हैं। रजनी को इसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम 1 पॉइंट, चाहे वो आउट ऑफ बाउंड का लें या 2 पॉइंट टेक डाउन के लें, यहां से 4 पॉइंट्स को लेकर आप संतुष्ट नहीं हो सकते, जीत अपनी आश्वस्त नहीं मान सकते। बिल्कुल, अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में फ्रंट साल्टो या बैक साल्टो का प्रयोग करें तभी आप 4 या 5 अंक अर्जित कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत दमखम की जरूरत है। जोखिम भरा दाव होगा वो है इनके लिए, क्योंकि कुछ ही सेकंड शेष हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव पूरी तरह से सुनील बना हुआ है यहाँ पर। आखिरी 15 सेकेंड हैं, क्या गोल्ड मेडल रजनी ले जाएंगी जो 4 पॉइंट की लीड में है? पैसिविटी का यहां सवाल नहीं उठता क्योंकि टाइम रह गया है सिर्फ 10 सेकेंड का। रजनी 8 सेकेंड से कम टाइम बाकी, दोबारा से न्यूट्रल पोजीशन में जाने को कहा गया। और यहां पर यह बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया है रजनी ने इस मुकाबले को। ब्लू कॉर्नर की कोई मौका नहीं, समय सीमा समाप्त, और समय सीमा समाप्त होने के साथ ही इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। स्वर्ण पदक पर अपनी पूर्ण दावेदारी को सिद्ध किया रजनी ने। बिल्कुल एक फेवरेट की तरह शुरुआत की थी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की आरती सरोहा ने, लेकिन कमाल कर दिया है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रजनी ने, जिन्होंने 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सीनियर्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। 4-0 से उन्होंने इस गोल्ड मेडल बाउट को जीता और 4 पॉइंट उनके 2 मूव्स में आए। दोनों बार शुरुआत की थी आरती ने, उस अटैक को काउंटर अटैक में बदलकर रजनी ने 2 बार टेक डाउन लगाया, 4 पॉइंट लिए, और उसी का आप अब दोबारा से नजारा देख रहे हैं, हाइलाइट्स देख रहे हैं, किस तरह से वो टेक डाउन लगा के उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फीतले बांधने की भी कोशिश थी, मगर दोनों टांगे जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे तब तक फीतले नहीं बनता है, तो दोनों टांगे क्रॉस करके फिर रोलिंग पोजीशन में जाएं, तभी होता है। पसंदीदा दाव है योगेश्वर दत्त का। बिल्कुल, ये दाव लगाकर उन्होंने कितने मेडल जीते हैं, चाहे एशियन गेम्स की बात करें, ओलंपिक की बात करें, कॉमनवेल्थ और नेशनल लेवल पर तो भूल ही जाएंगे, और उसको आगे बजरंग पुनिया ने चला रहे हैं। अपने आदर्श मानते हैं बजरंग पुनिया योगेश्वर दत्त को, उनके सीनियर हैं, और एक बार ये भी मौका आया था कि योगेश्वर दत्त के लिए उन्होंने अपना भार वर्ग छोड़ा था बजरंग पुनिया ने। बिल्कुल, इसी को तो गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं भारत में संजीव। और अब ये एक और आखिरी बाउट के लिए दोनों मैट तैयार हो रहे हैं, और उससे पहले संभवतः जो हमने वेट कैटेगरी में फाइनल देखा है उसका पुरस्कार वितरण समारोह भी हो सकता है। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये सेकंड लास्ट दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम ऑन आया, हल्का हो गया।
तो अभी आप देख रहे थे मेडल सेरेमनी कराटे की बॉयज़ टीम काता में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। वहाँ पर दूसरी तरफ रेसलिंग के कुछ मुकाबले बचे हैं, वहाँ की भी हम तस्वीरें आप तक लेके आएंगे। आज दिन भर में कई सारे मुकाबले सामने आए, खासकर कबड्डी की अगर हम बात करें तो महिलाओं और पुरुषों दोनों के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए हैं, कल इनके फाइनल होंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में राकेश राव सीनियर जर्नलिस्ट द हिंदू के बैठे हैं और तमाम खेलों पर चर्चा करें। सर, हम जब से खेल शुरू हुए हम खिलाड़ियों की बातें कर रहे हैं, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म विद द फैसिलिटीज ऑफ इंटरनेशनल लेवल, लाइव टेलीकास्ट है उनका, सब कुछ चल रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ क्या दांव पर है, वो कैसे इन खेलों में आप देखते हैं कि और यूनिवर्सिटीज़ जुड़ रही हैं, अब वो और खेलो इंडिया को मतलब को सीरियसली ले रहे हैं, व्हाट इज़ एट स्टेक फॉर यूनिवर्सिटीज़? देखिए, इसका सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल है मेडल्स टैली जैसे अब इस वक्त दिख रही है। अच्छा, लास्ट टाइम तक अगर हम देखें तो आपके पास था पंजाब यूनिवर्सिटी, जी, पुरानी डोमिनेंट यूनिवर्सिटी, GNDU जिसने कि अबुल कलाम ट्रॉफी जितनी बार जीती है जिसकी गिनती नहीं शायद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अबुल कलाम ट्रॉफी उस यूनिवर्सिटी को दी जाती है जो खेल को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। तो ये गुरु सारे नानक पॉइंट्स लेके जाती है, जिन्होंने कि इंटरवर्सिटी के सबसे ज़्यादा टाइटल्स, चाहे वो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक पॉइंट्स दिए जाते हैं उसमें, तो उनके सबसे ज़्यादा होते हैं। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जी। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हम लोग नॉर्मली उन्हीं का नाम लेते हैं, लेकिन इस वक्त जब आपने सवाल पूछा है जी, लाइव मेडल्स टैली अगर आप देखें जी, तो जैन यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, लवली यूनिवर्सिटी नंबर 2 पे है, उसके बाद नंबर आता है GNDU, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सब तीसरे और चौथे नंबर पे हैं। तो जैसे आपने पूछा कि क्या स्टेक पे है, ये स्टेक पे है जी, कि आप देखते हैं कि इवेंट ख़त्म हो रहा है और जो टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं एज वी स्पीक, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड नहीं है जी, ये प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं दोनों, और वो अगर स्पोर्ट्समैन को पिक करके उनको एजुकेशन तो देते हैं, क्वालिटी एजुकेशन जो मिल रहा है वो तो है ही है, लेकिन आप उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो एक सिलेक्ट फील्ड में परफॉर्म करें और इससे फायदा सिर्फ एथलीट का हो रहा है। इस पर हम चर्चा जारी रखें, लेकिन चलते हैं मेडल सेरेमनी की ओर, कुश्ती की। हरियाणा की आरती सरोहा को थोड़ी देर पहले ये आपको गोल्ड मेडल बाउट में संघर्ष करती दिखाई दी थी, जीत नहीं पाई, लेकिन 2 बड़े अच्छे मूव्स लगाए थे आरती सरोहा ने। और गोल्ड मेडल जाता है OSGU यानी कि ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रजनी को, जिन्होंने 4-0 से गोल्ड मेडल बाउट को जीता। 2 अटैक्स को निरस्त करके, काउंटर अटैक करके उन्होंने 2 मूव लगाए और वहां से उनको गोल्ड मेडल जीतने का रास्ता मिला। श्री request my dignitaries and the winners to gather in front of the podium for an official photograph.
मिस्टर अशोक मलिक, जो कि 2 बार के ओलंपिक ऑफिशियल हैं, इनको पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हमारे सब चैंपियन रेसलर्स को। बिल्कुल स्वर्णिम सफलता है यहाँ पर। रजनी स्वर्ण पदक विजेता, आरती रजत पदक विजेता और मनप्रीत कौर जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये है स्वर्ण पदक विजेता। तो ये थी रेसलिंग की मेडल सेरेमनी के कुछ अंश, और भी कैटेगरीज में खिलाड़ियों को जैसे जैसे मेडल मिलेगा हम तस्वीरें आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम वो तस्वीर आपके सामने लाना चाहते हैं जो बता रही है कि भैया कौन सी यूनिवर्सिटी ने अभी तक सबसे ज़्यादा कमाल किया है। तो जैन यूनिवर्सिटी की हम बात करें, ये यूनिवर्सिटी पहले दूसरे दिन से ही पहले नंबर पर जमी हुई है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि स्विमिंग में इनका डोमिनेंस। नंबर 1 पर इनके 18 गोल्ड मेडल हैं, 18 में से 7 गोल्ड मेडल एक ही खिलाड़ी शिव श्रीधर के हैं, 3 गोल्ड मेडल श्रीहरि नटराज के हैं, 4 गोल्ड मेडल जो हैं वो शुंगी भांडेकर के हैं। और उसके बाद जैसे कि हमारे एक्सपर्ट राकेश राव जी कह रहे थे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जिसके 15 गोल्ड हैं। चलते हैं लाइव रेसलिंग एक्शन की तरफ जहां पे बाउट शुरू हो रहा है। मंजीत के बारे में मैं बताऊं सुनील, इनका खुद का अखाड़ा है रोहतक में और स्वयं भी बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे हैं मंजीत। और ये मुकाबला यहाँ पर ग्रीको रोमन का, कमर से ऊपर ही टेक्निक लगाई जाएगी, जो भी दाव लगाया जाएगा कमर से ऊपर की ही टेक्निक होगी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के यहाँ पर रोहित दहिया रेड कॉस्ट्यूम में, और अरविंदर जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के ब्लू कॉस्ट्यूम में, नीली पोशाक में। दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ येलो जोन पर धकेलने का प्रयास है यहाँ पर रोहित दहिया का। रेफरी द्वारा विसल का संकेत, मैच के मध्य आकर खेले। कंपैरेटिवली थोड़ी लो स्कोरिंग बाउट होती है हमेशा ग्रेको रोमन, क्योंकि जैसा अभी संजीव जी ने बताया कि आप कमर से ऊपर ही अटैक कर सकते हैं, ना अपनी पैरों का, अपने टांगों का इस्तेमाल अटैक के लिए कर सकते हैं, ना विरोधी की कमर के नीचे आप कोई दाव लगा सकते हैं। यानी कि लेग अटैक आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, फीतले यानी लेग लेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। गट रंच देखने को मिल सकता है आपको, कुछ साल्तोस देखने को मिल सकते हैं, परंतु चूंकि आप कमर के नीचे अटैक नहीं कर सकते तो थोड़ी सी लो स्कोरिंग होने की आशा रहती है। हाँ, जिसके पास शोल्डर में स्ट्रेंथ है वो घुमा के वो 5 पॉइंट वाला मूव लगा सकते हैं। फ्रंट साल्टो या बैक साल्टो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ताकत का प्रदर्शन प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाएगा दोनों ही पहलवानों की ओर से। रेफरी का विसल का संकेत, और यहाँ पर चेतावनी दी गई है रेड कॉर्नर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पहलवान को कि वह सावधानी बरते, और ज्यादा पैसे दिया गया है यहाँ पर अरविंदर को, नहीं ग्राउंड पोजीशन दी गई है। तो अमरिंदर पैसिव डिक्लेयर किए गए हैं और एडवांटेज दिया गया है उनके विरोधी रोहित को, तो उनके पास समय है अब यहां से पॉइंट लेने का। कितने पॉइंट अर्जित कर सकते हैं, क्या किसी पोजीशन में स्लैम कर पाएंगे? बिल्कुल 4 पॉइंट का मूव संभवतः है, बिल्कुल 4 पॉइंट। बहुत सुंदर फ्रंट साल्टो, बहुत ही सुंदर, जैसा कि आप अभी बताया अभी आपने 5 अंकों के लिए ये, क्योंकि उन्होंने डेंजर पोजीशन में पटका था, ये एक सबसे बड़ी चीज थी कि उन्होंने लिफ्ट किया था, डेंजर पोजीशन में पटका, तो इसका उनको बहुत अच्छा 5 सबसे बड़े अंक होते हैं 5 सुनील। डेफिनेटली अगर नॉन डेंजरस पोजीशन में स्लैम करें तो 4 पॉइंट मिलते हैं, डेंजरस पोजीशन में अगर पटकी तो 5 मिलते हैं, और वो आपको 5 पॉइंट तब मिले जब आपको एक्टिविटी टाइम मिला। अमरिंदर को पैसिव डिक्लेयर किया गया था जिसका फायदा रोहित ने पूरी तरह से उठा लिया, और हम कह रहे थे कि लो स्कोरिंग, यहां तो 5 पॉइंट एक ही साथ बिल्कुल। यहां पर पल प्रति पल जैसे जैसे समय की घड़ी आगे बढ़ती है, सुइयां आगे बढ़ती है, मगर यहां पर खिलाड़ी भी अपने खेल कौशल और अपनी योग्यता के आधार पर अपने आप को पूर्णतः सिद्ध करते हैं, और हो भी क्यों ना समझा जा सकता है ये स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला है। 82 किलोग्राम वेट कैटेगरी ग्रेको रोमन, और मुझे याद है अगर आप इंटरनेट पे जाके देखें, रियो ओलंपिक्स में जो सबसे बड़ा भार वर्ग था ग्रेको रोमन का, उसके शुरुआती आधे मिनट में 5 पॉइंट का मूव लगा दिया गया था, वहीं खेल को 2 मूव लगा के खत्म कर दिया था ग्रेको रोमन में। बिल्कुल जापान के पहलवान थे, मुझे याद आ रहा है वो मुकाबला जिसका आप बता रहे हैं, जिसके संदर्भ में, और ये टेक्निक सुशील कुमार बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं, हाथी चिंगार दाव भी कहा जाता है देसी भाषा में इसको।
और एक बात है, दाव को जो देसी भाषा में बोलने का मजा है वो अंग्रेजी में नहीं है। हाथी बिल्कुल। चिंगाड़, फीतले इत्यादि इत्यादि। बिल्कुल, डबल डूब, ये देखिएगा बहुत ही सुंदर तरीके से, प्रयास बहुत अच्छा था, अंक में परिवर्तित कर पाएंगे। यहां पर 2 अंक और उनको प्रदान किए गए और यहां पर 8-0 का स्कोर हो गया है, 7-0 का है। अभी 1 अंक की ओर कगार है। अगर 1 अंक और अर्जित कर पाएंगे तो यह 8 अंकों का अगर अंतर हो जाता है तो मुकाबला तकनीकी दक्षता के आधार पर समाप्त हो जाएगा। सुनील, बिल्कुल, टेक्निकल सुपीरियोरिटी। पहले ये 5 पॉइंट का मूव देखिए जो उठाया था, डेंजर पोजीशन में स्लैम किया था रोहित दहिया ने। 5 पॉइंट इसके मिले, 2 पॉइंट उसके बाद टेक डाउन के, ये आपने हासिल कर लिए। और ग्रेको रोमन में अगर आपकी लीड 8 पॉइंट की है, वहीं खेल खत्म हो जाता है, जिसे कहा जाता है टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीतना। बिल्कुल, तकनीकी दक्षता के आधार पर आप इस मुकाबले को जीतेंगे और ये 30 सेकंड का अंतराल विराम या हाफ टाइम जिसे कहते हैं वो समाप्त हुआ और यहां पर मुकाबला पुनः सुचारू रूप से जारी। देखना होगा यहां पर करो या मरो वाली स्थिति है। यहां पर ब्लू कॉर्नर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अरविंदर सिंह के लिए यहां देखना होगा वह अपनी कार्य कुशलता, खेल कुशलता के आधार पर किस तरीके से खेल का प्रदर्शन करते हैं। बराबरी करना पहले उनके लिए बहुत जरूरी और उसके बाद अगर बड़ा दाव लगाए तभी वह जीत सकते हैं। तो यहां पर समय सीमा उनके लिए बहुत कम है। या एक शॉर्टकट है, आप चित कर दें, बिल्कुल, फॉल कर दें, विरोधी के दोनों कंधे आधे सेकंड के लिए मैट पे लगा दें, तो चाहे आप स्कोर में पिछड़ भी रहे हो तो भी जीत सकते हैं। बिल्कुल, मगर यहां पर लगता नहीं, यहां पर धकेलने कर बाहर ये येलो जोन पर चलता मुकाबला। 1 अंक अर्जित करना चाहते हैं और यहां पर बाय फॉल का मुकाबला, यहां पर 4 अंक और उनको मिले और यह मुकाबला यहीं पर समाप्त। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय रोहित दहिया के द्वारा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 82 किलो भार वर्ग का ग्रीको रोमन का यह मुकाबला स्वर्णिम सफलताएं दिलाई अपनी यूनिवर्सिटी को और नाम दर्ज किया अपना स्वर्णिम सफलताओं के साथ रोहित दहिया ने। टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीते हैं। अभी तकरीबन 2.5 मिनट का टाइम बाकी था। इस बाउट में रोहित दहिया ने 8 पॉइंट से ज्यादा की लीड बना ली और ग्रेको रोमन में जब भी आपकी लीड 8 को टच करती है या क्रॉस करती है, उसी समय आप विजेता घोषित कर दिए जाते हैं। सिर्फ 3 मूव लगाए, 3 मूव्स में टोटल 11 पॉइंट ले लिए और ये आखिरी मूव था रोहित दहिया ने जो अमरिंदर पे लगाया था। इनफैक्ट यहां से तो पिन फॉल की पोजीशन भी बन गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये स्वाभाविक भी है। यहां पर सुनील, रोहित दहिया जो कि स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं सीनियर नेशनल के और रजत पदक भी उन्होंने जीता है, तो उनके पास राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो अनुभव था, वो अनुभव ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में वो रजत पदक विजेता है, तो ये जो अनुभव था उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो यहाँ पर साफ अप्लाई किया और उसमें पदक तालिका में अपना नाम दर्ज किया स्वर्णिम सफलताओं के साथ। और इसीलिए ये एक तरफा ब्लू कॉर्नर से भांप रही हैं अपने विरोधी को और इस बार अटैक था और ये पॉइंट भी वीडियो रेफरल की मांग की गई है रेड कॉर्नर की ओर से। देखा जा रहा है ये शायद और इसको मान लिया गया है। स्कोर बोर्ड पर हलचल होने की पूरी संभावना। एक अंक मिला है इमोन गोगोई को, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को वीडियो रेफरल का फायदा मिलते हुए और एक बार गेम फिर शुरू। अटैक इज द बेस्ट पॉलिसी। दोनों ही खिलाड़ियों की एक कोशिश है कि कोई मौका ना दिया जाए, लेकिन मौका बनाना भी एक कला है और उसी का प्रदर्शन यहां नजर आते हुए। यह फाइनल मुकाबला है 68 केजी का, गोल्ड मेडल का यह मैच है और इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने एक एक अंक की बराबरी कर ली है। लगभग 1 मिनट का गेम पूरा होते हुए समर्थक दोनों ओर से हैं। फाइनल मुकाबला महत्वपूर्ण होता है इस दृष्टि से और
ये देखिए चपलता, तेजी, और इस बार हिट करने की कोशिश और 1 अंक की और बढ़ोतरी अनन्या आनंद के पक्ष में। ब्लू कॉर्नर 2-1 से अब 3 हो गए हैं अंक। और यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। 3-1 का यहां पर अंतर होता हुआ ये 68 किलोग्राम से ज्यादा भार वर्ग का फाइनल है। वीडियो रेफरल की मांग की गई है यहां पर ब्लू कॉर्नर की तरफ से, यानी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तरफ से यहां पर मांगा गया है वीडियो रेफरल। और वीडियो रेफरल बहुत ही व्यस्त, बहुत ज़्यादा व्यस्त इनके निर्णायक। ये देखिए यहां पर मांग ये है कि पंच जड़ा है, लेकिन यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि इस रेफरल का क्या फ़र्क पड़ता है। अनन्या आनंद की निगाहें जॉइंट स्क्रीन की तरफ हैं और रेफरल के जो निर्णायक हैं उनकी तरफ भी हैं कि क्या ये निर्णय होता है। और कई बार ये टैक्टिकल भी होता है गेम की गति को रोकने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि किस तरफ ये निर्णय जाता है और उसके बाद ही स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। यहाँ इंतज़ार होता हुआ वीडियो रेफरल के निर्णय का। और वीडियो रेफरल में 2 निर्णायक होते हैं और दोनों की तरफ से निर्णय आता हुआ ये नो यानी खारिज कर दिया गया है रेफरल को। अब भी स्कोर जो है वो ब्लू कॉर्नर के पक्ष में ही है 3-2 का। अनन्या का सामना है इमोन से और देखना होगा किस तरीके से इस बाउट में आगे बढ़ती हैं। वेट एंड वॉच की रणनीति है, अटैक करने की कोशिश में है इमोन, चूंकि वो पिछड़ रही हैं। यहां पर अटैक किया और ब्लू कॉर्नर को अंक मिलेगा। यहां पर वीडियो रेफरल मांग लिया है बहुत जल्द रेड कॉर्नर की तरफ से। ये टैक्टिकल रेफरल हो सकता है और ये बोला है कि रिब्स में यानी पसलियों में प्रहार किया गया है, इसलिए ये लिया गया है रेफरल। प्लस 68 केजी का ये मुकाबला। अनन्या आनंद 4 अंक हासिल कर चुकी हैं, 2 अंक की बढ़त बनाई है उन्होंने और इमोन गोगोई मात्र 2 अंक हासिल करने में सफल रही हैं अब तक। और इसीलिए ये वीडियो रेफरल की मांग के कुछ फायदा उन्हें मिले और निर्णायक जज बारीकी से देखते हुए क्या वाकई ये मांग जायज़ है। पसलियों पर अटैक की ये कंप्लेंट है और इसी का बारीकी से निरीक्षण करते हुए और रेफरल को मान लिया गया है। और अब स्कोर बोर्ड पर कुछ हलचल हमें देखने को मिलेगी। जी हां, 1 अंक और मिलता हुआ इमोन गोगोई को। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय की ये खिलाड़ी हैं और इस बार तेजी दिखाते हुए ऑक्सीजन का काम किया है इस 1 अंक ने। हिम्मत और दिलेरी लगातार इमोन गोगोई की ओर से और उतना ही बेहतर बचाव। अंतर अभी भी 1 अंक का। अनन्या आनंद अभी भी 1 अंक से आगे। लगभग 2 मिनट का खेल पूरा हो चुका है और ये खेल एक बार फिर शुरू। इस बार किक लगाने की पूरी कोशिश थी लेकिन सफल नहीं हो पाई और अब बढ़त हो गई है 3 अंकों की।
अनन्या आनंद 6 और ईमान गोगोई 3 अंक। 1 मिनट से भी कम समय का बचा है अभी और लगातार प्रहार जारी हैं। ये बढ़त निश्चित तौर पर अनन्या आनंद के लिए फायदा का सौदा साबित होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा परेशानी इमोन गोगोई के लिए बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अंतर को पाटना आखिरी क्षणों में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दबाव बढ़ जाता है, मानसिक दबाव बढ़ जाता है। वीडियो रेफरल लिया है और रेफरल के जो निर्णायक हैं वो रीप्लेस देखकर ये खारिज कर दिया है, रेफरल को खारिज किया है। तो जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर रेड कॉर्नर की तरफ से अप्लाई करने की कोशिश की गई थी वो अब नहीं है।